हेलो एवरीवन। वो कैप के वन शॉट को कंप्लीट करने के बाद टुडे वी आर गोइंग टू कंडक्ट अ वेरी सिग्निफिकेंट सेशन बेस्ड ऑन ग्रामर। ग्रामर का कंप्लीट रिवीजन करने जा रहे हैं हम, और वो भी सिंगल वीडियो में। तो ये सिंगल वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड है उन एस्पायरेंट्स के लिए जो एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम जो है बिल्कुल एट हैंड है। अब बेसिकली इसमें हम लोग करने क्या वाले हैं, रिसेंट 5 इयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनका आपको कंपाइलेशन देखने को मिलने वाला है। वो भी केवल एसएससी सीजीएल के, बाकी एग्जाम्स नहीं, एमटीएस नहीं है, मतलब बाकी जितने भी हैं उन एग्जाम्स को मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया। ओनली एसएससी सीजीएल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चंस एक्चुअली अगर आप देखोगे तो टीसीएस के द्वारा जो भी कंडक्ट कराए गए वो उनमें भी काफ़ी क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं, तो उनको मैंने एक तो एलिमिनेट कर दिया है। उन्हीं क्वेश्चंस को काफ़ी ट्रिकी बना करके इस सेगमेंट में आपके लिए उन क्वेश्चंस को कंपाइल किया हुआ है। दूसरी बात कि हर एक कॉन्सेप्ट को एलेबोरेटली डिफाइन किया है, तो आपको एक एक क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करना है। और वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई करो, देन आप कॉन्सेप्ट पूरा देखो। अगर उसमें कहीं प्रॉब्लम है तो आप पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट देखो। इसके अलावा OWS की मैराथन हो चुकी है, ईडीएम्स की मैराथन हो चुकी है, एंड साइनो की एक अलग मैराथन मैंने आपको कराई थी, इवन 2 मैराथन्स कराई थी। तो अगर आपको नीड लगती है कि इनमें आपको कहीं भी आपको वीक स्पॉट नज़र आ रहे हैं, इनमें अभी भी प्रॉब्लम्स हो रही वन वर्ड में, ईडीएम्स में, साइनो में, तो आप देख सकते हो उनको। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी FRB इंग्लिश के नाम से। एक और चीज़ कि PDF जो है वो आपको, जो परमार SSC टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आपको PDF मिल जाएगी, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हो, है ना। मेरे भाई एक और इम्पॉर्टेंट बात कि मैराथन्स करने ज़रूरी हैं, बिल्कुल। साथ ही साथ आपको एक दीपक और 2 अगरबत्ती भी डेली लगा करके रखनी है, क्योंकि इस समय ये तो ज़रूरी है कि आपकी पढ़ाई अच्छी हो, आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो, लेकिन एग्ज़ाम भी फेयर हो, है ना, वो भी उतना ही ज़रूरी है। तो भाई इसके लिए भी आपको पहले से प्रे करके रखना है, पहले से इन्वेस्ट करके रखना है। तो 2 अगरबत्ती, एक दीपक पर डे आपको सुबह सुबह मॉर्निंग में लगाना है, ठीक है। चलिए, बाकी आप सेगमेंट को एंजॉय करिए। सेगमेंट कैसा लगा ज़रूर बाद में अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, आज हम लोग बेसिकली एसएससी सीजीएल के लिए कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर का रिवीजन करने वाले हैं। कंप्लीट ग्रामर का वन शॉट करने जा रहे हैं, और इसमें आपको नियर अबाउट 4 to 5 इयर्स के लास्ट ईयर के क्वेश्चंस मिलेंगे। हालांकि ये जो क्वेश्चंस हैं PYQs वाले, ये काफ़ी इजी हैं क्वेश्चंस, है ना। तो मैंने इनमें थोड़ा सा या तो थोड़ी क्रिएटिविटी अपनी अप्लाई की है और क्वेश्चंस को थोड़ा सा ट्रिकी बनाया हुआ है ना। और जो बहुत ही एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चंस हैं उनको हमने स्किप किया हुआ है। तो आइए फिर विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं। इस पर आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस टेंस पर मिलेंगे, एडवर्ब पर मिलेंगे, आर्टिकल पर मिलेंगे, या फिर प्रोनाउन पर मिलेंगे, है ना। तो आइए फिर विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। और इस पूरे सेगमेंट में हम कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर का पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं। जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बने हैं वो सभी टाइप कवर करते हुए हम चलेंगे। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करिएगा, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। पहले क्वेश्चन देखिएगा, BRR। पहले तो यही पॉइंट नहीं क्लियर होगा, है ना। ये है क्या, द सिटी व्यू फ्रॉम द आईफिल टावर इज अमेजिंग। तो कह रहा है जो सिटी व्यू है आईफिल टावर से वो बहुत अमेजिंग है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ रही है कि लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, और मैं ये वाली बात दावे से कह सकता हूँ कि नियर अबाउट 60 to 70 इवन 80% बच्चों का क्वेश्चन ये आंसर, इसका आंसर गलत होगा, है ना। क्यों, रीजन बताता हूँ मैं आपको। क्योंकि यहाँ पर ये बात कर रहा है सरप्राइज वाले सेंस की, मतलब ये यहाँ से पता चल रहा है, ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहा है यहाँ से क्लियर हो रहा है कि ये एक इंटरजेक्शन वाला स्टेटमेंट लिख रहा है, मतलब एक्सक्लेमेटरी स्टेटमेंट लिख रहा है, और यहाँ पर एक इंटरजेक्शन वाला वर्ड यूज कर रहा है, कौन सा, BRR। बट ये जो BRR है ये कब यूज करते हो आप, ये हमें तब यूज करना चाहिए जब हम बात कर रहे होते हैं स्पेशली कोल्ड की। फॉर, आप ये कह सकते हो सीवर, फॉर सीवर आर टू बी कोल्ड। आप जानते हो जो
बेसिकली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, वो सडन एक्सप्रेशन को शो करते हैं। तो अगर कोल्डनेस का सेंस आप जाहिर करना चाहते हो तो उसके लिए ये वर्ड है। यहाँ पर ये शो कर रहा है सरप्राइज, है ना, या सरप्राइज के लिए जो वर्ड आप यूज करोगे इंटरजेक्शन में, वो आप व्हाट लगाते हो या हाउ लगाते हो। तो बेसिकली जो प्रॉब्लम है दैट विल बी फर्स्ट। और ये स्टार्टिंग में बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। बस तसल्ली के साथ खुद से वीडियो को पॉज करके ट्राई करिएगा, देन आप आंसर चेक करिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। यहाँ पर पार्ट नंबर कौन सा इनकरेक्ट है, दैट विल बी 4। सेकंड में आ जाइए। पीपल एडमायर्ड हिम फॉर ही लिव्ड बाय द सेम प्रिंसिपल्स, है ना, दैट ही प्रिपेयर्ड। अब एक काम करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। देखो कह रहा है पीपल एडमायर्ड, एडमायर्ड मतलब होता है प्रशंसा करना, है ना। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो पास्ट है। अब एक एक देखो, इंग्लिश ग्रामर में मैं स्टार्टिंग में बता दूं आपको, जहां पर चीजें नहीं बनती हैं आप वहां पर सेंटेंस को एक एक पार्ट में तोड़िए, वहीं से चीजें आपके लिए इजियर होंगी। जैसे मैंने कहा पीपल क्या है, सब्जेक्ट है, एडमायर्ड क्या है, वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हिम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। फॉर, देखो फॉर के दो फंक्शन होते हैं, इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे तो फॉर का दो मीनिंग होते हैं। एक तो आपका प्रपोजिशन होता है, सेकंड आपका कंजक्शन होता है। जब ये प्रपोजिशन होता है तो ये दो तीन काम करता है, जैसे टाइम को डिफाइन करेगा, जैसे पर्पज के बारे में बताएगा। पर्पज मतलब उद्देश्य, के लिए वाला जो मीनिंग निकालते हो पर्पज है। टाइम 2 घंटे से, है ना, तो 2 साल से वो टाइम है। कंजक्शन जब आप कंजक्शन के रूप में यूज करोगे तो ये रीजन को बताएगा, कारण को बताएगा, है ना। और इसका हिंदी अर्थ आता है क्योंकि, है ना। अब जरा ध्यान से देखो, कह रहा पीपल एडमायर्ड हिम, लोगों ने उसकी प्रशंसा की। एक चीज और समझना, जब फॉर को कंजक्शन के तरीके एज अ कंजक्शन यूज करोगे तो ये कभी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं आना चाहिए। ये वाली बात आपको यहाँ से याद रखनी है कि इस केस में कभी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में, जैसे देखिए इसलिए इसने मिडिल में लगाया है। और एक चीज और है कि ये जो कंजक्शन है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है, और इसके पहले हम क्या लगाते हैं, कॉमा लगा लेते हैं, तो इसलिए कॉमा लगाए फॉर। तो पीपल एडमायर्ड हिम, लोगों ने उसकी प्रशंसा की क्योंकि कह रहा है ही लिव्ड। अब देखो ये यहाँ से क्लॉज, ये वाली एक क्लॉज कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ से दूसरी क्लॉज स्टार्ट हुई है, ही सब्जेक्ट हो गया, लिव्ड वर्ब हो गई। अब एक चीज और समझना, लिव के बाद बाय लगा रहा है, तब मैंने कहा था एक एक चीज चेक करनी है। यहाँ एडमायर्ड पास्ट हो गया, लिव्ड पास्ट हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अब लिव के बारे में अगर बात करोगे तो लिव के साथ इन प्लेस के केस में आता है, लिव ऑन फूड के केस में आता है, लिव बाय प्रिंसिपल के केस में आता है ना। इसका यूज करते हो आप प्रिंसिपल, सिद्धांत, और ये आता है लिव ऑन फूड, है ना। जैसे मैंने कहूँ कि बहुत सारे जो आप कहते हो कि कार्निवोरस होते हैं वो फ्लैश पर डिपेंड होते हैं। कार्निवोरस लिव ऑन फ्लैश, है ना, फ्लैश खा करके जीवित रहते हैं। लिव इन प्लेस होता है, ही वॉज लिविंग इन अ स्मॉल कॉटेज, आप ऐसे यूज करोगे। अब ये वाली बात भी सही है क्योंकि आगे प्रिंसिपल लिख रहा है, द सेम प्रिंसिपल, बट यहाँ पर प्रिंसिपल ये वाला नहीं आएगा क्योंकि दोनों प्रिंसिपल आप जानते हो PRINCIPAL, और एक और बन जाता है PRINCIPLE। ये जो प्रिंसिपल होता है ये सर सिद्धांत होता है, ये सिद्धांत होता है। और ये जो प्रिंसिपल होता है इसका मतलब होता है मुख्य। एक तो मुख्य कह सकते हो या प्रधानाचार्य, आप जानते ही हो, लेकिन ध्यान रखना हर जगह प्रधानाचार्य नहीं बोलोगे, प्रधानाचार्य तो आपको पता ही है। दूसरा जो मीनिंग है वो मुख्य है। जैसे मान लो मैं ऐसे लिखूं प्रिंसिपल एक्सपोर्ट, प्रिंसिपल एक्सपोर्ट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रधानाचार्य एक्सपोर्ट, इसका मतलब है कि जो मुख्य एक्सपोर्ट है, जो मेन एक्सपोर्ट है उसके बारे में बात कर रहे हो आप, है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल आना चाहिए, कौन सा, PLE वाला, है ना, ये वाला सिद्धांत की बात कर रहे हो आप। तो यहाँ पर कौन सा बनेगा, दैट विल बी थर्ड, ही लिव्ड बाय द सेम प्रिंसिपल, ये इनकरेक्ट था, ठीक है। होप सो क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट, ऐसे आपको ब्रेक करना है हर एक सेंटेंस को। द कंपनी स्पेशलाइजेज एट डिजाइनिंग, क्राफ्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सक्यूजिट, ये मैंने वैसे वर्ड बताया था, इसका मतलब वंडरफुल होता है। हाई क्वालिटी फर्नीचर ऑफ एक्सेप्शनल क्राफ्टमैनशिप। अच्छा, फर्नीचर अनकाउंटेबल ना होना, फर्नीचर्स नहीं होना चाहिए। देखो अब कंपनी ये सब्जेक्ट हो गया, द कंपनी सब्जेक्ट हो गया। अच्छा ये सिंगुलर है तो आपने स्पेशलाइजेज लिखा है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आप जानते हो अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, if our subject is singular then we use s/es with the first form of the verb, है ना, इसलिए स्पेशलाइजर लगा है। स्पेशलाइजर के बाद एट आया है, यही इनकरेक्ट हो गया। अब देखो कई चीजें आपको समझनी, जैसे गुड,
गुड या बैड के साथ आप क्या लगाते हो, एट का यूज करते हो। वीक के साथ क्या लगाते हो, आप वीक के साथ इनका यूज करते हो। फास्ट या स्लो के साथ क्या यूज करते हो, एट का यूज करते हो। फास्ट एट, स्लो एट, है ना। और इसी तरीके से स्पेशलाइजेज, आपने ये लिखा स्पेसियलाइजेज, है ना। स्पेशलाइजेज इसके साथ क्या यूज करोगे, इन। स्पेशलाइजेज के साथ इन। बाकी ये आपने पढ़ रखा है, एडप्ट के साथ इन। आप स्किल्ड, स्किल्ड इन। प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट इन, है ना। तो ये वाली बातें आपको याद रखनी है। तो कई पॉइंट यहाँ से क्लियर करने हैं आपको। तो मैंने कहा क्या क्या याद रखोगे वो देख लो एक बार। आपने कहा गुड या बैड के साथ सर एट लगाएंगे, वीक के साथ इन लगाएंगे, फास्ट या स्लो के साथ एट आएगा, स्पेशलाइजेज के साथ इन आएगा, एडप्ट, स्किल्ड, प्रोफिशिएंट के साथ इन आएगा। यहाँ पर स्पेशलाइजेज इन आना चाहिए। इट मीन्स जो आपका इनकरेक्ट पार्ट होगा दैट विल बी कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। बाकी आपको समझ में आ गया होगा, बाकी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ही विल बी वर्किंग फॉर 5 years। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है और अक्सर रिपीट होता है, तो इसके बारे में कंप्लीट पोस्टमार्टम में आपको कराने वाला हूं। देखो, एक तो टर्म आता है बाय द टाइम, बाय द टाइम। और बाय द टाइम के साथ हम जो टेंस यूज करते हैं वो दो हो सकते हैं। या तो अगर पास्ट की बात बता रहे हो तो पास्ट परफेक्ट के साथ जाना, एंड अगर आप फ्यूचर की बात बता रहे हो तो फ्यूचर परफेक्ट के साथ जाना। इसके साथ दो तरीके के टेंस यूज कर सकते हैं, या तो पास्ट परफेक्ट या तो फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। एक तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिलेगा। जैसे आप इसको डायग्नोज कैसे करोगे कि कहाँ पर पास्ट परफेक्ट आएगा एंड कहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट आएगा। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया बाय द लास्ट मंथ, बाय द लास्ट मंथ, है ना। या फिर मैंने लिख लिया बाय द नेक्स्ट ईयर, बाय द नेक्स्ट ईयर, बाय द नेक्स्ट ईयर। तो अब आप डिफाइन कर पाओगे यहाँ पर कि सर यहाँ पर लास्ट लगा है, यहाँ पर नेक्स्ट लगा है। लास्ट मंथ पास्ट हो गया, नेक्स्ट ईयर फ्यूचर हो गया, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट आ जाएगा। एंड इसमें आप प्रेटी श्योर होगे कि हम क्या लगाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट लगाएंगे। लेकिन वन मोर थिंग, ठीक है, एक और क्वेश्चन बनेगा आपका। जैसे मान लिया सपोज दैट मैंने कहा मान लो ये दिया गया है बाय मंडे, बाय मंडे। अब आप क्या यूज करोगे, एक अगला क्वेश्चन है कि मान लो केवल इतना लिखा है बाय मंडे, है ना। अब बाय मंडे देखो, अगर बाय लास्ट मंडे लिखता तो पास्ट हो जाता, बाय नेक्स्ट मंडे लिखता तो फ्यूचर हो जाता। केवल बाय मंडे है तो इसमें कुछ भी यूज कर सकते हो, दोनों में या तो पास्ट परफेक्ट आएगा या फिर आपका फ्यूचर परफेक्ट, इनमें दोनों में कोई भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है सर, इतनी बात क्लियर होगी। लेकिन वन मोर थिंग जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि मान लो सेंटेंस में डबल क्लॉजेस दिए गए होंगे, तब आप फंस जाओगे। डबल क्लॉजेस के केस में हम कौन सा यूज करें कौन सा नहीं यूज करें, है ना। किस जगह पर हमें बेसिकली परफेक्ट लगाना है, वो कन्फ्यूजन होगा। तो उस कन्फ्यूजन को हम लोग यहाँ पर दूर कर लेते हैं। देखो, मैंने कहा अगर डबल क्लॉजेस का सेंटेंस मिले, मान ले सेंटेंस ऐसे मिलेगा, अगर डबल क्लॉजेस हो तो ध्यान देना यहाँ पर बाय द टाइम है, इसके साथ पास्ट इंडेफिनिट अगर मिले, पास्ट का इंडेफिनिट मिले, तो आप आगे क्या यूज करोगे, पॉइंट ये है। सेकंड ये है कि यहाँ पर आपने बाय द टाइम का यूज किया, यहाँ पर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाया, प्रेजेंट का इंडेफिनिट लगाया। तो अब दोनों केसेस में देखिए, यहाँ पर बनेगा बाय द टाइम पास्ट इंडेफिनिट, यहाँ पर आएगा पास्ट का परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, और यहाँ पर आएगा फ्यूचर परफेक्ट। तो बस आपको चेक क्या करना है मेरे भाई, सिंपल सा चेक करना है कि बाय द टाइम के साथ कौन सा टेंस लगा है। बाय द टाइम के साथ पास्ट इंडेफिनिट मिल जाए तो पास्ट परफेक्ट लगा देना, बाय द टाइम के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट मिल जाए तो फ्यूचर परफेक्ट लगा देना। चलो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं तो आइडिया लग जाएगा आपको। मैंने कहा यू विल रीड दिस नॉवेल है ना बाय मंडे, है ना। ये सिंगल एक्शन वाला स्टेटमेंट है। मैंने कहा एक दूसरा स्टेटमेंट, बाय द टाइम वी रीच्ड देयर द शो ऑलरेडी began, है ना।
अब देखो कई सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी। पहला पॉइंट कि हमने कहा देखो इसे दो तरीके के सेंटेंस मिलते हैं, मैंने आपको पीछे बात बताई। दो तरीके के स्टेटमेंट कौन कौन से मिलेंगे वो मैंने बताया। अगर सिंगल स्टेटमेंट मिल रहा है तो आप पास्ट परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट याद रखो। अगर आपको डबल स्टेटमेंट मिल रहे हैं तो फिर उसके लिए आपको मैंने पूरी बात समझा रखी है कि कैसे कैसे आप करोगे, है ना। अब देखो एक बात समझना कि देखो अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो पास्ट परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट, डबल स्टेटमेंट है तो उसके लिए फिर आपको ये वाला स्ट्रक्चर याद रखना है। यहाँ सिंगल स्टेटमेंट है, ये देखो जरा, और यहाँ पर लिख रहा है बाय मंडे, तो चाहे तो पास्ट परफेक्ट लगाओ चाहे तो फ्यूचर परफेक्ट लगाओ। यहाँ पर विल लगाए तो इसका मतलब इसको फ्यूचर में बनाना बेहतर है, तो यहाँ पर आ गया विल हैव रेड। यहाँ पर आ गए हम तो कह रहा है बाय द टाइम। अब यहाँ डबल स्टेटमेंट है, ध्यान से देखो, एक ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया, दूसरा ये वाला, तो पास्ट इंडेफिनिट वाला तो करेक्ट है। यहाँ पर आपको परफेक्ट लगाना है, द शो हैड ऑलरेडी बिगैन, ये क्लियर हो गया। बट यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि बिगैन नहीं आएगा, बिगन आएगा। ये भी क्वेश्चन दिया गया इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। बिगिन की तीनों फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट फॉर्म बिगिन होती है, सेकंड फॉर्म बिगैन होती है, एंड द थर्ड फॉर्म आपकी बिगन होती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बना था इसलिए मैंने बता दिया आपको। पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर आपने कहा बाय द एंड ऑफ, अब पहले तो सिंगल स्टेटमेंट वाला एक्शन है। सिंगल स्टेटमेंट या तो पास्ट परफेक्ट या तो फ्यूचर परफेक्ट। यहाँ पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है तो ये तो गलत हो गया, या तो पास्ट परफेक्ट बनाओ या तो फ्यूचर परफेक्ट। अब फ्यूचर है तो फ्यूचर परफेक्ट बना लो। यहाँ पर हमने बना लिया हैव वर्कड, विल हैव वर्कड। फ्यूचर परफेक्ट में आप क्या यूज करते हो, विल हैव या सेल हैव के साथ थर्ड फॉर्म। बट मैंने कहा फिर भी ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि आगे लिख रहा है फॉर 5 years, तो इसको फिर आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, ऐसे आप बनाओगे विल हैव बीन वर्किंग, है ना। एक बात और समझना कि वैसे तो यूजुअली हम क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट बनाते हैं, बट इनके साथ अगर सिंस या फॉर के साथ टाइम दिया गया है, सिंस या फॉर प्लस टाइम दिया गया है, तो फिर क्या करोगे, फिर आप उसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आप बना लोगे, है ना। ये वाली बात आप याद रखना है यहाँ से। तो होप सो पूरा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, है ना। यहाँ तक कहीं कोई आपको डाउट नहीं होगा। और यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा होगा, दैट विल बी सेकंड। तो सारी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। कह रहा है बाय दिस टाइम, अब सेम इसी पैटर्न पर क्वेश्चन अगला सेट किया है। क्या कह रहा है, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। अब देखो बाय द टाइम के साथ इसने नेक्स्ट ईयर लगा दिया, इसका मतलब फ्यूचर के साथ जाना है। अब अगर ध्यान से देखो तो आई विल ग्रेजुएट, अब ये फ्यूचर इंडेफिनिट लिख रहा है जो कि इनकरेक्ट है। यहाँ पर होना चाहिए फ्यूचर परफेक्ट, और फ्यूचर परफेक्ट लगाओगे तो यहाँ पर हैव आएगा और ग्रेजुएट की जगह ग्रेजुएटेड आएगा, ये बन जाएगा विल हैव ग्रेजुएटेड, पार्ट नंबर 4 हो जाएगा। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई विल हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज एंड स्टार्टिंग माय फर्स्ट जॉब इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग। सर क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला वाला क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, इसको ध्यान से देखिएगा। कह रहा है यूनेस्को वर्क्स टू स्ट्रेंथन एन इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल सॉलिडेरिटी ऑफ ह्यूमन काइंड। अब मैंने कहा ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो यूनेस्को है ना, ग्रुप है, सिंगुलर है, इसलिए आपने वर्क्स लगाया, है ना। यूनेस्को के साथ आपने क्या लगाया, वर्क्स लगाया। इसके बाद आ गया टू स्ट्रेंथन, अब ध्यान से देखना, टू वर्ब है, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लिखोगे, ये भी वर्ब ये भी वर्ब, दोनों को कनेक्ट करोगे इन्फिनिटिव से। तो देखो स्ट्रॉन्ग क्या होता है, सबसे पहले स्ट्रेंथ क्या होता है, स्ट्रेंथ मतलब शक्ति होती है, नाउन हो गया, है ना। स्ट्रॉन्ग क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग, दिस विल बी एडजेक्टिव। फिर आपने कहा स्ट्रांगली आ गया, है ना, स्ट्रांगली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। एंड मैंने कहा स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन दिस इज आर वर्ब, ये वर्ब है, तो आपने कहा टू स्ट्रेंथन, ये वाली बात भी सही है। लेकिन एक बात ध्यान से समझना, यहाँ पर क्या कह रहा है, एन इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल सॉलिडेरिटी। अब इंटेलेक्चुअल के साथ एन सही है क्या। अब क्या कह रहा है, यूनेस्को काम करता है मजबूत करने के लिए, किनको मजबूत करने के लिए, जो अब यहाँ पर बेसिकली आपको ये, वैसे तो ये इंटेलेक्चुअल जो है वो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के साथ आप आर्टिकल नहीं लगा पाओगे, है ना। ये वाली बात अगर लगाते भी हो, देखो एडजेक्टिव के साथ अगर आप आर्टिकल द लगाते भी हो तो इट बिकम्स नाउन, ये क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, मैंने कहा यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा है, द ब्लाइंड्स इज ऑब्लिक आर हेटेड, जो अंधे लोग हैं उनको उनसे नफरत की जाती है। अब पहली बात तो ये समझना कि जो
एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव में डिग्री होती है। डिग्री का मतलब आप पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव तो बना सकते हो, डिग्री में नंबर नहीं होते। नंबर होते हैं किस में? नंबर होते हैं नाउन में। नंबर का एट्रीब्यूट किस में होता है? नाउन में। मतलब किसी नाउन को देख करके आप बता पाओगे कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। एडजेक्टिव को देख करके नहीं बता पाओगे कि सिंगुलर है या प्लूरल है। और दूसरा, एडजेक्टिव के साथ डायरेक्ट एस या यस का यूज नहीं करते हम। यहाँ पर जो ब्लाइंड्स लिख रहे हैं वो इनकरेक्ट है। द ब्लाइंड, द ब्लाइंड का मतलब अंधे लोग। ऐसे यहाँ पर बनेगा द इंटेलेक्चुअल, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनके बारे में बात कर रहा है। जो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा होगा? दैट विल बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्ट्रेंथन द इंटेलेक्चुअल। तो इंटेलेक्चुअल के लिए, इंटेलेक्चुअल लोगों के लिए यूनेस्को काम करता है, उनको मजबूत करने के लिए, है ना। तो होप सो क्लियर हो गई। यहाँ पर पार्ट कौन सा होगा? दैट विल बी फर्स्ट। आगे चलते हैं। नो प्लेस इन दिस कंट्री इज सो गुड एज गुलमार्ग कश्मीर। कह रहा कोई भी प्लेस इस कंट्री में उतना सुंदर नहीं है, उतना अच्छा नहीं है जैसे कि गुलमार्ग कश्मीर में, है ना। अब एक बात समझना, जब आप कंपैरिजन करते हो, पॉइंट समझना यहाँ पर ध्यान, जब आप कंपैरिजन करते हो तो कंपैरिजन करते समय, है ना, आप क्या करते हो? देखिए यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री से कंपैरिजन, और जब भी आप कंपैरिजन करोगे वन वर्सेस आ ग्रुप, वन वर्सेस आ ग्रुप, ये वाला किसी व्यक्ति या वस्तु का की तुलना आप किसी ग्रुप से कर रहे हो तो वहां पर हम क्या करते हैं? अदर का यूज करते हैं। ये आपने पढ़ा होगा, अदर का यूज करते हैं। और ये वाला कॉन्सेप्ट दो जगह लगता है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ एंड पॉजिटिव डिग्री के साथ। कंपैरेटिव डिग्री, और मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप समझ जाओगे, इतने तो समझदार हो ही, कि कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री इन दोनों के साथ ये कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई होता। किसके साथ? सुपरलेटिव डिग्री के साथ। अब आप किसकी कंपैरिजन कर रहे हो? गुलमार्ग कश्मीर की। किससे कर रहे हो? कह रहा है जो बाकी प्लेस हैं कंट्री के। तो गुलमार्ग भी कंट्री में है, हमारी कंट्री में है, कश्मीर, गुलमार्ग कश्मीर भी हमारी कंट्री में है। तो आप क्या करोगे? अदर का यूज करोगे। अदर का यूज किन वर्ड्स के साथ करते हो? ऑल है, एनी है, नो है, एवरी है। अभी मैं एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा इस पे, तो क्लैरिटी मिलेगी आपको। मैंने इन वर्ड्स के साथ, हालांकि एक और वर्ड आता है मोस्ट, इन वर्ड्स के साथ हम क्या करते हैं? अदर का यूज करते हैं। तो आप यहाँ पर यूज करोगे अदर। अच्छा, कंपैरेटिव में अदर कंपैरेटिव डिग्री के बाद में लगेगा, और पॉजिटिव में अदर स्टार्टिंग में लगता है। जैसे मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ आपको, इसमें दो तीन क्वेश्चन हम पुटअप ही कर लेते हैं, सो दैट ये कॉन्सेप्ट जो है ना वो अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो मैं एक पॉइंट बताता हूँ आपको, समझना। मैंने कहा मान लो, सपोज, लेट सपोज, एक क्वेश्चन हमने ले लिया यहाँ पर। मैंने कहा गोल्ड इज, ये क्वेश्चन है, गोल्ड इज मोर प्रेशियस देन एनी मेटल। एक ये क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, मैंने कहा नो एनिमल इज सो sacred as the cow is, है ना। मैंने कहा रोहन इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल द अदर स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। अब चेक करो सर, तीनों स्टेटमेंट में आपको आइडिया लगेगा। जैसे पहले वाले में हमने कहा, यहाँ पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं गोल्ड की, किससे कर रहे हैं? कह रहे हैं मेटल से, है ना। तो इस वस्तु की तुलना इसके ग्रुप से कर रहे हो आप, तो इनके साथ क्या यूज करोगे? अदर का यूज करोगे। यहाँ पर आएगा एनी अदर मेटल, सही है। गोल्ड इज मोर प्रेशियस देन एनी अदर मेटल, सही है। ये इससे क्लियर है। और मैंने कहा कंपैरेटिव वाले में आप जो देन लगाओगे वो बाद में आएगा, पॉजिटिव वाले में पहले आएगा। जैसे ये है, नो एनिमल इज सो सैक्रेड एज द काउ इज। कोई भी एनिमल उतना सैक्रेड नहीं है, उतना पवित्र नहीं है जितनी कि काउ। अब यहाँ पर अदर का यूज करोगे आप, है ना। थर्ड वाले में आ जाओ, रोहन इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल द अदर बॉयज। अब मैंने कहा था ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ये सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम अप्लाई नहीं करते हैं। अब इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो कंपैरिजन है वो उसके खुद के ग्रुप में होने चाहिए, मतलब वो व्यक्ति उस ग्रुप का हिस्सा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ठीक है,
नहीं है तो फिर कंपैरिजन सही नहीं होगी, अगर अदर लगा दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। जैसे मैं समझाता हूँ, एक और क्वेश्चन समझाता हूँ। मैंने कहा ये लिखा है, मैंने कहा ये वाला क्वेश्चन मैं अक्सर समझाता हूँ आपको। रोहित शर्मा इज बेटर देन, रोहित शर्मा इज बेटर देन एनी प्लेयर ऑफ इंडियन टीम। मान लो ये लिखा है एनी प्लेयर ऑफ इंडियन टीम। मैंने कहा दूसरा स्टेटमेंट है रोहित शर्मा इज बेटर देन एनी प्लेयर ऑफ पाकिस्तान टीम। मान लो ये लिखा हुआ है एनी प्लेयर ऑफ पाकिस्तान टीम, है ना। अब इसको समझते हैं, देखो दोनों स्टेटमेंट करते हैं, ध्यान से देखना। मैंने कहा रोहित शर्मा जो है वो, देखो मैंने कहा एक ये पर्सन है और ये इसका ग्रुप है, ये वाला कॉन्सेप्ट कब लगाओगे वो वाली बात समझना। ये इसका ग्रुप है, इसका खुद का ग्रुप है, ओन ग्रुप, है ना। मैंने कहा ये पर्सन है और ये इसका खुद का ग्रुप नहीं है, कोई दूसरा ग्रुप है ना। ये वाली बात समझना, ओन ग्रुप नहीं है, ऐसे लिख लिया। तो इसमें अदर का यूज करेंगे, इसमें अदर का यूज नहीं करेंगे, ये वाली बात है। जैसे रोहित शर्मा की तो कंपैरिजन किससे कर रहे हो, इंडियन टीम के प्लेयर में ये शामिल है, तो एनी के बाद क्या आ जाएगा, अदर आ जाएगा। मैंने कहा रोहित शर्मा इज बेटर देन एनी प्लेयर ऑफ पाकिस्तान टीम। आप पाकिस्तान टीम में रोहित शर्मा नहीं है, इट मीन उस ग्रुप का हिस्सा नहीं है। आप अदर लगा दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट इतना था, होप सो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब इस वजह से यहाँ पर नो अदर प्लेस आएगा, तो नो अदर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा नो अदर प्लेस, है ना। तो नो अदर प्लेस इन दिस कंट्री इज सो बेट। अब मान लो यहाँ पर इसको प्रॉब्लम करनी होती तो यहाँ पर बेटर लिख देगा। अब ये वाली बात भी जानते हो कि एज डैश एज या सो डैश एज के बीच में हम जो डिग्री यूज करते हैं दैट विल बी पॉजिटिव, वो पॉजिटिव डिग्री होनी चाहिए। सो टॉल एज, है ना। और एक और डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, एज और सो डैश एज के बीच में डिफरेंस क्या है। ये दोनों के साथ यूज हो जाता है, अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों के साथ। ये केवल और केवल नेगेटिव सेंटेंस के साथ यूज होता है, कौन सा, सो एज। तो सर कितनी बात क्लियर हो गई, ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया। 7 नेक्स्ट एट में आगे, आई हैव द 100 रीजन्स टू नॉट अटेंड द मीटिंग टुमारो। मेरे पास 100 रीजन है मीटिंग ना अटेंड करने के, है ना। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको बात बताऊं। और इसमें पता है बहुत सारे बच्चे गलत कर, मैं स्टार्टिंग में बता रहा हूँ आपको कि स्टार्टिंग क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा फंबल करोगे आप, है ना, क्योंकि उस तरीके क्वेश्चन सेट किए हुए मैंने कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। आई सब्जेक्ट हो गया, हैव वर्ब हो गई, तो आई सब्जेक्ट हो गया, हैव वर्ब हो गई, सही है। अब देखो हैव के बाद मेन वर्ब नहीं आई तो यही मेन वर्ब बन जाएगी। तो आई हैव क्या है मेरे पास, कह रहा 100 रीजन्स। अब एक चीज़ समझना जरा, रीजन्स वर्ड कैसा है, काउंटेबल। और कितने रीजन्स हैं, कह रहा 100। और कितने 100, कह रहा आ 100। यहाँ पर बनेगा द 100 रीजन्स नहीं, आ 100 रीजन्स। आप नंबर बताना चाह रहे हो तो उसके लिए आर्टिकल आ की जरूरत पड़ेगी, ना कि दा की। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आई हैव आ 100 रीजन्स, है ना। केवल अगर आप ऐसे लिखो, देखो मैंने कहा 100 बुक, पहले तो ये देख लो, फिर मैंने कहा 100 बुक्स, फिर मैंने कहा आ 100 बुक्स। अब मैं कहूँ आपसे तीनों में से कौन कौन से करेक्ट हैं, तो आप पहला वाला इनकरेक्ट हो गया कि 100 के साथ प्लूरल नाउन आएगा, 100 के साथ प्लूरल आएगा, बट यहाँ आर्टिकल नहीं, इस वजह से इनकरेक्ट हो गया। एक करेक्ट फ्रेज बनेगा आ 100 बुक्स, आ 1000 बुक्स, है ना। तो ये वाली बात आपको समझनी है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आ 100 रीजन्स। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, दैट विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट, डॉक्टर सिन्हा हैज ब्रॉट अबाउट अ न्यू बुक ऑन सोशल इम्पैक्ट ऑफ चाइल्ड लेबर। डॉक्टर सिन्हा ने क्या किया है, हैज ब्रॉट, हैज के साथ थर्ड फॉर्म, डॉक्टर सिन्हा सिंगुलर है तो हैज है, हैज के साथ थर्ड फॉर्म आ गई, यहाँ पर अबाउट लगा रहा है। अब देखो फ्रेजल वर्ब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ब्रिंग आउट एक फ्रेजल वर्ब होती है, यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो ब्रिंग अबाउट मतलब कास्ट टू हैपन होता है। देखो ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है, इसका मीनिंग होता है कॉज टू हैपन। जैसे मैंने कहा कि उसकी बर्बादी उसकी गैम्बलिंग की वजह से हुई है, उसकी जो बर्बादी है उसकी गैम्बलिंग की वजह से हुई है। जैसे अब
कुछ लोगों को बेचारे, कुछ लोग तो बहुत मायूस हो गए गवर्नमेंट के डिसीजन से, है ना, क्योंकि उनका 49 रुपए में 49 रुपए से 1 करोड़ रुपए बनाने का सपना सपना ही रह गया है ना। तो जैसे मान लो गैम्बलिंग की वजह से किसी कोई व्यक्ति बर्बाद हो गया है ना, तो आप ऐसे बनाओगे गैम्बलिंग ब्रॉट आउट, आप ये बना सकते हो गैम्बलिंग हैज ब्रॉट अबाउट हिज रुइनस, है ना, ऐसे बना सकते हो। और ब्रिंग आउट का मतलब होता है टू पब्लिश, ब्रिंग आउट का मीनिंग होता है टू पब्लिश। यहाँ पर कहना क्या जा रहा है, डॉक्टर सिन्हा ने पब्लिश की है एक नई बुक, किस पर, कह रहा ऑन सोशल इम्पैक्ट ऑफ चाइल्ड लेबर, है ना। तो सोशल इम्पैक्ट चाइल्ड लेबर पर डॉक्टर सिन्हा ने एक नई बुक पब्लिश की है। तो यहाँ पर फ्रेजल वर्ब की प्रॉब्लम थी, पार्ट नंबर कौन सा होगा, दैट विल बी थर्ड। प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल गेव अप द प्राइजेस टू द विनर्स ऑन रिपब्लिक डे। अच्छा, प्रिंसिपल सही है, सब्जेक्ट हो गया, गेव सेकंड फॉर्म हो गई, सही है, गेव के बाद अप लगा है तो ये भी चेक करना है। गिव अप मतलब होता है छोड़ देना, जानते हो आप, और गिव अवे एक दूसरा टर्म बनता है। गिव अवे मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट प्राइजेज, देखो गिव अप मतलब होता है लीव कर देना, जबकि गिव अवे होता है डिस्ट्रीब्यूट प्राइजेज, डिस्ट्रीब्यूट प्राइजेज। तो मीनिंग क्या हो गया, मीनिंग समझना आप, ये कहना चाह रहा है कि प्रिंसिपल ने क्या किया, प्राइजेज डिस्ट्रीब्यूट किए, किनको, द विनर्स ऑन रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे पर जितने भी विनर्स थे उनको। तो यहीं पर प्रॉब्लम मिल गई आपको, गिव अप की जगह क्या आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए गेव अवे, गेव अवे। आप गिव अवे अक्सर सुनते हो ना कि बहुत सारे गिव अवे दिए जा रहे हैं, इट मीन्स करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट, दे सीक्रेट डिसाइडेड टू लीव द टाउन, उन्होंने चुपचाप तरीके से शहर छोड़ने का निर्णय लिया। अब मैंने कहा देखो दे क्या है, सब्जेक्ट है, सीक्रेट अभी हमें पता नहीं है, लेकिन डिसाइडेड वर्ब हो गई, उन्होंने डिसाइड किया, कैसे डिसाइड किया, देखो वर्ब में जब भी आप हाउ लगाते हो, वर्ब में हाउ, कोई एक्शन कैसे हुआ, कोई एक्शन कैसे हुआ, इसके लिए आपको क्या लिखना पड़ता है, एडवर्ब। फिर से ध्यान से सुनना, मैंने कहा कोई एक्शन कैसे हुआ, ये वाली बात बताने के लिए हमें क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए। तो आपने कहा दे डिसाइड, उन्होंने डिसाइड किया, कैसे डिसाइड किया। अब सीक्रेट जो है ये एडजेक्टिव है, इसी में से आप क्या बनाओगे, सेक्रेटली, है ना, एल वाई लगा लोगे, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा, एडवर्ब चाहिए और इसका एडवर्ब क्या बन जाएगा, एल वाई ऐड करने से। तो दे सेक्रेटली डिसाइडेड टू लीव द टाउन, उन्होंने चुपचाप तरीके से शहर छोड़ने का निर्णय लिया। तो जब भी वर्ब में हाउ लगाओगे, है ना, तब आपको क्या लिखना होगा, हमेशा एडवर्ब। ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है, ध्यान रखना, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इस पर मल्टीपल क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे मैंने कहा देखो, द गवर्नमेंट द गवर्नमेंट द गवर्नमेंट द गवर्नमेंट हैज द गवर्नमेंट हैज सपोर्टेड बेटी बचाओ एंड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, है ना, स्ट्रॉन्ग। मैंने कहा गवर्नमेंट हैज सपोर्टेड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्ट्रॉन्ग। अब एक बात समझो, इसको ब्रेक करो, आप कैसे ब्रेक करोगे, देखो आपने कहा गवर्नमेंट सब्जेक्ट हो गया, हैज सपोर्टेड वर्ब हो गई, और क्या सपोर्ट किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना, और कैसे, स्ट्रॉन्ग नहीं, स्ट्रॉन्गली, आपको पता है। और एक चीज और समझना जरा, कि जब भी ऑब्जेक्ट आएगा, देखो जब भी ऑब्जेक्ट आएगा तो वो एडवर्ब से पहले आएगा, और ये जो वर्ब से हाउ लगा करके जो एडवर्ब लिखते हो इनको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर बोलते हैं इनको। तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर से हमेशा पहले आएगा ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसको ऐसे लिखता द गवर्नमेंट हैज सपोर्टेड स्ट्रांगली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता। तो होप सो समझ में आ गई होगी बात। इस पैटर्न पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। वैसे मैं सरकार की इस योजना से, इस प्लान से सहमत नहीं हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को मेरी बात एक और माननी चाहिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अधूरा स्टेटमेंट है, इसकी जगह होना चाहिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्कूटी चलाना सिखाओ, है ना। ये 3 स्टेप होने चाहिए, जो कि तीसरा वाला मिसिंग है। तीसरे वाले पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, है ना।
होप सो समझ में आ गई होगी। हालांकि हमारी जो बालिकाएं हैं वो अंतरिक्ष तक पहुंच गई हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन स्कूटी अभी भी चलाना उनको नहीं आता। चलिए पार्ट साहब जो आगे चलते हैं, ये वाली बात क्लियर होगी। अब इसमें जैसे क्वेश्चन ये बनता है, देखो मैंने कहा ही मेंटेन्ड, ही मेंटेन्ड, ही मेंटेन्ड, ही मेंटेन्ड हिज बाइक प्रॉपर, ही मेंटेन्ड हिज बाइक प्रॉपर। तो आप जानते हो प्रॉपर नहीं आएगा, उसने अपनी बाइक को मेंटेन किया, कैसे मेंटेन किया, प्रॉपरली। इसमें बहुत बहुत क्वेश्चन बनते हैं, है ना। रानी लक्ष्मीबाई फॉट, मैंने ये लिखा रानी लक्ष्मीबाई फॉट, लक्ष्मीबाई फॉट, रानी लक्ष्मीबाई फॉट, है ना, ब्रेव अगेंस्ट द इंग्लिश, अगेंस्ट द इंग्लिश, अंग्रेजों के खिलाफ वो कैसे लड़ी, बहादुरी से लड़ी, है ना। यहाँ पर आ जाएगा ब्रेव, नहीं क्या आ जाएगा, ब्रेवली। तो आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा किस तरीके से इसको टैकल करोगे। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट विल बी फर्स्ट। सेकंड वाले पे आते हैं, ये वाला क्वेश्चन आप करिए। और एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, पता है क्या, ये वाली बात आपको समझनी है। कुछ वर्ब ऐसी होती है जैसे बी फॉर्म, बी है, बी कम है, बी है, बी कम है, या फिर टेस्ट है, स्मेल है, टेस्ट है, स्मेल है, स्मेल है, साउंड है, फील है, लुक है, लुक, सीम, अपीयर, अपीयर, दीज काइंड ऑफ वर्ब्स। और इन वर्ब्स में, इन वर्ब के साथ हमें क्या चाहिए, इनके साथ हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं, एडवर्ब का यूज नहीं करते। ये वाली बात भी ध्यान रखनी है। ये सेंसेस से संबंधित आपकी वर्ब है। जैसे आप किसी चीज़ को टेस्ट करते हो, स्मेल करते हो, साउंड है, फील है, लुक है, सीम है, अपीयर है, बी या बी कम है, इनके बाद हमें एडजेक्टिव की नीड होती है, एडवर्ब की नीड नहीं होती। बाकी जितनी भी एक्शन वर्ब है उन सभी के बाद हमें एडवर्ब की नीड है। अगले वाले पे आ जाओ, मिस्टर अरुण, देखो ये सब्जेक्ट हो गया, विल हेल्पिंग वर्ब हो गई, विल पे, अच्छा विल के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट लिख रहा हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सही है। तो कह रहा है मिस्टर अरुण जो है वो पे करेंगे, क्या पे करेंगे, कैसे पे करेंगे, कह रहा है डियर, डियर एडजेक्टिव है और यहाँ पर आ जाएगा डियरली, तो डियर की जगह डियरली आ जाएगा। फॉर हिज फाइनेंशियल मिस्टेक, अपनी फाइनेंशियल मिस्टेक के लिए बहुत ज़्यादा पे करेंगे मिस्टर अरुण, ये कहना चाह रहा है, कॉस्टली पे करेंगे। डियर के दो मीनिंग होते हैं, वाली बात भी यहाँ से समझ लेना। डियर का मतलब एक प्री होता है, डियर का मतलब प्री, और डियर का मतलब होता है महंगा, कॉस्टली जो कहते हो आप, है ना, दोनों मीनिंग बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर हो गया मेरे भाई। नाउ मूव टू 13, विंडोज वायलेंट बैंग्ड ड्यूरिंग द स्टॉर्म यस्टरडे, है ना। अब एक और पॉइंट मैं यहीं पर बता दे रहा हूँ, आगे कभी क्वेश्चन मिलेगा तो मैं बताऊंगा आपको। एमपीटी आप जानते होगे, एमपीटी का मतलब हो गया मैनर, प्लेस एंड टाइम, पहले मैनर, फिर प्लेस, फिर टाइम। और याद रखना ऑब्जेक्ट हमेशा पहले आएगा, ऑब्जेक्ट हमेशा एमपीटी से पहले आएगा। एक और क्वेश्चन, ये जो पी और टी हैं अगर एक से ज़्यादा स्टेप में होंगे तो इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे। किस ऑर्डर में रखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े क्रम में। जैसे मान लो मैंने ऐसे लिखा, मैंने कहा इन यूपी, इन यूपी एट आगरा, इन यूपी एट आगरा। अब ये इनकरेक्ट है क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, यहाँ पर बनेगा एट आगरा इन यूपी, एट आगरा इन यूपी, ये करेक्ट होगा। जैसे मान लो मैंने लिखा इन 1947 एट 5 o'clock, तो आपने कहा दो टाइम है, एक ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम, ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम, ये हो गया T1, ये हो गया T2। तो ऐसे लिखोगे एट 5 o'clock इन 1947, है ना, इस तरीके डिफाइन करोगे आप। जैसे मैंने कहा एक स्टेटमेंट और ले लेते हैं, ऑन द बेंच, ऑन द बेंच, और इन द पार्क, इन द पार्क। अब ये बिल्कुल सही है, ऑन द बेंच ये एडवर्ब और ये एडवर्ब, और ये पहले ये बाद में, ये स्मॉल ये बिग, ये वाली बात करेक्ट हो गई, तो ये करेक्ट है, ये वाली इनकरेक्ट है। इसमें क्या आएगा, इसमें एट 5 o'clock इन 1947। तो अब आप अरेंज कर लोगे। ध्यान रखना एमपीटी तीनों में कोई भी हो, या दो हो या एक हो, ऑब्जेक्ट हमेशा पहले आएगा। द विंडोज वायलेंट बैंग्ड ड्यूरिंग द स्टॉर्म यस्टरडे, बैंग मतलब होता है टकराने की आवाज़, तो विंडोज सब्जेक्ट हो गया, है ना। बैंग्ड वर्ब हो गई, जिसकी आप फॉर्म बना सकते हो, वर्ब होती है, बैंग्ड, है ना। तो विंडोज से आवाज हुई, कैसे आवाज हुई, कह रहा वायोलेंट। अब वायोलेंट क्या होता है, एडजेक्टिव होता है,
वायोलेंट एडजेक्टिव होता है, इसमें एडवर्ब बनाओगे तो यूजुअली आप क्या करते हो, एडजेक्टिव में ly ऐड करके एडवर्ब बनाते हो, तो ये बन जाएगा वायोलेंटली, वायोलेंटली ये बन जाएगा। ये बनेगा विंडोज वायोलेंटली बैंग्ड लिख लो, या फिर ऐसे लिख लो द विंडोज बैंग्ड वायोलेंटली, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। तो होप सो पॉइंट समझ में आ गया होगा यहाँ तक, है ना। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले वाले पे। ये वाली बात हो गई क्लियर। मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा था, हाँ देखो जैसे मान लो एक क्वेश्चन ये लिखा है, इस वाले क्वेश्चन को पहले सॉल्व करिए। मैंने कहा द चाइल्ड ड्रीव ब्यूटीफुली अ पिक्चर, ब्यूटीफुली अ पिक्चर यस्टरडे, ब्यूटीफुली अ पिक्चर यस्टरडे। मान लो ये स्टेटमेंट है। अब मैं कहूँ इसको क्या करना है, आपको रेक्टिफाई करना है कि अगर कहीं पर प्रॉब्लम है तो आप बताइए। तो आप कैसे इसको डिफाइन करोगे सर? देखो द चाइल्ड सब्जेक्ट हो गया, ड्रीव वर्ब हो गई। देखो वर्ब वो होती है जिसमें फॉर्म्स होती हैं, सिंपल बात याद रखनी है। और कैसे ड्रीव किया, ब्यूटीफुली मैनर है, ड्रीव हाउ का रिप्लाई मैनर होता है, एम केवल बना लेते हैं। अब पिक्चर क्या हो गया, क्या ड्रा किया। देखो यहाँ पर कई सारी चीज़ें, देखो मैंने कहा वर्ब लो, वर्ब में इतने सारे क्वेश्चन वर्ड आप लगा लो, कई सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे एक व्हाट लगा लो, एक होम लगा लो, फिर इसके बाद हाउ लगा लो, इसके बाद व्हेन लगा लो, इसके बाद वेयर लगा लो, व्हाट या हाउ से ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, हाउ व्हेन वेयर कैसे कब कहाँ, इनसे क्या मिल जाएगा, एडवर्ब। इससे मिलेगा एडवर्ब ऑफ मैनर, इससे मिलेगा एडवर्ब ऑफ टाइम, इससे मिलेगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। और तीनों का ऑर्डर आपको पता है एमपीटी, और ऑब्जेक्ट हमेशा पहले आएगा। ये बनेगा ब्यूटीफुली अ पिक्चर यस्टरडे, ये टाइम हो गया। अब आप क्या करोगे, आप पिक्चर को आपको पहले लाना पड़ेगा यहाँ पर। द चाइल्ड ड्रीव अ पिक्चर ब्यूटीफुली यस्टरडे, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट में आ जाते हैं। द लायंस became violently, the lions became violently when the visitors started throwing stones at them। तो जब विजिटर्स ने स्टोन्स फेंकने चालू किए तो जो लायन था वो वायलेंट हो गया। अब became के बाद मैंने बताया था, became के बाद क्या रखना है आपको, became के बाद आपको एडजेक्टिव रखना है। तो यहाँ पर वायोलेंटली नहीं होगा, यहाँ पर आएगा वायोलेंट। तो योर करेक्ट आंसर विल बी द लायंस became violent, है ना, ये वाली बात। तो सर क्लियर हो गई बात। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, एक चीज़ और समझानी थी मुझे, वीटी और वीआई वाला कॉन्सेप्ट है ना। जैसे ये वाला मैं पहले समझा देता हूँ आपको। एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब वीटी, और एक होता है वीआई। वीआई का मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब। ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसमें ऑब्जेक्ट होता है। ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। इस वाले केस में एडवर्ब ऑफ मैनर बाद में ही लिखा करो यहाँ पर। इस वाले में आप ऑब्जेक्ट के बाद लिखो। इसमें एक और सिचुएशन बन सकती है कि आप एडवर्ब ऑफ मैनर को पहले भी ला सकते हो, यहाँ पर भी लिख सकते हो, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो सकता है ना। तो ये तीन सिनेरियो आपको याद रखने हैं। ही रिप्लाइड इन अ ड्राई टोन, उसने ड्राई टोन में रिप्लाई किया, आउच आई विल नॉट वर्क फॉर यू एनीमोर, मैं तुम्हारे लिए इससे ज़्यादा काम नहीं करूँगा, है ना। फिर से अगेन ये जो आउच है, अगर देखो तो एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, मतलब ये इंटरजेक्शन वाला वर्ड है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच इंटरजेक्शन है। लेकिन आउच यूज कब करते हो, जब आप पेन को, सफरिंग को शो करने की कोशिश करते हो, तब आप आउच का यूज करते हो। उसने रिप्लाई किया ड्राई टोन में, बहुत ही धीमी आवाज में, है ना, धीरे स्वर में उसने बोला, मैं अब तुम्हारे लिए काम नहीं करूँगा। ये सैडनेस वाली बात है, यहाँ पर पेन की बात नहीं कर रहा है। आउच तब यूज करते हो जब पेन या सफरिंग को बता रहे हो तो, है ना। यहाँ पर इनकरेक्ट पार्ट यही है, ये जो आउच है ये नहीं आना चाहिए था। पार्ट नंबर कौन सा होगा, दैट विल बी डी। इसकी जगह दूसरा वर्ड आप यूज कर सकते हो कोई। The police told the agitators to back in, else they would लाठी चार्ज। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखो पुलिस कैसा नाउन है, प्लूरल, बट उसका फर्क नहीं पड़ा क्योंकि सेकंड फॉर्म तो किसी के साथ भी आ जाएगी। इसका मतलब यहाँ से हो गया पास्ट टेंस। ये वाली बात क्लियर। टोल्ड, अब एक बात और समझना कि सैट के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आता है। सैट के बाद ऑब्जेक्ट गलत होगा, सैट टू के बाद ऑब्जेक्ट आ सकता है ना। एंड वाइस वर्सा, टोल्ड के बाद भी ऑब्जेक्ट आ सकता है। टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा, ये वाली बात। जैसे देखो मैं कहता हूँ ऐसे, ही सेड दैट, ये सही है। मैंने कहा ही सेड मी दैट, ये इनकरेक्ट है। मैंने कहा ही सेड टू मी दैट, ये करेक्ट है। और मैंने कहा ही टोल्ड मी दैट, ये भी करेक्ट है। और एक और बन जाएगा ही टोल्ड टू मी दैट,
टोल्ड टू मी दैट। अब आप देखो कितने करेक्ट हैं, इसमें से कितने करेक्ट है कितने इनकरेक्ट है, ए बी सी डी एंड ई, ये आपको पता करने हैं। तो एक काम करते हैं, देखो मैंने कहा सेट के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आना चाहिए, सही है, सेट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो टू लगेगा, ये इनकरेक्ट हो गया। सेट टू सही है, टोल्ड सही है ना, टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट है, लेकिन टोल्ड के साथ टू भी नहीं लगा पाओगे, ये भी इनकरेक्ट हो गया। अब तो पॉइंट क्लियर है। एक और डाउट हो सकता है कि इनडायरेक्ट में सेट टू कैसे लिख दिया, यहाँ तो टोल्ड आना चाहिए, समटाइम्स वो सेट टू भी लिख देगा, वैसे तो टोल्ड आना चाहिए, डबल टिक है, ये सिंगल टिक है, समझ गए होगे। तो पुलिस टोल्ड द एजिटेटर्स, ये ऑब्जेक्ट हो गया, सही है। पुलिस ने एजिटेटर से कहा, क्या कहा, टू। बैक यहाँ पर वर्ब है, ध्यान रखना, और क्वेश्चन वो वाला भी याद रहेगा, रिटर्न बैक नहीं बनता है। ऐसे वर्ड जिनमें आर ई लगा होता है उनके साथ ना तो बैक लगाते हैं और ना ही अगेन का यूज करते हैं, तो ये याद रहेगा आपको, सुपरफ्लुअस एरर बन जाती है। बैक इन इल्स दे वुड लाठी चार्ज, दे किसके लिए है, पुलिस के लिए है। वुड, अब ये पास्ट है तो यहाँ पर भी पास्ट हो गया, वुड लाठी चार्ज, नहीं तो वो लाठी चार्ज करेंगे। तो पुलिस ने एजिटेटर से कहा, क्या कहा, कि वापस हो जाओ, है ना, अदरवाइज वो लाठी चार्ज करेंगे, है ना। अब ये जो यहाँ पर अगेन फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है, बैक इन नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा बैक ऑफ। बैक ऑफ मतलब अपने कदम वापस लेना, यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा दैट विल बी बैकअप, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, दैट विल बी थर्ड। सर क्लियर हो गया। नेक्स्ट अनदर वन, अगले वाले पे आते हैं। नीदर माई ब्रदर नॉर माई ब्रदर्स इन लॉ अटेंडेड द मीटिंग एज हिज हेल्थ इज नॉट मोर गुड। हालांकि एक तो गेस कर पा रहे होगे कि जो प्रॉब्लम है वो लास्ट में आपको नजर आ रही होगी, है ना। बाकी चीज मैं समझाता हूँ। देखो मैंने कहा ये जो पहले तो ये वाली बात समझ लो कि नीदर के साथ क्या यूज कर दो, नीदर के साथ नॉर का यूज कर दो, ईदर के साथ क्या यूज कर दो, ईदर के साथ और। पहला क्वेश्चन तो यही हो गया। दूसरा, यहाँ पर S1 है, यहाँ पर S2 है, वर्ब किसके अनुसार आएगी, वर्ब कम्स टू नियरेस्ट सब्जेक्ट, पास वाले के अनुसार आएगी, जो भी पास वाला सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करेंगे, है ना। बट मैं क्वेश्चन कुछ और लिख रहा हूँ, देखना इसमें बच्चे बहुत रटते हैं। मैंने कहा एक क्वेश्चन ये लिखा है, हैज हैव आइदर आई और माई नेबर सपोर्टेड यू, माई नेबर सपोर्टेड यू, है ना। वो आपने कहावत सुनी होगी ना, पड़ोसी पड़ोसी के काम आता है, पड़ोसी पड़ोसी के काम आता है, बट बवाल तब मचता है जब पड़ोसी पड़ोसन के काम आ जाती है। चलो आगे दंगा हो जाता है। देखो अब ये क्या कहना चाह रहा है, एक तो हो गया आइदर, पहला सब्जेक्ट ये हो गया, दूसरा सब्जेक्ट ये हो गया सर, है ना। और वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी समझना, वर्ब जो आएगी वो नियरेस्ट सब्जेक्ट है। अब वर्ब यहाँ पर लिखिए हैज हैव, तो ये हैज हैव किसके अकॉर्डिंग आप यूज करोगे, आई पास में है तो आई के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, है। ये वाली बात ध्यान रखना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ नियरेस्ट सब्जेक्ट है। रट करके मैं मत बैठ जाना कि सेकंड ही आएगा या फर्स्ट आएगा। इंट्रोगेटिव होगा तो पहला वाला पास में होता है, और अफर्मेटिव नेगेटिव होगा तो बाद वाला पास में होगा, है ना। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। नीदर, एक चीज और ध्यान रखना, एक नीदर से कई सारे नॉर कनेक्ट किया जा सकते हैं, एक आइदर से कई सारे और कनेक्ट किया जा सकते हैं, है ना। नाइदर माई ब्रदर, ये पहला सब्जेक्ट हो गया, नॉर माई ब्रदर्स इन लॉ। एक और क्वेश्चन आता है, ये कंपाउंड नाउन है, अब थर्ड टाइप का कंपाउंड नाउन है। देखो ऐसा वाला, जब ऐसा वाला कंपाउंड नाउन मिले ना, नाउन प्रपोजिशन नाउन, तो आप प्लूरल किसका बनाते हो, पहले वाले का। एक ये बनता है नाउन प्रपोजिशन, प्लूरल किसका बनाओगे, नाउन का, है ना। फर्स्ट वाले में यूजुअली नाउन में बाद वाले का प्लूरल बनाते हैं, है ना। एक कंपाउंड नाउन में डिस्कस करेंगे हम फिलहाल, आगे कोई क्वेश्चन मिलेगा तो डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये सही लिखा है ब्रदर्स इन लॉ, अटेंडेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ तो कहानी खत्म हो गई। अगर वर्ब लगाते भी तो वो किसके अकॉर्डिंग आती है, ब्रदर्स इन लॉ के अकॉर्डिंग। प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आती है, बट यहाँ पर सेकंड फॉर्म तो किसी के साथ भी आ जा सकती है। तो द मीटिंग एज, कह रहे मीटिंग अटेंड की, क्यों, क्योंकि हिज हेल्थ, अब किसकी हेल्थ की बात की जा रही है, तो आप कहोगे पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आगे सेंटेंस चलेगा। तो आपने कहा ब्रदर्स इन लॉ के अकॉर्डिंग अटेंडेड, ब्रदर्स इन लॉ के अकॉर्डिंग भी क्या आएगा, हिज
तो इसकी जगह क्या आएगा, देयर। देयर हेल्थ इज नॉट, मोर गुड की जगह यहाँ पर बेटर आप यूज करो, ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। तो आप ऐसे यूज करोगे कि यहाँ पर माई ब्रदर्स इन लॉ अटेंडेड द मीटिंग इज देयर हेल्थ इज नॉट बेटर। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा पार्ट नंबर 4। सर बाकी बातें क्लियर हो गई, आंसर क्लियर हो गया। एक चीज़ और समझना आप, ये आगे मैं डीएसवीपी वाला कॉन्सेप्ट बताऊंगा, चलो मैं आगे ही डिस्कस करता हूँ आपके साथ। नेक्स्ट, आफ्टर आई रिटायर आई स्टार्टेड अ सेकंड करियर एज अ राइटर एंड पब्लिश्ड several books which allowed me to share my stories and insights with a wider audience। और जब भी क्वेश्चन सॉल्व किया करो तो एक नज़र आपकी कहाँ पर होनी चाहिए, टेंस पर जरूर होनी चाहिए। आफ्टर आई रिटायर, रिटायर प्रेजेंट हो गया, सही है। आई स्टार्टेड पास्ट हो गया, तो प्रॉब्लम तो यहीं से समझ में आ गई, या तो प्रेजेंट होगा या तो पास्ट होगा। अब आप देखो कौन सा ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, प्रेजेंट ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा या पास्ट ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। तो आपने कहा a second career as a writer and published several books which allowed, again past हो गया है ना, तो इट मीन पूरा पास्ट में बनना चाहिए, फिर रिटायर की जगह रिटायर्ड आना चाहिए था। यहाँ पर रिटायर ना होकर के रिटायर्ड होगा, पास्ट में ही बनाओगे। देखो एक बात समझना सिंपल सा, अगर एक पास्ट है तो पूरा का पूरा पास्ट होगा, अगर एक पास्ट है तो फिर पूरा का पूरा पास्ट होना चाहिए। पास्ट वाले में बाकी चीज़ें नहीं आएंगी, पास्ट वाले में पूरा का पूरा क्या होगा, पास्ट ही आएगा। नेक्स्ट, दीपा एंड सीमा आर बोथ गुड विथ रनिंग। ये क्वेश्चन वैसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, अगर आपको आइडिया लग रहा हो तो ये डिस्कस कर चुके हैं। कह रहे दीपा और सीमा दोनों अच्छी हैं, विथ रनिंग नहीं होगा, गुड के साथ एट आता है। दीपा एंड सीमा ये सब्जेक्ट हो गया, आर वर्ब हो गई, और बोथ दो लोग हैं इसलिए बोथ लगा रहे हो। गुड 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 या बैड के साथ आप क्या करते हो, एट का यूज करते हो, यहाँ पर एट आना चाहिए, गुड या बैड एट। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुड विथ नहीं आएगा, गुड एट आएगा, गुड एट रनिंग, ठीक है। नेक्स्ट, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है और इसमें फंबल करोगे आप। वन ऑफ द स्टूडेंट्स शुड नॉट बूस्ट ऑफ वंस नॉलेज। अब एक बात समझना, देखो वन अगर दिया गया है तो इसका जो पजेसिव होगा वो वंस होगा, केवल वन दिया गया। देखो वन के केस में आप कौन कौन से प्रोनाउन यूज करते हो, या तो वन सब्जेक्ट, वन ऑब्जेक्ट, पजेसिव वंस, रिफ्लेक्सिव वन सेल्फ। तो अगर वन दिया गया है तो ये आएंगे वन वन वंस और वन सेल्फ, सही है। लेकिन बट एक बात ध्यान रखना, अगर वन ऑफ दिया गया है, वन ऑफ दिया गया है, तो जो यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन है वो प्लूरल होगा, ये वाली बात जानते हो, क्योंकि इसी में सिलेक्शन होता है। तो अब आगे जो भी आपको प्रोनाउन यूज करना है, वर्ब सिंगुलर होगी, ये वाली बात भी जानते हो आप। बट जो आगे पजेसिव आप लगाना चाह रहे हो वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, इसके अकॉर्डिंग आएगा। वो हिज हो सकता है, वो हर हो सकता है, वो इट्स हो सकता है, अकॉर्डिंग टू नीड। वन आपके बारे में, वर्ब के बारे में आगे फर्दर डिस्कस करेंगे हम लोग। इतनी बात क्लियर हो गई। मैंने कहा वन ऑफ द स्टूडेंट्स, सही है। तो अब जो प्रोनाउन डिसाइड होगा वो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। अच्छा, शुड लगाने से तो सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का कोई मतलब ही नहीं रहा। तो वन ऑफ द स्टूडेंट्स, और यहाँ पर वन ऑफ के अकॉर्डिंग यहाँ पर आएगा करेक्ट आंसर हिज, हिज नॉलेज। ये बहुत बहुत बार आपसे गड़बड़ हो जाती है कि आप वन ऑफ दे रहे हैं और वन ऑफ के केस में आप जो पजेसिव लगाते हो वो आप वन ही लगा देते हो, जो कि रॉन्ग हो जाता है। ये वाली बात आपको यहाँ पर समझनी है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी, वो पार्ट नंबर फर्स्ट हो जाएगा, है ना। पार्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, दैट विल बी फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सारी बातें आपको हो गई मेरे भाई, क्लियर है ना। देखिए होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। बाकी इस पर बेस्ड और भी बेहतरीन से क्वेश्चन बनते हैं वन को लेकर के, है ना। जैसे अगर मैं इस तरीके का स्टेटमेंट लूँ, मैंने कहा वन वन शुड डू हिज ड्यूटी, वन शुड डू हिज ड्यूटी। तो आप देखते ही बता देंगे कि वन के अकॉर्डिंग इसका पजेसिव यहाँ पर क्या आना चाहिए, वंस आना चाहिए। वन शुड डू वंस ड्यूटी, वन मस्ट डू हिज वर्क नहीं होगा, वन मस्ट डू वंस वर्क, है ना। एक बात और यहाँ पर समझनी है आपको, ये वाली बात कि वन जो होता है, वन का प्लूरल वंस होता है, वन का जो प्लूरल होता है वो वंस होता है, ONES, और एक ये होता है ONE', ये आपका पजेसिव है और ये आपका क्या है, प्लूरल है।
तो दोनों में डिफरेंस है, ये पॉजेसिव है और ये प्लूरल है। जैसे एक स्टेटमेंट मैंने लिया, देयर आर 5 वर्कर्स, देयर आर 5 वर्कर्स एंड एंड थ्री थ्री लेजी लेजी वन। मान लीजिए ये स्टेटमेंट है। तो मैंने कहा यहाँ पर कहाँ प्रॉब्लम है, तो आप ये बता पाओगे कि देयर आर 5 वर्क, टोटल वर्कर कितने हैं 5, उनमें से लेजी कितने हैं 3, तो प्लूरल है तो यहाँ पर वंस आना चाहिए। अब इसी तरीके का एक स्टेटमेंट आप ये बना सकते हो, वन शुड अवेल ऑफ, वन शुड अवेल ऑफ, वन शुड अवेल अवेल हर सेल्फ ऑफ एवरी चांस, एवरी चांस। व्यक्ति को हर एक मौके का फायदा उठाना चाहिए, हर एक व्यक्ति हर एक मौके का लाभ उठाना चाहिए। तो वन शुड अवेल और यहाँ पर वन सेल्फ आएगा, तो अगर रिफ्लेक्सिव भी लगाना है तो क्या आएगा वन सेल्फ, है ना, वन का रिफ्लेक्सिव वन सेल्फ। तो होप सो ये वन वाला पॉइंट पूरा क्लियर हो गया होगा। वन ऑफ में हिज, देखो अब सिंपल सी बात मैं ऐसे समझाता हूँ, अगर वन ऑफ लगा है तो जो पॉजेसिव आएगा वो सर हिज हो सकता है, हर हो सकता है, इट्स हो सकता है, देयर हो सकता है, वो आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में, या कहो तो यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। और ये अगर केवल वन आ रहा है, केवल वन आ रहा है तो फिर वहां पर उसका पॉजेसिव सिर्फ और सिर्फ वंस होगा। चलिए जैसे एक क्वेश्चन लेकर के मैं आपको पहले समझा ही देता हूँ इस वाले पॉइंट को। ये वाला जो पॉइंट है ना, वन कब प्लूरल होगा, वन के लिए कब वन वर्ब जो होगी वो प्लूरल होगी और कब वर्ब जो होगी वो सिंगुलर होगी, है ना। तो लेट टेक सम स्टेटमेंट, मैं कुछ स्टेटमेंट लेकर के आपको समझाता हूँ। मैंने कहा वन ऑफ माई फ्रेंड आर अ टीचर, वन ऑफ माई फ्रेंड आर अ टीचर। मैंने कहा ये सेकंड स्टेटमेंट है, ही इज वन ऑफ माई फ्रेंड, वन ऑफ माई फ्रेंड हु हेल्प हिज फैमिली, है ना। अब मान लो ये दोनों स्टेटमेंट है, एक बात समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर वन ऑफ है, एक स्ट्रक्चर तो आपको ये याद रखना है कि वन ऑफ के बाद फर्स्ट में नाउन प्रोनाउन मिलेगा, ये नाउन प्रोनाउन प्लूरल होगा एंड वर्ब सिंगुलर होगी। सेकंड आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, यहाँ सब्जेक्ट, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जो भी है, फिर इसके बाद वन ऑफ के बाद यहाँ पर नाउन प्रोनाउन, है ना, और इसके बाद आरपी, आरपी का मतलब रिलेटिव प्रोनाउन। आरपी क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन जस्ट लाइक जैसे आपने कहा हु है, हुम है, विच है, दैट है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और इसके बाद वर्ब आएगी, है ना। तो आप क्या करोगे, देखो सिंपल सी बात ध्यान रखना कि यहाँ पर वर्ब सिंगुलर होगी, ये वाली बात क्लियर है। यहाँ पर आरपी, देखो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है आरपी, ये ना तो वर्ब डिफाइन कर पाता है और ना ही पॉजेसिव डिफाइन कर पाता है, दोनों फंक्शन ये नहीं कर पाता। तो ये आरपी, देखो वर्ब इसके पास आई, ये डिसाइड कर नहीं पा रहा है, तो ये जो वर्ब है ये किसके पास आएगी, इसके पास, इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट, है ना। जो नाउन या प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन के पहले यूज करते हो उसको एंटीसीडेंट बोलते हैं, और यही एंटीसीडेंट ही वर्ब को डिफाइन करता है। तो नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ये वर्ब आएगी, और चूंकि ये वन ऑफ के बाद आ रहा है तो ये कैसा होगा, प्लूरल। तो इस केस में वर्ब कैसी होगी, प्लूरल होगी। ये वाली बात आपको याद रखनी है, यहाँ से होप सो समझ में आ गई होगी बात। जैसे इस वाले, अब एक बात और आपको समझनी पड़ेगी कि वर्ब, और देखिए एक वर्ब है और एक पॉजेसिव है, इन दोनों में रिलेशन होता है। अगर वर्ब सिंगुलर है तो पॉजेसिव सिंगुलर, अगर वर्ब प्लूरल है तो पॉजेसिव प्लूरल। मैंने कहा वन ऑफ माई, पहली बात तो फ्रेंड्स होगा और सेकेंडली इज होगा। ही इज वन ऑफ माई फ्रेंड्स, पहली बात तो ये आ गया, और हु हो गया आरपी, रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ पर हेल्प सही लिखा है क्योंकि ये जो हेल्प आ रहा है ये आ रहा है फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग, रिलेटिव प्रोनाउन वर्ब को डिफाइन नहीं कर पाएगा, ये वर्ब जाएगी फ्रेंड्स के पास, ये एंटीसीडेंट है, यही वर्ब को डिफाइन करेगा और इसी के अकॉर्डिंग हेल्प आया। लेकिन जब वर्ब प्लूरल है तो पॉजेसिव प्लूरल होगा, और यहाँ पर आएगा करेक्ट आंसर देयर। आप होप सो आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन इसमें बन जाता है, वो भी क्लियर कर लेते हैं। मान लो मैंने कहा एक स्टेटमेंट ये लिखा है, मरकरी इज द
इज द ओनली मेटल दैट हैज फाउंड इन लिक्विड स्टेट, इन लिक्विड स्टेट, जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। मरकरी इज द ओनली मेटल, ओनली वन ऑफ यहाँ पर मिस हो गया है, वन ऑफ लगा लीजिएगा, ओनली वन ऑफ द मेटल दैट हैव फाउंड इन लिक्विड स्टेट, है ना। अब देखो एक बात और यहाँ पर समझना कि जब स्ट्रक्चर ऐसा हो कि यहाँ पर सब्जेक्ट है, वर्ब है, फिर यहाँ पर वन ऑफ लगा हुआ है, और वन ऑफ ना हो करके यहाँ पर द ओनली वन ऑफ दिया गया है, द ओनली वन ऑफ, और यहाँ पर सेम वही नाउन या प्रोनाउन, आपको पता है वन ऑफ के बाद प्लूरल होगा, यहाँ पर आरपी आ गया, अगेन वर्ब आ गई, तो ये वर्ब आरपी डिसाइड करेगा नहीं, ये इसके पास जाएगी, लेकिन इस बार ये वर्ब आएगी इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ये जो सब्जेक्ट है यही डिसाइड करेगा वर्ब को, क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर गिवन है द ओनली वन ऑफ, केवल एक मात्र की बात हो रही है, तो ये मरकरी के अकॉर्डिंग देखो ये सही है, यहाँ पर मेटल्स होगा, ये आरपी हो गया, दैट आरपी हो गया, हैव किसके अकॉर्डिंग आई, ये आ गई इसके अकॉर्डिंग, कौन सा जो एंटीसीडेंट है इसके अकॉर्डिंग आनी चाहिए, बट इस बार द ओनली वन ऑफ लगा है, तो ध्यान रखना अगर वन ऑफ दिया हो तो ये एंटीसीडेंट डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा, लेकिन अगर द ओनली वन ऑफ दिया है तो ये सब्जेक्ट डिसाइड करेगा, जैसे यहाँ पर मरकरी के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, हैज। अब इस टाइप के सभी क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं, तो होप सो अब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पर पुटअप कर रहा हूँ, आप बताना, एक बार कोशिश करना, वन ऑफ बुक इज वेरी यूजफुल, वन ऑफ बुक इज वेरी यूजफुल। अब मैंने कहा इस स्टेटमेंट को थोड़ा गौर से देखो, वन ऑफ तो सही हो गया, यहाँ पर बुक्स होना चाहिए, यहाँ पर इज आना चाहिए, बाकी स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, बट यहाँ पर एक चीज़ जो मिसिंग है वो है आर्टिकल द। अब ये वाली बात आप समझना कि वन ऑफ के बाद जो नाउन आप लिखते हो उसके साथ हम क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। अगर कोई दूसरा पजेसिव दिया, दूसरा कोई डिटर्मिनर दिया है तो फिर द को मत लिखिए, जैसे यहाँ पर माई लगा था, देखो यहाँ पर माई दिया था तो फिर हमने द नहीं लगाया, लेकिन अगर नहीं गिवन है तो फिर आपको आर्टिकल द को मेंशन करना है। कई बार ये वाली प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिलती है। होप सो क्लियर हो गई सारी बात। अब इस क्वेश्चन पे आ जाइए, देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है आरसेल्व्स शुड नॉट बोस्ट ऑफ वंस नॉलेज, है ना। तो पहली बात तो देखो ये जो रिफ्लेक्सिव होते हैं, जो सेल्फ वाले वर्ड होते हैं, है ना, सेल्फ वाले वर्ड जो होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। एक काम करता हूँ मैं शॉर्ट में ब्रीफ कर देता हूँ, जस्ट अ सेक, एक स्लाइड लेकर के मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, तो यहीं से पॉइंट क्लियर हो जाएगा आपका। दो तीन बातें आपको समझनी है बस, केवल एक बात आपको ये समझनी है कि जितने भी सेल्फ वाले वर्ड होते हैं, पहली बात तो सेल्फ जो होता है ये सिंगुलर होता है, सेल्फ जो होता है ये प्लूरल होता है, तो जब आप मोर देन वन की बात करोगे तो वहाँ पर सेल्फ लगाओगे, ये कैसा है, प्लूरल है। जब एक की बात करोगे तो सिंगुलर आएगा, सेल्फ आएगा, जैसे आई के साथ माई सेल्फ लिखोगे, वी के साथ आर सेल्फ लिखोगे, वहाँ समझ सकते हो। दूसरी बात, ये जो सेल्फ या सेल्फ होते हैं ये या तो रिफ्लेक्सिव होते हैं, या फिर इम्फेटिक होते हैं। दो तरीके के प्रोनाउन बनते हैं, या तो रिफ्लेक्सिव या तो इम्फेटिक। देखो अगर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की जगह सेल्फ आ जाए तो ये रिफ्लेक्सिव होता है, लेकिन अगर आप ऐसे लिखते हो सब्जेक्ट सेल्फ वर्ब और ऑब्जेक्ट, अब ये सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आ रहा है, ये इम्फेटिक है। या समटाइम्स ऐसे भी मिल जाएगा कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और लास्ट में दे देगा, ये भी इम्फेटिक है। तो आपको सिंपली क्या याद रखना है, अगर ऑब्जेक्ट की जगह आ रहा है तो रिफ्लेक्सिव है, ऑब्जेक्ट को छोड़ करके वर्ब के पहले आ रहा है या सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है तो इम्फेटिक है। एक और बात कि कभी भी जो सेल्फ वाले वर्ड है इनको सब्जेक्ट के तौर पर आपको यूज नहीं करना है, इनको सब्जेक्ट नहीं बनाना है, ठीक है। जैसे इस सेंटेंस में किया गया है, जैसे कई लोग अपना इंट्रो सेल्फ से स्टार्ट करते हैं, दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट। यहाँ पर आर सेल्फ नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा वी, तो आप ऐसे लिखोगे वी शुड नॉट बोस्ट ऑफ वंस नॉलेज, हमें अपने नॉलेज की बोस्टिंग नहीं करनी चाहिए, है ना। अब वैसे तो आप एक और गड़बड़ हो जाएगी, क्या गड़बड़ हो जाएगी, पहले तो ये गड़बड़ है, आर सेल्फ गड़बड़ है ना। तो यहाँ पर या तो वन लगाओ आप, ज़्यादा अच्छा होगा,
वंस, चूंकि सेंस यहाँ पर वंस दिया गया है तो वन शुड नॉट बोस्ट ऑफ वंस नॉलेज, है ना। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, वन सेल्फ शुड नॉट बोस्ट ऑफ वंस नॉलेज। ओवरऑल जो प्रॉब्लम है वो पार्ट नंबर 3 में है। होप सो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 21। बाकी इन्फो भी आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इट इज ही। अब ये देखो सेम उसी पैटर्न पर क्वेश्चन है जिस पैटर्न पर मैंने अभी समझाया था आपको, है ना। जैसे मैंने कहा इट इज ही। एक तो पहली बात ये ध्यान रखना, बी फॉर्म के बाद, बी फॉर्म के बाद आप क्या करते हो, सब्जेक्टिव केस का यूज करते हो, है ना। बी फॉर्म के बाद सब्जेक्टिव केस का यूज करते हो। देन के बाद यूजुअली सब्जेक्टिव केस यूज करते हो। एज के बाद यूजुअली सब्जेक्टिव केस लगाते हो। बट ये वाली बात डिटेल में आगे समझेंगे, अगर कहीं क्वेश्चन मिलेगा तो मैं समझाऊंगा डिटेल में। अभी फिलहाल इतनी बात याद रखो कि बी फॉर्म के बाद सब्जेक्टिव केस। ये जो हु है ऐसे भी चेक कर सकते हो, यहाँ पर हु है, सब्जेक्ट है तो यहाँ सब्जेक्ट ही चाहिए तो यहाँ पर ही आएगा। ये हो गया आरपी, रिलेटिव प्रोनाउन। इसके बाद वर्क आ गई, वर्ब। ये जो वर्क आया है ये ही के अकॉर्डिंग आया। देखो इट की वर्ब ये हो गई, इट इज, सही है। कई बार तो ऐसे लिख देता है, पता है क्या, ऐसे दे देगा इट आर दे, है ना। हु हैव सपोर्टेड अस, हु हैव सपोर्टेड अस, ये स्टेटमेंट गिवन है ना। अब इस स्टेटमेंट में बाकी सारी बातें सही है। देखो ये आरपी हो गया, है ना। ये जो वर्ब आई ये किसके अकॉर्डिंग आई, दे के अकॉर्डिंग। दे के अकॉर्डिंग हैव ही लगाओगे, हैव के साथ थर्ड फॉर्म ही आएगी। बट इट के अकॉर्डिंग यहाँ पर इज आएगा। देखो इट सिंगुलर है ना तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। ऐसे यहाँ पर इट इज ही, यहाँ पर क्या करोगे, ये इज वर्ब है इट की, यहाँ पर वर्क वर्ब है ही की, और ही सिंगुलर है तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर आना चाहिए वर्क्स। ये बनेगा इट इज ही हु वर्क्स फॉर द कंपनी फॉर मोर देन अ डिकेड, सही है। यहाँ पर आ जाएगा हु वर्क्स पार्ट नंबर 2। तो बाकी ये रिलेटिव प्रोनाउन वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, आई होप सो। नेक्स्ट, अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से पढ़िएगा। क्या कह रहा है, आल्दो, यद्यपि। अच्छा, दो आल्दो के बारे में पॉइंट बता दे रहा हूँ, बाकी जहाँ क्वेश्चंस मिलेंगे डिस्कस करेंगे। दो या आल्दो ये कंट्राडिक्टरी कंजक्शन होते हैं, इनके साथ हम कॉमा या एट का यूज करते हैं, बट का यूज नहीं करते, ये वाली बात याद रखनी है, ठीक है। दो आल्दो द टीम, यद्यपि जो टीम थी, हैड ट्रेंड डिलीजेंटली फॉर मंथ्स। अब एक बात बताना, यहीं से समझना, आल्दो कंट्राडिक्शन बताएगा, ये कंजक्शन हो गया, द टीम सब्जेक्ट हो गया, हैड वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट टेंस बन गया। कैसे ट्रेंड किया, कह रहा है डिलीजेंटली, ये एडवर्ब हो गया, फॉर मंथ्स प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट हो गया। सर यहाँ तक क्लियर है, लेकिन इसका हिंदी मीनिंग निकालो, इसका मीनिंग निकालो क्या बनेगा। यद्यपि टीम ने ट्रेंड किया या टीम को ट्रेंड किया गया। अब देखो एक बात समझना, अगर डूअर पहले लिखा है और अगर रिसीवर पहले लिखा है, बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ मैं आपको, डूअर पहले लिखा है तो एक्टिव वॉइस होगा और रिसीवर पहले लिखा है तो पैसिव वॉइस होगा, है ना। ये वाली बात आपको समझनी है कि डूअर है या रिसीवर है। यद्यपि टीम को, है ना, डिलीजेंटली ट्रेंड किया गया। डिलीजेंट मतलब मेहनत, डिलीजेंट का मतलब मेहनत होता है। आपने ऐसे लर्न किया, दिल्ली के जो एजेंट होते हैं मेहनती होते हैं। तो कह रहा है महीनों से यद्यपि टीम को ट्रेंड किया गया था, है ना। तो इसका मतलब टीम ने ट्रेंड नहीं किया, टीम को ट्रेंड किया गया, पैसिव वॉइस में होना चाहिए। तो ये पैसिव वॉइस में नहीं है, और पैसिव वॉइस में नहीं है तो यहाँ पर इसका पैसिव बनाओगे, या तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए बीन लगा दो, ये बन जाएगा आल्दो द टीम हैड बीन ट्रेंड, तो पैसिव बन जाएगा। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, इसको वॉज वर्ड लगा करके बना सकते हो, वॉज वर ट्रेंड, द टीम वर ट्रेंड, है ना। ऐसे द टीम वॉज ट्रेंड, वो वैसे बना सकते हो आप। आगे देख लो, दे हैड स्टिल ओवरवेल्म्ड बाय द अपोनेंट्स अनएक्सपेक्टेड टैक्टिक्स। कह रहे यद्यपि टीम को बहुत मेहनत के साथ महीनों से ट्रेन किया गया था, लेकिन फिर भी वो अपोनेंट की जो अनएक्सपेक्टेड टैक्टिक्स है उससे अभिभूत हो गए, है ना। ये कहना चाह रहे हो आप। यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, दैट विल बी, यहाँ पर कौन सा बनेगा। अच्छा, ये पूरा यहाँ मेंशन नहीं है, यहाँ पर मेंशन होना चाहिए ये। चलो इस यहीं पर अगर मान लो हैड ट्रेंड लिखा है तो इसी को आप इनकरेक्ट कर सकते हो, पार्ट नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। बाकी बात समझ में आ गई सर। नेक्स्ट चलते हैं। प्लीज गो एंड मीट द चेयरपर्सन। कह रहा है बात बात पे चेयरमैन ही याद आता है ना। वो मनुष्य चेहरा सकल उनकी याद आ जाती है। प्लीज गो एंड मीट द चेयरपर्सन, कितनी
सुगरी बातें करते हैं वो हैं। प्लीज गो, जाओ एंड मीट द चेयर पर्सन। वो चाहते हैं कि बच्चे अच्छे स्विमर बन जाएं, है ना। वो चाहते हैं कि मतलब हमारे जो चेयरमैन साहब हैं एसएससी के, वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप बेसिकली वर्साटाइल, वर्साटाइल पर्सनालिटी बनो। वर्साटाइल पर्सनालिटी मतलब जानते हो कि हर एक फील्ड कुछ भी दे दो आप कर लोगे, है ना। वो चाहते हैं, उनका मेन टारगेट वो है कि आप कुछ भी करो, आपको स्विमिंग करना भी आना चाहिए, स्टेनो पढ़ रहे हो, स्टेनो की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैथ भी आनी चाहिए, है ना। अभी बाकी है, रुक जाओ थोड़ा सा टाइम दो, ये लिटरेचर पे भी आ जाएंगे। ये पूछेंगे विलियम शेक्सपियर का जन्म कहाँ हुआ था, है ना। प्लीज गो एंड मीट द चेयर पर्सन, कह रहा है रुको, कह रहा है जाओ और चेयर पर्सन से मिलो। सर यहाँ तक तो क्लियर है। प्लीज रिक्वेस्ट के लिए आता है, ये V1 है, इंपरेटिव सेंटेंस लिखा है, एंड से कनेक्ट करो, पहले फर्स्ट फॉर्म है बाद में फर्स्ट फॉर्म है, सही है। द चेयर पर्सन, ये वाली बात भी सही है। सी विल बी अवे, सी विल बी अवे, है ना। अब ये फ्यूचर टेंस यहाँ पर यूज करा है, विल बी। अब देखो विल के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, ये वाली बात भी सही हो गई, सी विल बी अवे, है ना। फॉर द नेक्स्ट, वो कुछ दिन तक नहीं रहने वाली है, कह रहा फॉर द फ्यू नेक्स्ट डेज, बाकी सभी करेक्ट है, केवल ये प्रॉब्लम है नेक्स्ट फ्यू डेज, ये स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा नेक्स्ट फ्यू डेज। आपका करेक्ट जो सीक्वेंस बनेगा वो बनेगा नेक्स्ट फ्यू डेज। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फ्यू नेक्स्ट डेज ना यूज करके हम क्या यूज करेंगे, नेक्स्ट फ्यू डेज, अगले कुछ दिनों तक वो यहाँ पर नहीं है ना। पार्ट नंबर हो जाएगा थर्ड, नेक्स्ट। कह रहा है यहाँ पर सेलेक्ट द सेंटेंस दैट हैज अ ग्रामेटिकल एरर। तो कह रहा है सेंटेंस आपको पता करना है जिसपे ग्रामेटिकल एरर, एक एक चीज चेक करना है कौन सा गलत है। इट इज सैड, ऐसा कहा जाता है, पैसिव है, ठीक है। दैट सही है। जोसेफ वॉज नॉट रेडी टू गो टू वॉर, है ना, कि जोसेफ जो था वो रेडी नहीं था वॉर पे जाने के लिए, ऐसा कहा जाता है। तो देखो एक बात और समझना, यहाँ पर प्रेजेंट है यहाँ पर पास्ट है, ये सही है। अगर यहाँ पास्ट होता यहाँ प्रेजेंट होता तो गड़बड़ हो सकती थी। जोसेफ सिंगुलर है, ये भी सही है। वॉच के साथ रेडी, रेडी एडजेक्टिव है। टू गो और इन्फिनिटिव है। टू आर प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट है, सेंटेंस करेक्ट है। कार्ल मार्क्स, वॉच सिंगुलर है तो वॉच लगाया। आ रिनाउंड सोशल साइंटिस्ट, साइंटिस्ट वर्ड नाउन है, साइंटिस्ट है कैसा, सोशल साइंटिस्ट है कैसा, रिनाउंड, है ना। और रिनाउंड में साउंड किसका है, रा का, जो कि कंसोनेंट साउंड है, तो आर्टिकल आ आया है, इसका मतलब ये भी करेक्ट है। इंडियन फोर्स, इंडियन फोर्स सिंगुलर है तो एज आ गया, नोन आ गया। अच्छा इच के साथ थर्ड फॉर्म, ये वाली बात समझना। देखो इच के साथ थर्ड फॉर्म मतलब पैसिव। बी के साथ जब आप थर्ड फॉर्म लगाते हो, बी के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हो तो ये पैसिव का स्ट्रक्चर बनता है। बी के साथ आईएनजी फॉर्म लगाते हो, एक सेकंड रुकना मेरे भाई। देखो अब चलते हैं, मैंने कहा बी के साथ आईएनजी फॉर्म, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, एक्टिवाइज होगा और कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, ये वाली बात याद रखना है ना। इसमें डूअर पहले होगा, इसमें रिसीवर पहले होगा। अब कह रहा है इंडियन फोर्स को जाना जाता है। एक चीज और समझना, आप पता है कई बच्चे यहाँ पर ये गड़बड़ करेंगे कि नो के साथ टू आना चाहिए पैसिव है इसमें, बट एक वाली बात समझना, नोन के साथ टू आता है, नोन टू, और नोन फॉर किस लिए जाना जाता है, नोन फॉर समथिंग किस लिए जाना जाता है, और नोन टू समबडी किस व्यक्ति के द्वारा जाना जाता है। तो नोन के बाद टू समबडी के केस में आता है ना। जैसे आप ऐसे लिख रहे हो, ही इज नोन टू मी, ही इज नोन टू मी, ये सही है, करेक्ट है। ही इज नोन फॉर हिज ब्रेवरी, वो अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता है, ये भी सही है। मान लो मैंने ऐसे लिखा, ही इज नोन फॉर हिज ब्रेवरी, ये वाली बात समझना। ये देखो दो चीजें होती हैं, एक चीज होती है कि आपको दो चीजें हैं कि एक तो आपने केवल सही गलत पढ़ लिया है। कई बार पता है जो चीज जिस चीज के बारे में आप डिस्कस नहीं करते हो वो चीज लिखी होती है और फिर उसमें आप फंबल करते हो। जैसे ये चीज, ये ऐसी चीजें हैं जहां पर जो आपने जिन पर ज्यादा फोकस नहीं किया होता है। ही इज नोन फॉर हिज ब्रेवरी, फॉर हिज ब्रेवरी, है ना, उसको बहादुरी के लिए जाना जाता है, उसकी बहादुरी के लिए उसे जाना जाता है। तो ऐसे नोन के साथ फॉर लगाए। कह रहा देयर लॉयल थी, देयर किसकी, इंडियन फोर्स की।
अब इंडियन फोर्स के लिए तो आप देयर नहीं लगा पाओगे, है ना, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पर इंडियन फोर्स के अकॉर्डिंग आप इट्स लगा सकते हो। इट्स लॉयल्टी एंड इंटेग्रिटी, इंडियन फोर्स को जाना जाता है उसकी लॉयल्टी और इंटेग्रिटी के लिए जाना जाता है, तो यही वाला सेंटेंस जो था वो इनकरेक्ट था। इट इज इम्पॉसिबल टू वेक क्रिश्चियन अप इन द मॉर्निंग, कह रहा है इट इज इम्पॉसिबल टू वेक, है ना, क्रिश्चियन अप इन द मॉर्निंग। अब एक एक करके देखो जरा, इट इज इम्पॉसिबल ये तो सही है, यहाँ तक तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। टू वेक ये वाली बात भी सही है, अप इन द मॉर्निंग ये वाली बात भी सही, सेंटेंस कैसा हो गया, करेक्ट हो गया। देखो ये वाली बात बोली जाती है कि आपको सुबह मॉर्निंग में उठना चाहिए, मॉर्निंग में उठ करके मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, ये वाली बात सही है। मैं भी इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ भाई कि मॉर्निंग में उठ करके हमें मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए। मेरी एक कजिन है ना, मेरी एक कजिन है, उसको मैं ये बहुत समझाता हूँ कि भाई सुबह उठो मॉर्निंग वॉक करो, इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी, हम ना बीमारियाँ बहुत कम होंगी, है ना, वो अक्सर बीमार रहती है, इसलिए मैंने, तो कहती है मैं मॉर्निंग वॉक कर लेती हूँ भैया। मैंने कहा मॉर्निंग वॉक कर लेते हो, मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा बट मैं तो कभी देखता नहीं कि तुम मॉर्निंग वॉक पर तुम्हारा जाना होता है ना। तो फिर बाद में समझ में आया मुझे कि वो इंस्टाग्राम पे ही 3 किलोमीटर की मॉर्निंग वॉक कर लेती है सुबह सुबह, है ना, वो जो स्क्रॉलिंग होती है ना, स्क्रॉलिंग कर करके वो 3 किलोमीटर तक डिस्टेंस तय कर लेते हैं। मैंने कहा ये है मॉर्निंग वॉक असली, और जनजी जनरेशन की यही मॉर्निंग वॉक होने वाली है, आप समझो। ये सेंटेंस करेक्ट है, ये करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं। ड्यू टू द पैंडेमिक द प्राइसेस ऑफ मेडिसिन इंक्रीज्ड एवरी डे सिंस लास्ट समर। अब समझना, ड्यू टू प्रीपोजिशन होता है, ड्यू टू ओइंग टू आप जानते हो प्रपोजिशन। द पैंडेमिक प्रीपोजिशन के बाद उसका नाउन आना चाहिए, चूंकि प्रपोजिशन जब आप लिखते हो तो उसके बाद हमें नाउन प्रोनाउन का यूज करना है, इसी को हम बोलते हैं पीओ, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, सही है। कह रहा द प्राइसेस ऑफ मेडिसिन, प्राइसेस क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ऑफ प्रीपोजिशन हो गया, मेडिसिन इसका ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट प्राइसेस है, प्राइसेस के अकॉर्डिंग इंक्रीज लगाए, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म किसी के साथ भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवरीडे यहाँ तक भी सही है। अब केवल अगर इतना लिखा होता तो फिर आप एक बार सोचते हैं इंक्रीज के बारे में, बट यहाँ आगे लिख रहा है सिंस लास्ट दिसंबर। अब ये वाली बात समझो कि जब आप सिंस या फॉर प्लस टाइम मेंशन करते हो, सिंस या फॉर प्लस टाइम मेंशन करते हो, इसके साथ जो टेंस आप यूज करते हो दैट विल बी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वो किसी का भी हो सकता है, वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किसी का भी, है ना, ये वाली बात आप जानते हो। इनके साथ सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम अगर गिवन है तो हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। एक और पॉइंट बनता है इसी में, अब मैं कई सारे पॉइंट एक साथ डिस्कस कर दे रहा हूँ सो दैट आगे कहीं मिलेंगे तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करके आगे बढ़ जाएंगे, ये वाली बात समझना। अब दूसरा क्या होता है, कभी कभी, है ना, हम परफेक्ट टेंस भी यूज कर लेते हैं इस सिनेरियो में। परफेक्ट यूज करने के दो ही सिनेरियो हैं, या तो सेंटेंस में कंप्लीशन हो गया हो, कंप्लीशन हो गया हो, या तो आपको कोई स्टैटिक वर्ब मिल जाए, स्टैटिक वर्ब मिल जाए, है ना, तो आप परफेक्ट टेंस के साथ जाते हो। एक चीज और समझना कि केवल सिंस और फॉर प्लस टाइम नहीं लिखेगा, कई बार वर्डिंग चेंज करेगा, बात यही बताएगा बट वर्डिंग चेंज करके। जैसे मान लो मैंने लिख दिया इस तरीके से हाउ लॉन्ग, जैसे फॉर प्लस टाइम ड्यूरेशन बताता है, ऐसे हाउ लॉन्ग भी ड्यूरेशन बताता है ना। जैसे इसने लिख दिया ऑल डे, जैसे लिख दिया होल डे, यहाँ से आइडिया लग रहा है ये क्या कर रहा है, ये ऑलरेडी मतलब वो जो फॉर प्लस टाइम लिखते हो उसको लिखने के लिए इसने दूसरे वर्डिंग का यूज, जैसे ऐसे लिख देगा फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, टिल इवनिंग। इनके साथ भी आप क्या करोगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करना है, पीसी का यूज करना है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करना है, ठीक है, क्लियर। पहले आंसर कर लेते हैं फिर वापस आता हूं मैं। सिंस लास्ट दिसंबर, या तो आप लिखो हैज बीन इंक्रीजिंग, है ना, या फिर आप केवल यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हो हैज इंक्रीज्ड या हैड इंक्रीज्ड, अगर लास्ट लगा है तो। मेनली जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर है कि मेडिसिन हैज इंक्रीज्ड, हैव इंक्रीज्ड या हैड इंक्रीज्ड आप यूज कर सकते हो। पार्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। और इनके साथ भी सेम वही, आप क्या करोगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करोगे, ठीक है। एक दो स्टेटमेंट मैं आपको समझाता हूँ। देखो एक काम करते हैं,
कुछ और इसमें 2-3 पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। देखो, अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप सोचना, जस्ट थिंक अबाउट इट। मैंने कहा सचिन हैज बीन मेकिंग 100 centuries since 1996। पहला क्वेश्चन। दूसरा, I have been knowing her for 5 years। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ, थर्ड है, हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी। ठीक है, हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी इन अ डे। वैसे और अच्छा कर लेते तो बेटर रहता, आर यू स्टडी। एक चीज़ और समझना, जो मेन पॉइंट यहाँ पर मिस हो गया, कि जब भी सिंस या फॉर, एक मैं एग्जाम्पल ही ले लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। मैंने कहा दे आर लिविंग हियर फॉर 5 years। अब एक काम करते हैं, इसको समझते हैं। देखो पूरी बात, मैंने कहा सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम, है ना। इसके साथ आपको क्या लगाना है, पीसी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ना बने तो फिर क्या लगाओगे, परफेक्ट। ये वाली बात जानते हो आप, ठीक है। लेकिन इसके साथ जो टेंस नहीं लगाना है वो कौन सा नहीं लगाना है, कॉन्टिन्यूअस नहीं लगाना है। ये वाली बात याद रखना, स्पेशली इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन देगा। सचिन ने क्या किया है, 100 सेंचुरीज बना ली है। कब से, कह रहा है 1996 से। बट सचिन ने खेलना बंद कर दिया। अब कोई एक्शन ऐसा था, देखो यहाँ तक आया, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक आया, अब यहाँ पर फुल स्टॉप लग गया है। अब वो एक्शन आगे गोइंग ऑन नहीं है। इसका मतलब है कि ये एक्शन कंप्लीशन की कैटेगरी में है। कंप्लीशन मतलब परफेक्ट। यहाँ पर हैज बीन मेकिंग की जगह फिर हम करेंगे हैज मेड। इसलिए मैंने बोला था कि रिजल्ट जहाँ आ जाएगा वहाँ पर हम परफेक्ट के साथ जाएंगे। जैसे ये स्टेटमेंट अगर हम विराट के लिए लिखते हैं कि विराट ने 50 सेंचुरीज ओडीआई क्रिकेट में बना ली हैं और अभी भी खेल रहा है, तो फिर ये कॉन्टिन्यूअस में बन जाएगा। सही है। हालांकि आईपीएल की बात, उसकी बात करोगे, आप T20 की बात करोगे, टेस्ट की बात करोगे, तो उसके लिए भी वो कंप्लीशन वाला एक्शन, चुकी रिटायरमेंट ले लिया उसने। आई हैव बीन नोइंग, अब नो वर्ब जो है वो स्टैटिक वर्ब है। स्टैटिक वर्ब है तो इसका कॉन्टिन्यूअस टेंस बनता नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा आई हैव नोन हर फॉर 5 years। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडीइंग, आप ऐसे लिखोगे स्टडीइंग, है ना, इन अ डे। कितने समय तक आप पढ़ते हो एक दिन में, है ना। तो इस तरीके से आप डिफाइन करोगे। वैसे मैं यहाँ लिखना चाह रहा था आर यू स्टडिंग, वो कोई बात नहीं, अगर आर यू स्टडिंग होगा तो भी चेंज करके यही लिखेंगे। दे आर लिविंग हियर फॉर 5 years। फॉर 5 years है, या आर लिविंग नहीं होगा, यहाँ पर बन जाएगा हैव बीन लिविंग। ये वाली बात क्लियर होगी सर। अब ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, है ना। और बाकी सर सिंस और फॉर के साथ टाइम जब भी गिवन होगा तो उसकी पूरी कहानी मैंने आपको समझा दी है, ठीक है। होप सो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। आगे चलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इन द रिसेंट पास्ट द आईटी इंडस्ट्री हैज इमर्ज्ड। इन द रिसेंट पास्ट, तो रिसेंट पास्ट में, ये वाली बात क्लियर हो गई। रिसेंट पास्ट में यहाँ तक इन के साथ ये लिख रहे हो द रिसेंट पास्ट, ये प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट है, सही है, अभी सब्जेक्ट नहीं मिला। द आईटी इंडस्ट्री, अब इसके बाद हैज लगा रहे हैं, इसका मतलब ये सब्जेक्ट हो गया द आईटी इंडस्ट्री। और हैज के साथ थर्ड फॉर्म हैज इमर्ज्ड, उभर करके आई है। और कैसे कह रहा है, एज, इमर्ज के साथ एज लगाते, ये भी सही है। अब मेजर कंट्रीब्यूटर, ये वाली बात भी सही है। कंट्रीब्यूटर काउंटेबल नाउन है, मेजर एडजेक्टिव हो गया, तो ये भी सही है। टू एन इंडस्ट्री रेवेन्यू। अब यहाँ प्रॉब्लम आ गई, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। रिवेन्यू जो है, देखो ये वाली बात, रिवेन्यू जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है। ये कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ आपको पता है ए या एन का यूज नहीं करते। अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए एन का यूज नहीं करते, पहली बात। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ इनका अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल भी नहीं बनाते। दोनों काम नहीं करने। यहाँ पर कौन सा आंसर बनेगा, दैट विल बी थर्ड, है ना। 27 क्लियर, 28।
आई एम डांसिंग विथ माई हस्बैंड एट माई सिस्टर वेडिंग। ये क्वेश्चन बहुत आसान था, यहाँ पर ऐसे था आई आर डांसिंग, ऐसे कुछ क्वेश्चन था, लेकिन मैंने इसको ट्रिकी बनाया है। अब आप चेक करो, आई के साथ एम सही है, डांसिंग से एम के साथ आईएनजी फॉर्म, मैं डांस कर रहा हूँ किसके साथ, कह रहा है डांस कर रहे हूँ किसके साथ, माई हस्बैंड, अपने हस्बैंड के साथ, ये प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट हो गया, सही है। तो यहाँ तक कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। एट माई ये भी सही है, कह रहा है मेरी सिस्टर की जो वेडिंग है उस पे, तो एट एडजेक्ट प्लेस डिफाइन करने के लिए आप एट का यूज करते हो, वो भी सही है। बट यहाँ पर आएगा सिस्टर्स वेडिंग, है ना, सिस्टर्स वेडिंग। कई बार ऐसा होता है, ये वाली बात समझना कि दो नाउन ऐसे लिखे हैं, दो नाउन ऐसे कॉन्जिक्यूटिवली तभी लिख सकते हो अगर वो कंपाउंड हो तो, जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, है ना, पोस्ट ऑफिस, तो लिख लोगे अगर वो कंपाउंड है। और अगर नहीं है तो फिर उनमें एपोस्ट्रोफ लगा करके फिर लिखना चाहिए, है ना। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, मैंने कहा ये लिखा है वर्कर, मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वर्कर ऑर्गेनाइजेशन, वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन, वर्कर ऑर्गेनाइजेशन, मान ली लिखा है। जैसे ये लिखा है टुडे फंक्शन, टुडे फंक्शन, टुडे फंक्शन, जैसे ईच अदर वर्क, है ना। तो ये वाले कुछ एग्जांपल है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, और आपको इनमें डिफाइन करना है, ठीक है, इनमें डिफाइन करना है कि ये करेक्ट है, इनका है। अब वर्कर ऑर्गेनाइजेशन ये कंपाउंड नाउन तो नहीं है, बट इसको आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो लास्ट में एस आ गया है तो सा का साउंड है, और जब भी सा का साउंड आ जाता है लास्ट में तो उसे हिसिंग साउंड ना प्रोड्यूस हो, इसी चीज को क्या बोलते हो, हिसिंग साउंड। अगर सा का साउंड बनेगा तो उसी को हिसिंग साउंड बोलते हो। इसको अवॉइड करने के लिए एपोस्ट्रोफ एस में केवल एपोस्ट्रोफ लगाते, एस को हटा देते। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल आपने पढ़ रखा है, बॉयज हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल। और आप कैसे लिखते हो बॉयज हॉस्टल, ऐसे, ये एस में एपोस्ट्रोफ लगाते हो, है ना। तो वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन, टुडेज फंक्शन, ईच अदर्स वर्क, ऐसे बन जाएंगे, है ना। पीपल्स चॉइस मान लो ऐसे लिखा मैंने, पीपल चॉइस मान लो ऐसे लिखा हुआ है, पीपल चॉइस। अब ये तो गलत है, यहाँ पर क्या करोगे, पीपल्स चॉइस। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि दो नाउन अगर कॉन्जिक्यूटिवली आ रहे हैं और वो कंपाउंड नहीं है तो फिर उनको एपोस्ट्रोफ के विदाउट एपोस्ट्रोफ नहीं लिखोगे, तो इसलिए बनेगा सिस्टर्स वेडिंग। बाकी इनका हिंदी मीनिंग काकी की का बनता है, आप जानते हो, ये बनेगा एट माई सिस्टर्स वेडिंग। पार्ट नंबर कौन सा होगा, दैट विल बी सेकेंड। क्लियर, नेक्स्ट, माई ब्रदर रिसीव्ड हिज MBA डिग्री इनटू द यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर। एक चीज समझना, यहाँ पर लास्ट ईयर लगा है। अब आप जानते हो कि जितने कीवर्ड होते हैं पास्ट इंडेफिनेट के, वो कौन कौन से होते हैं, जैसे लास्ट प्लस टाइम, लास्ट प्लस टाइम, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट डे, लास्ट वीक, सभी बन जाएंगे। इसके अलावा यस्टरडे, यस्टरडे हो गया, एगो हो गया, बिफोर हो गया, एगो, बिफोर, इन पास्ट, इन पास्ट, जैसे आपने लिखा अर्ली ईयर्स, अर्ली ईयर्स, है ना, इन 1947। तो ये सभी किसके कीवर्ड है, पास्ट के। इट्स टाइम, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं इट्स टाइम से। तो इन सभी के साथ आप क्या करते हो, पास्ट इंडेफिनेट। पास्ट इंडेफिनेट का मतलब V2 या फिर डिड प्लस V1। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है आपके सामने, देखो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, आपको यहीं पर समझाता हूँ थोड़ा सा। एक क्वेश्चन मैंने दिया, मैंने कहा ही हैज वर्कड हार्ड लास्ट ईयर, लास्ट ईयर, ये एक स्टेटमेंट है। उसने कठिन परिश्रम किया लास्ट ईयर। अब ये जो लास्ट ईयर है ये पास्ट का टाइम है, ये किसका टाइम है, पास्ट का, है ना। इसके साथ आपको पास्ट लगाना है, तो बच्चे क्या करेंगे, हैज को हटा करके हैड कर देंगे, ये वाली बात। जबकि यहाँ करेक्ट आंसर क्या है, कि ना हैज आएगा ना हैड आएगा, डायरेक्ट वर्क आ जाएगा, ये वाली बात समझना। अब होता क्या है, देखो एक बात समझना, ये टाइम लाइन है, यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर फ्यूचर है, यहाँ पर पास्ट है ना। अब अगर एक बार जा रहे हो तो ये पास्ट इंडेफिनेट है, पास्ट इंडेफिनेट है, एक बार जा रहे हो। अगर दो बार जा रहे हो, जैसे मान लो ये है, ये पास्ट है, प्रेजेंट है, और इससे आप बैकवर्ड गए, एक बार नहीं दो बार, मतलब डबल एक्शन मिले आपको, एक ए एक बी। अब ये फिगर है पास्ट परफेक्ट का, तो जब तक डबल एक्शन ना दिखाई पड़े तब तक पास्ट परफेक्ट के बारे में सोचियो मत, है ना।
ये वाली बात समझना है आपको। जैसे वो बोलते हो ना, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, है ना, पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुके थे, है ना, पुलिस का काम ही यही है, वो हमेशा बाद में ही आती है? तो बेसिकली दो दो एक्शन है, एक पुलिस का आना, दूसरा चोर का भागना। तो जब भी डबल एक्शन हो तभी आप पास परफेक्ट के साथ जाओगे। ये मेजर डिफरेंस है, याद रखना है इस मेजर डिफरेंस को। सही है। यहाँ पर लास्ट ईयर लगा तो रिसीव्ड आ गया, ये तो सही है। माई ब्रदर सब्जेक्ट हो गया, रिसीव्ड वर्ब हो गई, सेकंड फॉर्म हो गई, सही है। हिज MBA डिग्री ऑब्जेक्ट हो गया। और कहाँ से, तो यहाँ पर आ जाएगा फ्रॉम। फ्रॉम का यूज करते हो सेपरेशन के केस में, ये वाली बात आप जानते हो। फ्रॉम कहाँ पर यूज करते हो, यहाँ पर करेक्ट आंसर इनटू नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा फ्रॉम। फ्रॉम कहाँ यूज करते हो, ये वाली बात समझ लो। फ्रॉम का यूज करते हो आप सेपरेशन के केस में, सेपरेशन के केस में आप फ्रॉम का यूज करते हो। फ्रॉम का यूज करते हो आप बेसिकली जो सेंडर होता है उसके नेम के साथ, सेंडर के नेम के साथ। फ्रॉम के साथ टू का पेयर बनता है। ये दो तीन बातें फ्रॉम के साथ आपको याद रखनी है ना। जहाँ से कनेक्ट कह रहा है वो दिल्ली से आया, तो दिल्ली के साथ उसका कनेक्शन ब्रेक हो गया। वह अपने घर से निकला, घर के साथ उसका कनेक्शन ब्रेक हो गया। मास्टर सैम इज हैवियर बॉय इन द ग्रेड 12। एक बात समझना, देखो एक्चुअली कंपैरेटिव डिग्री यूज कब करते हैं, पॉजिटिव डिग्री यूज कब करते हैं, ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। तो मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ इस वाली बात को। देखो मैंने कहा CD कब यूज करते हो, कंपैरेटिव डिग्री, है ना, जब एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना आप किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से कर रहे होते हो, है ना, वहां पर CD आता है। अगर कंपैरेटिव डिग्री आती है जहां पर वन वर्सेस ऑल की कंपेयर कर रहे होते हो, एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना सभी से, वहां पर सुपरलेटिव डिग्री आती है। ये वाली बात आपको याद रखनी है। दोनों में कंपैरिजन होता है, इन दोनों में कंपैरिजन, बस वो कंपैरिजन आपको याद रखना है। कब कैसा होगा, वन वर्सेस अनदर होगा तो कंपैरेटिव, वन वर्सेस ऑल होगा तो सुपरलेटिव है। अब यहाँ पर कह रहा है ग्रेड 12 में जितने बच्चे हैं उनमें जो मास्टर सैम है वो सबसे ज्यादा हैवी है। ये तो बन गया वन वर्सेस ऑल, और वन वर्सेस ऑल मतलब सुपरलेटिव। सुपरलेटिव तो यहाँ पर हैवी का क्या बन जाएगा, हैवीएस्ट, और हैवीएस्ट होगा तो आर्टिकल द आएगा, तो द हैवीएस्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा बन गया, दैट विल बी थर्ड, दैट विल बी फोर्थ। इज द हैवीएस्ट बॉय इन द ग्रेड 12। एक और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ इसी पैटर्न पर, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए। मैंने कहा ये है, दिस इज द ग्रेट नॉवल which I have ever read। ये है दिस इज द ग्रेट नॉवल विच आई हैव एवर रेड। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि मैंने जितने भी नॉवल पढ़े हैं उनमें से ये जो नॉवल है वो सबसे अच्छा नॉवल है, सबसे ग्रेट नॉवल है ना। तो दिस इज द ग्रेट नॉवल। अब मैंने कहा यहाँ पर स्ट्रक्चर किसका बनेगा, वन वर्सेस ऑल का, मतलब एक व्यक्ति या वस्तु की कंपैरिजन आप सभी से कर रहे हो, तो यहाँ पर सुपरलेटिव आएगा तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट बनेगा। तो इस तरीके का पैटर्न भी देता है, विच आई हैव एवर रेड। अब आपको समझना है कि जो मैंने अभी तक पढ़े हैं जितने भी, अब इस लास्ट वाली लाइन का मीनिंग समझो आप, विच आई हैव एवर रेड, जो मैंने अभी तक पढ़े हैं उनमें से सबसे ग्रेट है ये नॉवल। तो इसलिए वन वर्सेस ऑल मतलब सुपरलेटिव डिग्री। जैसे एक क्वेश्चन आपका बना था, रीता वाज लेस वरीड अमंग ऑल द स्टूडेंट्स। इस तरीके का PYQs में आया हुआ क्वेश्चन है, रीता वाज लेस वरीड अमंग ऑल द स्टूडेंट। आप ऐसे लिखोगे रीता वाज लीस्ट वरीड, है ना। नाउ मूव टू दिस क्वेश्चन। देखो कह रहा ही रैन क्विक, यहाँ पर क्विक नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्विकली आ जाएगा। अब आपको इसी को इम्प्रूव करना है, अगर आप देखोगे तो इसी को आप क्या करोगे, इम्प्रूव करोगे। देखो तो ही सब्जेक्ट हो गया, रैन वर्ब हो गई, वह दौड़ा, कैसे दौड़ा, क्विक एडजेक्टिव है। देखो ये क्विक क्या है, एडजेक्टिव है, और इसमें ly ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्विकली। ये बन जाएगा ही रैन क्विकली, यहाँ पर करेक्ट आंसर ये आ जाएगा। बाकी तो एडजेक्टिव है, क्वाइट, रैपिड, इंसिपिड का मतलब बेस्वाद होता है, टेस्टलेस होता है ना। क्लियर हो गया। 31 नेक्स्ट, राहुल थिंक्स ही इज एज स्मार्ट एज इफ नॉट स्मार्ट देन हिज फ्रेंड्स इन द क्लास। देखो चेक करते हैं, राहुल सब्जेक्ट,
राहुल सिंगुलर है, थिंक्स आ गया। और कई बार ये जो थिंक जैसे इस तरीके के वर्ब होती हैं, जैसे थिंक है, बिलीव है, इनको बिना कंजक्शन के भी लिख लेते हैं। यहाँ पर इस वजह से लिखा है राहुल थिंक्स ही इज, ही भी, अब देखो प्रेजेंट है, सही है। ये पॉजिटिव डिग्री है, एज स्मार्ट एज, बीच में पीडी आना चाहिए, सही है। इफ नॉट स्मार्ट देन नहीं होगा, यहाँ पर आएगा स्मार्टर देन, ये आएगा स्मार्टर देन। अब इस बात को समझो, देखो ये जो कंजक्शन है ना इफ नॉट, अगर आप कहीं यूज कर रहे हो इफ नॉट, आपको ये याद रखना है कि इसके पहले पॉजिटिव डिग्री बनेगी तो बाद में कंपैरेटिव डिग्री बनेगी, सीडी, है ना। और इसी में वाइस वर्सा अपोजिट भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पर कंपैरेटिव आ सकता है, यहाँ पर पॉजिटिव आ सकता है। और यही सेम काम कंजक्शन आर के साथ भी करना है, यहाँ पर अगर पॉजिटिव डिग्री तो यहाँ कंपैरेटिव डिग्री, है ना। वाइस वर्सा अपोजिट भी कर सकते हो। और एक और बात कि इफ नॉट के पहले अगर एस डी है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो बाद में भी सुपरलेटिव डिग्री होनी चाहिए। तो पॉजिटिव वाले में कंपैरेटिव मिलेगा, है, और सुपरलेटिव वाले में सुपरलेटिव मिलेगा। बट ये ध्यान रखना है डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर कंप्लीट नहीं है, एज स्मार्ट एज तो कंप्लीट है, स्मार्टर देन आना चाहिए, यहाँ पर बनेगा स्मार्टर देन हिज फ्रेंड्स, करेक्ट है। जैसे एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, मैंने कहा ये लिखा हुआ है सी इज ब्यूटीफुल, सी इज ब्यूटीफुल, इफ नॉट ब्यूटीफुल देन है ना, हर सिस्टर, मान लो ये स्टेटमेंट है। अब मैंने कहा इसको इम्प्रूव करो, कहाँ पर प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है वो आप पता करो। तो आप सिंपली क्या बोलोगे कि सी एज, ये तो सही है, एज ब्यूटीफुल, अब एज मिसिंग है तो एज लगाओगे, सी एज ब्यूटीफुल एज, इफ नॉट मोर ब्यूटीफुल देन। यहाँ पर दो प्रॉब्लम थी, कंपैरेटिव भी, यहाँ पर पॉजिटिव भी, बट आपको जो सेंटेंस देगा उसमें एक ही प्रॉब्लम देगा। सर क्लियर हो गया। और यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा इफ नॉट स्मार्टर देन। माई डॉग बार्क्स मच लाउडली देन योर्स एट नाइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो एक एक करके ब्रेक करते हैं पूरी बात। मैंने कहा माई डॉग सब्जेक्ट हो गया, बार्क्स वर्ब हो गई, है ना। माई डॉग बार्क्स, मेरा जो कुत्ता है वो भौंकता है, कैसे भौंकता है, लाउडली। तो ये बार्क्स हाउ, है ना, बार के बाद में क्या लगाओगे, इसके साथ हाउ लगाओगे तो ये बन जाएगा एडवर्ब, सही है। अब एक बात और समझना, जैसे आपको दो बातें याद रखनी है कि एक एडजेक्टिव होता है और एक एडवर्ब होता है, दोनों में डिग्री होती है, दोनों में क्या होती है, डिग्री। जैसे मैं पूरी बात ही क्लियर कर देता हूँ, तो देखो वर्ब में क्या होती है, वर्ब में फॉर्म्स होती हैं। नाउन प्रोनाउन में क्या होते हैं, नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन एंड प्रोनाउन में क्या होते हैं, नंबर, जेंडर और केसेस, नंबर, जेंडर और केसेस, ये तीनों चीज़ें होती हैं, है ना, ये वाली बात। तो जैसे एडजेक्टिव में डिग्री होती है वैसे एडवर्ब में भी डिग्री होती है। कुछ एडवर्ब की डिग्री पहले लिख करके देख लेते हैं, देखो चेक करते हैं। जैसे मैंने कहा स्लोली एक एडवर्ब है ना। मैंने कहा रैपिडली एक एडवर्ब है, रैपिडली। मैंने कहा फास्ट एक एडवर्ब है ना। मैंने कहा हार्ड एक एडवर्ब है, हालांकि ये दोनों काम कर जाते हैं। शून एक एडवर्ब है। अब मैंने कहा इनकी डिग्री लिख करके बताओ। बाय डिफॉल्ट जो भी आप एडजेक्टिव लिखते हो पॉजिटिव डिग्री में ही होता है ना, वो पॉजिटिव डिग्री में ही होता है। जैसे अब आप सून से क्या बनाओगे, सूनर एंड सूनेस्ट। सून से क्या बनाओगे, सूनर एंड सूनेस्ट, ये बनेगा। ऐसे हार्ड से हार्डर एंड हार्डेस्ट, हार्डर एंड हार्डेस्ट, सही है। ऐसे फास्ट से फास्टर एंड फास्टेस्ट, फास्टर एंड फास्टेस्ट। ऐसे रैपिडली, मोर रैपिडली एंड मोस्ट रैपिडली, है ना, वो बना लोगे आप। ऐसे ये स्लोली, मोर स्लोली एंड मोस्ट स्लोली। अब देखो एक बात समझो, यहाँ पे दो चीजें हैं आपकी। एक तो लाउडली के साथ देन लगा है, देन लगा है मतलब कंपैरेटिव बनाना है, तभी आप कंपैरेटिव बना पाओगे। देन दिया है तो इसका मतलब कंपैरेटिव कब बनेगा, जब लाउडली का कंपैरेटिव लिखोगे आप। तो देन किसके साथ आता है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ आता है ना। कंपैरेटिव डिग्री में ईआर या मोर के साथ आप क्या लगाते हो, देन का यूज करते हो सर, है ना। यहाँ पर आएगा, यहाँ पर फिर लाउडली का कंपैरेटिव क्या बनेगा, लाउडली, मोर लाउडली, मोस्ट लाउडली। यहाँ पर आना चाहिए मोर लाउडली, पहले तो ये आना चाहिए मोर लाउडली, है ना। और कंपैरेटिव के साथ आप मच का भी यूज कर लेते हो। एक और पॉइंट मैं आपको समझा ही देता हूँ, यहाँ पर समझना, ये वाला पॉइंट बड़ा प्यारा सा है, इसको समझते हैं थोड़ा सा। मैंने कहा जैसे एडवर्ब कैसे यूज करते हो वो वाला पॉइंट भी यहाँ पर समझ लेते हैं। मैंने कहा एक
एडवर्ब होता है वेरी, एक एडवर्ब होता है मच। वेरी आता है पॉजिटिव डिग्री के साथ, पॉजिटिव डिग्री पीडी के साथ। मच आता है कंपैरेटिव डिग्री के साथ, कंपैरेटिव डिग्री के साथ। वेरी पॉजिटिव डिग्री के साथ, मच कंपैरेटिव डिग्री के साथ। लेकिन डिग्री तो हमारे पास 3 है, तो जो सुपरलेटिव डिग्री है, ध्यान देना अगली जो है वो कौन सी है, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम दोनों लगाते हैं, कौन कौन से, वेरी भी लगाते हैं एंड मच भी लगाते हैं। वेरी और मच दोनों आते हैं। जब वेरी आएगा तो आर्टिकल द पहले आएगा। अब डिफरेंस समझना, कब वेरी कब मतलब दोनों डिफरेंस कब आए, डिफरेंस कैसे आप क्रिएट करोगे। तो अगर वेरी लगा है तो द पहले आएगा, मच लगा है तो द बाद में आएगा। ये वाली बात याद रखना यहाँ से, है ना। अब जैसे कुछ एग्जांपल मैं आपके लिए पेन डाउन कर देता हूँ तो आप समझना। एक बात और यहाँ पर समझना कि वेरी पॉजिटिव डिग्री के साथ तो आता ही है, ये आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ, ये भी याद रखना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ। और ये आता है पास्ट पार्टिसिपल के साथ। मच जो आता है वो पास्ट पार्टिसिपल के साथ आता है ना, ये वाली बात। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होते हैं, जो सर आईएनजी फॉर्म से बनते हैं, जो आईएनजी फॉर्म से बनते हैं। जो थर्ड फॉर्म से बनते हैं वो पास्ट पार्टिसिपल होते हैं। लेट टेक सम एग्जांपल, है ना। जैसे अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप बताना। मैंने कहा मान लो मैंने कहा ये लिखा है वीक, मैंने कहा यहाँ पर लिखा है वीकर, वीकर, यहाँ पर लिखा है वीकेस्ट। आप तीनों में फिल करिए। फिर मैंने कहा यहाँ पर लिखा है बेटर, यहाँ पर लिखा है वर्स, वर्स, यहाँ पर लिखा है वर्स्ट। तीनों में फिल करिए। फिर मैंने कहा यहाँ पर लिखा है इंटरेस्टिंग, अनदर वन इज इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। अगला आता है इंटरेस्टेड। एक तो राइटिंग गड़बड़ हो जाती है, प्रॉब्लम ये आती है कि ये जो पेन है ना इसका, इसको हैंडलिंग में बड़ी प्रॉब्लम आती है। इसकी वो जो ग्रिपिंग है बहुत थिक है, तो उसकी वजह से ज़्यादा देर तक अगर होल्ड करो तो प्रॉब्लम आती है। चलिए एनीवे, फिलहाल भी मैं कोशिश तो करता हूँ बहुत नेक्स्ट ये सब सही रहे। मान लो यहाँ पर अगला स्टेटमेंट हमने ले लिया, मान लो ये लिखा है प्लीज्ड, प्लीज्ड। नेक्स्ट है आपका टायर्ड, टायर्ड। नेक्स्ट है आपका डिलाइटेड, डिलाइटेड। नेक्स्ट है सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड। नेक्स्ट है कंटेंटेड, कंटेंटेड। अब आपको क्या करना है सर, इनमें फिल करना है। देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, एट, 9, 10, 11, 12, 13। अब आपको इनमें सभी में फिल करके आपको बताना है किस में क्या आएगा। तो देखो वेरी पॉजिटिव हो गया, वीक पॉजिटिव हो गया वेरी, ये कंपैरेटिव हो गया मच। अच्छा वीकेस्ट में दोनों आ जाएंगे, वेरी मच। वेरी लगाओगे तो द पहले आएगा, द वेरी वीकेस्ट, और मच द वीकेस्ट। बेटर के साथ मच आ जाएगा, कंपैरेटिव है, गुड, बेटर, बेस्ट। वर्स कंपैरेटिव है, मच आ जाएगा। और वर्स्ट में दोनों आ जाएंगे, वेरी और मच दोनों, बस आर्टिकल का अंतर आएगा। इंटरेस्टिंग पॉजिटिव सॉरी प्रेजेंट पार्टिसिपल है वेरी, इंटरेस्टेड पास्ट पार्टिसिपल है मच। लेकिन ये ध्यान रखना कुछ और मैंने यहाँ पर लिखे हैं जो देखने में आपको पास्ट पार्टिसिपल लग रहे हैं, बट इनके साथ वेरी आएगा। जैसे प्लीज्ड के साथ, जैसे वेरी के साथ, जैसे और डिलाइटेड के साथ, इसके साथ भी वेरी, सेटिस्फाइड के साथ वेरी, कंटेंटेड के साथ वेरी। तो ये आपको याद रखना है। तो इतनी बात क्लियर हो गई सर, क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर या तो आप इतना लिख लो, माई डॉग्स बार्क मोर लाउडली दैन योर्स, तो भी करेक्ट हो जाएगा। और या तो आप ऐसे कर सकते हो कि मच मोर लाउडली, वो भी करेक्ट होगा, क्योंकि मच मोर लाउडली जब लिखोगे तो कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव के साथ कोई एडवर्ब लगाना है तो आप मच का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, क्लियर, सारी पूरी इन्फो आपको क्लियर हो गई होगी, आई होप सो। द सुपर मार्केट ओपन फ्रॉम 10 AM स्टिल 10 PM। अब इसको समझते हैं। जो सुपर मार्केट है वो ओपन है कब से कब तक, फ्रॉम 10 AM से 10 PM तक। यहाँ पर 2 आ जाएगा, फ्रॉम के साथ 2 का पेयर बनता है, ना कि स्टिल का। यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ही वॉज बैड इंजर्ड इन द लास्ट मैच, वो बुरी तरीके से इंजर्ड था लास्ट मैच में। आपने कहा ही सब्जेक्ट हो गया, वॉज वर्ब हो गई, सही है। और वॉज के साथ जो इंजर्ड लिख रहे हो ये बेसिकली एडजेक्टिव है, ध्यान देना। जैसे आप ऐसे लिखते हो ना, ही वॉज टायर्ड, वह थका हुआ था, थका हुआ था। अब ये जो थर्ड फॉर्म है
टायर की थर्ड फॉर्म है, ये बेसिकली यहाँ पर एडजेक्टिव के तरीके यूज करो, ही के बारे में बता रही है। जैसे आप ऐसे लिखते हो ही वॉज मैरिड, ही वॉज मैरिड, ये आपने लिखा है। ये जो मैरिड है ना, ये बेसिकली एडजेक्टिव है यहाँ पर। वैसे तो थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब है, बट यहाँ पर एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है यहाँ पर। सही है। तो मैंने कहा अब इस बात को समझते हैं यहाँ पर कि ही वॉज बैड इंजर्ड। अब देखो इंजर्ड वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है। सही है। अब एक देखो एडवर्ब कहाँ कहाँ पर यूज करते हो। एडवर्ब की टोटल कितनी डेफिनेशंस हैं? ये 3 है, आपकी ध्यान रखना है। एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडवर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। और तीनों एग्जांपल मैं यहीं पर आपको समझाता हूँ। मैंने कहा ही टॉक्ड, उसने बातचीत की। कैसे बातचीत की? लाउडली। ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है ना। ही वॉज वेरी टैलेंटेड, वेरी टैलेंटेड। ये जो वेरी है ये एडवर्ब है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। मैंने कहा ही रन्स वेरी स्लोली, वेरी स्लोली। तो स्लोली एडवर्ब है और वेरी एडवर्ब है। एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। याद रखना एडवर्ब की टोटल 3 डेफिनेशन है। एडवर्ब 3 चीजों को मॉडिफाई करता है, वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। अब आपने कहा ये जो है ये एडजेक्टिव है, इंजर्ड क्या है? एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव को जो मॉडिफाई करेगा वो एडवर्ब होना चाहिए, मतलब बैड की जगह बैडली आना चाहिए। बैड एडजेक्टिव है, बैडली एडवर्ब। यहाँ पर आ जाएगा बैडली इंजर्ड, पार्ट नंबर हो जाएगा 3rd। लेकिन लेट टेक सम एग्जांपल्स। मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ, आपको इनमें थोड़ा सा कोशिश करनी है अपने एंड से, अगर आप बता पाओ तो। मैंने कहा ये लिखा है रियल इम्पॉर्टेंट थिंग, रियल इम्पॉर्टेंट थिंग। दूसरा बिटर फूड। नेक्स्ट एक्सट्रीम। अब मैं पूरे एग्जांपल नहीं लिख रहा हूँ, फ्रेज केवल लिख रहा हूँ। एक्सट्रीम हैप्पी, एक्सट्रीम हैप्पी। हैप्पी मैरिड लाइफ, हैप्पी मैरिड लाइफ। ये कुछ एग्जांपल हैं जिनको आपको डिफाइन करना है। अब देखो कैसे डिफाइन करोगे जरा समझना। मैंने कहा थिंग वर्ड नाउन हो गया। थिंग कैसी है? इंपॉर्टेंट है, एडजेक्टिव हो गया। कितनी इंपॉर्टेंट है वास्तव में? तो एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब चाहिए। यहाँ पर आएगा रियली इंपॉर्टेंट थिंग, द रियली इंपॉर्टेंट थिंग। सही। मैंने कहा कोड वर्ड एडजेक्टिव है। एक और डिफरेंस आपको ये जगह जगह आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगा, तो इसको ध्यान देना कि नाउन और एडजेक्टिव के बीच में अंतर क्या होता है। जो नाउन होता है और जो एडजेक्टिव होता है उसके बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो बस इतना याद रखना है कि जो एडजेक्टिव होता है उसमें डिग्री बन जाती है, उसकी डिग्री बना सकते हो। नाउन में डिग्री नहीं बनेगी, नाउन में नंबर होगा, उसको देख करके बता पाओगे कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है ना। जैसे कोड, आप कोड की डिग्री बना सकते हो। पहले तो ये पहचानना जरूरी है ना यहाँ पर कि ये नाउन है या एडजेक्टिव है। अगर आपने ये डायग्नोज कर लिया तो फिर यहाँ क्लियर हो जाएगा कि बिटर आएगा या बिटरली आएगा। तो कोड वर्ड क्या है? कोड वर्ड एडजेक्टिव है। कोड, कोडर, कोडस्ट, इसकी डिग्री बन गई तो ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है तो आगे एडवर्ब चाहिए बिटरली। हैप्पी की डिग्री बन जाएंगी, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, है ना। तो इट मीन्स ये एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव हो गया तो आगे क्या आ जाएगा? हैप्पीली। लाइफ नाउन हो गया, मैरिड एडजेक्टिव हो गया। और कितना मैरिड है? कह रहा है हैप्पीली मैरिड। हैप्पी मैरिड नहीं, यहाँ पर बनेगा हैप्पीली मैरिड लाइफ है। हैप्पीली, अब पढ़ने में आपको सही लगेगा हैप्पी मैरिड लाइफ, बट एक्चुअली करेक्ट एक्सप्रेशन ये आ जाएगा, है ना। तो होप सो क्लियर हो गई बात। जैसे मान लो एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। मैंने कहा लेट सपोज, ये लिख रहा है अब्सोल्यूट कॉन्फिडेंट, अब्सोल्यूट कॉन्फिडेंट। वैसे आप समझो कॉन्फिडेंट, मोर कॉन्फिडेंट एंड मोस्ट कॉन्फिडेंट। आप वैसे याद कर सकते हो कि ईएनटी लास्ट में लगता है तो एडजेक्टिव होते हैं यूजुअली। कॉन्फिडेंट, मोर कॉन्फिडेंट, मोस्ट कॉन्फिडेंट, एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव हो गया तो अब्सोल्यूट नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? अब्सोल्यूटली। कर पाओगे आप? ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। शी लुक्स गुड बट शी डज नॉट वर्क गुड। एक पहले डिफरेंस समझ लो इसमें। एक वर्ड होता है गुड, एक वर्ड होता है वेल। गुड क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। वेल क्या होता है? यूजुअली एडवर्ब होता है। जहां पर आपको एडवर्ब चाहिए वहां वेल, जहां एडजेक्टिव चाहिए वहां पर गुड। मैंने कहा सी लुक्स गुड। लुक्स, मैंने कहा तो लुक, सीम, अपीयर, ये वाली जो वर्ब है, ठीक है,
इनके साथ आपको एडजेक्टिव चाहिए, तो यहाँ पर एडजेक्टिव है। बट सी डज नॉट वर्क, वर्क एक्शन वर्ब है और इस वर्ब के लिए आपको क्या चाहिए, एडवर्ब, तो यहाँ पर आ जाएगा वेल। तो सी लुक्स गुड बट सी डज नॉट वर्क वेल, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा गुड की जगह पर वेल आना चाहिए। पार्ट नंबर कौन सा होगा, दैट विल बी फोर्थ। ये वाला गुड मत टिक कर देना, देखो उसके साथ बट लगा है, मतलब ये वाला फ्रेज है वो। वी वर ऑन द वे, पहली बात तो ये फ्रेजेज याद रखना, ऑन द वे, है ना, ये सही है। कई बार आप फ्रेजेस रीड नहीं करते, उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। कह रहे वी वर ऑन द वे, हम रास्ते पर थे। अब देखो वी सब्जेक्ट हो गया, वर वर्ब हो गई, है ना, ऑन द वे, सही है। यहाँ तक तो कई वर से पता चल गया कि पास्ट है, हम रास्ते पर थे। टू द पार्टी, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट बन गया, सही है। सडनली एडवर्ब आ गया, है ना। देयर विल बी, अब यहाँ पर विल लगा रहा है, विल का मतलब फ्यूचर, अब यहाँ पास्ट लगा रहा हो। अब आपको पता है कि अगर दो स्टेटमेंट गिवन है और एक पास्ट है तो पूरा का पूरा किस में चला जाएगा, पास्ट में ही होगा। अगर ये पास्ट है तो ये भी पास्ट होगा, तो विल की जगह वुड आना चाहिए। इसका मतलब ये भी, यही वाला पार्ट इनकरेक्ट है। पार्ट नंबर कौन सा होगा, दैट विल बी थर्ड। नेक्स्ट, ही नेवर टॉक्स टू एनीबडी, ही इज अलोन ऑल डे। सर ब्रेक करते हैं, देखो ही सब्जेक्ट हो गया, नेवर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया ये। देखो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहाँ रखते हो, ये वाली बात समझना। पहले तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जैसे आपने कहा नेवर है, जैसे आपने कहा सेल्डम है, सेल्डम है, आपने कहा ऑफन है, ऑफन है, आपने कहा समटाइम्स है, आपने कहा रेयरली है, रेयरली है, बेयरली है, एंड सो ऑन, सभी, है ना। तो इनकी पोजीशन होती है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। अच्छा, अगर हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में यहाँ पर आ जाएंगे, ये वाली बात समझना। और तो यहाँ पर ये तो सही लिखा है, ही सिंगुलर है, इसके अकॉर्डिंग टॉक्स आ गया, और नेवर जो आएगा वो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में, सही है। टू एनी, टॉक के साथ टू लगाते हो, जैसे एक क्वेश्चन में देख रहा था टॉक के साथ फॉर लगा रहा था, ऐसे लिख रहा था ही नेवर टॉक्स फॉर एनीबडी, वो इनकरेक्ट होगा। टॉक्स टू एनीबडी ये करेक्ट है। ही इज अलोन ऑल डे, ही इज अलोन ऑल डे। अब एक बात समझना, ये ही सिंगुलर है, इसके साथ इज, अब यहाँ पर देखो प्रेजेंट है तो यहाँ भी सही है। अलोन एडजेक्टिव हो गया, बी फॉर्म के बाद एडजेक्टिव लिख सकते हो, सही है। ऑल डे ये भी करेक्ट हो गया, तो सेंटेंस है मेरे भाई, नो एरर। लेकिन एक डाउट आ रहा होगा आपके मन में, पता है क्या, इस तरह अभी तो आपने बताया था ऑल डे, होल डे, है ना, या फिर आपने और भी एग्जांपल लिए थे ना, हाउ लॉन्ग, इनके साथ हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाते हैं, बट यहाँ तो नहीं है। तो एक बात समझना, यहाँ पर मेन वर्ब मिसिंग है, वो तब लगेगा जब मेन वर्ब दी गई होगी, मेन वर्ब गिवन होगी। अगर मेन वर्ब गिवन नहीं है तो फिर सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में आप इसको मेंशन कर सकते हो। मिस्टर अलीज शॉप इज फॉर्दर टू दी हॉस्पिटल। अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा फर्दर एंड फॉर्दर, फर्दर एंड फॉर्दर। अच्छा, फर्दर का मतलब होता है एडिशनल, ये होता है एडिशनल, और फॉर्दर का मतलब होता है डिस्टेंस, दूरी से, डिस्टेंस दूरी से, है ना। अब ध्यान समझना, देखो एडिशनल मतलब समझ गए, जैसे ए के अतिरिक्त बी भी है, आपने कहा ये एडिशनल है। और डिस्टेंस मतलब ए से बी के बीच की दूरी की बात कर रहे हो आप, तो ये फार्दर हो गया, ठीक है। जैसे कुछ फ्रेज में लिखता हूँ, देखो मैंने कहा ये फ्रेजेज आप देखना, मैंने कहा क्वेश्चंस, क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट्स, हेल्प, हेल्प, सपोर्ट। अब इनमें क्या फिल करोगे आप, ये देखिए कुछ आपके एग्जांपल है और इनमें आपको फिल करना है। क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट, हेल्प, सपोर्ट, इनमें फर्दर आएगा, फर्दर आएगा। अब इनमें डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हो आप, देखो इन सभी में डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हो, यहाँ पर आ जाएगा फर्दर। फर्दर का मतलब और ज़्यादा हेल्प, क्वेश्चंस की जरूरत है, कह रहे फर्दर क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन, एडिशनल क्वेश्चन, यहाँ पर आ जाएगा फर्दर कॉन्सेप्ट्स, यहाँ पर आ जाएगा फर्दर हेल्प, यहाँ पर आ जाएगा फर्दर सपोर्ट, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, मिस्टर अली की जो शॉप है, कह रहा है दूर है, कहाँ से दूर है, कह रहा है हॉस्पिटल से। ये तो डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो सेंटेंस नो एरर हो गया, बाकी कहीं कोई प्रॉब्लम है नहीं। बाकी एक बात और याद रखना, जो फर्दर का मीनिंग है वही फर्थेस्ट का मीनिंग है, और जो फर्दर है वही फॉर्थेस्ट है। एक और क्वेश्चन में देखता हूँ, देखो ये वाला क्वेश्चन फिलहाल आप बताएंगे, और मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ एक और आपके लिए। मैंने कहा दिस इज द फर्थेस्ट
फर्स्ट पॉइंट फ्रॉम द अर्थ, फ्रॉम द अर्थ। अब आपको यहाँ पर बताना है ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। अब मान लो यहाँ पर जमीन से किसी मान लो हिल के पॉइंट की आप बात करो कि ये पॉइंट जो है वो अर्थ से सबसे ज़्यादा दूरी पर है। अब यहाँ पर एडिशनल की बात नहीं करो, अब यहाँ पर आ जाएगा फॉर्थेस्ट, FARTHEST, फॉर्थेस्ट, है ना। ये बात क्लियर होगी। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहा द टी एट दिस कॉफ एट दिस कैफे, टी एट दिस कैफे प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट हो गया, ये बन गया सब्जेक्ट है। याद रखना ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत पूछा जाता है। सब्जेक्ट के बाद पीओ दे देगा और आगे वर्ब दे देगा, वर्ब कम्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट है। तो ये अक्सर क्वेश्चन बनता है कि सब्जेक्ट पीओ के बाद वर्ब रखेगा और वर्ब कम्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आएगी, ये याद रखना है आपको। तो टी के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर एच लगाया है, सही है। बेटर देन कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव के साथ आप मच लगाते हो, सही है, ये वाली बात भी सही है। एट द कोस्टा कैफे इन आर ऑफिस, ये भी सही है बिल्कुल, ये प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट है, ये भी प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट है। सर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लेकिन एक डाउट आ रहा होगा, यहाँ पर वेरी मच लिख रहा है, तो एक ये वाली बात तो क्लियर है कि बेटर के साथ मच आएगा और एक एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए दूसरा एडवर्ब आप लगा सकते हो। ये एडवर्ब, ये भी एडवर्ब है और ये भी एडवर्ब है, एक एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए दूसरा एडवर्ब आप लगा सकते हो। अब एक बात और समझना, अगर मच की जगह वेरी आ जाता, केवल वेरी आ जाता तो फिर ये गलत होता है। केवल मच आ जाता, मच बेटर आता तो भी सही होता है। वेरी मच बेटर आ रहा है तो भी करेक्ट है, क्योंकि वेरी डायरेक्ट बेटर के लिए नहीं आ रहा है, वो मच बेटर के लिए आ रहा है ना। वेरी आ रहा है मच के लिए, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। इसका मतलब सेंटेंस नो एरर है। अब इसलिए मैं कहता हूँ कि जितने ज़्यादा फ्रेजेस पढ़ोगे, जितने ज़्यादा सेंटेंसेस पढ़ोगे, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। माई सिस्टर जूलियट गॉट मैरिड, एज हर वॉज 23, तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। माई सिस्टर जूलियट, है ना। यहाँ पर भी एक कॉन्सेप्ट में बता दे रहा हूँ। देखो, एक होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद अगर हम अपोजिटिव केस लिखते हैं, कौन सा केस, अपोजिटिव केस। ये अपोजिटिव केस क्या होता है, जैसे मैंने कहा रोहन, रोहन माय फ्रेंड, रोहन माय फ्रेंड। अब आगे आप वर्ब लगाना चाह रहे हो, ये जो माय फ्रेंड है ना, ये रोहन के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो अगर सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हुए कोई फ्रेज, कोई वर्ड उसके तुरंत बाद लिखते हो, इसी को बोलते हैं केस इन अपोजिशन, केस इन अपोजिशन। और कभी भी वर्ब केस इन अपोजिशन के अकॉर्डिंग नहीं आती, वो रियल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो माय सिस्टर के अकॉर्डिंग गॉट आया, तो वो तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, गॉट मैरिड सही है। एज सी आना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि वर्ब के पहले क्या लगाओगे, सब्जेक्ट का। तो यहाँ पर आ जाएगा पार्ट नंबर सेकंड, एज सी वॉज 23, 41 क्लियर हो गया, 42। He and his friends do not want attend the marriage, है ना। अब पढ़ने में हो सकता है आपको सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट वाली फीलिंग दे रहा हो, बट एक बात समझना, है ना, करेक्ट फीलिंग दे रहा हो, बट एक बात समझना कि ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। देखो, ही सब्जेक्ट हो गया एंड हिज फ्रेंड्स हो गया। अच्छा, ये वन हो गया, प्लस वन हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, डू नॉट आया, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए डू लगाते हो। डू के साथ फर्स्ट वर्ब, ये आप जानते हो, डू डज डिड के साथ, डू डज डिड के साथ हम क्या करते हैं, V1 का यूज करते हैं। यहाँ पर डू नॉट वांट, यहाँ तक तो सही है। अटेंड द मैरिज, यहाँ पर टू मिसिंग है, यहाँ पर क्या है, टू मिसिंग है। वांट टू अटेंड द मैरिज, है ना। यहाँ पर अटेंड के पहले क्या आना चाहिए, टू आना चाहिए। वैसे दोनों पार्ट एक ही में दे देता तो बेटर रहता, है ना। हालांकि अगर कोई वर्ड एड ऑन करना है तो फिर अगले वाले पे उसको ले जाया करो। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वांट टू अटेंड द मीटिंग, करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट, आप जानते हो दो वर्ब को कनेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, बीच में टू चाहिए, टू इन्फिनिटिव बनाना पड़ेगा। वांट के साथ टू इन्फिनिटिव, वांट टू अटेंड। माई कलीग ऑलवेज वर्क्स लेटर देन मी। अब एक बात समझना, देखो, एक वर्ड होता है लेट, है ना, और लेट से आप क्या बनाते हो, कंपैरेटिव लेटर, LATTER, है ना। और एक आप बनाते हो लेटेस्ट, ये पहला बन गया लेट, लेटर, लेटेस्ट। ये हो गया पॉजिटिव डिग्री, ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री, और ये हो गया सुपरलेटिव डिग्री, सही है। अब मैंने कहा लेट से दूसरा आपका वर्ड बन जाता है लेटर, LATER, और एक बन जाता है आपका कौन सा, लास्ट। तो लेट के डबल कंपैरेटिव एंड डबल सुपरलेटिव है, आप ध्यान से देखो,
ये डबल सुपरलेटिव हो गए, है ना। अब प्रॉब्लम यही आती है, देखो एक चीज और समझना है, एडजेक्टिव में जब आप डिग्री पढ़ते हो और जहां जहां पर डबल एडजेक्टिव बनते हैं, है ना, जहां जहां पर डबल कंपैरेटिव या डबल सुपरलेटिव बनते हैं, वहां वहां क्वेश्चन बनता है। ये जो लेटर है LATTER, ये बताता है ऑर्डर को, ऑर्डर मतलब क्रम को, है ना। और ये जो लास्ट है ये बताता है ऑर्डर को। दो वर्ड ऐसे हैं जो ऑर्डर को बताएंगे, क्रम को बताएंगे, और दो वर्ड ऐसे हैं लेटर और लेटेस्ट, ये दोनों टाइम को बताएंगे, टाइम को डिफाइन करेंगे। अब एक बात समझना, ऑर्डर क्या होता है और टाइम क्या होता है। मैंने कहा मान लो ए और बी दो चीज़ें हैं, एक ए है एक बी है, ए बी से बाद में आता है, ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर है, ए बी के बाद में आता है ना, ए बी के बाद में आता है, ये क्या है, ये बेसिकली ऑर्डर है। इतनी बात समझ में आ गई। जैसे मान लो यहाँ पर रोहन बैठा हुआ है, रोहन बैठा हुआ है, या मान लो ऐसे लिखा मैंने ऑफ टी एंड कॉफ़ी, टी एंड कॉफ़ी, मान लो ऐसे लिखा है। अब मैं कहूँ मुझे कॉफ़ी पसंद है, मैं कहूँ मुझे कॉफ़ी पसंद है, कॉफ़ी पसंद है, तो इसका मतलब बाद वाले ऑर्डर की बात करो, ये पहला है ये बाद वाला है, ऑर्डर समझ में आ गया, है ना। लेकिन ये दो के ऑर्डर में आता है, ये दो से ज़्यादा के ऑर्डर में आता है, और ये दोनों बाद वाले केस में आते हैं, ऑर्डर के केस में बाद वाला। ये जो लेटर होता है इसका मतलब होता है बाद में। ये हिंदी मीनिंग ही यहाँ पर याद रखना, मीनिंग याद रखोगे तो आप आसानी से कर पाओगे। लेटर मतलब बाद में, लेटेस्ट का मतलब होता है हाल ही में, हाल ही में मतलब रिसेंट। एक काम करते हैं, इस पे क्वेश्चन बनाते हैं, है ना, इस पे क्वेश्चन बना लेते हैं। दो तीन क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, चूंकि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है तो आपका एक ही बार में क्लियर हो जाएगा, देन आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। जैसे लेट टेक सम क्वेश्चन, मैंने कहा ऑफ ऑफ कैटरीना, 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 ऑफ कैटरीना एंड, ऑफ कैटरीना एंड प्रियंका, प्रियंका, आई लाइक, आई लाइक दी, है ना, लेटर लास्ट वन, लास्ट वन। ये पहला क्वेश्चन है। मैंने कहा दूसरा क्वेश्चन, ही केम, ही केम लेटर, लेटर, लेटर देन यू, लेटर देन यू, लेटर देन यू। एक और, व्हाट इज द लास्ट लेटेस्ट स्कोर, स्कोर ऑफ इंडियन टीम, इंडियन टीम। ठीक है, अब समझना मेरी बात। देखो हम पुराने ज़माने के एग्जाम्पल क्यों लें, सरस्वती, सुखदेई, है ना, ऐसे नाम क्यों लें। कैटरीना एंड प्रियंका, मैंने कहा ये कह रहा आई लाइक द लेटर, लेटर मतलब प्रियंका की बात करो, ये दो के केस में बाद वाला। ही केम लेटर, लेटर देन यू। अब कह रहा है वो तुमसे बाद में आया, कह रहा वह जो है तुमसे बाद में आया, लेटर यहाँ पर सीक्वेंस ऑर्डर नहीं बता रहा है या टाइम बता रहा है। व्हाट, आप एक बात और याद रखना कि जब भी आप न्यूज की बात करते हो, जब भी आप न्यूज की बात करते हो, जब आप स्कोर की बात करते हो, वहाँ पर टाइम होता है, वहाँ पर ऑर्डर नहीं होता। व्हाट इज द लास्ट स्कोर नहीं, व्हाट इज द लेटेस्ट स्कोर। तो होप सो बना पाओगे आप। एक चीज़ और यहाँ पर समझना है, वो ये है कि जैसे लेटर और लास्ट लगाते हो, ऐसे दो वर्ड आते हैं फॉर्मर और फर्स्ट, फॉर्मर और फर्स्ट, ये भी ऑर्डर बताते हैं, ये दो के केस में और ये दो से ज़्यादा के केस में, बट ये ऑर्डर में पहले वाले को बताते हैं, पहले वाला। जैसे मैंने कहा टी एंड कॉफ़ी, आपने कहा टी पसंद है, तो ये फॉर्मर होगा, सही है। अब इसी में अगर मान लो तीसरी चीज़ मैं विस्की जोड़ दूँ, मान लो मैंने विस्की जोड़ दिया, ऑफ टी कॉफ़ी एंड विस्की। अब मैंने कहा टी के बारे, आप टी के बारे में बात करोगे तो आप फर्स्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर नंबर केवल देखने होते हैं आपको, कि दो के केस में पहले वाला फॉर्मर, दो से ज़्यादा के केस में पहले वाला फर्स्ट, दो के केस में लास्ट आखिरी वाला लेटर, और दो से ज़्यादा के केस में आखिरी वाला लास्ट। ये लेटर टाइम, ये लेटेस्ट टाइम, इसका मतलब बाद में, और इसका मतलब हाल ही में, रिसेंट। अब इस क्वेश्चन पे आओ, माई कलीग, जो मेरा कलीग है, ऑलवेज वर्क्स, ये वर्क्स इसी के लिए लगा रहा हूँ, कलीग सिंगुलर इसलिए वर्क्स आ रहा है, लेटर देन,
LATER आएगा, देन लगा है कह रहा है, और टाइम की बात कर रहा है, यहाँ पर टाइम की बात कर रहा है, दैट इज वाई आप किसके साथ जाओगे, LATER। यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा, लेटेस्ट नहीं आएगा, लेटर आएगा। माई कलीग लेटेस्ट तो यूज ही नहीं कर रहा है, लेटर यूज कर रहा था, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर प्रॉब्लम है बेसिकली। नेक्स्ट, मिस्टर सुमन आस्क्ड मी टू पैक माई लगेज। ये तो देखते ही बता दो कि बच्चों वाला क्वेश्चन है, मैं इसमें क्या ही बताऊँ। लगेज अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसका प्लूरल नहीं बनता है। AG वाले अनकाउंटेबल नाउन आप देख लो, लगेज, बैगेज, ब्रिकेज, है ना, ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। बाकी अनकाउंटेबल नाउन के लिए वो दोनों बातें बता दी हैं, प्लूरल नहीं बनाओगे। देखो ये बातें ध्यान से सुन लो, अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए या एन का यूज नहीं करोगे, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता। तीसरा आता है कि अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं वो सिंगुलर होते हैं, बाय डिफॉल्ट सिंगुलर होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं इनके साथ आप मच का यूज करते हो, है ना। जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं इनके साथ मैनी नहीं लगाते हो, इनके साथ लिटिल का यूज करते हो, है ना। तो ये इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। इनके साथ अगर आप सिंगल यूनिट में बताना चाह रहे हो तो आप ईश ऑफ लगा सकते हो, एन आर्टिकल आप लगा सकते हो, एन आइटम आप लगा सकते हो आप, है ना, तो वैसे डिफाइन कर पाओगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट विल बी सेकंड। 45, व्हाइल आई वाज वॉकिंग टू द स्टोर माय फ्रेंड कॉल्ड मी एंड आस्क्ड फॉर अ फेवर। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो व्हाइल कंजक्शन है, आई वाज वॉकिंग, आई के साथ वाज आता है, ध्यान रखना वर्ड नहीं लगाया करो। इमेजिनेशन वाले केस में बनता है, वो मैं आगे बताऊंगा। आई वॉज वॉकिंग सही है, टू द स्टोर ये प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ तक कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पास्ट हो चुका है। माई फ्रेंड कार्ड का मतलब पास्ट, सही है। मी एंड, और एंड के पहले पास्ट है तो बाद में भी पास्ट आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा माई फ्रेंड कॉल्स, यहाँ पर कॉल्ड आएगा एंड आस्ट आएगा, ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, द एम्प्लॉय वर कंफर्टेबल with me and they talked about their problems since I have worked there as a manager। देखो एम्प्लॉयज कैसा हो गया, प्लूरल, आपने लिखा वर। अच्छा वर कैसे थे, कंफर्टेबल एडजेक्टिव है ना, तो ये एम्प्लॉयज के बारे में बता रहे हो तो सही है। अगर यहाँ कंफर्टेबली लिखते तो रॉन्ग हो जाता। विथ मी प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट आ गया, एंड लगा रहा हो तो अगली क्लॉज स्टार्ट होगी, है ना। और एंड दो सिमिलर क्या कहते हो आपकी, एंड दो सेम काइंड ऑफ एक्शन को क्या करता है, कनेक्ट करता है। दे टॉक्ड, अब देखो यहाँ वर था, पास्ट था, यहाँ पर टॉक्ड आ गया, सही है। अबाउट, टॉक के साथ अबाउट लगा सकते हो। टॉक टू समबडी होता है, ये ध्यान देना, टॉक टू समबडी, टॉक अबाउट समथिंग, तो कंफ्यूजन ना रहे यहाँ से, टॉक अबाउट समथिंग, है ना। तो दे टॉक्ड अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, उन्होंने अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बात की, ये दे के अकॉर्डिंग देयर आया, सही है। सिंस कह रहा है जब से, आई, सही है, आई हैव वर्कड देयर एज अ मैनेजर, कह रहा है जब से मैंने वहां पर एज अ मैनेजर काम किया है। अब आपके मन में एक डाउट हो सकता है, पता है क्या, वो डाउट ये आ सकता है कि यहाँ पर वर है, यहाँ पर टॉक्ड है, यहाँ पर हैड आना चाहिए, जबकि इस केस में सिंस वाले केस में ये सही है, सिंस वाले केस में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सिंस वाला केस अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो एक प्रॉपर्टी आपकी बनती है जहाँ पर सिंस के साथ हम प्रेजेंट और पास्ट एक साथ यूज कर लेते हैं, तो वो डिस्कस करेंगे एक प्रॉपर्टी। फिलहाल यहाँ पर ये देखोगे तो हैव वर्कड सही है, बाकी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, सेंटेंस नो एरर है। इस सेंटेंस में आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जरूर फाइंड आउट करोगे। और एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूँ, जरूरी नहीं है उसने सेंटेंस, आपके माइंड सेट क्या होता है आपका पता है, आपका माइंड सेट बिल्कुल सिंपल सा होता है कि अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन पुटअप किया है, अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन पुटअप किया है तो इसका मतलब डेफिनेटली उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी, जबकि ऐसा डैम श्योर नहीं है, मतलब ऐसा श्योर नहीं है कि भाई उसने क्वेश्चन पुटअप किया है तो प्रॉब्लम होगी ही होगी, आप ये दावे के साथ नहीं कह सकते हो, है ना। ये वाली बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट में आते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी, है ना, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस लाइक सोलर एंड विंड पावर will replace traditional fossils and help reduce carbon emissions। सर एक एक पॉइंट को मैं आपको समझाता हूँ, देखना ध्यान सुनना। मैंने कहा एनर्जी कैसी है, जो रिन्यूएबल है, एडजेक्टिव है, और रिन्यूएबल एबल लगा करके एडजेक्टिव बना लोगे, रिन्यूएबल सही है। कह रहा सोर्सेस,
रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, है ना, एनर्जी सोर्सेस ये कंपाउंड नाउन है पूरा, रिन्यूएबल एडजेक्टिव हो गया। लाइक, अब एक बात समझना, लाइक जो है ना, अब यहाँ पर अब आपको ये लग रहा होगा सोर्सेस प्लूरल है इसलिए एस एस नहीं लगाए, ये वाली बात समझना। लाइक के दो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, लाइक वर्ब होता है एंड लाइक प्रपोजिशन होता है। जब वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है पसंद करना, का मीनिंग होता है पसंद करना। प्रपोजिशन होता है तो इसका मतलब के समान, के जैसा, की तरह। जैसे मैंने कहा आई लाइक यू, और मैंने कहा आई वर्क लाइक यू। अब दोनों में डिफरेंस है, ये वाली बात समझना। पहले वाले में है आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, सही है। सेकंड वाले में आप कह रहे हो आई वर्क, मैं काम करता हूँ, लाइक यू, तुम्हारे तरह, जिस तरीके से तुम काम करते हो वैसे मैं काम करता हूँ, है ना, ये कहना चाह रहा है। तो यहाँ पर जो लाइक है, आप ये पहचानो कैसे, कहाँ पर वर्ब है, कहाँ पर प्रपोजिशन है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन मैं बनाता हूँ, मैंने कहा सी लाइक हर सिस्टर्स, वर्क हार्ड, ये है। मैंने कहा सी लाइक हर सिस्टर वर्क हार्ड, कह रहा है वह अपनी बहनों की तरह क्या करती है, कठिन परिश्रम करती है। यहाँ लाइक प्रपोजिशन है, ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हो गया, और इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर वर्क्स लगाना था, है ना। जैसे यहाँ पर आई वर्क लाइक, मान लो यहाँ पर यू ना दे करके मैं ही या हिम लिख देता, ही दे देता या हिम दे देता, तो यहाँ पर हिम आता है क्योंकि प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो ये जो लाइक है ये आपका प्रपोजिशन है। कह रहा है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, और किसके तरीके, जैसे सोलर है एंड विंड पावर है। विल रिप्रोड्यूस, और विल या सेल के साथ आप क्या करते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हो अकॉर्डिंग टू फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। विल या सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। यहाँ पर रिप्लेस नहीं आएगा, यहाँ पर रिप्लेस आएगा, रिप्लेस ट्रेडिशनल फॉसिल्स फ्यूल एंड हेल्प रिड्यूस, बाकी तो सही है। यहाँ पर क्या होगा, विल रिप्लेस आएगा, इट मीन्स करेक्ट आंसर कौन सा बन जाएगा, दैट विल बी थर्ड। नेक्स्ट, मिस्टर सूर्या हैज नो इंटीरियर, यहाँ पर गैप होगा, ये वाली बात ध्यान देना। मिस्टर सूर्या हैज नो इंटीरियर मोटिव इन ऑफरिंग यू सपोर्ट, है ना। अब चेक करते हैं, मिस्टर सूर्या क्या है, सब्जेक्ट है, हैज वर्ब हो गई, इंटीरियर मोटिव नाउन हो गया, मोटिव कैसा है, इंटीरियर, एडजेक्टिव हो गया, नो डिटर्मिनर हो गया, सही है। इन ऑफरिंग कह रहा कोई भी उनका इंटीरियर मोटिव नहीं है, किस चीज में, कह रहा है ऑफर करने में। यू सपोर्ट, तुम्हें सपोर्ट करने के लिए, यू सब्जेक्ट हो गया, सपोर्ट वर्ब हो गई, सही है। यहाँ भी प्रेजेंट, यहाँ भी प्रेजेंट है, इनके साथ ये जीरेंड बन गया, इसका मतलब सेंटेंस नो एरर है। ये लो नेक्स्ट, मिसेज श्री लक्ष्मीज म्यूजिकल इंटेलिजेंट इज सुपीरियर टू मिसेज सुमाज। अब देखो एक बात समझना, पहले तो आपके मन में वही आया होगा कि आई आर के साथ हम क्या करते हैं, टू, ये जेनिटर एडजेक्टिव होते हैं। जेनिटर एडजेक्टिव मतलब जो एडजेक्टिव आई आर में फिनिश होते हैं, सीनियर, जूनियर, प्रायर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, है ना, इनके साथ आप टू लगाते हो। जैसे मैंने कहा मान लो ये लिखा है जूनियर टू, जूनियर देन लिखा है, ये तो इनकरेक्ट हो गया, जूनियर देन, यहाँ पर आ जाएगा जूनियर टू, एक ही आ गया। और मैंने एक और लिखा मोर जूनियर टू, फिर मैंने लिखा मच जूनियर टू, एक और ले लिया मच मोर जूनियर टू। आ जाओ चेक करते हैं, इनमें बात कर लेते हैं सभी में। देखो आई आर के साथ टू आएगा, सही है, जूनियर के साथ देन नहीं आएगा, टू आएगा, ये तो करेक्ट हो गया। अच्छा मोर डबल कंपरेटिव हो गया, ये भी कंपरेटिव, ये भी कंपरेटिव, ये तो गलत हो गया। एक और आ गया, एक दो एग्जांपल और ऐड ऑन कर लेता हूँ मैं। मैंने कहा मोर मेजर प्रॉब्लम, और एक और ले लिया मोर मेजर प्रॉब्लम, एक ये ले लिया एल्स देन, एक ये ले लिया प्रेफर देन, नेक्स्ट ले लिया मोर प्रेफरेबल टू, एक और ले लिया मच प्रेफरेबल,
ठीक है, अब आते हैं सब में डिस्कस कर लेते हैं। देखो जितने पॉइंट आपने बनाए हैं, ये हो गया सर फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन एंड 10, है ना। ये पूरे 10 पॉइंट क्लियर कर लो, 3-4 चीज़ें आपकी एक साथ कवर हो जाएंगी। देखो मैंने कहा सर सिंपल सी बात है, मोर जूनियर डबल कंपरेटिव हो गया। हाँ, कंपरेटिव के साथ मच लगा सकते हो, ये सही हो गया। मच मोर जूनियर तो वो तो गलत हो गया, वैसे भी मोर जूनियर की वजह से। मोर मेजर और माइनर के साथ आप मोर का यूज नहीं करते, ये भी इनकरेक्ट हो गया। ये वाली बात याद रखनी, एल्स के साथ हम बट का यूज करते हैं, ना कि देन का। ऐसे प्रिफर और प्रेफरेबल के साथ, प्रिफर और प्रिफर एबल के साथ, प्रिफर एबल के साथ हम क्या लगाते हैं, टू का यूज करते हैं, है ना। और दूसरा प्रिफर वर्ब है, प्रेफरेबल एडजेक्टिव है। अगर डिफरेंस कभी जरूरत पड़े तो याद रखना। इस के साथ देन नहीं आएगा, ये इनकरेक्ट हो गया। प्रिफर के साथ देन नहीं आएगा, टू आएगा, ये इनकरेक्ट हो गया। मोर प्रेफरेबल डबल कंपरेटिव हो गया, हालांकि टू लगा है बट डबल कंपरेटिव हो गया मोर लगाने से। मच प्रेफरेबल आप लिख सकते हो। तो सर ये सारी कहानी आपकी क्लियर हो गई यहाँ से। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। देखो ये तो मैंने समझा दिया, अब कहीं टू वाला आएगा तो आप वहाँ पर मैं पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, है ना। यहाँ पर सुपीरियर टू सही लिखा है, तो ये वाली बात क्लियर है। मिसेज श्री लक्ष्मीज म्यूजिकल इंटेलिजेंट नहीं होगा। अब देखो म्यूजिकल जो है ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद क्या चाहिए, नाउन। यहाँ पर नाउन, इंटेलिजेंट और इंटेलिजेंस में अंतर होता है। इंटेलिजेंस जो होता है वो नाउन होता है, यहाँ पर आएगा इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस ये नाउन होगा। और हमें यहाँ नाउन चाहिए, क्योंकि म्यूजिकल एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद नाउन चाहिए, ये बनेगा म्यूजिकल इंटेलिजेंस। तो मिसेस श्री लक्ष्मी की म्यूजिकल इंटेलिजेंस है। अब हो सकता है अपॉस्ट्रोफी ऐसा हटा करके दे देता तो भी प्रॉब्लम बन जाती, है ना। तो ये वाली बात ध्यान देना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा म्यूजिकल इंटेलिजेंस, पार्ट नंबर सेकंड। बाकी इन्फो भी आपको याद रखनी है। मिसेज अभिलाष एंड हिज फैमिली हैव रिसीव्ड नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंसिडेंट। मैंने कहा मिस्टर अभिलाष एंड हिज फैमिली, सही है। और एंड से दो कनेक्ट कर रहे हो तो प्लूरल आएगी, तो हैव रिसीव्ड, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल। नो इन्फॉर्मेशन, है ना, ये वाली बात भी सही। एक बात और याद रखना, नो इज इक्वल टू होता है नॉट एनी। या अगर कभी क्वेश्चन बन जाए तो याद रखना नो इज इक्वल टू नॉट एनी। तो नो के साथ एनी, अगर मैं यहाँ एनी लगा देता नो एनी इन्फॉर्मेशन तो गलत हो जाता है। तो ये वाला बस पॉइंट याद रखना। अबाउट द इंसिडेंट प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, सही है, सेंटेंस नो एरर है। चलो नेक्स्ट। आफ्टर द कंसर्ट was over, they go to a restaurant, had dinner together and talked until midnight. अब एक एक पॉइंट क्लियर करते हैं सर इसमें भी। देखो समझते हैं इसको। मैंने कहा यहाँ पर क्या पॉइंट है कि आपने कहा आफ्टर प्रपोजिशन हो गया, द कंसर्ट was over, कंसर्ट के अकॉर्डिंग was लगा, कंसर्ट के अकॉर्डिंग was लगा, और यहाँ से पता चल गया कि सेंटेंस पास्ट में है, सही। दे गो ये प्रेजेंट आ गया, टू अ रेस्टोरेंट, हैड डिनर, हैड से पता चल गया पास्ट है, एंड टॉक्ड यहां से भी पता चल गया पास्ट है। अब एक बात बताओ कि अगर पास्ट होगा तो पूरा पास्ट होगा, फिर बीच में प्रेजेंट वगैरह नहीं आना चाहिए, है ना। जैसे कि यहाँ पर बीच में प्रेजेंट लगा है, कहाँ पर प्रेजेंट लगा है, गो के साथ। यहाँ पर गो के साथ, गो की जगह पर क्या आना चाहिए, वेंट आना चाहिए। गो की जगह पर क्या आना चाहिए मेरे भाई, वेंट आना चाहिए। और वेंट क्यों आएगा उसका रीजन समझ लो। वेंट आने का सिंपल सा रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर पास्ट, यहाँ पर पास्ट और यहाँ पर पास्ट, तीनों जगह पास्ट है, तो गो की जगह पर वेंट आ जाएगा। वेंट टू अ रेस्टोरेंट, यहाँ पर पार्ट नंबर सेकंड। अगर अभी ये सोचो कि आप प्रेजेंट में बना लो तो आप कहाँ कहाँ चेंज करोगे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तीन तीन जगह, तो कम से कम इंप्रूवमेंट करना होता है। जेरी वॉज ड्राइविंग होम लेट, है ना, होम लेट व्हेन द इंसिडेंट टुक प्लेस। अच्छा एक चीज बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, देखो जेरी सब्जेक्ट हो गया, वॉज हेल्पिंग वर्ब, ड्राइविंग मेन वर्ब, है ना, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब। और कहाँ ड्राइव कर रहा था, घर के लिए, होम। अब एक बात समझना, देखो होम अकेला लिख रहे हो बिना डिटर्मिनर के तो ये एडवर्ब होता है। तो अगर आप ऐसे लिखो ही वेंट टू होम, ही वॉज ड्राइविंग टू होम, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि टू यहाँ नहीं गिवन है, इसका मतलब ये सही है बिल्कुल, है ना। अगर यहाँ पर हिज होम लिखा होता तो फिर टू लगाना पड़ता हमें। तो जेरी वॉज ड्राइविंग होम, ये वाली बात सही है। लेट,
लेट मतलब देरी से। अब एक और डिफरेंस आपको यहाँ समझना है, लेट वर्सेस लेटली। लेट वर्सेस लेटली ये भी याद रखना। लेट का मतलब देरी से होता है और लेटली का मतलब होता है हाल ही में, रिसेंट का मीनिंग देता है लेटली। तो कह रहा है जेरी वॉज ड्राइविंग होम लेट, देर से घर जा रहा था, व्हेन द इंसिडेंट टुक प्लेस। अब यहाँ पास्ट यहाँ पास्ट, इसका मतलब सेंटेंस में एरर हो गया। बट मैं ये वाला सेंटेंस थोड़ा सा बता दूं आपको। लेट तो आप बना ही लोगे। मैंने कहा ही वॉज पनिश्ड, एक स्टेटमेंट ये है, ही वॉज पनिश्ड बिकॉज ही केम लेटली, ही केम लेटली। मान लीजिए ये स्टेटमेंट है, आई हैव मेट माई स्कूल टीचर, I have met my school teacher late. Now he is very old. देखो अब दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सिंपल से हैं, आप चेक कर पाओगे। कह रहा है उसको पनिश किया गया। क्यों पनिश किया गया? क्योंकि वो लेट से आया, लेट आ जाएगा। लेट एक्चुअली पता है, लेट के दोनों पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। लेट एडजेक्टिव भी होता है, लेट एडवर्ब भी होता है। जब ये वर्ब को डिफाइन करेगा तो एडजेक्टिव होगा, और जब ये नाउन को डिफाइन करेगा तो एडजेक्टिव। जब ये वर्ब को डिफाइन करेगा तो एडवर्ब होगा, नाउन को डिफाइन करेगा तो एडजेक्टिव। मान लो मैंने लिखा लेट फी, अब ये लेट फी जो है यहाँ पर लेट एडजेक्टिव है। आई हैव मेट माई स्कूल टीचर, लेटली आ जाएगा। हाल ही में मैं अपने स्कूल टीचर से मिला, इस समय वो बहुत कैसे ओल्ड हो गए। 53 आई हैव संग लेट इट गो बिफोर क्राउड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आज आप सॉल्व करते हैं। और मुझे पता है डैम श्योर इसमें आप गलतियां करने वाले हो, क्योंकि आप जिस पॉइंट को सर्च कर रहे होगे वो पॉइंट आपको मिलेगा नहीं। ओ भाई देखो समझना, आई सब्जेक्ट हो गया, हैव हेल्पिंग वर्ब हो गई, हैज हैव हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है संग। डूअर पहले तो एक्टिवाइज में लिखा जाएगा। आई हैव संग, यहाँ तक क्लियर। अब ये ब्रैकेट में लिख रहा है, देखो लेट इट गो, लेट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सही है। लेट के बाद क्या यूज करता हो? V1 यूज करता हो, बेस फॉर्म यूज करता हो। बिफोर क्राउड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। अब इस बात को समझना थोड़ा सा, देखो ये सही लिखा है थाउजेंड्स ऑफ पीपल। रीजन बताता हूँ मैं आपको कि ये वाले वर्ड आपने पढ़े होंगे। देखो ये वाला कॉन्सेप्ट, डजन, हंड्रेड, थाउजेंड, लाख, मिलियन, बिलियन। मान लो ये वर्ड है, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक तो हिंदी अर्थ से निकाल सकते हो कि अगर आपको, मान लो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, टू डजन पीपल, 2 डजन पीपल, और मैं ऐसे लिख रहा हूँ डजन ऑफ पीपल। अब मैं दोनों पॉइंट समझाता हूँ आपको। देखो मैंने कहा इसको बोलोगे आप 2 दर्जन लोग, दर्जन बोल रहे हो ना तो सिंगुलर है, सही है। आप यहाँ पर बोलोगे दर्जनों लोग, अब यहाँ डजन्स आ जाएगा। तो एक तो हिंदी अर्थ से निकाल लो आप, जैसे आपने कहा हजार तो थाउजेंड आएगा, आपको हजारों तो थाउजेंड्स आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? एक तो हिंदी मीनिंग आपको हेल्प कर जाएगा। दूसरा, अगर ना समझ में आया तो देखो इसके पहले नंबर लगा है, नंबर लगा होगा तो सिंगुलर, नंबर नहीं लगा होगा तो प्लूरल। जैसे इसके पहले नंबर नहीं लगा तो ये तो सही हो गया। ये क्लियर हो गया, थाउजेंड्स ऑफ पीपल। अभी आगे मिलेगा तो मैं समझाऊंगा, नहीं समझ लेना आप। यहाँ पर प्रॉब्लम इसमें है क्राउड, और क्राउड के पहले आर्टिकल आ आना चाहिए। अ क्राउड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। देखो एक बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको समझाता हूँ। तो जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ना, ये विदाउट आर्टिकल नहीं होना चाहिए, विदाउट आर्टिकल नहीं आना चाहिए। कोई ना कोई डिटर्मिनर, आर्टिकल, कुछ ना कुछ होना चाहिए इसके साथ। अगर नहीं है तो फिर गलत है। यहाँ पर फिलहाल पहले आंसर टिक कर लो, करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट
अब बाकी मैं आपको समझाता हूँ, देखो क्यों मैं ये वाली बात क्यों कह रहा हूँ, उसका रीजन बताता हूँ मैं आपको। मैंने कहा मान लो सपोज दैट देखो ये दो क्वेश्चन है, दोनों को मैं समझाता हूँ आपको। मैंने कहा जहाँ भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा वो विदाउट आर्टिकल यूज नहीं होना चाहिए, बस सिंपल सा पॉइंट है। मैंने कहा यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, बॉट वर्ब है, लैपटॉप सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अब देखो ना तो ए एंड द या कोई दूसरा डिटर्मिनेंट भी नहीं लगा है, यहाँ पर आ जाएगा आई हैव बॉट अ लैपटॉप। सिंगुलर, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन विदाउट आर्टिकल यूज नहीं किए जाते हैं, है ना। आई बॉट अ लैपटॉप, जैसे ये राधिका डजंट लाइक टू वियर ज्वेलरी, राधिका ज्वेलरी पसंद वियर करना पसंद नहीं करती है। बट यस्टरडे सी वोर अ रिंग, रिंग वर्ड काउंटेबल नाउन है, इसकी जगह पर आएगा अ रिंग। क्लियर हो गई बात। यहाँ पर अब इस वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, 54 वाले पे देखो, टू ऑफ द वर्ड्स बेस्ट फॉरवर्ड्स। अब एक चीज समझना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा पीओ है, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो गया सर, टू हो गया, और टू के अकॉर्डिंग हैज नहीं आएगा, हैव आएगा। ये करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पर, हैव प्लेड अलोंग साइड। ठीक है नेक्स्ट, आवर फैमिली इज प्लानिंग अ ट्रिप टू यूरोप नेक्स्ट समर वेयर वी शुड विजिट सेवरल फेमस लैंडमार्क्स एंड एंजॉय लोकल कजीन। कजीन मतलब जानते हो आप ना, फूड वगैरह के लिए यूज करते हो। आर फैमिली सही है, इज प्लानिंग, फैमिली सिंगुलर, उसके अकॉर्डिंग इज के साथ आईएनजी फॉर्म, डूअर पहले है तो ये सही है। अ ट्रिप, देखो ट्रिप सिंगुलर काउंटेबल विदाउट आर्टिकल नहीं आएगा। टू यूरोप, टू प्लस, ये प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल यूजुअली हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट समर, अब देखो एक चीज और है कि फ्यूचर में प्लान्ड एक्शन को आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से लिख लेते हो, जैसे ये है नेक्स्ट समर हम प्लानिंग कर रहे हैं यूरोप के ट्रिप में जाने के लिए, है ना। ये वाली बात तो सही हो गई। वेयर वी शुड विजिट सेवरल फेमस लैंडमार्क्स एंड एंजॉय लोकल कजीन, जहाँ पर हम क्या करेंगे, बहुत सारे जो फेमस लैंडमार्क्स हैं वहाँ पर विजिट करेंगे और एंजॉय करेंगे, लोकल कजीन को एंजॉय करेंगे, है ना। अब एक चीज समझो पहले, कह रहे हैं यहाँ पर वेयर जो है, ये जो लिख रहा है, ये वाला जो फ्रेज लिख रहा है, ये वाला फ्रेज इनकरेक्ट है। यहाँ पर डायरेक्ट इसको लिखना चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए, आर फैमिली इज प्लानिंग अ ट्रिप टू यूरोप नेक्स्ट समर टू विजिट, ये पर्पज बताना चाह रहे हो तो इन्फिनिटिव लगा सकते हो, टू विजिट सेवरल फेमस लैंडमार्क एंड एंजॉय। अब देखो यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, देखो अब पूरा कनेक्ट हो जाएगा। शुड की वजह से प्रॉब्लम होगी आपको, ये वाला इस स्टेप को आप अगर सॉर्ट कर दोगे, अगर रखना भी चाह रहे हो तो आप वी सैल के साथ जा सकते हो, फिर शुड ना लगाओ, उतना अप्रोप्रिएट नहीं होगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट विल बी फर्स्ट। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे चलते हैं। दीपक इज स्टडिंग बीटेक एट आईआईटी दिल्ली टू बिकम एन इंजीनियर। आइए सर चेक करते हैं, देखो क्या कह रहा है। दीपक सही है, इज सही है, इज के साथ आईएनजी फॉर्म, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, बीटेक सही है, एट आईआईटी दिल्ली, ये वाली बात भी सही है। टू बिकम, टू प्लस V1 सही है, एन इंजीनियर, नो एरर। ही ऑलवेज वांट्स टू बी इन द कंपनी ऑफ दोज हु वर इंटेलेक्चुअल सुपीरियर टू हिम। अब चेक करो, ये सब्जेक्ट, ऑलवेज एडवर्ब, वांट्स ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, सही है। ही के अकॉर्डिंग वांट्स, टू बी बनना चाहता है, इन द कंपनी, वांट्स टू बी इन द कंपनी, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, ऑफ दोज प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, हु और पीपल है, देखो ये जो दोज है ये
somebody के लिए यूज कर रहे हो तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग हु लगा रहे हो आप, तो ये वाली बात भी सही हो गई, है ना। हु किसके लिए आता है, लिविंग के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए। हु आर, ये सब्जेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग आर। इंटेलेक्चुअल सुपीरियर, तो सुपीरियर तो ये तो एडजेक्टिव हो गया, और सुपीरियर है, और कितना सुपीरियर है, इंटेलेक्चुअल, ये एडवर्ब होगा। यहाँ पर इंटेलेक्चुअल नहीं होगा, यहाँ पर आएगा इंटेलेक्चुअली, इंटेलेक्चुअली, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर बनेगा हु आर इंटेलेक्चुअली सुपीरियर टू हिम, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी 4, इंटेलेक्चुअली सुपीरियर बनेगा। बाकी देखो सुपीरियर के साथ टू करेक्ट है। और एक बात और समझना, देखो एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ, मैंने कहा ये लिखा है ही इज सीनियर, ही इज सीनियर टू, है ना, आई ऑब्लिक मी, तो ये ध्यान रखना टू के बाद मी ही ऑब्जेक्टिव केस ही यूज करोगे, आई के साथ मत चले जाना। जो आपको मान लो तो वैसे मी लिखेगा, बट आपको लगे कि नहीं यहाँ सब्जेक्ट की कंपेयर सब्जेक्ट से करेंगे तो यहाँ आई आएगा, ऐसा नहीं है। एवरी स्टूडेंट, टीचर एंड पेरेंट्स इन द हॉस्टल डिसाइडेड टू ट्रेवल टू दिल्ली टू विटनेस द रिपब्लिक डे परेड। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस पे देखते हैं। देखो पहली बात ये समझना, ईच एवरी जो होते हैं ये डिटर्मिनर होते हैं, है ना, ये डिटर्मिनर है। इनमें से ईच जो है वो प्रोनाउन भी बन जाता है, ये दोनों सिंगुलर होते हैं। तो इनके साथ अब देखना एक कॉन्सेप्ट आता है आपका डीएसवीपी का, डीएसवीपी, डिटर्मिनर सब्जेक्ट वर्ब पॉजेसिव। ये इंग्लिश की अपनी फैमिली है, डी दादाजी है, दादाजी से फैमिली स्टार्ट होती है। तो डिटर्मिनर सब्जेक्ट वर्ब पॉजेसिव, तो इनमें रिलेशन है सब, ये सिंगुलर, ये सिंगुलर, ये सिंगुलर, ये सिंगुलर, ये प्लूरल, ये प्लूरल, ये प्लूरल, ये प्लूरल, है ना। या तो सभी सिंगुलर या तो सभी प्लूरल। एक चीज़ और कि जरूरी नहीं है हर सेंटेंस में चारों टर्म यूज करे, किसी में केवल सब्जेक्ट वर्ब से काम चला लेगा, किसी में सब्जेक्ट वर्ब पॉजेसिव आ जाएंगे, किसी में चारों आ जाएंगे। जैसे एवरी और ईच एवरी हमेशा कैसे होता है, सिंगुलर होते हैं। तो एवरी के साथ स्टूडेंट सिंगुलर हो गया, सही है, टीचर सिंगुलर हो गया, एंड पेरेंट्स नहीं आएगा, पेरेंट आएगा, है ना, क्योंकि ये प्लूरल हो गया। अब आप कहोगे पेरेंट तो होता नहीं मेरे भाई, बिल्कुल पेरेंट होता है, समझना, माता या पिता में से कोई एक वो पेरेंट है। पेरेंट्स मतलब माता या पिता में दोनों। यहाँ पर क्या यूज करोगे, ईच स्टूडेंट, ईच एवरी स्टूडेंट, एवरी टीचर एंड पेरेंट इन दी हॉस्टल डिसाइडेड, ये हो गया प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, और इनके लिए वर्ब आ गई डिसाइडेड, सेकंड फॉर्म तो किसी के साथ भी लगा सकते हो आप, है ना। हालांकि क्वेश्चन मैंने ऐसे बनाया था, वो टाइपिंग में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पर ऐसे बनाया था कि एवरी स्टूडेंट एंड टीचर्स ऐसे लिखा था, हालांकि वो पेरेंट डाल दे कोई प्रॉब्लम नहीं, पेरेंट कर सकते हो उसकी जगह, है ना। ये वाली बात क्लियर हो गई, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी 4। देखिए सर, ईच और एवरी के बारे में कुछ और एडिशनल पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। एक तो हमने डिस्कस किया ईच एवरी सिंगुलर होते हैं, और दूसरा जो फर्दर पॉइंट है, जैसे मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको बता रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन इस पे हम क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा एवरी ऑफ द बुक्स इज वेरी यूजफुल, एक ये स्टेटमेंट है। अनदर स्टेटमेंट मैंने कहा ये है ईच ऑफ द प्लेयर्स इज प्लेइंग वेल, एक और स्टेटमेंट, आई हैव टू कार्स एंड ईच कार, एवरी कर लो, एवरी कार इज वेरी कॉस्टली, almost each bird can fly। एक और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ये देखिएगा, एवरी वर्ड एंड एवरी लाइन ऑफ द poems of Wordsworth fascinate us
पैशनेट एस, टूवर्ड्स नेचर, टूवर्ड्स नेचर। अब एक काम करते हैं, डिस्कस करते हैं। देखो समझना, मैंने कहा ये जो ईच होता है ना, ईच के दोनों फंक्शन होते हैं। ईच आपका डिटर्मिनर भी है, ईच आपका एडजेक्टिव भी है। ऐसे आप समझो, ईच जो है वो आपका डिटर्मिनर भी है और प्रोनाउन भी है। एवरी जो है ये केवल और केवल आपका डिटर्मिनर होता है, एडजेक्टिव होता है, ये प्रोनाउन नहीं होता। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं समझ में आई तो याद रखना एवरी ऑफ रॉन्ग होता है, ईच ऑफ करेक्ट होता है। क्योंकि जैसे एवरी ऑफ लिखोगे तो एवरी प्रोनाउन बन जाएगा, एवरी ऑफ ये इनकरेक्ट होगा, यहाँ पर आ जाएगा ईच ऑफ, क्योंकि ईच प्रोनाउन है। जैसे ऑफ ऑफ लगा रहे हो, देखो ये बात समझना, डिटर्मिनर वो वर्ड होते हैं जिनके बाद में नाउन आता है, तो ये दोनों तरीके से यूज हो जाएगा। इसके बाद में नाउन है तो ये डिटर्मिनर या एडजेक्टिव बनेगा, नहीं है तो प्रोनाउन बन जाएगा। इसके बाद मस्ट है, एवरी के बाद नाउन का होना मस्ट है, केवल ये डिटर्मिनर है, एडजेक्टिव है, ये प्रोनाउन नहीं है। या आपको कुछ ना समझ में आए तो सिंपली याद रखना एवरी ऑफ रॉन्ग होता है, ईच ऑफ करेक्ट होता है, तो पहले वाले में ईच ऑफ आ जाएगा। बाकी सही है, बुक्स प्लूरल इज सिंगुलर, ईच ऑफ द प्लेयर्स सही है, ये वाली बात तो इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई हैव टू कार्स, एक बात और यहाँ समझनी है आपको कि जो ईच है ये टू के लिए आता है एंड मोर देन टू के लिए भी आता है, लेकिन जो एवरी है ये हमेशा प्लस टू के लिए आएगा, मोर देन टू के लिए आएगा। आई हैव टू कार्स, टोटल कार कितनी है? दो, और दो के लिए फिर आपने एवरी लगा रखा है, यहाँ पर करेक्ट आंसर आना चाहिए ईच। ऑलमोस्ट ईच बर्ड कैन फ्लाई, अब ये वाला पॉइंट मैं यहाँ पर समझाता हूँ, समझना। देखो ये कुछ टर्म है, जैसे ऑलमोस्ट, नियरली, नियरली, अप्रोक्सीमेटली, 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 है ना। इनके साथ क्या यूज करोगे? ऑलमोस्ट है, नियरली है, अप्रोक्सीमेटली है, इनके साथ आप यूज करते हो एवरी का, इनके साथ ईच नहीं लगना है, इनके साथ क्या यूज करोगे आप? एवरी यूज करोगे, है ना। सिंपल सा पॉइंट याद रखना है। ऑलमोस्ट, नियरली, अप्रोक्सीमेट, जैसे ये वाला क्वेश्चन आपका दे रहा था, यहाँ पर देखोगे तो आप ऑलमोस्ट ईच बर्ड कैन फ्लाई, आप कहोगे यहाँ पर डिफाइन क्या करोगे? या ऑलमोस्ट एवरी बर्ड कैन फ्लाई, ऑलमोस्ट एवरी बर्ड कैन फ्लाई, इस ईच की जगह एवरी आ जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑलमोस्ट, यहाँ पर आ जाएगा एवरी बर्ड कैन फ्लाई। एवरी वर्ड एंड एवरी लाइन ऑफ द पोएम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ, अब देखो यहाँ से ऑफ द पोएम्स, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, ऑफ वर्ड्सवर्थ प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, दो प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या बन गया? एवरी वर्ड एंड एवरी लाइन, ये सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर आ जाएगा फैसिनेट्स। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो मेन वर्ब में एस या ईएस का यूज करते हैं, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। होप सो क्लियर होगी बात। बाकी ये पॉइंट क्लियर हो गया आपका। अप्रॉक्सीमेटली, नियरली, ऑलमोस्ट के साथ हम क्या करते हैं? एवरी। हैविंग नोन, हैविंग के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हो। एक चीज और समझना, देखो इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये स्ट्रक्चर होगा एक्टिव का, ये स्ट्रक्चर होगा पैसिव का। तो ध्यान देना किस तरीके से यूज करा। हैविंग नोन दैट द ट्रेन वॉज ऑलरेडी ऑन द प्लेटफॉर्म दे रैन फास्टली, ये वाली बात जानते हुए कि ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म पर है, दे रैन फास्टली, वो तेजी से दौड़े टू कैच इट, है ना। अब देखोगे तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि फास्टली नहीं आना चाहिए, फास्टली के प्लेस पर क्या आ जाएगा? फास्ट, क्योंकि फास्ट दोनों फंक्शन कर जाता है, फास्ट ही आपका एडजेक्टिव होता है एंड फास्ट ही आपका एडवर्ब होता है। जैसे आपने कहा ही वॉज वर्किंग फास्ट, मैंने कहा द फास्ट वर्कर, फास्ट वर्कर्स, यहाँ पर फास्ट क्या है? एडजेक्टिव है। मैंने कहा ही इज वर्किंग फास्ट, फास्ट क्या बन गया? एडवर्ब बन गया। तो दोनों जगह आप डिफाइन कर पाओगे इसको, है ना। तो यहाँ पर फास्ट, हालांकि ये वर्ड पहले यूज होता था, अब वर्ड ऑब्सोलीट हो गया है, तो यहाँ पर आएगा दे रैन फास्ट, फास्टली के प्लेस पर नस्ट। एक चीज और समझना, कुछ वर्ड जैसे आप कहते हो फास्ट है, जैसे आप कहते हो हार्ड है, डायरेक्ट है, डायरेक्ट है, स्ट्रेट है, डायरेक्ट है, स्ट्रेट है ना, एनफ है,
एनफ है, ये ऐसे वर्ड है जिनके ड्यूल आपको, जैसे हार्ड मिल जाएगा आपको, हार्ड, जैसे लेट मिल जाएगा, ये ऐसे वर्ड है जिनके ड्यूल फंक्शन है। ड्यूल फंक्शन मतलब ये एडजेक्टिव भी होते हैं और एडवर्ब भी होते हैं। जब नाउन के साथ आ जाएंगे तो एडजेक्टिव बन जाएंगे, वर्ब को डिफाइन करेंगे या एडजेक्टिव को डिफाइन करेंगे तो एडवर्ब बन जाएंगे, है ना। माई सिस्टर एंड आई, अब ये एनफ वगैरह से क्वेश्चन बनते हैं, आगे डिस्कस करेंगे जहाँ पर मिलेगा, है ना। हार्ड वगैरह से क्वेश्चन बनते हैं, जहाँ पर मिलेंगे वहाँ डिस्कस कर लेंगे। अभी केवल इतना समझ लो कि ये वर्ड जो हैं फास्ट, हार्ड, डायरेक्ट, स्ट्रेट, एनफ, हार्ड, लेट, ये कैसे हैं, ये एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का फंक्शन करता है। माई सिस्टर एंड आई, माई सिस्टर एंड आई, सही है। वर्क, वर्क वर्ब हो गई और ये सब्जेक्ट हो गया माई सिस्टर एंड आई। वेरी हार्ड, अब देखो यहाँ हार्डली नहीं यूज कर पाओगे, है ना, समझना। वर्क के बारे में बता रहा है, हार्ड और हार्डली में डिफरेंस होता है, देखो ये वाली बात समझना कि हार्ड आपका दोनों फंक्शन कर जाएगा, एडजेक्टिव एडवर्ब, जबकि जो हार्डली होगा वो केवल और केवल नेगेटिव एडवर्ब होता है, ये केवल नेगेटिव एडवर्ब होता है। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, एक काम करते हैं मैं डिफाइन कर देता हूँ आपको, हार्ड और हार्डली वाले एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैं पहले क्वेश्चन पेन डाउन कर रहा हूँ, फिर उसके बाद और डिस्कस करेंगे। मैंने कहा पहला क्वेश्चन है, he is working, he is working hardly, he is working hardly, he hard hit the thief, hit the thief, he hard hit the thief. Next, we have saved, we have saved, we have saved our hardly earn money, ठीक है। अब इनमें डिस्कस करने हैं आपको, कहाँ पर हार्ड सही है, कहाँ पर हार्ड नहीं सही है। एक चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ, देखो ये जो अगर आप एडवर्ब के तौर पर यूज करो, वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए आपको एडवर्ब चाहिए और वहाँ पर हम यूज करेंगे हार्ड बाद में। अगर पहले लिखना है, पोजीशन पर डिपेंड करेगा, मीनिंग पर डिपेंड करेगा। ये पॉजिटिव मीनिंग देगा बाद में आएगा, ये नेगेटिव मीनिंग देगा और वर्ब से पहले आएगा, ये वाली बात समझना। कहीं भी डिग्री की बात कर रहे हो आप, अगर मान लो आप किसी एडजेक्टिव की डिग्री की बात करो और वहाँ पर आपको लगाना है तो हार्ड ही आएगा, हार्डली नहीं आएगा। जैसे ही वॉज वर्किंग हार्ड, ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। सी हार्डली, अब ये हिट वर्ब है और वर्ब के पहले आप लिखना चाह रहे हो, हार्डली आ जाए। सी हार्डली हिट द थीफ, वी हैव सेव्ड आर हार्डली अर्न मनी, मनी वर्ड नाउन हो गया, अर्न एडजेक्टिव हो गया। और कितना अर्न किया है, कह रहा है कैसे अर्न किया है, मेहनत से अर्न किया है, हार्ड। वैसे भी डिग्री को डिफाइन करने के लिए आपको हार्ड चाहिए ना कि हार्डली, तो डिफरेंस ध्यान रखना है यहाँ से। कह रहा है माई सिस्टर एंड आई वर्क वेरी हार्ड, कह रहा है मेरी बहन और मैं मेहनत से काम करते हैं। नेवरदलेस, ये एक कंजक्शन है ना, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। नेवरदलेस का मतलब होता है फिर भी। माई ब्रदर डज नॉट डू एनी टास्क असाइन टू हिम, मेरी बहन और मैं दोनों लोग कठिन परिश्रम करते हैं, फिर भी मेरा जो भाई है डज नॉट डू, है ना, नहीं करता, एनी टास्क, कोई भी काम, वो कोई भी काम नहीं करता, असाइन टू हिम, वो कोई भी काम उसको असाइन नहीं करता है, ये कहना चाह रहा है। अब ये वाली बात देखो, नेवरदलेस जो होता है ये मतलब कंट्राडिक्टरी कंजक्शन होता है। जो बात पहले बता रहा हो, जो बात बाद में बता रहे हो, दोनों एक दूसरे कंट्राडिक्टरी होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर आप सिंपली एंड से काम चला सकते हो कि माई सिस्टर एंड आई वर्क वेरी हार्ड एंड माई ब्रदर डज नॉट डू एनी टास्क असाइन टू हिम। यहाँ पर क्या होना चाहिए, नेवरदलेस जो है वो इनकरेक्ट है, पार्ट नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर है सर? नेक्स्ट, माई ब्रदर परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली गुड इन द क्लास टेस्ट हेल्ड यस्टरडे। माई ब्रदर सब्जेक्ट हो गया, परफॉर्म वर्ब हो गए, कैसे परफॉर्म किया यहाँ पर आपको पता है, या ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वेल, वेल क्या है, एडवर्ब, और एक एडवर्ब को डिफाइन करने के लिए दूसरा एडवर्ब क्या लगा है, एक्सट्रीमली लगा है। यहाँ पर एक्सट्रीमली वेल आना चाहिए, पार्ट नंबर 4। द टीचर आस्क्ड हिम टू नॉट कीप डिस्टर्बिंग द क्लास बट इट हैड नो इफेक्ट। देखो एक एक तोड़ना, द टीचर सब्जेक्ट हो गया, आस्क्ड वर्ब हो गई, पास्ट हो गई यहाँ पर, आस्क के बाद ऑब्जेक्ट है हिम। अच्छा एक चीज समझना, ही आस्क्ड इफ, ये ही आस्क्ड इफ, ये भी करेक्ट है। आपने कहा ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी इफ, ये भी करेक्ट है।
ये जो आस्क है दोनों तरीके से काम कर जाता है, ट्रांजिटिव भी इंट्रांजिटिव भी। क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट आया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। तो आस्क एक ऐसी वर्ब है जिसको आप ड्यूल तरीके से वर्क ले सकते हो उसका। वो ट्रांजिटिव भी हो सकती है, इंट्रांजिटिव भी हो सकती है। आप उसको विदाउट ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो और विथ ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो, जबकि सेट के साथ ऐसा नहीं है। आपने लिखा ही सेड दैट, ये तो सही हो गया, बट जैसे आप यहाँ पर ऐसे लिखोगे ही सेड मी दैट, ही सेड मी दैट, अब ये इनकरेक्ट हो गया। या तो सेड टू लिखो या तो टोल्ड लगो, है ना। तो ऐसा आस्क के साथ नहीं, सही है। और टू नॉट कीप, अब ये इनकरेक्ट हो गया, यहाँ पर आना चाहिए नॉट टू कीप, ये टू इधर आएगा। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं जरा समझना, पहले तो ये आंसर कर लो। ये बन जाएगा नॉट टू कीप। अब ऐसा क्यों किया जरा समझना। टू प्लस V1 क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है, इसको टू इन्फिनिटिव बोलते हैं, टू इन्फिनिटिव कहते हैं। जब आप इसके बीच में एडवर्ब डाल देते हो, टू और V1 के बीच में, V1 के बीच में कोई एडवर्ब डाल देते हो तो ये स्प्लिट हो जाता है। याद रखना, एक एडवर्ब भी एक इन्फिनिटिव को स्प्लिट करेगा, और हमें किसी इन्फिनिटिव को स्प्लिट नहीं करना चाहिए, है ना। डू नॉट स्प्लिट एनी इन्फिनिटिव, हमें किसी भी इन्फिनिटिव को स्प्लिट नहीं करना चाहिए। तो ये वाली बात ध्यान रखना। इसलिए ये जो नॉट है ये एक एडवर्ब है। टू और कीप, कीप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो टू कीप लिखोगे, नॉट पहले आ जाएगा, नॉट टू, इसलिए इस नॉट को पहले ला रहे हैं। तो द टीचर आस्क्ड हिम नॉट टू कीप डिस्टर्बिंग, इसलिए ये करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। इन्फिनिटिव को कभी भी ब्रेक नहीं करते, नेवर ब्रेक एनी इन्फिनिटिव, सिंपल सा पॉइंट है। और एक और क्वेश्चन बन जाएगा ये वाला, इफेक्ट और अफेक्ट वाला, ये भी याद रखना। EFFECT और AFFECT, ये जो इफेक्ट होता है ये नाउन होता है, जो अफेक्ट होता है ये आपकी वर्ब होती है। इसका मतलब प्रभाव और इसका मतलब प्रभाव डालना। तो डिफरेंस ध्यान रखना। जैसे नो लगा है, नो डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर के बाद नाउन आना चाहिए। जैसे क्वेश्चन ऐसे दे रहा था, पता है, बाकी तो सब सही लिख रहा था, टीचर आस्क्ड हिम नॉट टू कीप डिस्टर्बिंग द क्लास बट इट हैड, है ना। और यहाँ पर लिख रहा था नो अफेक्ट, ऐसे लिख रहा था नो अफेक्ट, है ना। तो ये नो अफेक्ट नहीं होगा, नो इफेक्ट होगा, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, वी टुक डिनर एट अ चाइनीज रेस्टोरेंट एंड वर अमेज्ड टू सी द इंटीरियर ऑफ अ रेस्टोरेंट। अब एक एक चेक करना आप। वी सब्जेक्ट हो गया, टुक सेकेंड फॉर्म मतलब पास्ट हो गई। डिनर, डिनर इन जनरल अगर आप करते हो तो वहां पर आप आर्टिकल का यूज नहीं करते हो, है ना। डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच अगर इन जनरल यूज है तो फिर आर्टिकल नहीं लगेगा जब तक उनको स्पेसिफाइड नहीं किया जाए। तो वी टुक डिनर, ये सही लिखा है बिल्कुल, इन अ चाइनीज रेस्टोरेंट, कहाँ पर किया, ये प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट है यहाँ से यहाँ तक, सही है। एंड वर अमेज्ड, अब देखो ये जो एंड लगा है ना, इसके बाद डायरेक्ट वर्ब लगा रहा है, वर अमेज्ड, अमेज्ड मतलब एडजेक्टिव है यहाँ पर। अब ये जो वर है ये किसके लिए आ रहा है, ध्यान सुनना। ये तो हो गया इन अ चाइनीज रेस्टोरेंट, वी सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब टुक है, और फिर से वी सब्जेक्ट है, और उस वी का वर्ब जो है वो वर है। यहाँ पर वी लिखना चाहिए बट वो कॉमन कर लेता है इस केस में ऐसे। तो वी वर अमेज्ड, ये वाली बात सही हो गई, वी के अकॉर्डिंग वर्ड लगा है, और इधर पास्ट है तो इधर भी पास्ट हो गया। अमेज्ड टू सी द इंटीरियर, और किसका इंटीरियर, किसका, रेस्टोरेंट का। और कौन सा रेस्टोरेंट, जो कि चाइनीज रेस्टोरेंट है। तो रेस्टोरेंट डिफाइन कर दिया है, डिफाइन कर दिया तो आर्टिकल द आएगा। आप जानते हो जहां पर चीजें डेफिनेट होती हैं हम क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे एक बात समझना, मैं एक सेंटेंस आपको देता हूँ। मैंने कहा आई बॉट अ लैपटॉप, आई बॉट अ लैपटॉप, है ना। अब आगे जब मैं लिखूंगा इसको तो ऐसे लिखूंगे, द लैपटॉप वॉज वेरी वेरी यूजफुल। तो एक नाउन को जब आप फिर से रिपीट करते हो तो फिर आर्टिकल द के साथ लिखना होता है। ऐसे यहाँ पर आप रेस्टोरेंट के बारे में बता चुके हो, रेस्टोरेंट कौन सा है, चाइनीज रेस्टोरेंट है, दैट इज वाई वी यूज आर्टिकल द। यहाँ पर आ जाएगा, फिर आ नहीं लगेगा, आ नहीं लगेगा, आ की जगह द आ जाएगा। द इंटीरियर ऑफ द रेस्टोरेंट, कैमल्स टेंड टू मूव स्लोली देन अदर डोमेस्टिक एनिमल्स इन द प्लेन्स। अब एक पता है आपके मन में डाउट आना चाहिए कि कैमल्स के पहले आर्टिकल द क्यों नहीं लगा है। मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ। देखो, जो भी प्लूरल नाउन होते हैं
जितने भी प्लूरल नाउन होते हैं, है ना, प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल कॉमन नाउन, ये दो तरीके से यूज होते हैं। एक होते हैं इन जनरल और एक जब इनको स्पेसिफाइड किया जाता है। पहली बात, प्लूरल नाउन के साथ आर्टिकल ए या एन का यूज नहीं करते हो। दूसरा, आप क्या करते हो, इन जनरल है तो नो आर्टिकल आएगा और स्पेसिफाइड है तो आर्टिकल द आएगा। अब ये वाली बात समझनी है आपको। आपसे मैं पूछता हूँ ना आर्टिकल कितने टाइप के होते हैं, तो आप क्या बताते हो? आर्टिकल दो टाइप के होते हैं, इंडेफिनिट ए एन और डेफिनिट द। मैंने कहा तीसरा वाला कौन बताएगा? थर्ड वन इज नो आर्टिकल, इन्वेंटेड बाय पीएसपी सर, है ना। तो ये ओमिशन ऑफ आर्टिकल है, ये वाली बात समझना। ये जो नो आर्टिकल जिसको लिख रहे हो, ये पता है, ये इसकी और ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है ना। तो अब जैसे कोई प्लूरल नाउन है, इन जनरल है तो नो आर्टिकल आएगा, स्पेसिफाइड है तब द आएगा। मैंने कहा ये लिखा हुआ है, गर्ल्स आर मोर लेबोरियस देन बॉयज, है ना। तो लड़कियों की तारीफ करूँ मैं, गर्ल्स जो होते हैं वो ज़्यादा लेबोरियस होती हैं लड़कों की अपेक्षा, ठीक है। और ये वाली बात बिल्कुल सही है, उनके पास, है ना, बहुत सारे काम होते हैं, घर के भी काम होते हैं, घर के काम भी कर लेंगी, अपना मेकअप भी कर लेंगी, बाकी काम भी निपटा लेंगे, उसके बावजूद भी पढ़ लेंगी। लड़कों के पास एक ही काम है, पढ़ना, वो भी ढंग से नहीं हो पाता है। तो ये कहना क्या चाह रहा है, गर्ल्स आर मोर लेबोरियस देन बॉयज, लेकिन ये डिफाइन नहीं कर रहा है कौन सी गर्ल्स, कहाँ की गर्ल्स। यहाँ पर नो आर्टिकल, गर्ल्स आर मोर लेबोरियस देन बॉयज, डायरेक्ट ऐसे लिखोगे। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर मैं ऐसे लिखूँ, जरा समझना, मैंने कहा कि गर्ल्स ऑफ योर क्लासरूम, गर्ल्स ऑफ योर क्लासरूम आर मोर लेबोरियस बॉयज ऑफ माई क्लासरूम, अब मैंने कहा अब बताओ सर, अब कैसे डिफाइन करोगे? अब सिंपल हो गया आपके लिए पिक करना। देखो मैंने कहा गर्ल्स, कौन सी गर्ल्स, कह रहा ऑफ योर क्लासरूम। और देखो कोई भी नाउन डेफिनेट कब होता है, डेफिनेट होगा तभी दा लगाओगे, स्पेशलाइज्ड हो तभी दा लगाओगे, है ना। डेफिनेट होगा कब होगा? जब उसके साथ कोई क्लॉज लिख दो, कोई फ्रेज लिख दो, या उसके लिए पहले से कोई प्रीवियस इंफॉर्मेशन दी गई हो। इन सिचुएशंस में क्या होता है, वो डेफिनेट हो जाता है। जैसे यहाँ पर आपने एक फ्रेज लिख दिया है गर्ल्स को डिफाइन करने के लिए, बॉयज को डिफाइन करने के लिए भी एक फ्रेज लिख दिया है ना। यहाँ पर बनेगा द गर्ल्स ऑफ योर क्लासरूम, द बॉयज ऑफ योर क्लासरूम। अब ये क्वेश्चन देखो वापस, कैमल्स, और कौन से कैमल्स, कुछ बता रहा है? नहीं बता रहा है, कह रहा है टेंड टू मूव, है ना, मूव करते हैं स्लोली देन अदर डोमेस्टिक एनिमल्स इन द प्लेन्स। तो प्लेन्स में ये बहुत धीरे चलते हैं बाकी जितने भी डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनकी अपेक्षा। लेकिन ध्यान से देखो, यहाँ देन लगा है मतलब कंपैरिजन है तो स्लोली का कंपैरेटिव डिग्री आना चाहिए, कंपैरेटिव आया नहीं है। यहाँ पर कंपैरेटिव क्या बनेगा, स्लोली, मोर स्लोली एंड मोस्ट स्लोली। यहाँ पर बनेगा मोर स्लोली देन, है ना। यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा मूव मोर स्लोली देन, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर होगी बात? अच्छा ये था, इन सम कंट्रीज यू आर नॉट एबल टू ड्रिंक अंटिल यू आर 21। कह रहे कुछ कंट्रीज में, कह रहा है यू आर नॉट एबल। अच्छा एबल, देखो एक और चीज यहाँ पर समझना है आपको कि कैन या कुड, कैन हो या कुड हो, इनका मतलब क्या होता है, बी एबल टू, है ना, बी एबल टू। या तो कैन लगा लो या कुड लगा लो या फिर बी एबल टू लगा लो, है ना। ये वाली बात समझना, इसका मतलब होता है किसी चीज में समर्थ होना, कैपेबल होना। ये कैपेसिटी को बताता है, पावर को बताता है ना। एक और क्वेश्चन बन जाता है कि कैन या कुड के साथ हम एबल टू का यूज नहीं करते हैं, वो क्वेश्चन भी आपने जरूर पढ़ा होगा, आई होप सो। अब यहाँ क्या कहना चाह रहा है, देखो समझो, इन सम कंट्रीज, कुछ देशों में, यू आर नॉट एबल टू, आप समर्थ नहीं हो, ड्रिंक, आप ड्रिंक करने में समर्थ नहीं हो,
until you are 21, जब तक आप 21 के नहीं हो तब तक आप ड्रिंक करने में समर्थ नहीं हो। अब एक बात समझो, ड्रिंक करने में कौन व्यक्ति समर्थ नहीं होगा? ड्रिंक करने में कौन व्यक्ति समर्थ नहीं होगा? सोचो, जिसके जिस ड्रिंक करने में कौन नहीं समर्थ होगा? जो आई मीन जो चीज़ों को निगल नहीं पा रहा होगा, है ना, जिसके माउथ में क्या कहा जाए, माउथ से ना तो खा पा रहा होगा ना पी पा रहा होगा, वही। लेकिन यहाँ पर ये वाली बात थोड़ा कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि कुछ कंट्रीज में अब ये जो एबल टू लगा रहे हो ये गलत है, इसकी जगह आप ये लगाओ अलाउड टू। अलाउड टू का मतलब अनुमति नहीं है, ये कहना चाह रहा है जब तक आप 21 साल के नहीं होते हो तब तक कुछ कंट्रीज में आप ड्रिंक करने के लिए अलाउड नहीं हो। समर्थ हो, आप पी सकते हो, आप ड्रिंक कर सकते हो, आप ड्रिंक करने में कैपेबल हो, है ना। तो वो वाली बात नहीं कह रहा है, यहाँ पर कहना चाह रहा है कि मतलब आपको परमिशन नहीं है, आपको अलाउ नहीं है कि आप 21 के पहले ड्रिंक करें, है ना। बड़ी अच्छी प्यारी सी बात ही मुझे याद आ गई कि मैं अपने घर वालों को समझाता हूँ, है ना भाई। दांत में अगर कीड़े लग गए हैं, पिताजी को समझा रहा था मैंने कहा दांत में अगर कीड़े लग गए हैं, मैंने पिताजी विस्की पिया करो, है ना। सॉरी, मैं इस तरीके मजाक करता हूँ पापा से, है ना। तो मैंने कहा आप विस्की पिया करो, तो बोले उससे क्या होगा? मैंने कहा आप विस्की पियोगे तो उसकी एक खास बात है। मैंने कहा 3 दिन विस्की पियो, चौथे दिन बंद कर दो, मैंने कीड़ा जो है वो ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, है। तूने कहा ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 3 दिन हम विस्की लें, चौथे दिन कीड़ा बाहर आ जाएगा, है। मैंने कहा सिंपल सी बात है कि 3 दिन जब आप विस्की लेंगे तो चौथे दिन वो निकल करके बाहर पूछेगा कि भाई आज विस्की नहीं मिली, क्या बात है ना, क्योंकि उसको भी टेस्ट लग चुका होगा विस्की का, है ना। चले मेरे भाई, ये देसी नुस्खे हैं, देसी इलाज है ना। सॉरी, मैं पिताजी से ऐसा डिस्कस करता हूँ तो उसके लिए, है ना। चलो, अब आप में से कोई ज्ञान देने आ जाएगा, बताओ ऐसी बात करते हो पिताजी से। मेरे ख्याल से पिता और पुत्र में रिलेशन फ्रेंडली होना चाहिए। जब पिता के जो जूते हैं ना, शूज जो हैं, वो पुत्र को होने लगे तो फिर वो डिफरेंस खत्म करने चाहिए। आगे चलते हैं, 66 वाले पे आते हैं। इट कैन गेट एक्सट्रीम कोल्ड ड्यूरिंग द विंटर्स, है ना। तो अब इस सेंटेंस को देखो, ये तो ऑलरेडी वैसे डिस्कस कर चुके हो आप। इट कैन, ये वाली बात सही है। गेट यहाँ तक सही है। कोल्ड, कोल्डर, कोल्डस एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव को डिफाइन करने के लिए एडवर्ब चाहिए, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्सट्रीमली। हालांकि इस तरीके का क्वेश्चन कर रखे थे ऑलरेडी, यहाँ पर आ जाएगा एक्सट्रीमली कोल्ड, ये आपने करेक्ट कर लिया होगा। नेक्स्ट, ही इज नॉट रिच सो ही कैन नॉट अफोर्ड टू बाई एन एक्सपेंसिव कार। यहाँ तक सही है, ही इज नॉट रिच, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इसलिए आप रीजन बताना चाह रहे हो, ही कैन नॉट अफोर्ड, वह अफोर्ड नहीं कर सकता, वह अमीर नहीं है इसलिए अफोर्ड नहीं कर सकता क्या, टू बाई, खरीदना, एन एक्सपेंसिव कार। नो एरर, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीतू हैज बीन वेटिंग फॉर मी फॉर लास्ट नाइट इन द मॉर्निंग। अब देखो यहाँ पर ये वाली बात सही है, नीतू हैज बीन के बाद आईएनजी फॉर्म आएगी। फॉर मी से ये प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट है, फॉर द लास्ट नाइट नहीं होगा, यहाँ पर आएगा सिंस लास्ट नाइट। सिंस लास्ट नाइट विल बी योर करेक्ट फ्रेज। यहाँ पर फॉर नहीं आएगा, पार्ट नंबर 4 हो जाएगा सिंस लास्ट नाइट। तो बात क्लियर हो गई। नीतू हैज बीन वेटिंग फॉर मी सिंस लास्ट नाइट। अब मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो आपने वो बचपन से पढ़ा होगा कि पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस, पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर, है ना, आपने पढ़ा है। एक काम करते हैं, मैं आपको कुछ एग्जांपल कराता हूँ। देखो मैंने कहा यहाँ पर लिखा है 4 o'clock, 4 o'clock, मैंने कहा 5:30 PM, 5:30 PM। मैंने कहा ये लिखा है 2 years, 2 years। मैंने कहा 1994, यहाँ पर लिखा है 2 days। यहाँ पर लिखा है 5 months, months। यहाँ पर लिखा हुआ है मार्च। नेक्स्ट है आपका अ लॉन्ग टाइम, अ लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट है आपका मैनी ईयर्स,
मैनी ईयर्स, सेवरल मंथ्स, सेवरल मंथ्स, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, बर्थ, बर्थ, लास्ट डे, लास्ट डे। बाकी आप डिफाइन कर लोगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले इनको फिल करते हैं पूरा। इनमें क्या करना है, सिंस या फॉर फिल करना है पहले। तो कहाँ पर सिंस आएगा एंड कहाँ पर फॉर आएगा वो आपको देखना है। देखो 4 o'clock, एक मैं आपको बहुत प्यारा सा फिगर बना के समझाता हूँ, तो आपको हमेशा के लिए सिंस फॉर हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। मरते दम तक आप नहीं भूलोगे मेरे भाई, ऐसा नहीं मजाक में कह रहा हूँ, सीरियसली कह रहा हूँ, मरते दम तक नहीं भूलोगे है। देखो ये क्या है, ये वॉच बनी हुई है, ये क्या बनी है, वॉच। यहाँ पर 12, 6, 3, 9, क्लियर। फिर आपने कहा 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। ये जो आपने बनाया ये पॉइंट है। जैसे जैसे ये आपने 12 बनाया, ये 1 बनाया, 2 बनाया, 3 बनाया, 4 बनाया, 5 बनाया, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये जितने बनाए ये आपने पॉइंट बनाए। अब मैं कहूँ 10 बजे पॉइंट है, मैं कहूँ 12 बजे पॉइंट है, 4 बजे पॉइंट है ना। ये वाले तो पॉइंट हो गए। पॉइंट में क्या लगाते हो, सिंस। पॉइंट में क्या आता है, सिंस आता है। मैंने कहा 2 बजे से 4 बजे तक 2 घंटे, अब ये पीरियड आ गया। और पीरियड वाले में क्या लगाते हो, फॉर लगाते हो, है ना। किन्हीं भी 2 के बीच का, किन्हीं भी 3 के बीच का, ये फॉर है, ये फॉर है, ये फॉर है। अब तो समझ गए होगे। मैंने कहा 2 घंटे से, मैंने कहा 10 मिनट से, 20 मिनट से, 2 घंटे से, 4 घंटे से, जो भी कहोगे वहाँ फॉर आ जाएगा। पहला डिफरेंस क्लियर हुआ। दूसरा बताता हूँ मैं। देखो मैंने कहा ये ईयर का कैलेंडर है, ये ईयर का कैलेंडर है। मेरा बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बताना एक ईयर में कितने सेकंड होते हैं। एक ईयर में कितने सेकंड होते हैं, जी हाँ ध्यान से सुनिएगा, एक ईयर में कितने सेकंड होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये आपने बना रखे हैं। ये पॉइंट है सर, ये क्या हो गया, ये सिंस हो गए। ये जितने आपने बनाए ये सब सिंस हैं। और इनके बीच का क्या हो गया, फॉर हो गया। अब क्लियर हो गया। मैंने कहा मार्च है, सिंस मार्च। अक्टूबर है, सिंस अक्टूबर। सिंस दिसंबर। आपने कहा 4 महीने से, 6 महीने से, 8 महीने से, फॉर आ गया, ठीक। तो ऐसे फिगर बना करके आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जैसे एक और मैंने बनाया, हाँ क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया आपने, मैं अभी तक इंतजार कर रहा था कि आप बताएंगे। पहला दिन होता है संडे, मंडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड लास्ट डे होता है सैटरडे। ये जो आपने बनाए रखे ये पॉइंट बना रखे, जहाँ ये जो डॉटेड वाला एरिया, ये देखो ये क्या है, डैश वाला एरिया, ये बेसिकली सिंस है। और इनके बीच का जो एरिया है ये फॉर है। समझ आए। एक ईयर में टोटल जो सेकंड होते हैं वो 12 सेकंड होते हैं। बड़ी सरप्राइज कर देने वाली बात है कि एक ईयर में जो टोटल सेकंड होते हैं वो कितने होते हैं, वो 12 होते हैं। अब आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ। जी हाँ, मैं आपको बताता हूँ, ज्ञान की बात है ना, बट आप किसी से शेयर मत करिएगा। देखो एक सिंपल सी बात अगर मैं आपको बताऊं, ये वाली बात बिल्कुल सिंपल सी है कि पहला 2 जनवरी, 2 फरवरी, 2 मार्च, सेकंड, अब टोटल सेकंड कितने हो गए, 12, ये लो, है ना। 2 दिसंबर तक, 2 जनवरी, 2 दिसंबर तक 12 होता है, ठीक। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, देखो अब फिल करते हैं, अब आप बना लोगे। आइए सर बात करते हैं। मैंने कहा यहाँ पर सिंस आएगा, सही है, यहाँ पर सिंस आएगा, सही है, फॉर आ जाएगा, सिंस आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, फॉर आ जाएगा, फॉर आ जाएगा, सिंस आ जाएगा, फॉर आ जाएगा। लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन है फॉर। नेक्स्ट में देखो मैनी ईयर्स फॉर, सेवरल ईयर्स फॉर, और चाइल्डहुड सिंस, बर्थ सिंस, लास्ट डे, लास्ट डे, लास्ट डे के साथ सिंस, लास्ट डे के साथ फॉर। ये याद रखना। देखो एक बात और समझना है यहाँ पर,
कि बेसिकली इस वाले में अब आप कहोगे ये दोनों समझाओ तो हम जाने, बिल्कुल समझाता हूँ मेरे भाई। देखो, ये जीवन की टाइमलाइन है। यहाँ पर किसी व्यक्ति का बर्थ हुआ, यहाँ पर चाइल्डहुड है, इसके बाद ये एडल्ट हुआ, यहाँ पर इसकी मैरिज हुई, यहाँ पर इसका डाइवोर्स हुआ, यहाँ पर ओल्ड एज आ गई और यहाँ पर डेथ हो गई। ये व्यक्ति की लाइफ का सर्कल है, ठीक है। अब आप कहोगे डाइवोर्स को भी आपने एक कंडीशन में रखा है, ये भी जीवन की एक स्टेज है। बिल्कुल भाई, एक स्टेज है। कोई उस स्टेज से होकर के गुजरता है, कोई नहीं गुजरता है, बात एक अलग है। किसी के जीवन में वो, है ना, वो समय आता है, किसी के लाइफ में वो टाइम नहीं आता है। तो मैंने कहा बर्थ, अब ये टाइम है और इनके बीच का अगर आप बोलोगे तो ये फॉर हो जाएगा। तो चाहे बर्थ से कहो, चाइल्डहुड से कहो, ये सब इस वजह से सिंस है। इसको याद रखना, लास्ट डे तो सिंस लास्ट डे। देखो इसमें 3 वर्ड हैं, इसमें 3 लेटर हैं, ऐसे याद कर सकते हो। ऐसे अगर मैं आपसे कहूँ कि लास्ट मंथ लिखा है तो सिंस आ जाएगा, लास्ट मंथ लिखा है तो फॉर आ जाएगा। अब होप्स तो आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब उस इस क्वेश्चन पे आ जाओ। अब आपको पता चल गया कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंस आ जाएगा। सिंस लास्ट नाइट, लास्ट आ नाइट दिया होता तो फॉर के साथ जाते। सिंस ये क्या दे रहा है, लास्ट नाइट दिख रहा है, इसलिए सिंस के साथ जाओगे। आफ्टर नोइंग ट्रुथ द ज्यूरी टुक द राइट डिसीजन इन द केस। सत्य को जानने के बाद, सत्य को जानने के बाद ज्यूरी ने अपना राइट डिसीजन दिया, केस में अपना राइट डिसीजन दिया। सत्य को जानने के बाद ज्यूरी ने, अब देखो कई ऐसे फ्रेजेज होते हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता होता है। जैसे आफ्टर नोइंग द ट्रुथ होगा, आफ्टर नोइंग द ट्रुथ, ही डायड द रॉन्ग नंबर। जैसे रॉन्ग के साथ, जैसे ट्रुथ के साथ, इनके साथ आर्टिकल द का आप यूज करते हो, ये बनेगा आफ्टर नोइंग द ट्रुथ ही डायड द रॉन्ग नंबर, है ना। ही रीच द राइट प्लेस। जैसे कुछ वर्ड आप याद रखो, जैसे ट्रुथ है, जैसे रॉन्ग है, जैसे लेफ्ट है, राइट है ना। इनके साथ क्या यूज करते हो आप, आर्टिकल द का यूज करते हो, है ना। तो दैट इज वाई आफ्टर नोइंग द ट्रुथ बनेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, दैट विल बी सेकंड। दर्शन विस्ड ही हैडंट गॉन टू द थीम पार्क इन द फर्स्ट प्लेस। दर्शन विस्ड, दर्शन ने अभिलाषा की। देखो दार्शनिक अभिलाषा कर रहा है बच्चा, कह रहा ही हैडंट, ये भी सही है, और हैड के साथ थर्ड फॉर्म, है ना। ही हैडंट गॉन टू द थीम पार्क, टू द थीम पार्क से प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, इन द फर्स्ट प्लेस, ये भी सही है। सेंटेंस कैसा होगा, नो एरर होगा। नेक्स्ट, लायन एंड लायन इज द मोस्ट फिरोसियस ऑफ ऑल एनिमल्स, है ना। अब इस वाले पॉइंट को समझना, लायन जो है वो सबसे ज्यादा फिरोसियस, बहुत ही ज्यादा उग्र, वायोलेंट एनिमल है, ये कहना चाह रहा है। एन एनिमल नहीं होगा, वैसे भी एनिमल में वॉवल साउंड है नहीं जो एन लगाओ, या तो आ लगाओगे या तो द लगाओगे। बेटर कौन सा होगा, बेटर होगा द। द लायन इज द मोस्ट फिरोसियस ऑफ ऑल एनिमल। अब एक चीज समझना, आपने क्या किया है, एनिमल का नेम लिखा है। अब दो चीजें हैं, इन जनरल बात करो, स्पेसिफाइड बात करो, या इंडिविजुअल करके बात बता रहे हो। इन जनरल या इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, है ना। अब देखो इंडिविजुअल वो दोनों हो सकते हैं, आ भी आ सकता है, ए एन भी आ सकता है, दा भी आ सकता है, डिपेंड करता है कैसे यूज कर रहे हो। जर्नल वाले में आपको विदाउट आर्टिकल लिखना ही नहीं है, दा लगाना पड़ेगा। अब मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ सो दैट आपको अच्छे से समझा पाऊँ। लेकिन ये जो कंडीशन आप कर रहे हो, ये सिंगुलर वाले केस में, ये वाली कंडीशन सिंगुलर वाले केस में। अच्छा, इसका जब आप प्लूरल लिखते हो और इन जनरल लिखते हो तो नो आर्टिकल आता है। जैसे इसको कुछ एग्जांपल लें तब आपको समझ में आएगा। मैं एक काम करता हूँ, एग्जांपल लेकर के ही समझाता हूँ आपको, ये तो फिर इजी लगेगा आपको। देखो चलिए, लेट टेक सम एग्जांपल्स। मैंने कहा डॉग इज अ faithful एनिमल, faithful एनिमल, ये है। आई सा डॉग,
डॉग वॉज बार्किंग, ये पूरा एक ही स्टेटमेंट है ना। एक और स्टेटमेंट है आपका, डॉग्स आर फैथफुल एनिमल्स, द डॉग्स आर फैथफुल एनिमल्स, फैथफुल एनिमल्स। एक और है, मैन इज अ सोशल एनिमल, मैन इज अ सोशल एनिमल। अब एक काम करते हैं सर, डिस्कस करते हैं सभी में। मैंने पहला वाला कैसा है, सिंगुलर लिख रहा है, फर्स्ट वाले को देखोगे तो ये सिंगुलर लिख रहा है, ठीक है। फर्स्ट वाला कैसा लिख रहा है, सिंगुलर लिख रहा है, के साथ आर्टिकल आना चाहिए, आपने लगा लिया, द डॉग इज अ। अच्छा, ये होल कास्ट की क्वालिटी बता रहा है, इन जनरल है। यहाँ पर आई सा अ डॉग इंडिविजुअल है, पर्टिकुलर एक डॉग की बात करो, किसी इंडिविजुअल डॉग की बात करो, ये इन जनरल है। हर एक डॉग फैथफुल होता है, किसी एक की बात नहीं करो, इन जनरल। तो जब आप एनिमल को सिंगुलर करके लिखते हो, उसके कास्ट की क्वालिटी डिफाइन करते हो, तो एक पर डिफाइन ना होकर के सभी पर अप्लाई होती है। तो ऐसे लिखोगे, जैसे मैं कहूँ क्रो इज अ ब्लैक बर्ड, केवल एक कौवा काला नहीं है, सभी हैं, है ना। तो आप ऐसे लिखोगे, द क्रो इज अ ब्लैक बर्ड। आपने कहा आई सा अ डॉग, और इसी के बारे में लिख रहा, द डॉग वॉज बार्किंग, मैंने डॉगी को देखा और वो भौंक रहा था। डॉग्स आर फैथफुल, अब ये प्लूरल करके लिख रहे हो तो आर्टिकल नहीं लगेगा, और ये वाली बात मैन वीमेन पर अप्लाई नहीं होती, डायरेक्ट लिखोगे मैन इज अ सोशल एनिमल। तो होप सो अब ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर क्या आएगा, एन लायन नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा द लायन, ठीक है। बाकी पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट, द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स विल बी इंश्योर्ड इफ दे ऑल ट्राई टू सबमिट द प्रपोजल ऑन टाइम। अब एक एक करके हम क्लियर करते हैं सभी बातें। द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, जो फंड की अवेलेबिलिटी है, विल बी इंश्योर्ड, है ना, उसको इंश्योर किया जाएगा, इफ दे ऑल ट्राई टू सबमिट द प्रपोजल ऑन टाइम, यदि सभी लोग जो प्रपोजल को समय पर सबमिट कर देंगे तो। अब एक चीज समझो, द अवेलेबिलिटी सब्जेक्ट हो गया, द अवेलेबिलिटी क्या है, ये सब्जेक्ट है, ऑफ फंड्स प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट है, इसके लिए आपने वर्ब लगाई, विल बी इंश्योर्ड, पैसिव बन रहा है, देखो फंड की अवेलेबिलिटी को इंश्योर किया जाएगा, पैसिव, ये वाली बात सही हो गई। कब किया जाएगा, कंडीशन बता रहा है, कंडीशन के लिए इफ लगाते हो, इफ दे ऑल, ट्राइड नहीं आएगा, ट्राई आएगा। अब क्यों, क्योंकि यहाँ फ्यूचर लगा रहे हो, फ्यूचर के साथ पास्ट नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा इफ दे ऑल ट्राई, इफ दे ऑल ट्राई टू। नेक्स्ट, he promised them that he would sure repay the loan urgently। ये सही है सर, सब्जेक्ट promised, वर्ब them, ऑब्जेक्ट, कंजक्शन लग गया। अच्छा, इसके पहले वाला पूरी क्लॉज करेक्ट है तो इससे कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर promised है, पास्ट है, तो आगे पास्ट होना चाहिए, ठीक है। ये सब्जेक्ट हो गया, वुड रीपे, ये वर्ब हो गए, वुड रीपे, वुड वैसे ही दिल का पास्ट वुड होता है, ये सही है, वुड रीपे, वो रिपे करेगा, क्या करेगा और कैसे करेगा, कह रहा श्योर, श्योर नहीं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, श्योरली। वर्ब को डिफाइन करने के लिए रिपे हाउ, वर्ब से हाउ का रिप्लाई क्या होते हैं, आपके एडवर्ब होते हैं। यहाँ पर बन जाएगा ही वुड श्योरली रिपे द लोन अर्जेंटली, यहाँ पर कौन सा बन जाएगा, दैट विल बी सेकंड। करण कॉल द रेस्टोरेंट टू आस्क इफ ही कुड रिजर्व अ टेबल फॉर टुमारो, है ना। करण कॉल द रेस्टोरेंट टू आस्क, करण ने रेस्टोरेंट पे कॉल की, टू आस्क, ये पूछने के लिए, इफ ही कुड रिजर्व अ टेबल, क्या वो टेबल रिजर्व कर सकते हैं, है ना, फॉर टुमारो, कल के लिए। अब एक चीज़ तो वैसे यहाँ पर होना चाहिए था, द नेक्स्ट डे, ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है, क्योंकि अगर पास्ट में बनाओगे तो पूरा वो बनेगा। दूसरा, यहाँ पर कॉल की जगह हम पहले तो ये देखो, यहाँ पर गड़बड़ है, करण अगर मान लो थोड़ी देर के लिए आप इसको सही मानते हो,
करण सिंगुलर है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगना चाहिए, जो कि है नहीं, इस वजह से इनकरेक्ट हो गया ये, है ना। इसका मतलब है पार्ट नंबर सेकंड ही इनकरेक्ट है। या तो लिखो करण कॉल्स द रेस्टोरेंट, या तो करण कॉल्ड द रेस्टोरेंट। तो दोनों तरीके से वो जो आपका पार्ट सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है दोनों तरीके से। नेक्स्ट, आई थिंक जर्मी विल नॉट हैव सेव्ड सम एनफ सम मनी एनफ बाय द टाइम द लास्ट ईयर एंड्स। एक तो पहले यहाँ से चेक करो, बाय द टाइम द लास्ट ईयर एंड्स। आपने बाय द टाइम पढ़ा था, बाय द टाइम के जस्ट साथ जो टेंस यूज करते हो वो कौन सा, या तो फ्यूचर परफेक्ट या तो पास्ट परफेक्ट, है ना, या तो फ्यूचर परफेक्ट या तो पास्ट परफेक्ट। यहाँ पर क्या बना हुआ है वो चेक करो आप। यहाँ पर आपने लिखा है विल नॉट हैव, और विल के साथ हैव के साथ थर्ड फॉर्म। एक तो प्रॉब्लम ये आ गई, यहाँ पर आना चाहिए सेव्ड आना चाहिए, विल नॉट हैव सेव्ड। पहली बात ये आ गई सर, ठीक है। अब दूसरी बात समझना, दूसरी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर है। एक्चुअली एनफ के दोनों फंक्शन होते हैं, ये एडजेक्टिव भी होता है एडवर्ब भी होता है। तो एनफ के साथ जब आप नाउन लिखोगे तो नाउन बाद में आएगा, एनफ के साथ जब एडजेक्टिव लिखोगे तो एडजेक्टिव पहले आएगा। और याद रहे ये जो एडजेक्टिव है ये आपका पॉजिटिव में ही होना चाहिए, पॉजिटिव डिग्री में ही होना चाहिए। कुछ एग्जांपल मैं पेन डाउन कर देता हूँ तो आप बताना इनमें से कितने करेक्ट हैं। मैंने कहा पहला लिखा है एनफ पावर, एनफ पावर। सेकंड लिखा है एनफ काइंड, एनफ काइंड, है ना। मैंने कहा ये लिखा हुआ है एनफ स्ट्रॉन्ग, एनफ स्ट्रॉन्ग। अगला लिखा है यहाँ पर रिच एनफ, रिच एनफ। नेक्स्ट है आपका स्मार्टर एनफ, स्मार्टर एनफ। अब आपको क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है इनमें से कितने जो हैं वो आपके करेक्ट हैं, ये आपको पता करना है। पहला है एनफ पावर, एनफ पावर। पावर वर्ड क्या हो गया, नाउन, नाउन है तो ये एडजेक्टिव हो गया, है ना, ये नाउन है तो ये एडजेक्टिव हो गया, ये तो सही हो गया। नाउन बाद में। अब एक चीज और ध्यान रखना, ये पहचानो कैसे कि वर्ड एडजेक्टिव है या नाउन है, क्योंकि इसी पर डिपेंड करेगी ये वाली बात। तो एडजेक्टिव जो होंगे उसमें डिग्री बन जाएंगी। जैसे इसमें देखो किसकी किसकी डिग्री बना सकते हो, काइंड की बन सकती है काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट। स्ट्रॉन्ग की बन सकती है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, ये दोनों एडजेक्टिव हो गए। रिच की बन सकती है रिच, रिचर, रिचेस्ट, एडजेक्टिव हो गया, सही। और स्मार्टर, जैसे पावर, पावर वर्ड नाउन हो गया, है ना। जैसे और कोई वर्ड ले लेते हैं हम, जैसे मान लो मैंने कहा एनफ वेल्थ, एनफ वेल्थ। अब वेल्थ की डिग्री नहीं बना पाओगे क्योंकि वेल्थ वर्ड नाउन है। वेल्दी होता तो आप बना लेते, वेल्दी, वेल्दियर, वेल्थियस्ट, है ना। यहाँ पर देखो ये वाली बात की, एनफ के बाद में नाउन आया, ये वाला सही हो गया। एनफ के साथ एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव पहले आएगा ये, और एनफ के साथ वही स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है, स्ट्रॉन्ग पहले आएगा, स्ट्रॉन्ग एनफ आ जाएगा। रिच एनफ, ये बन जाएगा एनफ रिच। और यहाँ स्मार्टर एनफ नहीं होगा, स्मार्ट एनफ होगा। तो सारी बातें क्लियर हो गई। आई थिंक जर्मी विल नॉट हैव सेव्ड, यहाँ पर सेव्ड आएगा, एनफ मनी आएगा यहाँ पर, यहाँ पर आएगा एनफ मनी। मनी वर्ड क्या है, नाउन है, नाउन है तो कैसे लिखोगे, एनफ मनी। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट विल बी फोर्थ, हैव एनफ, हैव सेव्ड एनफ मनी। मनी की डिग्री नहीं बना पाओगे, मनी सिंगुलर है, ऐसे भी डिफाइन कर लो। आई फेल अस्लीप, मैं सो गया, ये कहना चाह रहा है आई फेल अस्लीप व्हेन आई रीड द बुक। देखो अगर आपको नींद नहीं आती है तो उसके बाद मेरे पास माइंड ब्लोइंग फार्मूला है कि आप एक ऐसा नॉवल ले लें जिस नॉवल का एक भी अक्षर आपको समझ ना आए क्या लिखा है, बिल्कुल ऊपर से जाए। अब उस नॉवल को पढ़िए, आप यकीन मानो मिली सेकंडों बाद आपको नींद आ जाएगी और आरईएम स्लीप में चले जाओगे आप। देखो आई फेल अस्लीप, मैं सो गया, कह रहा वाइल, कह रहा कब, जब आई रेड,
अब देखो फेल सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर आप रेड यूज करो, जबकि गोइंग ऑन एक्शन है। और गोइंग ऑन एक्शन दो एक्शन होते हैं, एक होता है सडन एक्शन और एक होता है गोइंग। गोइंग ऑन किस में लिखे जाते हैं? कॉन्टिन्यूअस में, कॉन्टिन्यूअस में। और सडन वाले इंडेफिनिट में लिखे जाते हैं। सडन वाले जो होंगे वो इंडेफिनिट में लिखे जाएंगे, गोइंग ऑन वाले कॉन्टिन्यूअस में। आई फेल अस्लीप, मैं सो गया, व्हेन आई वॉज रीडिंग, यहाँ पर रीड की जगह आ जाएगा आई वॉज रीडिंग। ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर आई रेड की जगह आप चेंज करोगे। आई कॉन्ट टॉक राइट नाउ, मैं भी बात नहीं कर सकता। आई एम रियली बिजी, बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। आई विल कॉल यू लेटर, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगा। ये वाली बात सही है। देखो नाउ, नाउ मतलब प्रेजेंट में आएगा, तो आई कॉन्ट टॉक राइट नाउ, ये वाली बात सही है। आई एम रियली बिजी, ये वाली बात भी सही है। आई विल कॉल यू लेटर, सेंटेंस कैसा है? नो एरर है। प्रेजेंट सेंचुरी थ्रेट्स टू आवर environment which include interfering species, element, population and the boiling temperature were putting wildlife population at peril. लेंदी स्टेटमेंट है बट आप सॉल्व कर पाओगे। देखो द प्रेजेंट सेंचुरी थ्रेट्स, ये तो सही लिखा है, प्रेजेंट सेंचुरी थ्रेट्स टू आर एनवायरमेंट, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। और थ्रेट्स के लिए आपने विच लगाया, ये आरपी किसके लिए? थ्रेट्स प्लूरल है तो इंक्लूड आपने लिखा है, ऐसी इस वजह से नहीं लगा रहा हो। फिर आ गया इंटरफेयरिंग स्पीसीज, वाली बात भी सही हो गई। एलिमेंट, पॉपुलेशन एंड अ बॉइलिंग टेम्परेचर, यहाँ तक वो पूरा प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट के बाद वाला फ्रेज ही चल रहा है। ये देखो अब यहाँ पर वर आया और इसी थ्रेट्स के लिए वर लग रहा है। पुटिंग, पुटिंग वर के साथ आईएनजी फॉर्म रखोगे। वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन, जिसने वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन को किसमें रख दिया? कह रहा है एट पेरिल नहीं, इन पेरिल, खतरे में डाल दिया है। इन पेरिल, इन पेरिल का मतलब होता है खतरे में डालना। यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा इन पेरिल। हालांकि एक और आंसर हो सकता है इसमें कि बॉइलिंग टेम्परेचर की जगह आप राइजिंग टेम्परेचर भी लिख सकते हो, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, वो और अप्रोप्रिएट हो सकता है वहाँ पे। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी फोर्थ। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनके लिव्ड इन द स्मॉल अपार्टमेंट इन द सबब। अनिकेत लिव्ड, ये तो सही हो गया। इन अ, इन अ स्मॉल, इन द नहीं आएगा, अ स्मॉल अपार्टमेंट। अनिकेत एक छोटे से अपार्टमेंट में रह रहा है, जो सबब है उनके एक छोटे से अपार्टमेंट में रह रहा है, ये कहना चाह रहा है। तो सही है, यहाँ पर डिफाइन नहीं है अपार्टमेंट, यहाँ पर आएगा इन अ स्मॉल अपार्टमेंट। पार्ट नंबर कौन सा हो जाएगा? दैट विल बी सेकंड। ये क्वेश्चन वैसे मैंने आपको समझाया था ऑलरेडी, अगर आपको याद हो तो। इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं टी के बारे में। मिस्टर राम कुमार, सही है, द कैशियर ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस। अब अगर आप देखोगे तो ये देखो, मैंने ये वाली बात बताई, सब्जेक्ट के बाद अपोजिटिव केस आपने पढ़ा था। कौन सा केस? अपोजिटिव केस। अगर लिखा है जो वर्ब आएगी वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आएगी। सब्जेक्ट है राम कुमार, अपोजिटिव केस ये है द कैशियर ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस, ये अपोजिटिव केस है। तो मिस्टर राम कुमार के अकॉर्डिंग यहाँ पर ए जाना चाहिए, ये करेक्ट आंसर होगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर कौन सा? दैट विल बी 4। क्लियर? डू यू वांट टू ज्वाइन अस फॉर लंच? आप हमें लंच में ज्वाइन करना चाहते हैं? आई एम सॉरी, क्या आप हमें लंच में ज्वाइन करना चाहते हैं? आई एम सॉरी, माई फिजिक्स क्लास विल स्टार्ट एट 1 PM एंड डजंट फिनिश टिल 3 PM। आप पूरी बात पढ़ो। डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन अस फॉर लंच, ये वाली बात तो यहाँ तक सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आई एम सॉरी, मुझे खेद है, माई फिजिक्स क्लास विल स्टार्ट, मेरी फिजिक्स की जो क्लास है वो 1 PM पर स्टार्ट होगी और कब तक फिनिश होगी, कह रहा है डजंट फिनिश, और तब तक 3 बजे तक खत्म नहीं होगी। अब देखो यहाँ फ्यूचर लगा रहे हो, यहाँ भी फ्यूचर आ जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा वांट फिनिश, मतलब विल नॉट फिनिश। दोनों को बैलेंस करोगे बेसिकली आप, पहले अगर फ्यूचर लगा रहे हो तो बाद में। अच्छा, एक और आपके मन में डाउट होगा, एक साथ डबल फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करते हैं या नहीं करना चाहिए, आप ऐसे कहते हो एक साथ डबल फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो ये डिपेंड करता है कंजक्शन पर। जैसे यहाँ एंड लगा है, आप दोनों फ्यूचर लगा सकते हो, यहीं पर इफ लगा होता तो फिर 2 फ्यूचर नहीं आते। ये डिपेंड करता है कि आप सेंटेंस कौन सा लिख रहे हो, कंपाउंड सेंटेंस लिख रहे हो या आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिख रहे हो, उस वाली बात पर डिपेंड करेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसलिए वांट फिनिश जो है ये करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर डजंट फिनिश नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा वांट फिनिश, एंड वांट फिनिश टिल 3 PM, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। स्काई अपीयर्स ब्लू as it absorb all colors and reflects only blue। स्काई कैसा दिखाई पड़ रहा है, ब्लू दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इसने अब्जॉर्ब कर रखे हैं सभी कलर और केवल ब्लू को रिफ्लेक्ट कर रहा है। आप जानते हो जितनी हेवनली बॉडीज हैं उनके साथ आर्टिकल द, सन है, मून है, अर्थ है, प्लैनेट है, इनके साथ आर्टिकल द, सोलर सिस्टम में जितनी चीज़ें उनके साथ आर्टिकल द, वाइस वर्सा आप स्काई के साथ भी आर्टिकल द यूज करोगे तो बनेगा द स्काई अपीयर्स ब्लू। यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, दैट विल बी ऑप्शन नंबर 2। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। आ सेलेसियल बॉडी आर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट एज आर नेचुरली अकरिंग फिजिकल थिंग एसोसिएशन आर कन्फिग्रेशन दैट हैपेंस इन द विजिबल यूनिवर्स। एक एक चीज आप चेक करिएगा। देखो मैंने कहा आ सेलेसियल बॉडी, सही है। सेलेसियल बॉडी का नेम दे रहा होता तो आर्टिकल द लगाते। जैसे मान लो अगर सन की बात करो या मून की बात कर दो, मून की बात करते हो या अर्थ की बात करते हो, या मान लो मैंने जुपिटर लिख लिया, स्काई लिख लिया, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है। तो जितने ये सोलर सिस्टम की हेवनली बॉडीज हैं, सेलेसियल बॉडीज हैं, उनके साथ आर्टिकल द का यूज करते हो। तो ये सही है, आ सेलेसियल बॉडी सही है, ये नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, ये आर्टिकल हो गया। आर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नाउन है, एस्ट्रोनॉमिकल एडजेक्टिव है, सही है। इज आर नेचुरली अकरिंग फिजिकल थिंग, अच्छा थिंग वर्ड नाउन हो गया, फिजिकल एडजेक्टिव हो गया, अकरिंग भी एडजेक्टिव है और नेचुरली ये क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। एसोसिएशन आर कन्फिग्रेशन दैट हैपेंस इन द विजिबल, है ना। अब ये वैसे रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, आरपी हो गया, कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग हैपेंस है, ये वाली बात भी सही है। इसका मतलब सेंटेंस कैसा है हमारा, नो एरर है। तो पूरे सेंटेंस का पोस्टमार्टम करके आप चेक कर सकते हो। She rarely approached nobody to talk about the problems that she was facing। अब यहाँ पर देखिए सी सब्जेक्ट हो गया, रेयरली आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आना चाहिए। बट याद रखना ये कैसा होता है, निगेटिव होता है। अप्रोच्ड है ना, नोबडी। अब यहाँ 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, देखो समझना मेरी बात। एक तो ये आता है कि अप्रोच है ना, अप्रोच के साथ टू लगेगा या नहीं लगेगा, ये वाले एक क्वेश्चन ये आता है ना। और दूसरा क्वेश्चन एक और समझना है, यहाँ पर रियरली निगेटिव वर्ड है, निगेटिव है तो इसके अकॉर्डिंग नोबडी नहीं यूज करेंगे हम, नोबडी की जगह हम क्या यूज कर लें, एनी बडी। ये वर्ड निगेटिव होते हैं, कौन कौन से, जस्ट लाइक दैट, जैसे आप जिसमें नेवर का यूज करते हो, नेवर है, सेल्डम है, नेवर, सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली, स्कॉर्सली, रेयरली एंड बेयरली, रेयरली एंड बेयरली, ये जितने वर्ड हैं ये कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ऑल दीज आर नेगेटिव एडवर्ब्स, ये सभी नेगेटिव एडवर्ब हैं, ठीक है। इनके साथ दूसरे टाइप के नेगेटिव वर्ड का यूज हम नहीं कर पाएंगे, जैसे नेगेटिव वर्ड नो, नेवर, नॉट, इनका यूज नहीं कर पाओगे आप, है ना। तो ये आपको याद रखना है। डिनाई भी नेगेटिव वर्ड होता है, ये भी ध्यान रखना है, इसके साथ भी नॉट का यूज नहीं करोगे। अनटिल अनलेस भी नेगेटिव होते हैं, अनटिल अनलेस भी नेगेटिव होते हैं। फ्यू और लिटिल भी नेगेटिव होते हैं, फ्यू और लिटिल, है ना।
तो ये वर्ड हैं जो बेसिकली निगेटिव होते हैं, जो नेचर में निगेटिव होते हैं, इनके साथ आप नॉट का यूज नहीं करोगे, मतलब दूसरे निगेटिव वर्ड का यूज आप नहीं कर पाओगे, है ना। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट कि यहाँ पर 2-3 बातें मैं आपको समझाता हूँ। देखो, एक तो ये हो गया कि नोबडी को हटा करके आप एनीबडी लगा लो, सिंपल सा पॉइंट है। लेकिन यहाँ पर 2-3 बातें मैं आपको और समझाता हूँ जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प करेंगी, है ना। जैसे मान लो सपोज दैट मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। जैसे एक क्वेश्चन ये गिवन है, आप बताइएगा। मैंने कहा ही seldom or ever taught me। एक दूसरा स्टेटमेंट है seldom or never you supported me। नेक्स्ट है आपका barking dogs bite। barking dogs bite। bad habits die। अच्छा, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन बन गया, बट फिर भी मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ, हार्ड या हार्डली वाला क्वेश्चन है। चलो कोई बात नहीं, यहीं पर आप चेक करिएगा। मैंने कहा बैड हैबिट्स हार्डली डाई, है ना। ये दो आपके बेसिकली नियर अबाउट 5 क्वेश्चन है अलग अलग। अब इनको समझने से पहले सर 1-2 बातें आपको समझनी पड़ेंगी। वो बात क्या है देखिएगा। मैंने कहा पहला क्वेश्चन ये है कि आपको ये फ्रेजेज याद रखने हैं। कौन कौन से? एक फ्रेज आपको ये याद रखना है सेल्डम और नेवर। सेल्डम से एक फ्रेज बनता है सेल्डम और नेवर। एक फ्रेज याद रखना है सेल्डम और एवर, सेल्डम इफ एवर। तो ये 2 फ्रेज एज यूजुअल आपसे पूछे जाते हैं, है ना। और इनमें कुछ भी डिफरेंस करेगा, कोई भी चेंजेस करेगा तो रॉन्ग हो जाएगा। जैसे अगर मैं इसको ऐसे लिखूं सेल्डम और एवर, या इसको लिखूं सेल्डम इफ नेवर, तो रॉन्ग हो जाएंगे, है ना। और दूसरा ये नो का मीनिंग देगा, ये यस का मीनिंग देगा, बस इतना याद रखना है, ठीक है। अब दूसरी बात, एक फ्रेज आपका ये भी बनता है, कौन सा? लिटिल आर नथिंग। और एक आपका ये बनता है लिटिल इफ एनीथिंग। हालांकि इससे क्वेश्चन नहीं पूछे गए अभी तक, बट ये 2 भी फ्रेज बनते हैं आपके। क्वेश्चन इनसे ज़्यादा पूछे जाता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो लिटिल आर नथिंग आप ये कह सकते हो, या फिर लिटिल इफ एनीथिंग, है ना, ये कह सकते हो आप। तो दोनों पॉइंट क्लियर हो गए मेरे ख्याल से। तो 2 पॉइंट ये हो गए सर, 2 पॉइंट ये हो गए, तो टोटल 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब ये जो यस या नो वाली मैं बात बता रहा था, जैसे मान लो मैं एक स्टेटमेंट लूँ, मैंने कहा यू सेल्डम और नेवर बिहेव्ड रूडली। इसका मीनिंग क्या हो गया कि आपने कहा तुमने कभी भी रूडली बिहेव नहीं किया, क्योंकि आप नेवर लगा रहे हो, सेल्डम और नेवर लगा रहे हो। लेकिन अगर इसी को ऐसे लिखोगे यू सेल्डम इफ एवर बिहेव्ड रूडली, इसका मतलब तुमने रूडली बिहेव किया। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, मैंने कहा मान लो लेट्स सपोज ये क्वेश्चन है, आप ट्राई करिएगा। although he is a very good teacher, although he is a very good teacher, he seldom or never makes mistakes। यद्यपि वह एक बहुत अच्छा टीचर है, फिर भी गलतियां। अब क्या करोगे? देखो, अगर आल्दो यूज करो तो इट मीन्स आप ये वाली बात शो करना चाह रहे हो कि जस्ट अगला स्टेटमेंट कंट्राडिक्टरी होगा, क्योंकि आल्दो हमेशा कंट्राडिक्शन शो करेगा। तो यद्यपि वह एक बहुत अच्छा टीचर है, फिर भी गलतियां करता है, ये बोलोगे। तो ये जो सेल्डम और नेवर लिख रहे हो ये इनकरेक्ट है, यहाँ पर बनना चाहिए सेल्डम और एवर, सेल्डम इफ एवर, ये आपका करेक्ट फ्रेज बनेगा। होप सो क्लियर होगी बात। अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं। पहले वाले में ये प्रॉब्लम है कि आर के बाद नेवर आना चाहिए। ये सेकंड वाले में सेल्डम और नेवर स्टार्टिंग में लगाओगे तो इन्वर्जन आ जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव एडवर्ब है।
तो इन्वर्जन लगाओगे तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, तो यहाँ पर बनेगा डिड यू, सपोर्टेड की जगह फिर सपोर्ट का यूज करोगे। तो आप सिंपली याद रखना, अगर सेल्डम और नेवर सेंटेंस के स्टार्टिंग में है तो हम इसके साथ इन्वर्जन का यूज करते हैं। इन्वर्जन बोले तो हेल्पिंग वर्ब पहले देन सब्जेक्ट। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, है ना, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। अब ये जो अब यहाँ पर सभी ऑप्शन है, मैंने कहा नेवर भी है, सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, सभी ऑप्शन है, बट फिर भी यहाँ सेल्डम लगेगा। रीजन ये है क्योंकि ये एक प्रोवर्ब है और प्रोवर्ब जैसी होती है वैसी ही लिखी जाती हैं। बैड हैबिट्स डाई हार्ड, मुश्किल से जाती हैं। अब आप कहोगे मुश्किल से जाती हैं तो आप कहोगे हार्डली आ जाएगा। तो बैड हैबिट्स डाई हार्ड, अब मैंने कहा था इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि वर्ब के बाद रखना है तो हार्ड, वर्ब के पहले रखना है तो हार्डली। ये लो मीनिंग दोनों के सेम ही हो जाएंगे। समझ आई बात? तो ये प्लेस पोजीशन का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर हार्डली आया, यहाँ पर हार्ड आएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सर। रियरली के साथ हम एनीबॉडी लगाए, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? दैट विल बी थर्ड। नेक्स्ट अनदर वन, इट वॉज बाय अ चांस ही सा मूवी इन अ थिएटर। यहाँ पर बेसिकली ये फ्रेज इनकरेक्ट है, बाय अ चांस नहीं होगा, बाय चांस। बाय चांस जैसे कुछ फ्रेजेज आपको याद रखने चाहिए जिनमें या तो आर्टिकल का यूज करते हो या नहीं करते हो। जैसे बाय चांस, जैसे आप कहते हो इन डेंजर, इन डेंजर, इन ट्रबल, इन ट्रबल, इन डिफिकल्टी, इन डिफिकल्टी। इनके बीच में आपको आर्टिकल का यूज नहीं करना है। लेकिन अगर आप मान लो इनकी जगह दूसरा, जैसे आप ऐसे यूज करो इन आ जिफी, इन आ जिफी या इन अ हरी, ये जो फ्रेजेज हैं इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इन अ नट सेल, इन अ नट सेल आप ऐसे कहते हो, या फिर एट अ स्टोन्स थ्रो, एट अ स्टोन्स थ्रो। तो आपको इसके लिए फ्रेजेज पता होने चाहिए, है ना। तो ये करेक्ट आंसर आ जाएगा बाय चांस। बाय अ चांस नहीं, पार्ट नंबर बी इनकरेक्ट है, इट मीन्स फोर्थ इनकरेक्ट हो जाएगा। इट वॉज बाय चांस ही सा, जैसे ये फ्रेज आपको याद रखना है, कपल ऑफ डेज बैक, पूछा जाता है आपसे कई बार, कपल ऑफ डेज बैक, कपल ऑफ डेज बैक, है ना। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम एंड ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम, बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। बहुत अच्छा एक प्रोवर्ब लिखी है, आप ये कह सकते हो। यू कैन फूल, तुम मूर्ख बना सकते हो। यहाँ पर फूल वर्ब है, यू सब्जेक्ट, कैन फूल, कैन के बाद मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यू कैन फूल, तुम मूर्ख बना सकते हो, सम ऑफ द पीपल, लोगों में से कुछ को, ऑल द टाइम, ठीक है। हमेशा आप लोग, कुछ लोगों में से कुछ को मूर्ख बना सकते हो। एंड ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम, और कुछ समय सभी लोगों को मूर्ख बना सकते हो। बट ऐसा नहीं, यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम, सभी लोगों को हमेशा मूर्ख बना पाओ ये संभव नहीं है, ये कहना चाह रहा है। और सेंटेंस कैसा है? नो एरर है और सेंटेंस एरर फ्री है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आप पोस्टमार्टम करके देख सकते हो। हार्दिक हॉरोस्कोप, हार्दिक का जो हॉरोस्कोप है सेज, वो कहता है, हॉरोस्कोप सिंगुलर है इसलिए सेज लिखा है, दैट। अब अगला स्टेटमेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द स्टार्स, जो स्टार्स होते हैं, विल बी एक्सरसाइज्ड, है ना, जो स्टार है विल बी एक्सरसाइज्ड अ बिगिन इन्फ्लुएंस ऑन हिज लाइफ। अब ये कहना क्या है? देखो विल बी के साथ अगर थर्ड फॉर्म लगा रहे हो तो ये पैसिव हो गया, ये पैसिव हो गया। बट आपको चेक करना है स्टार डूअर है या रिसीवर है। अगर डूअर है तो एक्टिव, रिसीवर है तो पैसिव। अब आपने क्या कहा? हार्दिक का जो हॉरोस्कोप है वो ये बताता है कि स्टार जो है ना, वो क्या करने वाले हैं? कह रहा है स्टार विल एक्सरसाइज्ड अ बिगिन इन्फ्लुएंस ऑन हिज लाइफ, उसके लाइफ पर एक अनुकूल प्रभाव डालने वाले हैं, उसकी लाइफ में एक अनुकूल प्रभाव डालने वाले हैं। इसका मतलब ये तो डूअर हो गया, डूअर हो गया तो पैसिव लिख ही नहीं पाओगे, तो यहाँ पर आ जाएगा विल एक्सरसाइज, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। आई मीन विल एक्सरसाइज लिखोगे, विल बी एक्सरसाइज के प्लेस पर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। बिफोर आई हैड गॉन टू आगरा आई हैड हेल्प मैनी पीपल। देखो एक कंडीशन बनती है जब आप पास्ट परफेक्ट के बारे में पढ़ते हो, तो एक कंडीशन बनती है जहाँ पर आप क्या करते हो, दो एक्शन होते हैं बेसिकली, ध्यान रखना। पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में आपको डबल एक्शन मिलेंगे।
तो दो जो एक्शन है उनमें से एक एक्शन ए है, एक एक्शन बी है। जो पहले कंप्लीट हो रहा है उसको लिखोगे पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में, लेकिन जो बाद में कंप्लीट हो रहा है उसको लिखोगे पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में। देखो एक बात और समझना, अगर एक और बहुत मेजर डाउट होता है, कई बार क्या करेगा, दो स्टेटमेंट देगा और दोनों पास्ट इंडेफिनिट में लिखे गए होंगे, यहाँ पर भी पास्ट इंडेफिनिट और यहाँ पर भी पास्ट इंडेफिनिट, फिर कहोगे ये लॉजिक फेल हो गया। और कई बार ऐसा मिलेगा कि एक पास्ट परफेक्ट में लिख रहे हो, एक आप पास्ट परफेक्ट में लिख रहे हो, एक आप पास्ट इंडेफिनिट में लिख रहे हो, फिर ये डिफरेंस कैसा है। तो आपको याद रखना है एक बड़ी प्यारी सी बात, टाइम गैप। अगर दो इवेंट के बीच में टाइम गैप है तो फिर आप वहां पर एक को परफेक्ट एक को इंडेफिनिट लिखोगे। अगर टाइम गैप नहीं है तो फिर दोनों इंडेफिनिट में ही आएंगे, है ना। और टाइम गैप कैसे पता चलेगा, जब आप बिफोर और आफ्टर कंजक्शन यूज करोगे, बिफोर और आफ्टर का यूज करोगे तो वहां पर आपको टाइम गैप साफ नजर आएगा। लेकिन मान लो मैंने एंड लगा करके लिखा है तो अब इसमें टाइम गैप नहीं है, बट लगा करके लिखा है। जैसे मैं एक स्टेटमेंट में यहाँ पर लिखता हूँ, देखो, ही इन्वाइटेड मी, ही इन्वाइटेड मी, है ना, ही इन्वाइटेड मी, उसने मुझे इन्वाइट किया, एंड ही वेलकम्ड मी, एंड ही वेलकम्ड मी। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो एंड को ओमिट करके, एंड वेलकम्ड मी। अब यहाँ पास्ट इंडेफिनिट है, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट, सेंटेंस बिल्कुल सही है। ये आपको समझना है कि अगर दो एक्शन हैं, दो इवेंट हैं, दोनों के बीच में टाइम गैप है तो फिर एक परफेक्ट एक इंडेफिनिट में बनेगा। अगर ऐसा नहीं तो दोनों सेम टेंस में आ सकते हैं, दोनों इंडेफिनिट में आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड। अब एक चीज और समझना है यहाँ पर, देखो ये जो बिफोर होता है ना, अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए तो इतना याद रखो कि बिफोर के साथ जो स्टेटमेंट लिखोगे वो इंडेफिनिट में होगा और इधर जो एक्शन होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा। तो अब आपको पूरी बात क्लियर होगी कि एक पास्ट इंडेफिनिट में एक पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। आफ्टर वाले में उल्टा कर लोगे, आप क्या कर लोगे, यहाँ पर बन जाएगा पास्ट का परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट, और यहाँ पर बन जाएगा पास्ट का इंडेफिनिट, है ना। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर आ गया पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट। बस एक ही, इसमें भी एक ही लर्न करना है आपको कि बिफोर के साथ वाला पास्ट इंडेफिनिट होता है, बाकी आप बना लोगे। जैसे इस वाले स्टेटमेंट को देखो, बिफोर आई हैड गॉन टू आगरा, आई हैड हेल्प मैनी पीपल। अब यहाँ हैड गॉन है पास्ट परफेक्ट, यहाँ पर हैड हेल्प है पास्ट पर, दोनों जगह पास्ट परफेक्ट नहीं होगा अगर टाइम गैप है तो एक जगह इंडेफिनिट करना पड़ेगा और बिफोर के साथ इंडेफिनिट यूज करते हो तो यहाँ पर आ जाएगा वेंट। बिफोर आई वेंट टू आगरा आई हैड हेल्प मैनी पीपल, आगरा जाने से पहले मैंने बहुत सारे लोगों की मदद की। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा दैट विल बी बिफोर आई हैड गॉन, ये इनकरेक्ट है। दिस विल बी, अब एक और यहीं से बिफोर वाले से एक और टर्म मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखो समझना मेरी बात, कि बिफोर वाले में फ्यूचर वाले भी कंडीशन बनती है। फ्यूचर वाले में यहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और यहाँ पर फ्यूचर का परफेक्ट बनता है। इसमें एक ही कंडीशन ऑथेंटिक बनती है ना। तो ये केवल ये वाली कंडीशन आपको याद रखनी है। दिस विल बी मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ द एडजस्टमेंट वी हैव टू मेक बिकॉज वी हैव बीन यूज्ड टू स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ गेस्ट, है ना। we have been used to spending a lot on guest। देखो this will be most difficult, अब देखो this करेक्ट है, will be करेक्ट है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, will के साथ फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। मोस्ट डिफिकल्ट, अब मोस्ट डिफिकल्ट का पोस्टमार्टम करोगे तो ये डिफिकल्ट एडजेक्टिव है, मोस्ट एडवर्ब है, और ये कब लिखोगे, जब आप सुपरलेटिव डिग्री लिख रहे होगे। और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। यहाँ पर बनना चाहिए दिस विल बी द मोस्ट डिफिकल्ट, बाकी आप बना लोगे ऑफ द एडजस्टमेंट प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट है ना। और यहाँ से सेंटेंस चेंज हो रहा है, वी हैव टू मेक, जो कि हमें करने पड़ते हैं, है ना। अब यहाँ फ्यूचर है, यहाँ प्रेजेंट है, सही, बिकॉज वी हैव बीन यूज टू स्पेंडिंग अ लॉट ऑन गेस्ट, हमें बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता है गेस्ट पर। यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा होगा, दैट विल बी ऑप्शन नंबर 4। इफ थिंग्स वर नॉट गोइंग टू बी नॉर्मल आफ्टर द पैंडेमिक मैनकाइंड विल हैव टू एक्सेप्ट द न्यू नॉर्मल। तो कह रहा है यदि चीजें
अच्छी नहीं जा रही हैं पेंडेमिक के बाद, तो मैनकाइंड विल हैव टू एक्सेप्ट, तो मैनकाइंड को एक्सेप्ट करना पड़ेगा न्यू नॉर्मल, है ना, ये कहना चाह रहा है। अब देखो इसमें दो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। एक तो मैं आपको पहले पॉइंट बताता हूँ, समझना मेरी बात। यहाँ पर पॉइंट क्या याद रखना है आपको, सिंपल से याद रखना है कि सर ये जो स्टेप है इसमें इसके दो सोल्यूशन पॉसिबल है। एक तो ये है थिंग्स वर, आपने कहा वर लगा है, वर लगा है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर विल की जगह वुड आ जाएगा। एक आंसर ये हो गया, ठीक है। एक आंसर ये भी हो सकता है कि इस वर को हटा करके हम आर कर ले, तो आगे विल करेक्ट हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि हम सही कौन सा करें, तो मैं दोनों बातें बताता हूँ। इफ के साथ अगर वर लगाते हो, नेक्स्ट वाले में वुड लगाते हो, तो ये बनती है कौन सी कंडीशन, हाइपोथेटिकल कंडीशन, हाइपोथेटिकल कंडीशन, सही है। इफ के साथ अगर आर लगाते हो और अगले वाले में विल या शैल लगाते हो, तो ये बनती है कौन सी, प्रोबेबल एक्शन, प्रोबेबल सिचुएशन बनती है। अब ये कहना क्या चाह रहा है कि यदि चीज़ें जो है वो नॉर्मल वे पर नहीं जा रही हैं पेंडेमिक के बाद, तो मैनकाइंड को न्यू नॉर्मल को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखोगे तो ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन से ज़्यादा इस वाली कंडीशन को डिफाइन कर रहा है, प्रोबेबल एक्शन को डिफाइन कर रहा है। तो हम ज़्यादा बेहतर होगा कि इस वर्ग को हटा करके हम आर लगा लें। हालांकि फिर भी मैं ये बात बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जो है ये दोनों तरीके से बन सकता है। आप वर्ग के अकॉर्डिंग वुड भी कर सकते हो, आर के अकॉर्डिंग विल भी कर सकते हो, बट ज़्यादा अप्रोप्रिएट, जो सेंस से ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है वो ये वाला ज़्यादा इफेक्टिव लग रहा है। तो हम फिर इसके साथ जा रहे हैं पार्ट नंबर फर्स्ट के साथ। मारुति लाइक्स एडवेंचर स्टोरी, स्पेशली एंड एडवेंचर्स ऑफ टार्जन। मारुति पसंद करता है या पसंद करती है, जो भी कहो, सही है, सिंगुलर है, ऐसे है। क्या पसंद करती है, एडवेंचर स्टोरीज, एडवेंचर स्टोरीज पसंद करती है, सही है। स्पेशली कौन सी, एंड एडवेंचर्स ऑफ टार्जन, ऑफ टार्जन बन गया प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट। अब एक चीज समझना, ये फ्रेज बन गया, ये क्या बन गया, फ्रेज। किसको डिफाइन कर रहा है, ये डिफाइन कर रहा है एडवेंचर्स को, एडवेंचर्स को डिफाइन कर रहा है, तो इसके साथ आना चाहिए आर्टिकल दा। मैंने कहा था जब भी किसी नाउन के साथ कोई फ्रेज अगर आप लिख देते हो तो वो फ्रेज उस नाउन को डेफिनेट बना देता है। दैट इज वाई हम उसके साथ आर्टिकल दा का यूज हमें करना चाहिए। यहां पर बनेगा द एडवेंचर्स ऑफ टार्जन। एन की जगह द आ जाएगा, द एडवेंचर्स ऑफ टार्जन। पार्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, दैट विल बी सेकंड। ठीक है सर, नेक्स्ट चलते हैं। आई यूज टू प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड विथ माई सिस्टर। बचपन में मैं अपनी सिस्टर के साथ क्रिकेट खेला करता था, ये कहना चाह रहा है। पहली बात, दो मॉडल होते हैं, ये वाली बात आपको समझनी है। दो मॉडल होते हैं जो बिना टू के नहीं लिखे जाते। एक मॉडल होता है आउट और एक मॉडल होता है यूज टू। यूज टू और आउट टू दो मॉडल होते हैं, है ना, जो विदाउट टू मेंशन नहीं किए जाते, टू के साथ ही लिखना होता है। ठीक है, पहला पॉइंट ये आया। दूसरा पॉइंट ये आता है कि हम इसको कभी भी यूज टू नहीं लिखते, ये इनकरेक्ट होगा। जब भी लिखेंगे तो यूज टू लिखेंगे, ठीक है। और तीसरा पॉइंट ये आता है कि ये जो यूज टू है ये सेंटेंस में दो तरीके से आप यूज कर सकते हो यूज टू। एक ये आता है कि आप यूज टू के बाद डायरेक्ट V1 लगा रहे हो, और एक ये आता है बी यूज टू लिख रहे हो, आप बी यूज टू के बाद आप ING लगा रहे हो, बी यूज टू के बाद ING। ये बताता है आपको पास्ट एक्शन, पास्ट एक्शन जो कभी हुआ करते थे पर अब नहीं, उनके बारे में बताता है। पास्ट एक्शन, पास्ट पोजीशन, पास्ट की स्टेट, तो वो सभी बताने के लिए यूज टू के साथ V1 लगाते हो। ये बताता है रूटीन को, ये डिफाइन करता है रूटीन को। तो ये आपको समझना है, यूज टू के बाद फर्स्ट फॉर्म पास्ट एक्शन और यूज टू के बाद वर्ब की ING फॉर्म, ये रूटीन को बताएगा। मैंने कहा आई यूज टू प्ले क्रिकेट, है ना, तो पहली बात तो यूज टू गलत होगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा यूज टू। अब अगर देखोगे तो आगे लिख रहा है इन माई चाइल्डहुड, बचपन के दिनों में, तो इसका मतलब ये बता रहा है पास्ट वाली बात, पास्ट के एक्शन, पास्ट के स्टेट, पास्ट के पोजीशन। तो उनके लिए फिर आप यूज टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाओगे तो ये बनेगा। अब देखो एक चीज़ और कि मैं बचपन में अपनी सिस्टर के साथ क्रिकेट खेला करता था पर अब नहीं, तो
एक चीज समझना, पास्ट का ऐसा एक्शन जो पास्ट में कभी हुआ करता था पर अब नहीं, उसको डिफाइन करने के लिए आप यूज टू का यूज करते हो। जैसे मैं कहूँ कि दादी माँ मुझे बचपन में कहानियां सुनाया करती थी पर अब नहीं, ये किसका स्टेटमेंट है? ये स्टेटमेंट है पास्ट के एक्शन का जो डिसकंटिन्यूड है, मतलब पहले कभी हुआ करता था पर अब नहीं। ये वाली बात आपको याद रखनी है। दूसरा, जैसे ये वाला एग्जांपल और मैं बता दे रहा हूँ, ये वाला मैंने कहा आई एम यूज टू ड्रिंकिंग मिल्क एट नाइट। अब ये हैबिट बता रहे हो आप, है ना, तो इस वाले में हैबिट डिफाइन कर रहा हूँ। ये वाली बात क्लियर हो गई। यहाँ पर यूज टू की जगह क्या आ जाएगा? यूज टू आ जाएगा। मीन्स ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सर बाकी बातें क्लियर। नेक्स्ट, द हिस्टोरियंस आर अ ग्रेट एसेट टू द फील्ड ऑफ एकेडेमिया। अब इस स्टेटमेंट को आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी। क्यों? उसका रीजन बताता हूँ मैं आपको। क्योंकि देखो ये सेंटेंस जो है देखने में हो सकता है आपको सही लगे, आपने कहा हिस्टोरियन सही लिखा है, आपने कहा प्लूरल है तो आर लगा है, अ ग्रेट एसेट लिखा है, एसेट लिख रहा है इसलिए आ लग रहा है, ग्रेट एडजेक्टिव हो गया। टू द फील्ड ऑफ एकेडेमिया आप कहोगे नो एरर है, बट यहाँ पर नो एरर ऑप्शन नहीं है। मान लो मैंने नो एरर भी दे दिया, तो आप किसके साथ जाओगे? तो एक बहुत प्यारा सा पॉइंट मैंने बताया था, अगर कोई प्लूरल नाउन है तो इसके 2 केस बनते हैं, एक जर्नल वाला केस और एक स्पेसिफाइड वाला केस। जर्नल वाले में नो आर्टिकल आता है और स्पेसिफाइड वाले में आर्टिकल द का यूज करते हैं। ये पीछे डिस्कस किया था, अभी वो वाला एग्जांपल अगर याद आ रहा हो जिसमें हम लोग बात कर रहे थे कि द गर्ल्स ऑफ माय क्लासरूम, उसके पहले स्टेटमेंट आपने लिखा था कि गर्ल्स आर मोर लेबोरियस देन बॉयज। तो आप दोनों में आर्टिकल नहीं लगा रहे हो, लेकिन जैसे आप लिख रहे हो द गर्ल्स ऑफ माय क्लासरूम आर मोर लेबोरियस द बॉयज ऑफ योर क्लासरूम, फिर आप दा लगा रहे हो क्योंकि डिफाइन कर रहे हो। या हिस्टोरियन को आगे डिफाइन नहीं कर रहे हो, इन जर्नल में लिख रहे हो, इस वजह से आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। तो द हिस्टोरियंस नहीं होगा, पार्ट नंबर कौन सा हो जाएगा? दैट विल बी 3rd। हियर कम द बस फॉर लखनऊ। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है बेसिकली आपका इन्वर्जन का, समझना। जैसे मैं अलग से स्टेटमेंट कराता हूँ। मैंने कहा ये लिखा है हियर कम या कम्स अ मैन। अब इन्वर्जन क्यों कहते हो? क्योंकि इन्वर्जन का मतलब होता है पुटिंग द हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट इज कॉल्ड इन्वर्जन। हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखना ही क्या कहलाता है? इन्वर्जन कहलाता है। आपने कहा हियर कम्स अ मैन क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया और वर्ब पहले आ गई है, इस वजह से इन्वर्जन है। लेकिन ये जो वर्ब आ रही कम या कम्स, वो अ मैन के अकॉर्डिंग आ रही, अ मैन के अकॉर्डिंग कम्स आएगा। तो हियर कम्स अ मैन, जैसे मैं ऐसे कहूँ देयर गो या गोज सम मैन, देयर गोज सम मैन। अब सम मैन मतलब प्लूरल है, तो अब यहाँ पर क्या करोगे? गो का यूज करोगे। जैसे एक स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूँ, अलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया, है ना, अलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया वॉज सीन माइटी हिमालयाज। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, लिखूं मैं? चलो मैं लिख के ही बता देता हूँ। ये है अलोंग द फ्रंटियर ऑफ इंडिया वॉज सीन माइटी हिमालयाज। जब भी आप एडवर्ब ऑफ प्लेस स्टार्टिंग में रखते हो तो इन्वर्जन का यूज करते हो आप। तो आपने कहा यहाँ पर इस वाले पॉइंट को आप तोड़ो, ब्रेक करो। आफ्टर द फ्रंटियर ऑफ इंडिया, अलोंग द फ्रंटियर ऑफ इंडिया, ये पूरा एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो यहाँ पर वॉज नहीं आएगा, यहाँ पर वर आएगा, जस्ट अकॉर्डिंग टू हिमालयाज, है ना। जैसे एक और एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ, आउटसाइड द क्लासरूम वर सीन सम बॉयज। मान लो ये लिखा है आउटसाइड द क्लासरूम was seen some boys outside the classroom was seen some boys।
तब आप इसको कैसे डिफाइन करोगे सर? सिंपल सा पॉइंट है जो ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है। तो क्या करना है मेरे भाई, यहाँ पर ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है और ये जो वॉज आया है ये सम बॉयज के अकॉर्डिंग आया है। तो सम बॉयज के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आ जाएगा? वर सीन सम बॉयज हियर कम। कम द बस सब्जेक्ट है इसका, इन्वर्जन वाली सिचुएशन है और कम की जगह पर क्या आ जाएगा सर? कम्स आ जाएगा। हियर कम्स द बस। यहाँ पर पार्ट नंबर कौन सा हो जाएगा? दैट विल बी फर्स्ट। बाकी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जब भी एडवर्ब ऑफ प्लेस सेंटेंस के स्टार्टिंग में गिवन होगा तो आप इन्वर्जन का यूज कर रहे होंगे। इन्वर्जन बोले तो वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले पुटअप कर रहे होंगे। बस इतना याद रखना है, if our subject is singular then verb will also be singular, if our subject is plural then verb will also be plural. Anti party activities improved my relations with an opposition। कह रहे एंटी पार्टी एक्टिविटीज, तो जो एंटी पार्टी है उनकी एक्टिविटीज इम्प्रूव्ड माय रिलेशन। जो एक्टिविटीज है उन्होंने इम्प्रूव कर दी मेरी कंडीशन को विथ द अपोजिशन के साथ। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी थर्ड। ऑल द हॉर्सेस एक्सेप्ट वन ऑलवेज बिहेव्ड इन अ रफ मैनर व्हेन रॉबर्ट कम टू क्लीन द स्टेबल। स्टेबल मतलब होता है अस्तबल, जहाँ पर हॉर्सेस को रखा जाता है उस प्लेस को आप स्टेबल बोलते हो। ऑल द हॉर्सेस एक्सेप्ट। अब पहले तो ये वाली बात समझनी है आपकी, अगर दो सब्जेक्ट है एज वेल एज से बिसाइड से विथ along with together with and not except like, इनसे कनेक्ट हो। यहाँ पर S1 है, यहाँ पर S2 है। वर्ब कम्स अकॉर्डिंग टू S1। जो वर्ब आएगी वो S1 के अकॉर्डिंग आएगी। अब देखो जैसे ये है ऑल द हॉर्सेस एक्सेप्ट वन, एक को छोड़ करके। अब ये दूसरा सब्जेक्ट मान सकते हो, ये पहला सब्जेक्ट मान सकते हो। ऑलवेज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, हॉर्सेस के अकॉर्डिंग आपने बिहेव लगाए, सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म किसी के साथ भी आ जाएगी। इन अ रफ मैनर, यहाँ तक कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हेन रॉबर्ट कम, अब देखो यहाँ बिहेव लिख रहा था, बिहेव मतलब पास्ट हो गया, तो यहाँ पर कम नहीं आ करके आप क्या यूज करोगे? केम टू क्लीन द स्टेबल। तो इट मीन्स कम की जगह केम आना चाहिए था, क्योंकि सिंस हमारा जो पहले का स्टेटमेंट है वो पास्ट में है, दैट इज वाई। यू वॉश द डिशेस एंड आई ड्राई द सेम। तुम डिशेस को वॉश कर रहे हो, आई ड्राई द सेम। देखो एक चीज समझना, द सेम जो होता है ये एक टाइप का आपका डिटर्मिनर है। क्या है ये? डिटर्मिनर है, ये कोई प्रोनाउन नहीं है। जैसे देखो यू सब्जेक्ट हो गया, वॉश वर्ब हो गई, द डिशेस ऑब्जेक्ट हो गया, एंड और आई सब्जेक्ट हो गया, ड्राई सुखाना। और किस चीज को सुखा रहा है? ये नहीं, डिशेस को तो ड्राई कर रहा है। क्यों? अब इसके लिए नाउन को रिपीट ना हो उसके लिए प्रोनाउन चाहिए, एडजेक्टिव नहीं चाहिए, मतलब डिटर्मिनर नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पर डिटर्मिनर लगा रहा है सेम, यहाँ पर आ जाएगा दे के अकॉर्डिंग देम, क्योंकि ये प्लूरल है, प्लूरल प्रोनाउन दे होता है और दे का ऑब्जेक्टिव केस लगाओगे तो देम आएगा। जैसे एक क्वेश्चन में और आपको आपके लिए पुटअप कर रहा हूँ, आप गेस करिएगा इस पे। मैंने कहा आई गेव यू आ 500 rupee note and you return the same within a day। मैंने तुम्हें एक 500 को नोट दिया और आपने क्या किया? उसको विद इन अ डे वापस कर दिया।
मैंने आपको एक 500 का नोट दिया और आपने उसको विद इन अ डे वापस कर दिया। अब देखो इसको समझने की कोशिश करते हैं। आई गेव यू अ 500 रुपी नोट, नोट होगा यहाँ पर, एंड यू रिटर्न द सेम नहीं आएगा। इसके लिए यूज करो आ 500 रुपी नोट के लिए, तो यहाँ पर इट आ जाएगा, क्योंकि सिंस अगेन ये डिटर्मिनर होता है, डिटर्मिनर होता है तो ये प्रोनाउन का फंक्शन नहीं करेगा। जैसे एक और एग्जांपल मैं कहता हूँ, आई गेव यू सम बुक्स, आई गेव यू सम बुक्स बट यू रिटर्न द सेम टू मी। अब द सेम की जगह दम का यूज करोगे द बुक्स के अकॉर्डिंग। तो होप्स तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर द सेम नहीं आएगा, उसके प्लेस पर आप देम का यूज करोगे। माई यंगर ब्रदर वर अटेंडिंग अ शॉर्ट टर्म कंप्यूटर कोर्स दीज डेज। अब इसको सॉल्व करने से पहले आपको कुछ कीवर्ड पता होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कीवर्ड कौन से, आपने कहा दीज डेज है, सॉरी, आपने कहा दीज डेज है, नाउ अ डेज है, नाउ अ डेज है, एट दिस टाइम है, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट, है ना, नाउ है, एट नाउ है। ये वाले जो आप कीवर्ड लिख रहे हो ना, ये कीवर्ड किसके हैं, ये कीवर्ड है प्रेजेंट के, और प्रेजेंट में भी किसके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के। अब आप देखो यहाँ दीज डेज दिया गया है, दीज डेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर, आर अटेंडिंग। अब यहीं पर अगर आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बनाना चाह रहे हो तो आप ऐसे बना सकते हो। देखो जैसे मैंने कहा दीज डेज की जगह आप दोज डेज लिख सकते हो, है ना। जैसे एट दिस टाइम की जगह एट दैट टाइम लिख सकते हो, एट दिस मोमेंट की जगह एट दैट मोमेंट लिख सकते हो। अब ये किसके कीवर्ड बन गए, ये कीवर्ड बन गए पास्ट कॉन्टिन्यूअस के, पास्ट के कॉन्टिन्यूअस के। ये वाली बात आपको यहाँ से समझनी थी। यहाँ पर आ गया वर की जगह पर आर आ जाएगा, आर अटेंडिंग, इसका मतलब पार्ट नंबर सेकंड हो जाएगा। दे यूजुअली एलेज दैट देयर इज अ डिले इन प्रोड्यूसिंग स्टेशनरी ड्यू टू द फैकल्टी परचेज ऑर्डर्स। अब एक काम करते हैं, हम इस चेक करते हैं इसको। दे यूजुअली एलेज, दे सब्जेक्ट हो गया, यूजुअली एडवर्ब हो गया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दे है तो एस एस नहीं लगाओगे, दैट लगा, यहाँ से कंजक्शन है तो यहाँ तक ये आपका स्टेटमेंट कंप्लीट है, और इसके बारे में आपको सोचना नहीं, बस प्रेजेंट टेंस है, ध्यान रखना। देयर इज प्रेजेंट हो गया, अ डिले इन प्रोड्यूसिंग स्टेशनरी, स्टेशनरी अनकाउंटेबल नाउन है तो स्टेशनरीज नहीं लिखोगे, और ए या एन का यूज नहीं करोगे, दोनों नहीं है। ड्यू टू के कारण, द फैकल्टी परचेज ऑर्डर्स, इसका मतलब सेंटेंस कैसा है, नो एरर है। नेक्स्ट, ही डिस्क्राइब्स द प्लान विविड दैट इंस्पायर्ड इन अस अ विश टू विजिट द सेम। आप चेक करो, पहले पहले तो एक पॉइंट यहाँ पर ये वाली बात क्लियर कर लो। एक वर्ड डिस्कस होता है, एक वर्ड डिस्क्राइब होता है। डिस्कस और डिस्क्राइब, डिस्कस और डिस्क्राइब, इनके साथ हम अबाउट का यूज नहीं करते हैं, सुपरफ्लुअस बन जाएगा, सिंपल सी बात है। अगर आप इनके साथ अबाउट का यूज करोगे तो जो एक्सप्रेशन होगा वो सुपरफ्लुअस हो जाएगा, क्योंकि डिस्कस या डिस्क्राइब का मतलब होता है टॉक अबाउट, टॉक अबाउट, अबाउट के अबाउट टॉक के साथ तो आप लगा सकते हो, डिस्कस या डिस्क्राइब के साथ नहीं लगाओगे। तो कह रहा है ही सब्जेक्ट हो गया, डिस्क्राइब जो वर्ब हो गई, द प्लेस ऑब्जेक्ट हो गया, और कैसे, कह रहा है विविड, विविड नहीं होगा, यहाँ पर आएगा विविडली। आप जानते हो वर्ब को डिफाइन करने के लिए हमें एक एडवर्ब की नीड होती है। तो ही डिस्क्राइब द प्लेस विविडली, ही डिस्क्राइब द प्लेस हाउ, और हाउ का रिप्लाई होगा विविडली।
ठीक है सर। और यहाँ पर पार्ट कौन सा हो जाएगा, दैट विल बी फर्स्ट। ही डिस्क्राइब द प्लेस विविडली, विविड के प्लेस पर विविडली आएगा, बाकी आप डिफाइन कर लोगे पूरा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, यहाँ तक सही है। इट इज एडवाइज्ड, ऐसे एडवाइस दी जाती है, टू टेक कवर एबव अ टेबल टू सेव योर लाइफ। कह रहा आपको ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, जिस समय भूकंप आता है, भूकंप के दौरान आपको सलाह दी जाती है टू टेक कवर, आपको कवर ले लेना है। कहाँ पर, कह रहा है एबव अ टेबल, टेबल के ऊपर नहीं, अंडर अ टेबल। देखो एक चीज समझना, एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है, दोनों एक दूसरे के वर्टिकल हैं। आप ऊपर वाले के लिए ओवर लगाते हो, नीचे वाले के लिए अंडर लगाते हो, ये वाली बात जानते हो। लेकिन अगर मान लो ऐसे है कि यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, या यहाँ पर बी है, एग्जैक्ट वर्टिकल नहीं है बी, तब फिर लगाते हो आप एबव। इनके लिए एबव आएगा और इसके लिए ब्लो आएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब जैसे कोई व्यक्ति मेज के नीचे बैठेगा, अंडर द टेबल आप लिखोगे, है ना। एक तो ये हो गया। दूसरा कि ये जो ओवर और अंडर हैं, ओवर और अंडर हैं, ये बताते हैं हमें वर्टिकल पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन को। जबकि एबव और ब्लो जो हैं ये वर्टिकल पोजीशन को नहीं बताते हैं, वर्टिकल पोजीशन को नहीं बताते, ये वर्टिकल पोजीशन को बताते हैं। दोनों बातें क्लियर हो गई। तीसरी बात पे आना, मैंने कहा जो ओवर होता है ये नंबर को भी डिफाइन करता है, ठीक है। नंबर, ओवर 500 बुक्स, ओवर 500 कार्स, आप ऐसे बोलते हो। एंड एक चीज और, ये जो एबव या ब्लो है ये आपको लेवल को भी बताता है। लेवल मतलब स्तर, है ना। तो ये दो बातें और ध्यान रखनी है। एक बात और याद रखनी है कि जब ऊपर वाले का सरफेस ज़्यादा हो, नीचे वाले का कम हो, इसके लिए फिर ओवर का यूज करते हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा अंडर अ टेबल। नाइदर द डॉक्टर नॉर द नर्सेस वर प्रेजेंटेड व्हेन द पेशेंट रीच द हॉस्पिटल। जब पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचा तो ना तो डॉक्टर्स प्रेजेंट थे और ना ही नर्सेस प्रेजेंट थी। अब नाइदर नॉर में आपको पता है कि पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करते हैं। तो पहला सब्जेक्ट हो गया डॉक्टर, दूसरा सब्जेक्ट हो गया नर्सेस, वर्ड लगा है किसके अकॉर्डिंग, नर्सेस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई। प्रॉब्लम इसके बाद स्टार्ट होती है। प्रॉब्लम इसके बाद क्या स्टार्ट होती है कि वर्ब के बाद इसने प्रेजेंटेड लिखा है। अगर वर्ब प्रेजेंटेड तो इसका मतलब पैसिव बन जाएगा। वर्ब के साथ अगर थर्ड फॉर्म लगाओगे तो इससे पैसिव बन जाएगा, और पैसिव की कंडीशन की यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप देखोगे तो पैसिव के कंडीशन की ज़रूरत हमें बिल्कुल भी नहीं है। ये जो वर्ब प्रेजेंटेड है ना, यहीं पर प्रॉब्लम है। यहाँ पर आना चाहिए प्रेजेंट, ये आना चाहिए। एक बात और समझना, ये जो दो वर्ब होती हैं, एक वर्ब होती है आपकी एब्सेंट, एक वर्ब है आपकी कौन से, प्रेजेंट। अगर ये वर्ब है तो ये अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब सेल्फ वाले प्रोनाउन। लेकिन एक बात और समझनी है आपको, अगर ये एडजेक्टिव हैं, एब्सेंट और प्रेजेंट अगर एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है, तो फिर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेंगे, ठीक है। जैसे अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये एडजेक्टिव है या नहीं है, इनके पहले बी फॉर्म लगी होगी, है ना। जैसे यहाँ पर लगा था वर्ब बी फॉर्म है ना, तो बी लगा है, बी फॉर्म लगा है, तो इसका मतलब है फिर एडजेक्टिव लिखना पड़ेगा आपको, प्रेजेंट। और दूसरा, मान लो अगर वर्ब बना भी रहे हो आप तो फिर रिफ्लेक्सिव लगाओ। जैसे मैंने कहा ही प्रेजेंटेड, ही प्रेजेंटेड, अब यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा हिमसेल्फ, ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ। अब यहाँ पर प्रेजेंटेड वर्ब है, अब इसके पहले बी फॉर्म भी नहीं है। तो होप सो आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। इस केस में क्या करते हैं, एब्सेंट और प्रेजेंट के साथ रिफ्लेक्सिव आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि जो एब्सेंट और प्रेजेंट है वो एडजेक्टिव है या फिर वर्ब है, इस बात पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर प्रेजेंटेड नहीं आएगा, वर्ब प्रेजेंट कह रहा, जो ना तो डॉक्टर और ना ही नर्स प्रेजेंट थे, ये तो पैसिव वाली कंडीशन नहीं बन रही। तो इसका मतलब बनेगा वर्ब प्रेजेंट, ना कि वर्ब प्रेजेंटेड। पार्ट नंबर कौन सा होगा, दैट विल बी सेकंड। वन कैन नेवर इमेजिन हाउ टू
हाउ हॉट इट गोज इन दिल्ली अनलेस वन डजंट गो देयर इन पर्सन। प्रेजेंट होना चाहिए। तो वैसे देखो वन, और वन के केसेस चलेंगे पूरे, ध्यान रखना। वन कैन नेवर इमेजिन, कोई व्यक्ति कभी भी इमेजिन नहीं कर सकता। हाउ हॉट, कितना गर्म है। इट गेट्स, हाउ हॉट है ना, इट गेट्स इन दिल्ली अनलेस वन डज, प्रॉब्लम तो ये मिल गई, अनलेस नेगेटिव है, इसके साथ डज नॉट का यूज नहीं करोगे। अनलेस वन गोज, ये बन जाएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा होगा, दैट विल बी सेकंड, सेकंड इनकरेक्ट हो जाएगा। ही यूज्ड टू रिप्लाई दैट द ओनली प्लेस फॉर विच ही वेंट was the town library. He used to reply that the only place. अब एक चीज समझना, इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपको पूरा पूरा फील आएगा कि एक ही जगह प्रॉब्लम है। वो आपको भी लग रहा होगा कि सर यहाँ पर प्रॉब्लम है, और वाकई यहीं पर प्रॉब्लम है। प्लेस को डिफाइन करने के लिए आप विच का यूज नहीं करते हो, आप किसका यूज करते हो, वेयर का। तो आप वेयर लिख सकते हो, विच लगाने की नीड नहीं है यहाँ पर। आप ऐसे लिखोगे, ही यूज टू रिप्लाई दैट द ओनली प्लेस वेयर ही वेंट, एकमात्र जगह जहां पर वो गया वॉज द टाउन लाइब्रेरी, वो टाउन लाइब्रेरी थी। यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा होगा, दैट विल बी, फॉर विच नहीं आएगा, यहाँ पर वेयर आना चाहिए था। दे विल गो टू द बेड, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो अब इसको समझाता हूँ मैं आपको डिटेल में। दे विल गो टू द बेड अर्ली सिंस दे हैव टू गेट अप एट 5 इन द मॉर्निंग। अच्छा ये देखो, इन द मॉर्निंग सही लिखा है, एट 5 सही लिखा है। एक्यूरेट टाइम, एग्जैक्ट टाइम के लिए एट का यूज करते हो। आप कहते हो 5 o'clock, 6 o'clock, 6:30 PM, इस तरीके के जो फ्रेजेज यूज करते हो उनके साथ एट आता है। मॉर्निंग इवनिंग के साथ आप इनका यूज करते हो। जब इन लगाते हो तो द भी आता है। मॉर्निंग इवनिंग इवन आफ्टरनून के साथ भी इन आता है ना। बाकी देख लो जरा, बाकी जैसे आप डॉन लिखते हो, DAWN, डस्क लिखते हो, डस्क लिखते हो, सनराइज लिखते हो, सनराइज है, सनसेट है, सनसेट है, इनके साथ आप क्या लगाते हो, एट का यूज करते हो। ये पॉइंट आपके क्लियर होने चाहिए, यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है। गेटअप मतलब ना होता है, दे हैव टू गेटअप सिंस, क्योंकि उनको उठना पड़ता है एट 5 इन द मॉर्निंग, सुबह 5 बजे उठना पड़ता है, इसलिए वो जल्दी जाएंगे बेड पे। अब देखो ये वाला आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, कौन सा, मैं बताता हूँ आपको। स्कूल, स्कूल, कॉलेज, कॉलेज, चर्च, टेम्पल, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, प्रिजन, प्रिजन, है ना। ये कुछ बिल्डिंग्स है, ये कुछ बिल्डिंग्स है जिनका यूज किसी खास पर्पज से आप करते हो। तो अब देखो इनके साथ दो सिनेरियो पॉसिबल है। एक होता है इनके साथ प्राइमरी पर्पज, इनको यूज करते हो प्राइमरी पर्पज के केस में, और एक आता है सेकेंडरी पर्पज। प्राइमरी पर्पज और सेकेंडरी पर्पज। जब प्राइमरी पर्पज होता है तो आर्टिकल का यूज नहीं करते, नो आर्टिकल, यानी नो आर्टिकल। लेकिन जब सेकेंडरी पर्पज होता है तब आर्टिकल द का यूज करते हैं। अब इसको समझना, ये वाला टर्म आपने पढ़ रखा होगा। देखो स्कूल कॉलेज आप पढ़ने जाते हो, स्कूल कॉलेज आप पढ़ने जाते हो, ये प्राइमरी पर्पज है। मेरे पिताजी स्कूल जा रहे हैं, ये सेकेंडरी पर्पज हो गया। चर्च टेम्पल आप पूजा करने जाते हो, प्राइमरी पर्पज हो गया, है ना। इसमें सेकेंडरी पर्पज क्या हो सकता है, थिंक अबाउट इट। इसमें सेकेंडरी पर्पज आप क्या बना सकते हो। एक तो ये है कि आप पूजा करने नहीं जा रहे हो, आप पूजा से मिलने जा रहे हो, ये सेकेंडरी पर्पज है ना। दूसरा एक और पॉइंट बनता है, हो सकता है आप जूते चप्पल चोरी करने जा रहे हो, तो सेकेंडरी पर्पज बन जाएगा। हॉस्पिटल, अगर कोई व्यक्ति बीमार है उसको ले जाया जा रहा है, प्राइमरी। किसी से मिलने जा रहे हो, सेकेंडरी। प्रिजन, किसी ने क्राइम किया, प्राइमरी। और किसी से मिलने जा रहे हो, सेकेंडरी। ऐसे आते हैं इसमें बेड, सेम जैसे बाकी आपने पढ़ा है ऐसे बेड आता है। बेड वाले भी दो सिनेरियो हैं।
सोने जा रहे हो, प्राइमरी पर्पज, और दूसरा मैं बता पाने में असमर्थ हूँ, आई एम अनेबल टू डिफाइन दिस सेकेंडरी पर्पज, है ना, क्योंकि आप महान आत्मा है ना। जहाँ न जाए रवि वहां जाए कवि, वो हाल है आपका। दे विल गो टू द बेड, अब वो सोने जा रहे हैं, जल्दी सोने जा रहे हैं, क्योंकि कह रहा उन्हें सुबह मॉर्निंग में जल्दी 5 बजे जल्दी उठना है। अब ये प्राइमरी पर्पज है तो द का यूज नहीं करोगे। ये वाली बात क्लियर हो गई। अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा था ऑन द मॉर्निंग, आप समझ जाओगे ऑन द मॉर्निंग नहीं होता है ना, तो यहाँ पर क्लियर होगी बात, दैट विल बी थर्ड। नेक्स्ट, रेहान एंड रोहित आर गुड फ्रेंड्स एंड इट डजंट मैटर टू देम एज टू हु इज वेल्दियर। रेहान और रोहित दोनों अच्छे दोस्त हैं, एंड इट डजंट मैटर, और ये मैटर नहीं करता, टू देम उनके लिए, एज टू हुम इज वेल्दियर, कौन ज्यादा वेल्दी है। ये वाली बात मैटर नहीं करती कौन ज्यादा वेल्दी है। इसका मतलब सेंटेंस करेक्ट है, नो एरर है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी चीजें एरर फ्री है। आप देख लो जरा। नेक्स्ट, देयर वॉज नो डिले डिनाइंग द फैक्ट दैट द किंग लियर confided to his daughter Cordelia more than anybody else। ये आप बहुत प्यारा सा प्ले है विलियम शेक्सपियर का, अगर आपने पढ़ा होगा तो, किंग लियर नाम से है, और कभी मौका लगे तो आप पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक राजा की 3 बेटियां होती हैं और तीनों बेटियों में समान तरीके से अपने प्रॉपर्टी का डिवाइडेशन कर देता है ना। और उससे पहले डिवाइडेशन के करने से पहले वो पूछता है कि कौन मुझे ज़्यादा लव करती है। तो बड़ी जो लड़कियां हैं दोनों, वो बताती है कि भाई हम तुम्हें बहुत ज़्यादा लव करते हैं, है ना। बट छोटी वाली जेन्युइन आंसर देती है, छोटी वाली को वो अपने राजपाट से बेदखल कर देते हैं, उसका नाम कार्डिलिया, वही स्टेटमेंट यहाँ पर दे रहा है। बाद में हालांकि छोटी वाली ही मदद करती है इनकी। तो देयर वॉज नो डिनाइंग द फैक्ट, ऐसा कोई फैक्ट है नहीं जिससे डिनाई किया जा सके, दैट की, यहाँ तक कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, पास्ट में है, ये ध्यान रखना। किंग लियर कन्फाइडेड, कन्फाइड टू हिज डॉटर, कन्फाइड टू करने का मतलब होता है एक व्यक्ति जो अपने सारे सीक्रेट्स है किसी व्यक्ति के साथ शेयर कर रहा है ना। और इसके लिए जो करेक्ट फ्रेज आप यूज करोगे वो कन्फाइड टू नहीं होगा, कन्फाइड इन होगा, कन्फाइडेड इन हिज डॉटर कॉर्डेलिया। यहाँ पर जो प्रॉब्लम थी वो प्रीपोजिशन की प्रॉब्लम थी, यहाँ पर आना चाहिए कन्फाइडेड इन, पार्ट नंबर हो जाएगा फर्स्ट। देयर इज अ होल वर्ल्ड आउट, देयर इज इनविजिबल फ्रॉम द नेक्ड आईज, देयर इज अ होल वर्ल्ड, पूरा का पूरा संसार है, आउट बाहर पूरा का पूरा संसार है, देयर दैट इज इनविजिबल जो कि अदृश्य है, फ्रॉम द नेक्ड आइज जो कि जो नेक्ड आइज है उनसे भी कैसा है, इनविजिबल है। अब यहाँ पर अगेन बाकी तो सब सही है, आप देखोगे ये वाला स्टेटमेंट प्रेजेंट में है, सही है, ये वाला भी प्रेजेंट में सही है, इनविजिबल के साथ टू आ जाएगा, इनविजिबल टू, किनसे अदृश्य है, किनको दिखाई नहीं पड़ रहा है, नेक्ड आइज को दिखाई नहीं पड़ रहा है वो संसार। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इनविजिबल टू, इनविजिबल फ्रॉम नहीं होगा। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा अंडरलाइन पार्ट जो है वो इनकरेक्ट है। देयर आर सम कप होल्डर्स प्लेस्ड ऑन द कप बोर्ड्स ऑफ द सेक्रेट टेबल। देखो, देयर आर 3 कप होल्डर्स, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देयर के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आती, एक कप होल्डर्स के अकॉर्डिंग आपने क्या लगा रखा है, आर, ये तो सही हो गया। प्लेस्ड, कहाँ पर प्लेस किए गए हैं, ऑन द कप, कप बोर्ड में प्लेस किए गए हैं, तो इनसाइड आई मीन यहाँ पर फिर इन आएगा, इन द कप बोर्ड, है ना। यहाँ पर बन जाएगा आपका सेक्रेटेरिएट के टेबल, और यहाँ पर यूज करोगे आप इनका यूज करोगे, मीन्स यहाँ पर प्रॉब्लम है। बाकी तो देखो यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, ऑन की जगह इन आना चाहिए, पार्ट नंबर सेकंड होगा। आंवला जूस इज रिच विथ विटामिन सी, जो आंवला जूस होता है वो विटामिन सी से भरपूर है। अब आप चेक करो एक बार, आंवला जूस सही है, इज रिच इन, रिच इन
यहाँ पर अगेन प्रपोजिशन की प्रॉब्लम थी। रिच के साथ प्रपोजिशन क्या आएगा, इन आएगा। रिच इन विटामिन सी, विटामिन सी से भरपूर है, आप ये कहना चाह रहे हो। जो आंवला जूस है वो विटामिन सी से भरपूर है। नेक्स्ट, आई हैड वॉकड फॉर मोस्ट ऑफ द डे टू कानपुर एंड देन गेट ऑन द ट्रेन बाय मुंबई। आई हैड वॉकड, हैड के साथ थर्ड फॉर्म सही है। फॉर मोस्ट ऑफ द डे, पूरे के पूरे, लगभग पूरे के पूरे दिन, ये वाली बात भी सही है। और यहाँ पर मोस्ट के पहले दा मत लगाना, सुपरलेटिव डिग्री नहीं है। टू कानपुर, ये टू के साथ आप उसका ऑब्जेक्ट लिख रहे हो। एंड देन, यहाँ पास्ट है, यहाँ गेट लगा रहे हो, गेट प्रेजेंट हो गया तो यहाँ आ जाएगा गॉट। करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। द ज्यूरी वॉज नॉट हैप्पी विद द परफॉर्मेंस। ज्यूरी जो है वो परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, नहीं थी, वॉज लगा रहा है। अब ये वाली बात क्लियर है कि पहले अगर वॉज लगा रहा है तो बाद में भी पास्ट ही आएगा। द ज्यूरी वॉज नॉट हैप्पी विद द परफॉर्मेंस एंड वॉच क्वाइट हार्श। एक चीज़ और समझना, पहले इसको करने से पहले मैं आपको कलेक्टिव नाउन के बारे में डिफाइन करा देता हूँ। बेसिकली जो कलेक्टिव नाउन होते हैं, इनके साथ, इनको यूजुअली इनका हम प्लूरल नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि ये प्लूरल ही होते हैं। सेकंड पॉइंट, ये पहला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट ये आता है कि कलेक्टिव नाउन से सेंस वाली बात आती है। सेंस में दो सेंस आते हैं, एक यूनाइटेड और एक डिवाइडेड। यूनाइटेड और डिवाइडेड दो सेंस बनते हैं, यूनाइटेड और डिवाइडेड। यूनाइटेड होता है तो वर्ब जो आती है वो सिंगुलर आती है। डिवाइडेड होगा तो जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी। और ये पता कैसे चलेगा? ये सेंटेंस से पता चलेगा कि वो यूनाइटेड है या डिवाइडेड है। जैसे अगर मान लो 4 मेंबर हैं और चारों किसी बात को लेकर के एग्री कर रहे हैं तो दे आर यूनाइटेड। अगर 4 मेंबर हैं और चारों की ओपिनियन अलग अलग है, ये दे आर डिवाइडेड। तो देखो यहाँ पर ज्यूरी के साथ वॉज लगा रहा है, यहाँ पर भी ज्यूरी के साथ वॉज लगा रहा है, तो सिंगुलर मान करके चल रहा है। ज्यूरी जो है वो खुश नहीं थी परफॉर्मेंस से। एंड वॉच क्वाइट हार्श, और बहुत ज़्यादा हॉर्स थी। सभी के सभी मेंबर को मिला करके कलेक्टिवली बात कर रहा है। द सिंगर टुक देयर क्रिटिसिज्म इन हार्ट। तो सिंगर ने क्या किया? उनके क्रिटिसिज्म को दिल पे ले लिया, ये कहना चाह रहा है। तो एक चीज समझना है यहाँ पर, किन की क्रिटिसिज्म को? ज्यूरी के क्रिटिसिज्म को। और ज्यूरी के लिए देखो यहाँ वॉज लगा रहे हो, यहाँ वॉज लगा रहे हो, तो यहाँ देयर नहीं लगा पाओगे, यहाँ पर आएगा इट्स, ज्यूरी के अकॉर्डिंग ये बनेगा द ज्यूरी, द सिंगर टुक इट्स क्रिटिसिज्म इन हार्ट। तो सिंगर ने इनके क्रिटिसिज्म को दिल पर ले लिया, ये कहना चाह रहा है। और वैसे अगर मान लो थोड़ी देर के लिए, मान लो सिंगर के लिए भी लगा रहे हो देयर, तो भी गलत होगा, उसके अकॉर्डिंग ही जाएगा, ज्यूरी के अकॉर्डिंग इट्स आएगा, है ना। तो यहाँ पर ओवरऑल जो पार्ट इनकरेक्ट है दैट विल बी, आप कहोगे थर्ड, देयर नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट, द मैनेजर टोल्ड हर दैट शी वुड बी अ बिट मोर केयरफुल व्हाइल एग्जीक्यूट द ऑर्डर्स ऑफ द कंपनी। मैनेजर सब्जेक्ट हो गया, टोल्ड वर्ब हो गई, हर ऑब्जेक्ट हो गया, दैट कंजक्शन हो गया। ये वाला स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया, पहला वाला कंप्लीट हो गया। अब यह कहानी यहाँ से सी शुड, अच्छा यहाँ पास्ट है तो आगे शुड यूज कर सकते हो। बिट अ बिट मोर केयरफुल, उसको और ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए था। कब केयरफुल होना चाहिए था? वाइल एग्जीक्यूट नहीं, वाइल एग्जीक्यूटिंग, वाइल एग्जीक्यूटिंग, ये करेक्ट आंसर होगा। एग्जीक्यूट करते समय, जिस समय ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट किया जा रहा है, कंपनी के द्वारा ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट किया जा रहा है, तो आप बनाओगे वाइल एग्जीक्यूटिंग। अब दूसरा एक और समझो, वाइल यहाँ पर प्रपोजिशन के तरीके यूज करोगे तो इसके बाद जो वर्ब आएगी वो जीरंड फॉर्म में आप यूज करोगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा होगा? दैट विल बी 4। नेक्स्ट, ही विल मेक मिस्टेक्स, वह गलतियां करेगा। बट ही विल लर्न, लेकिन वो सीखेगा। जब आप गलतियां करते हो वो क्या होता है? वो लर्निंग का पार्ट होता है। जो मिस्टेक्स होती है वो लर्निंग का पार्ट होती है ना। तो ही विल मेक मिस्टेक्स, वह गलतियां करेगा। बट ही विल लर्न, लेकिन वो सीखेगा। बाय मेकिंग मिस्टेक्स, गलतियां करने से वो सीखेगा। सो डियर पेरेंट्स, इसलिए प्यारे पेरेंट्स, वंस यू पुट द मनी इन योर चिल्ड्रंस लिटिल पॉकेट, तो अगर आप बच्चों की जेब में पैसा रखते हो, उनको पैसा देते हो, तो फॉरगेट ऑल ऑन इट,
तो उसके बारे में भूल जाओ, क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है कि बच्चे गलतियां करते हैं और फिर उन गलतियों से उन्हें लेसन मिलता है। इसलिए जब आप CDP पढ़ते हो, चाइल्ड डेवलपमेंट, वहाँ पर आपको एक ही बात सिखाई जाती है, क्या, कि जो मिस्टेक्स है वो लर्निंग का पार्ट है। और यहाँ पर बाकी सब सही है, देखो पूरी बातें सही हैं, केवल ये गलत है, फॉरगेट ऑल अबाउट इट, और इसके बारे में आप भूल जाओ, ऑन इट नहीं, अबाउट इट। जो पैसा आपने दिया है ना उनको, उनके बारे में आप क्या करो, भूल जाओ, है ना, क्योंकि वो गलत तरीके से खर्च करेगा और फिर उसके बाद उससे वो लेसन्स लेगा। ये इनडायरेक्टली ये बात कहना चाह रहा है। तो अबाउट इट कहाँ पर, ऑन इट कहाँ पर है, पार्ट नंबर फर्स्ट में। ठीक है, होप सो पॉइंट क्लियर हो गया। ऑन इट की जगह अबाउट इट आ जाएगा। देखो जब आपका मोराल डाउन हुआ करे ना, जैसे मेरा मोराल जब डाउन होता है, मैं ओझा सर को सुन लेता हूँ, है ना। जब आपको लगे कि बहुत ज़्यादा जीवन में डाउनफॉल चल रहा है, डाउनफॉल इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो आप, है ना, ओझा सर को सुन लिया करो, आपका मोटिवेशन गजब का हो जाएगा। जैसे वो बताएंगे कि एक सरकारी नौकरी लेने में तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत आ रही है, तो निराश नहीं होने का, आप आसमान की तरफ देखो, एक एक आपको गोला नजर आएगा, है ना, गोला नजर आएगा, एक तो आप कह सकते हो दूसरी दुनिया नजर आएगी, एक पूरा स्पेस नजर आएगा। बस समझो इसी स्पेस पर, इसी गोले पर हमें राज करना है, इसको, इस पर कब्जा करना है, बस खत्म कहानी, है ना। देयर आर नो टेबल्स एट द क्लासरूम, देयर आर नो टेबल्स एट द क्लासरूम। अब क्लासरूम में कोई भी टेबल्स नहीं है, तो आप जानते हैं इनसाइड द क्लासरूम हो जाएगा, इन आ जाएगा, है ना। यहाँ पर आ जाएगा इन द क्लासरूम, ये वाला गलत होगा, एट की जगह इन आना चाहिए, एट गलत है यहाँ पर। एक और क्वेश्चन यहाँ बहुत प्यारा सा बनता है, देखो, ही सैट इन द शेड ऑफ अ ट्री, इन द शेड ऑफ अ ट्री। एक स्टेटमेंट ये है और एक स्टेटमेंट ये है, ही सैट अंडर द शेड ऑफ अ ट्री। ये वाला क्वेश्चन बहुत बनता है, शेड ऑफ अ ट्री, है ना। अब आपसे पूछा जाए कि दोनों सेंटेंस में क्या प्रॉब्लम है, या दोनों सेंटेंस करेक्ट है या दोनों सेंटेंस इनकरेक्ट है, ये आपको बताना है। एक चीज समझना, देखो जैसे मान लो ये कोई ट्री है, मान लो सपोज ये कोई ट्री है, अब इसकी छाया में बैठे हो यहाँ पर, तो पेड़ के नीचे बैठे हो, अगर आप ये बोलो ही इज सिटिंग अंडर द ट्री, तो ये वाली तो बात समझ में आ रही है, वो पेड़ के नीचे बैठा है, लेकिन छाया के नीचे बैठा है, ये वाली बात नहीं, छाया में बैठा है, ये कहोगे आप। जैसे इसकी अपनी शैडो होगी, उसकी एक पेरीफेरी होगी, उस पेरीफेरी के अंदर कहीं बैठा होगा, इसलिए ये वाला सेंटेंस करेक्ट होगा, ये याद रखना। यू मस्ट बी हरी अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन, तुम्हें जल्दी करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम ट्रेन मिस कर दो। अदरवाइज का मतलब आप जानते हो, अन्यथा होता है, अदरवाइज मीन्स होता है अन्यथा। और ये फ्रेज आपका बनता है इन अ हरी, इन अ हरी, है ना, जल्दी में, ये बनता है, यही गलत हो गया, यू मस्ट बी इन अ हरी, तुम्हें जल्दी करना चाहिए। यहाँ पर क्या होगा, पार्ट नंबर सेकंड आ जाएगा, बाकी तो एक्सप्लेन कर लोगे आप। अदरवाइज का मतलब अन्यथा होता है। बोथ रीता along with रोनिका has won the dance competition this year. रीता और रोनिका दोनों ने डांस कंपटीशन इस साल जीता है। अच्छा एक बात समझो, जब आप बोथ लगाते हो तो बोथ के साथ एंड का यूज करते हो, बोथ के साथ एज वेल एज का यूज नहीं करते, बोथ के साथ along with का यूज नहीं करते, बोथ के साथ नॉट का यूज नहीं करते। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो बोथ के साथ क्या लगाओगे, along with नहीं आएगा सर, इसकी जगह पर एंड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एंड। बोथ रीता एंड रोनिका, है ना। हालांकि इसमें दो जगह प्रॉब्लम हो गई है, सेंटेंस को ज़्यादा अच्छा करने के चक्कर में
गड़बड़ हो गया। देखो यहाँ पर क्या होगा कि बोथ के साथ जो वर्ब आती है हमेशा प्लूरल आएगी, बोथ के साथ जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी। तो बोथ रीता एंड रोनिका यहाँ पर आ जाएगा हैव। हालांकि वो क्वेश्चन यही दिया हुआ था, यहाँ पर बेसिकली एंड था और यहाँ पर हैज था, हैज को काट करके हमें हैव करना था, बट मैंने अपनी तरफ से एड ऑन किया अलोंग विथ की जगह एंड आ जाएगा, हैज की जगह हैव आ जाएगा। हालांकि एग्जाम में एक ही प्रॉब्लम देगा, मैंने यहाँ दो दो बता दिए। एक चीज़ और समझना, बेटवीन के साथ भी एंड का यूज करते हो, जैसे बोथ के साथ एंड आता है ऐसे बेटवीन के साथ भी हम एंड का यूज करते हैं। सर क्लियर होगी बात? यहाँ तक कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। पार्ट नंबर कौन सा होगा? दैट विल बी थर्ड। हालांकि इसमें दो दो पार्ट बन गए ना, ये वाला भी, तो दो में से एक ही जो भी देगा आपको प्रॉब्लम में, तो आप समझ जाओगे। आई एम हैविंग ट्रबल डिसाइडिंग इट अ गिफ्ट फॉर देम। मुझे समस्या हो रही है, आई एम हैविंग ट्रबल, मुझे प्रॉब्लम हो रही, समस्या हो रही है डिसाइड करने में। और क्या डिसाइड करने पर? अ गिफ्ट फॉर देम, कि उनके लिए कौन सा गिफ्ट लें, ये डिसाइड करने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है। एक चीज और समझना यहाँ पे, यहाँ पर ये जो हैविंग है ये करेक्ट है, ये जो हैविंग है वो करेक्ट है। हालांकि एक बात आपको और जाननी जरूरी है कि जो हैव वर्ब होती है वो स्टैटिक वर्ब होती है। देखो जैसे आप कहते हो लुक, सीन, अपीयर, एक काम करते हैं स्टैटिक वर्ब के बारे में थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। लुक, सीन, अपीयर, है ना? आपने कहा हैव पजेस ओन, हैव पजेस ओन, ओन बिलोंग, बिलोंग, कंसिस्ट, ये पूरा एक पेयर बना लिया हमने। लव हेट, लव हेट, लाइक डिसलाइक, लाइक डिसलाइक, लोथ, ये अगला पेयर। फॉरगेट, फॉरगिव, फॉरगिव, रिमेंबर, रिमेंबर, फॉरगेट, फॉरगिव, रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, डिजायर, होप, डिजायर, होप, नीड, है ना? और ये जो वर्ब है ये स्टैटिक वर्ब के एग्जांपल्स हैं। इनको पेयर में आप रख करके लर्न कर सकते हो। जैसे पेयर ये पहला चीजें, कोई चीज कैसे दिखाई पड़ रही है, अपीयरेंस की बात कर रहे हो। दूसरे वाले में पोजीशन की बात कर रहे हो, हैव, पजेस, ओन, बिलोंग, कंसिस्ट। तीसरे वाले में आप पसंद और नापसंद की बात कर रहे हो। बाकी ये रिटेल वाले हो गए, फॉरगेट भूलना, फॉरगिव क्षमा करना, रिमेंबर याद करना, अंडरस्टैंड समझना, डिजायर अभिलाषा, होप, नीड, है ना? और आप जानते हो जो स्टैटिक वर्ब होती हैं इनमें आईएनजी नहीं यूज करते, और उससे बेहतर है आप ये लिखो कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता। क्योंकि अगर आप ये लिख दोगे आईएनजी फॉर्म नहीं लगाते तो बात आधी अधूरी होगी। इनका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता, और कॉन्टिन्यूअस हो तो उसको काट करके इंडेफिनेट लिख देना, है ना? और अगर मान लो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है तो इसको काट करके फिर परफेक्ट बना लेना, है ना? इतनी बात क्लियर है? अब मैं एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ आपको, तो थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, नहीं तो आप प्रॉब्लम क्रिएट करोगे। देखो मान लो दो तीन स्टेटमेंट मैं ले रहा हूँ आपके लिए, अब बताना, इनको चेक करना है। मैंने कहा माधुरी, माधुरी इज हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ फैंस। दूसरा है शी इज हैविंग, मान लो ये लिखा है शी इज हैविंग, हैविंग टॉक नाउ, टॉक नाउ, ये दूसरा स्टेटमेंट है। तीसरा, रमन इज लुकिंग हैप्पी, इज लुकिंग हैप्पी। मैं वो स्टेटमेंट करा रहा हूँ जहां पर आप फंबल करेंगे। रमन इज लुकिंग हैप्पी, रमन इज लुकिंग
इज लुकिंग एट द बर्ड, रमन इज लुकिंग एट द बर्ड, ये अगला एग्जाम्पल है। अब एक काम करते हैं, जैसे एक और लिख लेते हैं, आई एम अंडरस्टैंडिंग यू, आई एम अंडरस्टैंडिंग यू। आ जाओ चेक करते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। माधुरी के बहुत सारे फैंस हैं, माधुरी के बहुत सारे फैंस हैं, लार्ज नंबर ऑफ फैंस है, ये कहना चाह रहे हो। तो ये तो पोजीशन हो गया, और पोजीशन वाले केस में फिर आप कॉन्टिन्यूअस नहीं बना पाओगे। ये तो क्लियर है कि यहाँ पर इज हैविंग नहीं आएगा, यहाँ पर हैज लिखो। माधुरी हैज अ लार्ज नंबर ऑफ फैंस, इज हैविंग टॉक नाउ, अब ये सही है, यहाँ पर देखो हैविंग, इज हैविंग टॉक नाउ, ये सही है बिल्कुल। रमन इज लुकिंग हैप्पी, अपीयरेंस की बात कर रहे हो तो स्टेटिव है, स्टेट बता रहे हो तो यहाँ पर आएगा रमन लुक्स हैप्पी। रमन इज लुकिंग एट द बर्ड, रमन एक बर्ड को देख रहा है, रमन एक बर्ड को देख रहा है, तो ये वाली बात तो सही हो गई है ना, क्योंकि यहाँ पर गोइंग ऑन एक्शन है, प्रोग्रेसिव एक्शन है, यहाँ पर स्टेट नहीं बता रहे हो आप। आई एम अंडरस्टैंडिंग यू, ये बन जाएगा आई अंडरस्टैंड यू, आई अंडरस्टैंड यू। होप सो अब ये पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको। ये वर्ब वैसे तो स्टेटिव हैं, लेकिन अगर ये स्टेट नहीं बताएंगे, कुछ और शो करेंगे, तो फिर ये स्टेटिव वर्ब नहीं रहेंगी। वैसे यहाँ पर लिख रहा था आई एम हैविंग ट्रबल, मुझे परेशानी हो रही है, मुझे परेशानी हो रही है, ये वाली बात तो क्लियर है, तो यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आई एम हैविंग ट्रबल ये करेक्ट है। डिसाइडिंग ऑन, यहाँ पर ऑन आ जाएगा, डिसाइडिंग ऑन अ गिफ्ट फॉर दैम, तो उनके लिए मैं क्या गिफ्ट दूं, ये वाली बात डिसाइड करने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पर आ जाएगा डिसाइडिंग ऑन, इन नहीं आएगा, ऑन आएगा पार्ट नंबर 4। द बॉय हैड रन अवे बिकॉज ही कुडंट स्टैंड, हिज फादर बीट हिम फॉर वन मोर डे। द बॉय सही है, हैड रन, हैड के साथ थर्ड फॉर्म आएगा, रन अवे भाग जाना। एक और क्वेश्चन बनता है, फ्ली इज इक्वल टू रन अवे होता है, फ्ली इज इक्वल टू रन अवे। अच्छा ये वाले पॉइंट ही करा देता हूँ मैं आपको, ये प्रपोजिशन में आप पढ़ते हो कि अननेसेसरली प्रपोजिशन लगा करके वो सुपरफ्लुअस एरर बना देता है, तो शॉर्ट में मैं आपको ब्रीफ करा दे रहा हूँ, आगे पता नहीं मिले ना मिले। जैसे फ्ली इज इक्वल टू रन अवे होता है, तो फ्ली के साथ अवे का यूज नहीं कर पाओगे आप, ये वाला पॉइंट अवे फ्ली के साथ नहीं लगेगा। रिजेंबल जैसे कुछ पॉइंट है, देखिएगा, जैसे मैंने कहा एक पॉइंट है आपका कौन सा, रिजेंबल, रिजेंबल, रिजेंबल इज इक्वल टू होता है लुक लाइक, लुक लाइक, लाइक रिजेंबल के साथ नहीं लगेगा। जैसे आप यूज करते हो डिस्कस, अभी आपने पढ़ा था, डिस्कस या डिस्क्राइब, डिस्कस या डिस्क्राइब इज इक्वल टू होता है टॉक अबाउट, टॉक अबाउट, अबाउट का यूज नहीं करोगे इसके साथ। जैसे आपने कहा इंटर इज इक्वल टू कम इनटू, इंटर इज इक्वल टू कम इनटू, तो कम के साथ तो इंटू लग जाएगा, इंटर के साथ इंटू का यूज नहीं करोगे आप। इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट इज इक्वल टू इंक्वायर इनटू, इंक्वायर इनटू, तो इनटू का यूज इंक्वायर के साथ तो करोगे बट इन्वेस्टिगेट के साथ नहीं करोगे, है ना। तो इस तरीके क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कंप्राइज वाला बहुत आता है, कंप्राइज, कंप्राइज इज इक्वल टू कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट के साथ तो ऑफ लगाओगे, कंप्राइज के साथ ऑफ का यूज नहीं करोगे। एक दो मैं और रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, और भी एक दो पॉइंट है इस पे, है ना। हाँ ये वाला अवेट इज इक्वल टू वेट फॉर होता है, अवेट इज इक्वल टू वेट फॉर, ये जो फॉर है ये अवेट के साथ नहीं लगेगा, वेट के साथ लगेगा। और ये इंटर वाला याद रखना, इंटर के साथ दोनों बन जाते हैं, इंटर इनटू करेक्ट भी होगा और इंटर इनटू इनकरेक्ट भी होगा, करेक्ट भी होगा। इनकरेक्ट तब होगा जब आगे प्लेस का नेम दिया गया होगा और आप इनटू लगाओगे, प्लेस नहीं दे रहा है, बाकी कोई एग्रीमेंट है, कोई डिबेट है, तो फिर वो इंटर इनटू करेक्ट हो जाएगा।
तो ये आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है यहाँ से। तो रन अवे सही लिखा, अगर फ्ली अवे लिखा होता तो रॉन्ग हो जाता, बिकॉज ही कैन नॉट स्टैंड, क्योंकि वो रुक नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता। हिज फादर्स बीटिंग, ये इनकरेक्ट है। फादर्स बीटिंग, पिता के पीटने पर, पिता के उसे पीटने पर वो रुक नहीं सकता। फॉर वन मोर डे, एक और ज़्यादा दिन वो रुक नहीं सकता। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा फादर्स बीटिंग, फादर्स बीटिंग। हालांकि एक और अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, देखो ये वाली बात कि जीरण के पहले, ये एक काम करता हूँ मैं क्वेश्चन ही करा देता हूँ, जस्ट अ सेक, ये क्वेश्चन ही कर लेते हैं क्योंकि ये बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है कि जीरण के पहले हम पजेसिव का यूज करते हैं। देखो पहले एक काम करता हूँ, मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, पहले आप ट्राई करना बनाने की। मैंने कहा ये है, आई एम वेरी डिलाइटेड, आई एम वेरी डिलाइटेड, है ना। इज हिम कमिंग, इज हिम कमिंग, ये है। मैंने कहा आई एम वेरी डिलाइटेड, आई एम वेरी डिलाइटेड, रोहन कमिंग, रोहन कमिंग, है ना। मैंने कहा वी इंजॉय राहुल डांसिंग। अब देखो एक चीज समझना, एक एक करके डिस्कस करते हैं। आई एम वेरी डिलाइटेड, सही है ये वाली बात। करेक्ट, कमिंग जीरंड है, और जीरंड के पहले, ये वाला पॉइंट याद रखना है, जीरंड के पहले हम क्या करते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं, पीए। अगर प्रोनाउन दिया गया है तो उसके लिए फिर पजेसिव एडजेक्टिव लगाओगे। अगर प्रोनाउन नहीं दिया गया है और नाउन दिया गया तो नाउन में अपस्ट्रॉफ लगा दोगे। ये नाउन में अपस्ट्रॉफ लगा दोगे, प्रोनाउन है तो उसका पजेसिव एडजेक्टिव आना चाहिए। आई एम वेरी डिलाइटेड, मैं बहुत खुश हूँ, रोहन से कमिंग, यहाँ पर हिच कमिंग आएगा, यहाँ पर रोहन से कमिंग आएगा। देखो ये जीरंड है, और जीरंड के पहले जब भी नाउन या प्रोनाउन लिखो तो प्रोनाउन में तो पजेसिव एडजेक्टिव आने चाहिए, और नाउन में, उस नाउन में अपस्ट्रॉफ एस लगा दो। जैसे रोहन, राहुल से डांसिंग, राहुल सिंगिंग, राहुल स्विमिंग, आप ऐसे लिखोगे। क्लियर है। दे ऑल एक्सेप्ट सिरिन वर वेरी सैड ड्यूरिंग द फेयरवेल पार्टी गिवन टू द टीचर रिटायरिंग एंड हैड इंडिफरेंस वर वेल नोटिस्ड। अब चेक करना है, दे ऑल मतलब प्लूरल है, इतनी बात क्लियर हो गई। एक्सेप्ट का प्रपोजिशन होता है, ध्यान देना, ये वाली बात आपको समझनी है। जैसे एक्सेप्ट है, प्रपोजिशन है। जैसे आप एंड नॉट है, प्रपोजिशन है। जैसे इंक्लूडिंग है, इंक्लूडिंग है प्रपोजिशन, एक्सक्लूडिंग है प्रपोजिशन है। ये प्रपोजिशन होते हैं, तो इनके बाद वाला प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट बनेगा। जो वर्ब आएगी इनके केस में वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगेगी, बाद वाले के अकॉर्डिंग नहीं आएगी। दे ऑल सिरिन, ये बन गया प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट बन गया दे ऑल के अकॉर्डिंग वर वेरी सैड, सही है। ड्यूरिंग द फेयरवेल पार्टी, फेयरवेल पार्टी के दौरान वे सभी, सिरिन को छोड़ करके वे सभी दुखी थे। गिवन टू द टीचर रिटायरिंग एंड हर इंडिफरेंस वर वेल नोटिस्ड, है ना। अब एक काम करते हैं, डिस्कस करते हैं। देखो ड्यूरिंग द फेयरवेल पार्टी टू द टीचर्स रिटायरिंग एंड हर इंडिफरेंस वर वेल नोटिस्ड, उसकी जो इंडिफरेंस है वो नोटिस की गई थी। इंडिफरेंस सिंगुलर है तो इसके साथ वर नहीं आएगा, वॉज आएगा, यहाँ पर आ जाएगा वॉज वेल नोटिस्ड। उसकी जो उदासीनता है उसको अच्छे से नोटिस किया गया था। ठीक है सर, चलो आगे चलते हैं। हर कंसर्ट आर वेरी एडमायर्ड बाय द फॉरेनर, है ना। अब देखो ये तो सही है, हर कंसर्ट आर एडमायर्ड, ये वाली बात भी सही है। बाय द फॉरेनर पैसिव है, हर कंसर्ट, उनके जो कंसर्ट थे उनको एडमायर किया गया फॉरेनर्स के द्वारा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम ये है वेरी, है ना। या तो ऐसे लिखो हर कंसर्ट आर एडमायर्ड मच, जब भी वर्ब को डिफाइन करना है
वर्ब के लिए डायरेक्ट एडवर्ब चाहिए और वेरी मच लगाना है तो मच लगाया करो। थैंक यू, थैंक यू, वेरी नहीं लिखते हो, थैंक यू मच लिखते हो, है ना। तो ऐसे यहाँ पर आएगा एडमायर्ड मच, या आप ऐसे भी लिख सकते हो हाईली एडमायर्ड, हाईली एडमायर्ड, ये भी लिख सकते हो। वेरी एडमायर्ड की जगह आप चाहो तो ये भी लिख लो हाईली एडमायर्ड। ओनली ये जो वेरी है वो इनकरेक्ट है, जो वेरी है ये इनकरेक्ट है, बस इतना याद रखना है। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा पार्ट नंबर फर्स्ट। ही वॉज पेड handsomely for his nobility to handle the crowd skillful। उसको पे किया गया, देखो he was paid, अब पैसिव है, उसको पे किया गया था, पे करने वाला कोई और था, ये रिसीवर है ही यहाँ पर, इसलिए वॉच पेड लिख रहा है, उसे पे किया गया था। कैसे कह रहा है? हैंडसमली, हैंडसम तरीके से मतलब सुंदर तरीके से, मीन्स अच्छा अमाउंट दे करके, इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है। उसको एक अच्छा अमाउंट दे करके क्या किया गया था? पे किया गया था। फॉर हिज नोबिलिटी, उसकी उसकी एबिलिटी के लिए, सॉरी उसकी एबिलिटी के लिए, टू हैंडल द क्राउड, जिस तरीके से उसने क्राउड को हैंडल किया था। कैसे? स्किलफुल नहीं, स्किलफुली, स्किलफुली एडवर्ब आ जाएगा। स्किलफुली मतलब ये बन जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। मदर सेड दैट इट वॉज क्वाइट ऑल राइट फॉर हर टू गेट अपसेट फॉर स्कोरिंग लेस। मदर ने क्या कहा? मदर सेड दैट, मदर सेड दैट, यहाँ तक सही है। सेड मतलब पास्ट, आगे पास्ट। इट वॉज यहाँ तक सही है। क्वाइट, क्वाइट जो होता है, देखो एक क्विट वर्ब होती है, ये जो क्वाइट होता है ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है चुप या शांत, चुप या शांत। एक क्वाइट आता है QUITE, ये एडवर्ब होता है और इसके दो मीनिंग होते हैं। एक होता है पार्सली, आंशिक, और एक मीनिंग होता है कंप्लीटली। कंप्लीटली मतलब होता है पूर्णतया, है ना। तो दो मीनिंग बनते हैं इसके। एक क्वेश्चन जो सबसे पहला बनता है वो ये बनता है कि क्वाइट के साथ हम ऑल, होल, इंटायर, इंटायर, परफेक्ट इनका यूज नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि यही मीनिंग है क्वाइट के। एक और क्वेश्चन बनता है क्वाइट के साथ एनफ का यूज नहीं करना चाहिए, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, ये क्वाइट में LY नहीं लगाओगे, क्वाइटली, क्योंकि ऑलरेडी एडवर्ब है, एडवर्ब में LY आप ऐड नहीं करते हो। एडजेक्टिव में LY ऐड करते हो, इवन नाउन में भी LY ऐड करते हो। नाउन में LY ऐड करोगे तो आपका एडजेक्टिव बनेगा, और एडजेक्टिव में LY ऐड करोगे तो एडवर्ब बनेगा। जानते हो सारी बातें, है ना। यहाँ पर कह रहा है इट इज ऑल क्वाइट ऑल राइट, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, क्वाइट राइट। इट वॉज क्वाइट राइट, ऑल का यूज अननेसेसरली है, यहाँ पर ऑल को ड्रॉप कर दो, बाकी स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। शी हैज हैबिट ऑफ स्पेंडिंग अगेंस्ट हर मीन्स। शी हैज, यहाँ तो सही है, उसकी हैबिट है। क्या हैबिट है? कह रहा है स्पेंड करने की, कह रहा है अगेंस्ट हर मीन्स नहीं होगा, यहीं पर प्रॉब्लम है। यहाँ पर बियॉन्ड हर मीन्स, जितनी उसकी इनकम है उससे कहीं ज़्यादा। बियॉन्ड मतलब क्या होता है? बियॉन्ड मतलब होता है से परे, मतलब जितनी उसकी इनकम है उससे कहीं ज़्यादा वो खर्च करती है। यहाँ पर आ जाएगा बियॉन्ड, अगेंस्ट के प्लेस पर बियॉन्ड आ जाएगा। बियॉन्ड हर मीन्स, बियॉन्ड हर मीन्स। शी हैज नॉट रिटन अ सिंगल नॉवेल बाय 3 years। देखो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ मैं आपको कि टाइम के लिए आप अलग अलग टाइप के वो प्रपोजिशन यूज करते हो। इन लगाते हो, ऑन लगाते हो, इन, ऑन, एट लगाते हो, आप सिंस लगाते हो, फॉर लगाते हो। और इंटरेस्टिंग बात है कि हर एक की जगह पर आप बाई से रिप्लेस कर सकते हो। देखो टाइम के लिए एट, इन, ऑन तीनों लगते हैं, फिर आपने कहा सिंस भी लगता है, फिर आपने कहा फॉर भी लगता है। सिंस, फॉर ड्यूरेशन और पॉइंट बताएंगे, ये वाले आपको पता है। फिक्स्ड टाइम के लिए एट, मंथ ईयर के लिए इन, और डे और डेट के ऑन। इतनी बात जानते हो होप सो। और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इन सभी की जगह हम बाय लगा सकते हैं। कोई भी टाइम दे रहा हो, इनमें से कोई भी टाइम पिक करो, सबके साथ आप बाय लगा सकते हो।
बट बाय लगाते समय एक बात याद रखनी है, पीछे भी डिस्कस किए थे हम प्रीवियसली, कि जब बाय टाइम के साथ लगता है तो टाइम की डेडलाइन को बता देता है, और टाइम की डेडलाइन मतलब दो ही टेंस बन पाते हैं, फिर या तो पास्ट परफेक्ट, फिर टेंस का बाउंडेशन हो जाता है पास्ट परफेक्ट या फिर फ्यूचर परफेक्ट। ये वाली बात ध्यान देनी है। अब देखो वैसे तो बाय 3 ईयर्स सही हो जाता अगर यहाँ पर हैड नॉट रिटन लिखा होता, बट ऐसा नहीं है। तो सी हैज़ नॉट रिटन अ सिंगल नॉवल, उसने एक भी नॉवल नहीं लिखा है, कह रहा है फॉर 3 ईयर्स, 3 सालों से। अब एक चीज़ और है कि सर मन में आ रहा होगा कि अगर हम इसको बाई को बना रहने दें और यहाँ पर हैच की जगह हैड कर लें, तो फिर मेरे भाई ये समझना पड़ेगा कि मीनिंग कौन सा सही है, मीनिंग कौन सा ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ये आपको देखना पड़ेगा। उसमें से जो मीनिंग है वो कौन सा ज़्यादा अप्रोप्रिएट है ये आपको समझना पड़ेगा। जैसे उसने 3 सालों से कोई भी नॉवल नहीं लिखा, ये वाला मीनिंग ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। 3 साल तक कोई भी नॉवल नहीं लिख रहा था, तो वो फिर मीनिंग पर डिपेंड करेगा, ज़्यादा अप्रोप्रिएट मीनिंग होगा फॉर से। द स्कूटर दैट आई एम यूजिंग दिस डेज इज बिलोंगिंग टू माई ब्रदर। स्कूटर इस समय जो मैं यूज कर रहा हूँ वो मेरे भाई का है। इज बिलोंगिंग, बिलोंग कौन सी है, स्टैटिव वर्ब, स्टैटिव वर्ब का कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता। प्रेजेंट है तो बिलोंग्स लगा लो, पास्ट होता तो बिलोंग लगा देते, यहाँ पर आ जाएगा इज बिलोंगिंग नहीं होगा। द वेडिंग गाउन लुक्ड डिसेंटली डिस्पाइट बीइंग स्टड विद ज्वेल्स। तो वेडिंग गाउन जो है सब्जेक्ट हो गया, लुक्ड वर्ब हो गई, और यहाँ पर डिसेंटली नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा डिसेंट। डिसेंटली की जगह पर प्लेस पर आ जाएगा डिसेंट। अब डिसेंट क्यों किया है, क्योंकि आपको पता है कुछ वर्ब आप यूज करते हो, कुछ वर्ब आप यूज करते हो लुक, सीम, अपीयर, टेस्ट, स्मेल, साउंड, और इनके साथ आप क्या करते हो, एडजेक्टिव का यूज करते हो, आप एडवर्ब का यूज नहीं करते हो मेरे भाई, है ना। दैट इज वाई, इस वजह से हम ऐसा कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए सर, नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। सी इज क्वाइट अ जीनरस वीमन टू हैव डोनेटेड सच अ लार्ज अमाउंट फॉर द फ्लड अफेक्टेड पीपल। अब आप इसका ब्रेक डाउन करते हैं हम लोग। मैंने कहा सी सब्जेक्ट हो गया, इज वर्ब हो गई, क्वाइट, ये जो क्वाइट है ये बेसिकली एडजेक्टिव है, QUIET, और ये एडजेक्टिव है ना। और आगे लिख रहा है आ जीनरस वीमेन, है ना। अब वीमेन वर्ड नाउन, वीमेन कैसी है, जीनरस एडजेक्टिव। कितनी जीनरस है, पूरी तरीके से जीनरस है। तो अब सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पर आपको जीनरस को मॉडिफाई कराने के लिए एक एडवर्ब चाहिए, और वो एडवर्ब क्वाइट नहीं होगा, ये वाला क्वाइट होगा, QUITE। यहाँ पर क्वाइट आना चाहिए, QUITE आना चाहिए। बात क्लियर। एक चीज़ और ध्यान रखना, क्वाइट के बाद में हम आर्टिकल आ का यूज करते हैं, रादर के बाद में आर्टिकल आ लगाते हैं, वेरी से पहले आर्टिकल आ लगाते हैं। ये पॉइंट आपको क्लियर होनी चाहिए। बाकी एक और पॉइंट है यहाँ पर, अ लार्ज अमाउंट ऑफ। देखो ये एक आपका डिटर्मिनर होता है ना, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, लार्ज अमाउंट ऑफ, अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ, ह्यूज क्वांटिटी ऑफ, है ना, अ ग्रेट डील ऑफ, ग्रेट डील ऑफ। ये ऐसे डिटर्मिनर हैं जो कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज किए जाते हैं, तीनों याद रखिएगा। वैसे ये अमाउंट, क्वांटिटी, डील, ये तीनों मात्रा को ही डिफाइन करेंगे। किसी चीज़ की मात्रा को डिफाइन करने के लिए वर्ड यूज किए जाते हैं। जबकि आप आ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, ये जो टर्म है ये काउंटेबल नाउन के साथ आप यूज करोगे तीनों। ये काउंटेबल नाउन के साथ, ये तीनों अनकाउंटेबल नाउन के साथ, ये वाली बात आपको यहाँ से और समझनी है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट, अ बुक मार्केट वॉज बीन ऑपरेटेड बाय सम रीडर्स इन द स्ट्रीट व्हेन दे रीच देयर। अ बुक मार्केट, ये तो सही लिखा है, सिंगुलर है तो वॉज आ गया, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म, फिर थर्ड फॉर्म, ये तो इनकरेक्ट हो गया। देखो बी फॉर्म के बाद या तो आप ING फॉर्म लगाते हो, या फिर आप थर्ड फॉर्म का यूज करते हो, या फिर आप एक और टर्म यूज कर सकते हो, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो जब आप ING लगाते हो तो ये टेंस बनता है आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस,
टेंस होता है कॉन्टिन्यूअस और सेंटेंस होता है एक्टिव वॉइस में, ठीक है। और थर्ड फॉर्म लगाते हो तो सेंटेंस हो जाता है पैसिव वॉइस, ये इंडेफिनिट का पैसिव है। और जब बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हो तो ये भी पैसिव हो जाता है, बट ये पैसिव जो है सर, ये पैसिव है कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस का, तो दोनों पैसिव हैं, जैसे ये वाला पैसिव और ये वाला पैसिव। और ये इंडेफिनिट का पैसिव है, ये कॉन्टिन्यूअस का पैसिव है, ये डिफरेंस है दोनों में, है ना। तो यहाँ पर बीन भी लगा है और ऑपरेटेड भी लगा है, या तो आप बीन को बीइंग कर लेते तो सही हो जाता है, या फिर बीन को ड्रॉप कर दीजिए तो भी करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों इनकरेक्ट है, बीन और ऑपरेटेड, है ना। इट मीन्स करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट विल बी थर्ड। द मीटिंग वॉज हेल्ड अपॉन फॉर एन आवर ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द कमेटी मेंबर्स। एक चीज समझना, कमेटी की स्पेलिंग आती है डबल एम डबल टी डबल ई, 3 लेटर डबल होते हैं। सेकेंड थिंग, यहाँ पर कह रहा द मीटिंग वॉज हेल्ड अपॉन। देखो एक फ्रेजल वर्ब होती है आपकी हेल्ड अप, सॉरी होल्ड अप, और होल्ड अप का मतलब होता है डिले। होल्ड अप का मीनिंग होता है डिले, ये वाली बात समझना, है ना। होल्ड अप का मीनिंग क्या होता है? मीनिंग होता है डिले। और यहीं पर ये जो करेक्ट एक्सप्रेशन होगा वो यहाँ पर यही होना चाहिए, द मीटिंग वॉज होल्ड अपॉन नहीं होगा, होल्ड अप होगा। फॉर एन आवर, 1 घंटे के लिए लेट थी मीटिंग, जो है वो लगभग 1 घंटे के लिए लेट थी, तो यहाँ पर होल्ड अप आएगा। जैसे होल्ड फास्ट आपने पढ़ा होगा, होल्ड फास्ट का मतलब होता है होल्ड फर्मली, किसी चीज को मजबूती से पकड़े रहना, वो होता है होल्ड फास्ट, है ना। होल्ड ऑन मतलब कंटिन्यू होता है, ये फ्रेजल वर्ब में आपने डिस्कस किए होंगे, होल्ड ऑन मीन्स कंटिन्यू। यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा होल्ड अप, पार्ट नंबर 4। एक चीज, वन मोर थिंग, कि होल्ड जो है ये बेस फॉर्म है, सेकंड फॉर्म इसकी हेल्ड होती है, एंड थर्ड फॉर्म विल आल्सो बी हेल्ड। ये हो गया V1, ये दिस इज V2 एंड दिस इज V3, तो V1 V2 एंड V3, है ना। तो पार्ट नंबर हो गया 4। नेक्स्ट, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडिंग देयर क्लासेस आर कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग इन आवर यूनिवर्सिटी। तो कह रहा है जो बच्चे, जो स्टूडेंट क्लास अटेंड करते हैं, है ना, हमारी यूनिवर्सिटी में लगातार कम होते जा रहे हैं। अब आप ये वाली बात जानते हो कि द नंबर, अभी मैंने ये वाली बात डिस्कस की थी, द नंबर ऑफ या फिर आ नंबर ऑफ, दोनों जो टर्म यूज होते हैं वो काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं। द नंबर ऑफ के साथ जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है, और आ नंबर ऑफ के साथ जो वर्ब आती है वो प्लूरल आती है। दोनों में डिफरेंस ये है, क्लियर है। कई बार बहुत माइन्यूट सी मिस्टेक हो जाती है, जैसे लास्ट वाले पे वो कैब वाले सेगमेंट में बहुत अच्छे से ये वाली बात देखो, बहुत बार कराई है आपको। कोर्स सिलेबस होता है और कोर्स आपका रफ होता है, बट मैंने उल्टा लिख दिया है। अब ये रिकॉर्डेड में यही प्रॉब्लम होती है कि एक बार जो हो गया सो हो गया, है ना, जो फंबल हो गई सो हो गई, ये बड़ी प्रॉब्लम है। कई बार वो लगातार, मतलब वो पूरे मैराथन के दौरान कंसंट्रेट कर पाना फुल्ली, है ना, अटेंटिवली, वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, कहीं ना कहीं वो हो ही जाता है एक आध। चलिए एनीवे, फिलहाल वापस आते हैं। द नंबर ऑफ, आ नंबर ऑफ, है ना, द नंबर ऑफ के साथ भी काउंटेबल नाउन, और ये काउंटेबल नाउन प्लूरल होगा, ये वाली बात याद रखना। इसके साथ वर्ब सिंगुलर, इसके साथ वर्ब प्लूरल। इसमें कलेक्टिवली बता रहे होते हो, इसमें कलेक्टिवली नहीं बता रहे होते हो। यहाँ पर कह रहा है अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये तो सही है, अटेंडिंग देयर क्लासेस। अब इस आ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए आपने वर्ब आर लगा रखी है, ये तो सही है, आर कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग इन आर सोसाइटी। तो सेंटेंस नो एरर होना चाहिए, बट नो एरर का आपके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इस सेंटेंस में प्रॉब्लम है। जब आप आ नंबर ऑफ लिखते हो तो यहाँ पर जो काउंटेबल नाउन आता है वो प्लूरल होना चाहिए, बट वो आर्टिकल द के साथ होना चाहिए। जैसे यहाँ पर द मिसिंग है तो आर्टिकल द है, जबकि द नंबर आप लिखोगे तो ये आर्टिकल द नहीं लगेगा। अगर आप ऐसे लिखते द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फिर द नहीं लगता, ठीक है, फिर द की नीड नहीं रहती, ये वाली बात समझनी है आपको। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा अ नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, द मिसिंग है यहाँ पर, पार्ट नंबर फर्स्ट है। बाकी वो भी जानते हो आप, ग्रेट नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, ये भी काउंटेबल नाउन के साथ आता है। हालांकि काउंटेबल अनकाउंटेबल वाले दोनों मैंने बता दिए आपको, इस टाइप के जो फ्रेज वाले डिटर्मिनर होते हैं। वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस ही फेस्ड ड्यूरिंग हिज अंडर ग्रेजुएट डेज वर द शॉर्टेज ऑफ मनी। अच्छा, वन ऑफ के बारे में जानते हो आप, वन ऑफ के बाद आने वाला फर्स्ट नाउन कैसा होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए।
जैसे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बनते हैं। देखो मैंने कहा ये एक स्टेटमेंट है, इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। कंट्री इन द वर्ल्ड, ये पहला स्टेटमेंट है। मैंने कहा वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड, मैं आगे का स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट फ्रेज लिख रहा हूँ, टैलेंटेड फिल्म मेकर। और एक और स्टेटमेंट आपका बनता है, स्मोकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली बैड स्प्रेड हैबिट। ये तीनों स्टेटमेंट आपके गिवन है। अब थिंक अबाउट इट, इन तीनों स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है सर, है ना। पॉइंट सिंपल सा है कि आप ये वाली बात जानते हो कि वन ऑफ के बाद यूज होने वाला जो भी फर्स्ट नाउन होगा, जो भी फर्स्ट प्रोनाउन होगा, वो प्लूरल होना चाहिए, क्योंकि उसी में सिलेक्शन आप करते हो, उसी में से किसी एक की बात कर रहे हो आप, है ना। अब इन तीनों स्टेटमेंट को पहले सॉल्व करते हैं। ये तीनों फ्रीक्वेंटली वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हैं, बार बार रिपीटेड हैं। वीवीआईपी गेस्ट है ना, राजभोग से इनका स्वागत करना पड़ेगा आपको। इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। अब देखो यहाँ वन ऑफ आया, यहाँ पर द आ गया। अब मोस्ट तो नाउन है नहीं, फिल्म नाउन आपको लग सकता है, प्रोड्यूसिंग कंट्री वर्ड नाउन है। पीछे से ब्रेक किया करो, कंट्री वर्ड नाउन है, कंट्री कैसी है, प्रोड्यूस करने वाली, फिल्म प्रोड्यूस करने वाली, तो ये एडजेक्टिव बन गया। और मोस्ट जो है ये आपका एडवर्ब बन गया, आर्टिकल दा हो गया। तो वन ऑफ के बाद जो पहला नाउन मिला वो कंट्री मिला, तो यहाँ पर आएगा कंट्रीज। अब बच्चे यहाँ क्या करता है, फिल्म की जगह फिल्म्स, वर्ड की जगह वर्ड्स। तो ऐसा नहीं करना है, जो फर्स्ट नाउन मिलेगा वो प्लूरल होना चाहिए। यहाँ पर फिल्म वर्ड जो है वो नाउन नहीं है, फिल्म प्रोड्यूसिंग पूरा एडजेक्टिव है। वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड फिल्म मेकर, वन ऑफ के बाद ये द हो गया आर्टिकल, फिल्म मेकर नाउन हो गया, और टैलेंटेड एडजेक्टिव हो गया। टैलेंटेड कितना है, बहुत ज़्यादा, मोस्ट हो गया एडवर्ब, है ना। अब आपने क्या कहा, वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड फिल्म मेकर, वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड फिल्म मेकर। तब क्या करोगे, सिंपली आप इसको समझो, वन ऑफ के बाद ये आर्टिकल द आ गया, ये मोस्ट एडवर्ब आ गया, ये एडजेक्टिव आ गया, फिल्म मेकर नाउन, इसी का प्लूरल बनाना है। या तो फिल्म्स मेकर होगा या फिल्म मेकर्स होगा। और ये कंपाउंड नाउन की जब आप कैटेगरी पढ़ते हो तो उसमें ऐसे लिखते हो नाउन। और यूजुअली इस वाले टर्म में हम बाद वाले का प्लूरल बनाते हैं। यहाँ पर आ जाएगा फिल्म मेकर्स, है ना। स्मोकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली बैड स्प्रेड हैबिट। वन ऑफ के बाद जो फर्स्ट नाउन आएगा वो प्लूरल होना चाहिए। द मोस्ट वाइडली बैड स्प्रेड हैबिट वर्ड नाउन हो गया, स्प्रेड एडजेक्टिव, बैड एडजेक्टिव, वाइडली एडवर्ब, मोस्ट एडवर्ब। यहाँ पर हैबिट की जगह पर हैबिट्स आ जाएगा। तो ये तीन क्वेश्चन स्पेशली याद रखना। मैंने कहा वन ऑफ द मेजर चैलेंजेज वर्ड कैसा हो गया, प्लूरल हो गया। तो सर यहाँ तक तो करेक्ट है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। कह रहा है ही फेस्ड। अब यहाँ से ध्यान से समझना, यहाँ से इसने क्या किया है, फ्रेज वो क्लॉज चेंज की है। ही फेस्ड, ही सब्जेक्ट है, फेस्ड वर्ब है, ड्यूरिंग हिज अंडर ग्रेजुएट डेज, है ना। अब ये वाली जो क्लॉज है ये बीच में इंसर्टेड है, समझना। यहाँ ही से लेकर के डेज तक ये इंसर्टेड है, और इसके बाद जो वर्ड लग रहा है ये इसी के लिए लग रहा है, वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस के लिए। तो वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आना चाहिए, वॉज आना चाहिए। तो सर यहाँ पर वॉज होगा, पार्ट नंबर कौन सा होगा, दैट विल बी फोर्थ। होप सो बाकी आपको कहानी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट, द मैन हु वॉज कमिटेड द थेफ्ट लास्ट नाइट वॉज कॉट दिस इवनिंग। कह रहा व्यक्ति जिसने कल रात चोरी की उसको आज इवनिंग में पकड़ा गया, ये कहना चाह रहा है। अब एक बात समझना, मैन ह्यूमन बीइंग है, इसके लिए आप हु का यूज कर सकते हो। हु के बाद वर्ब आनी चाहिए, क्योंकि हु सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का यूज करते हो आप। ये वाली बात सही हो गई। बट यहाँ पर लिख रहा है वॉज कमिटेड, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म मतलब पैसिव। अगर ये पैसिव है तो आगे रिसीवर होना चाहिए। यहाँ पर मैन स्वयं एक्शन ना करके किसी के द्वारा कराया जाए इससे एक्शन। तो आपने क्या कहा, मैन हु वॉज कमिटेड द थेफ्ट। कह रहा है आदमी जिसने चोरी की,
लास्ट नाइट जिसने चोरी की, इसका मतलब ये पैसिव नहीं है, ये तो डूअर निकला, और डूअर निकला तो एक्टिव बनाओगे, एक्टिव निकालो बनाओगे तो आप वॉच को हटाना पड़ेगा। द मैन हु कमिटेड द थेफ्ट लास्ट नाइट वॉच कॉट दिस इवनिंग, उसको पकड़ा गया। अब ये देखो पैसिव है, वॉच कॉट दिस इवनिंग, है ना, वॉच कॉट दिस इवनिंग, वॉच कॉट मतलब उसको पकड़ा गया। यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा वॉज कमिटेड की जगह केवल कमिटेड होना चाहिए था। पार्ट नंबर हो जाएगा सेकंड। होप सो पूरी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, देयर कैन बी प्रीवियस डायमंड्स एंड मेटल्स, सॉरी प्रेशियस है, देयर कैन बी प्रेशियस डायमंड्स एंड मेटल्स इन द सरफेस जस्ट बिलो यू। अब ये तो देखो देयर कैन बी, देयर के अकॉर्डिंग वर्ब आती नहीं, कैन बी मॉडल के साथ बेस फॉर्म चाहिए तो ये सही है। देखो मॉडल के साथ कहानी क्या क्या होती है समझना। मॉडल के साथ यूजुअली हम बेस फॉर्म लगाते हैं, मॉडल के साथ बी फॉर्म आ जाए तो थर्ड फॉर्म लगाते हैं, मॉडल के बाद हैव आ जाए तो भी थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और मॉडल के बाद हैव बीन आ जाए देन तब भी थर्ड फॉर्म आती है। ये तीन स्ट्रक्चर जहाँ भी मॉडल दिखे तो आपको इसके बाद जो मेन वर्ब है वो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। ये नॉर्मल एक्टिव वाला केस होता है, ये पैसिव वाला केस होता है, ये परफेक्ट वाला केस रहता है, मॉडल का परफेक्ट, और ये होता है परफेक्ट प्लस पैसिव, मॉडल का परफेक्ट प्लस पैसिव। ये आपको चार बातें यहाँ से समझनी है ना, चार। अब मैंने कहा यहाँ पर कैन के बाद बी लगाए, प्रेशियस एडजेक्टिव है, ये तो करेक्ट हो गया। डायमंड्स एंड मेटल्स, और क्या चीज प्रेशियस है, डायमंड नाउन हो गया और मेटल्स नाउन हो गया। कह रहा इन द सरफेस नहीं, ऑन द सरफेस, सतह पर, ऐसे आप कहते हो ये चीज, यहाँ पर आएगा ऑन द सरफेस। अब सिंपल सी बात ये समझो, ऑन का फिगर क्या होता है, कि एक ये सरफेस है और इसके ऊपर ये सरफेस है, दोनों कांटेक्ट में हैं, अपर हैं, तो फिर ये फिगर किसका बन जाता है, ऑन का फिगर बन जाता है। तो ऑन द सरफेस होगा, ना कि इन द सरफेस। पार्ट नंबर थर्ड, वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज ऑलवेज लेट टू द क्लास, ही हैज बीन वार्न्ड बाय द टीचर मैनी टाइम्स बट स्टिल ही कीप्स ऑन बीइंग लेट, है ना। अब ये कहना क्या चाह रहा है कि स्टूडेंट्स में से कोई एक, स्टूडेंट्स में से कोई एक इज ऑलवेज लेट, वो हमेशा लेट होता है। स्टूडेंट्स में से कोई एक है जो हमेशा लेट होता है ना। ये वाली बात सही है, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर। इसके लिए एज लगा है, सही है, लड़कों में स्टूडेंट्स में कोई एक, ऑलवेज लेट, यहाँ तक कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। टू द क्लास, क्लास में हमेशा लेट होता है। ही हैज बीन वॉर्न, अब प्रॉब्लम आपको मिल गई कि आप जो लिख रहे हो ही हैज बीन वॉर्न, है ना, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि हैज और हैव के साथ आप दो काम करते हो। एक सेकंड रुकिएगा मेरे भाई। देखो, वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज ऑलवेज लेट टू द क्लास, ही हैज बीन वॉर्न। अब हैज वर्ब की जो हैज हैव और हैड फॉर्म होती हैं, इनके साथ आप क्या करते हो, या तो आप थर्ड फॉर्म लगाते हो, या फिर बीन प्लस आईएनजी फॉर्म लगाते हो, या फिर आप बीन प्लस थर्ड फॉर्म यूज करते हो। थर्ड फॉर्म लगाओगे तो परफेक्ट टेंस बनेगा, एक्टिव वॉइस बनेगा। बीन प्लस आईएनजी तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनेगा, एक्टिव वॉइस बनेगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और बीन प्लस थर्ड फॉर्म लगाओगे तो ये बन जाएगा पैसिव। अब एक चीज समझना, अगर ही डूअर है तो एक्टिव में लिखोगे, अगर ही रिसीवर है तो पैसिव में। और ये आपको जगह जगह परेशान करेगा, एक्टिव पैसिव वाला जो केस है। कह रहा ही हैज बीन वॉर्न, उसको वार्न किया गया किसके द्वारा, टीचर के द्वारा, बाय द टीचर। यहाँ से और कंसोलिडेट हो गया कि हमें पैसिव में ही बनाना है, तो यहाँ पर वार्न की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, दैट विल बी वार्न, है ना। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी 4। लेट टू द क्लास, ही हैज बीन वार्न बाय द टीचर। बॉय एज वेल एज हिज फ्रेंड्स वॉज absent फ्रॉम द क्लास व्हेन द टीचर केम। कह रहा लड़के, जो बॉय है उसके साथ साथ उसके जो दोस्त हैं वो absent हो जाते हैं, absent थे क्लास से जब टीचर आया, है ना, जिस समय टीचर की एंट्री हुई। अब एज वेल एज वाले में आप जानते हो, ये तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एज वेल एज में यहाँ S1 है, यहाँ S2 है, वर्ब जो आएगी वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। द बॉय के अकॉर्डिंग वॉच, और वॉच के बाद प्रेजेंट लिख रहा है, बी फॉर्म के बाद प्रेजेंट या एब्सेंट लिखते हो तो एडजेक्टिव होते हैं।
रिफ्लेक्सिव लगाते नहीं है, सही है। एब्सेंट के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम लगाते हो, ये वाली बात भी सही है। एब्सेंट फ्रॉम द क्लास व्हेन द टीचर केम, टाइम के बारे में बात करो तो व्हेन लगा रहे हो, पहले पास्ट है तो बाद में पास्ट लगा रहे हो। सेंटेंस कैसा होगा मेरे भाई, नो एरर। ही ऑलवेज एम्ड हाईली इन लाइफ, उसने जीवन में हमेशा हाई एम रखे है ना। ही सही हो गया, सब्जेक्ट हो गया, एम्ड वर्ब हो गई, ऑलवेज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आना चाहिए, सर सही है। और यहां पर आ जाएगा हाई। देखो हाईली बताता है एडवर्ब ऑफ डिग्री को, ये वाली बात समझना। हाईली तब यूज क्या करो जब आपको टू अ डिग्री, टू अ ग्रेट डिग्री, टू अ ग्रेट डिग्री, आई मीन जब डिग्री को डिफाइन करना हो तब आप हाईली यूज किया करो, है ना। यहां पर फिलहाल डिग्री नहीं डिफाइन करना चाह रहे हो आप, तो इसलिए हम किसके साथ जाएंगे, हाई के साथ जाएंगे। तो यहां पर आएगा एम्ड हाई, हाई एम करके रखा है उसने। द चाइल्ड वॉज गेजिंग लॉन्गली, है ना, एट द टॉय। अब देखो एक चीज समझना, द चाइल्ड क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वॉज हेल्पिंग वर्ब, गेजिंग मेन वर्ब, और कैसे गेज कर रहे हैं, ये एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। होप सो आप तक क्लियर हो गए होंगे एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है। और गेज के साथ एट का यूज करते हो, एट द बॉय। सेंटेंस कैसे है मेरे भाई, नो एरर। आफ्टर सीइंग दैट श्रेया वॉज इन ट्रबल, राहुल क्वाइटली स्टेप्ड अप टू हेल्प, है ना। नेक्स्ट में आइएगा 139 में चेक करते हैं। अच्छा आफ्टर प्रपोजिशन है तो इसके बाद आईएनजी फॉर्म आएगी, आफ्टर सीइंग। एक सेकंड, चलिए देखो आफ्टर प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद क्या आएगा, आईएनजी फॉर्म आएगी। दैट श्रेया वॉज इन ट्रबल। एक चीज और समझना, अगर आप ये लिखते हो इन अ ट्रबल तो ये इनकरेक्ट फ्रेज होता है। इन ट्रबल, इन डेंजर, इन क्राइसिस, जैसे ये वाला भी पूछ लेता है कई बार, इन अ क्राइसिस लिखेगा, ऐसे नहीं, इन क्राइसिस, है ना। तो इन ट्रबल सही है। राहुल क्वाइटली स्टेप्ड अप टू हेल्प, क्वाइटली मतलब शांतिपूर्वक, कैसे स्टेप किया उसने, ये वाली बात बताना चाह रहा हूं। तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, ये वाली बात भी सही है। वर्ब को डिफाइन करने के लिए स्टेप अप हाउ, स्टेप अप क्वाइटली, है ना, टू हेल्प। तो इट मीन्स ये सेंटेंस जो है टोटली करेक्ट है, अगेन नो एरर बनेगा। द प्रिजनर वॉज अक्यूज्ड फॉर स्टीलिंग फ्रॉम हिज लैंडलॉर्ड। जो प्रिजनर है, कैदी है, वॉज अक्यूज्ड, अक्यूज्ड का मतलब होता है दोषी। जैसे अक्यूज्ड है एंड कन्विक्टेड आप यूज करते हो, नेक्स्ट गिल्टी आप यूज करते हो, चार्ज वर्ड आप यूज करते हो, अक्यूज्ड, गिल्टी, कन्विक्टेड, चार्ज, है ना। मीनिंग क्या होता है, दोषी होना। और इन सभी के साथ एक ही प्रपोजिशन यूज करते हैं, दैट विल बी ऑफ। तो ऐसे वर्ड जिनका मतलब होता है दोषी होना, उनके साथ हम प्रपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं। ये तो क्लियर हो गया। तो यहाँ क्वेश्चन क्लियर हो गया, अक्यूज्ड फॉर नहीं होगा, अक्यूज्ड ऑफ होगा। ऑफ है प्रपोजिशन, तो इसके बाद आप स्टीलिंग का यूज करोगे, तो मतलब जीरेंट का यूज करोगे तो स्टीलिंग करेक्ट हो गया। एक चीज और समझना, ऐसे एक्विट आता है, एक्विट मतलब होता है किसी भी तरीके के क्राइम से बरी करना। ऐसे एक्सोनरेट आता है, और इन दोनों के साथ भी प्रपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं। क्लियर। ये जो चार्ज वर्ड है इसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। चार्ज वर्ड वर्ब भी होता है एंड चार्ज वर्ड नाउन भी होता है, इसके साथ डबल प्रपोजिशन लग जाता है। चार्ज जब वर्ब होगा तो विथ आएगा, और जब नाउन होगा तो आप ऑफ का यूज करोगे। जैसे लेट सपोज मैंने कहा आ चार्ज फिल इन द ब्लैंक थेफ्ट, ये है। और मैंने कहा एक और फ्रेज मैंने लिखा है वॉज चार्ज फिल इन द ब्लैंक थेफ्ट। अब आप दोनों में चेक करिए, आपको दोनों में फिल करने हैं। तो आपने कहा चार्ज, और इसके पहले आर्टिकल लगा रहे हो, दैट मीन्स ये वर्ड नाउन हो गया, नाउन हो गया तो ऑफ आएगा। और यहाँ पर वॉच चार्ज मतलब ये वर्ब है, इसके पहले हेल्पिंग वर्ब आ रही थी, ये वर्ब है, और वर्ब है तो इट मीन्स यहाँ पर विथ के साथ जाओगे, यहाँ पर विथ आ जाएगा।
प्रिजनर वॉर अक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग फ्रॉम हिज लैंडलॉर्ड, है ना। इट मीन्स यहाँ पर प्रॉब्लम आपकी क्लियर हो गई कि अक्यूज्ड फॉर नहीं आएगा, अक्यूज्ड ऑफ यूज होना चाहिए। नो टॉकिंग ऑन द डिनर टेबल इज एन एब्सोल्यूट रूल, है ना। आइए चेक करते हैं सर। कह रहा नो टॉकिंग, टॉकिंग नाउन की तरीके यहाँ यूज करो, और नो यहाँ पर क्या है, ये डिटर्मिनर है। तो नो टॉकिंग ऑन द डिनर टेबल, ये वाली बात बिल्कुल सही लिखी है। अगर आप प्रॉब्लम निकालना चाह रहे हो तो मैं बता दूं आपको। कह रहे किसी भी तरीके की बातचीत डिनर टेबल पर इज एन एब्सोल्यूट रूल, रूल वर्ड नाउन है, एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है, एब्सोल्यूटली एडवर्ब होगा। नाउन के बारे में यूज कर रहे हो तो एब्सोल्यूट आएगा, और एब्सोल्यूट वॉवेल साउंड से है इसलिए एन आएगा। ये तो सेंटेंस कैसा है मेरे भाई, नो एरर है। हुडा लिव्ड इन द सदर्न पार्ट ऑफ जर्मनी, हुडा सही है, लिव्ड सही है, इन द सदर्न पार्ट सही है, ऑफ जर्मनी यहाँ पर ओ एफ आना चाहिए। ये जो ओ डबल एफ आता है ये सेपरेशन के लिए आता है, ये सेपरेट, हालांकि इसके कई सारे यूसेज हैं। जैसे ऑफ एक आपका एडवर्ब भी होता है, ऑफ आपका एडजेक्टिव भी होता है, ऑफ आपका प्रपोजिशन भी होता है। जब ये प्रपोजिशन होता है तो सेपरेशन बताता है। इसके अलावा ये एडवर्ब भी एडवर्ब के तरीके यूज करते हो, एडजेक्टिव के तरीके भी यूज करते हो। जैसे ऑफ डेज, यहाँ एडजेक्टिव हो गया, है ना, और अलग अलग तरीके से आप यूज कर सकते हो इसको। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑफ, यहाँ पर ऑफ आ जाएगा, दैट विल बी फर्स्ट। ही नोज दैट ही हैज नो अदर ऑप्शन बट टू वर्क हार्ड, वह जानता है कि ही हैज नो अदर ऑप्शन, उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, बट टू वर्क हार्ड, केवल कठिन परिश्रम करने के। जैसे अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपके पास भी सेम सिनेरियो है कि आपके पास दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, आपके पास दूसरा ऑप्शन है ही नहीं सिवाय एक ही कि आपको अच्छे से प्रिपरेशन करके सिलेक्शन लेना है ना। तो अब यहाँ पर जो मेनली प्रॉब्लम है वो ये है कि आप अदर लगा रहे हो, तो अदर के साथ हम बट का यूज नहीं करते सर, देन का यूज करते हैं। अदर के साथ देन आएगा। अब देखना पॉइंट समझना, आप ई आर ऑब्लिक मोर मीन्स कंपेरेटिव डिग्री के साथ आप देन का यूज करते हो, आप अदर के साथ देन का यूज करते हो। देन कहाँ कहाँ पर आता है ये समझना है। आपने कहा सर नो सूनर के साथ हम देन का यूज करते हैं, नो सूनर के साथ देन। आपने कहा सर रादर के साथ भी हम देन का यूज करते हैं। तो इन जगहों पर हमें देन का यूज करना है, और इसके साथ आपको पता है इन्वर्जन वाली कंडीशन भी बन जाती है। अगर नो सूनर स्टार्टिंग में आएगा तो इन्वर्जन लग जाएगा। यहाँ पर फिलहाल देन आ जाएगा, बाकी आप क्लियर कर लोगे। तो यहाँ पर बट की जगह देन आएगा। अदर के साथ हम देन का यूज करते हैं। नो वन वर प्रेजेंट व्हेन आई एंटर्ड द हॉल। देखो अगर यहाँ इनटू लगा देता तो प्रॉब्लम हो जाती। जैसे ये देखो, ही एंटर्ड, मैं दो स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, ही एंटर्ड इनटू माय ऑफिस, इनटू माय ऑफिस, और मैंने कहा ही एंटर्ड इनटू द डिबेट, इनटू द डिबेट। ये दो स्टेटमेंट है, ये दो स्टेटमेंट है, और दोनों में से पहला वाला इनकरेक्ट है, सेकंड वाला करेक्ट है। तो इंटर के बाद आपको सिंपली याद रखना है, इंटर के बाद अगर प्लेस का नेम दे रहा है तो इनटू का यूज नहीं करोगे, प्लेस के अलावा कुछ दे रहा है तो इनटू आ सकता है। ये तो क्लियर होगी बात। दूसरा यहाँ जो मेनली क्वेश्चन था वो क्वेश्चन ये है कि ये नो वन के साथ वॉज आएगा। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि वन या बडी से टोटल 8 वर्ड बनते हैं। कौन कौन से? सम, एनी, नो, एवरी। अब आप 4 वर्ड ये बना लोगे, समवन, एनीवन, नोवन, एवरीवन, समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी। 4 + 4 टोटल कितने वर्ड बन गए? 8। अब ये वाली बात आपको समझनी है यहाँ से, इसको दो तरीके से आप यूज करते हो। एक तो नॉर्मल सेंटेंस में इनको ही मान करके चला करो, लेकिन जब आप क्यूटी माना करो, क्यूटी बनाया करो, क्वेश्चन टैग बनाया करो, तब इनको दे माना करो आप, है ना। सिंपल सी बात है। तो जैसे यहाँ पर नॉर्मल सेंटेंस लिख रहे हो, क्वेश्चन टैग नहीं बना रहे हो, तो इसको ही मान ले, नो वन को ही, और ही के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? वॉज आ जाएगा। लेकिन मान लो मैं ऐसे लिखूं कि एवरीवन नोज, एवरीवन नो, ठीक है, हिज लीडर, पहले तो ये गलत है, यहाँ पर नोज आ जाएगा चूंकि ही के अकॉर्डिंग नोज लगाओगे। और मैंने यहाँ पर लिखा डजंट ही, ये मान लो क्वेश्चन टैग बन गया, डजंट ही। अब ये इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है मेरे भाई?
क्योंकि उसका सिंपल सा रीजन है, नो के अकॉर्डिंग डू डज लगाओगे आप, सही है। लेकिन वन या बडी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन टैग बनाते समय हमें दे का यूज करना है, तो आप यहाँ पर दे लोगे, दे लोगे तो डू आएगा, तो ये बनेगा डोंट दे, ना कि डजंट ही, ये करेक्ट होगा। तो दोनों बातें ध्यान रखना, इन दोनों से ये क्वेश्चन बनते हैं। एक चीज और कि अगर ही कभी कभी न ले तो सी भी ले सकते हो, ये डबल टिक है, ये सिंगल टिक है, इसका मतलब प्रेफरेंस आपको ही को देना है। अगर ही न लग पाए देन आप सी के साथ जा सकते हो। इट वॉज द वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म एंड वी एंजॉयड इट, ये कह रहा है बहुत ही वेल डायरेक्टेड फिल्म है। इट वॉज वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म, अब फिल्म के बारे में आगे कुछ तो बता नहीं रहे हो। देखो ये तो सही है, पार्ट टाइम में तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस वाले में प्रॉब्लम है। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और है, मैंने ABCD पार्ट मेंशन नहीं कर पाया, चूँकि PPT खुद ही बनानी पड़ती है तो बहुत सारा टास्क हो जाता है, फिर आंसर क्रॉस चेक करने पड़ते हैं कि कहीं कोई मिस्टेक ना हो, है ना। क्योंकि अब SSC में ये भी प्रॉब्लम आने लग रही ना कि कई बार तो आंसर्स भी बड़े वो हो जाते हैं, है ना। तो इस वजह से वो मैं पूरा प्रॉपरली मेंशन नहीं कर पाया कि A पार्ट है, B पार्ट है, C पार्ट है, बाकी आप समझ जाओगे, मेनली प्रॉब्लम आपको सीखनी है। इट वॉज आ वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म, यहाँ पर आर्टिकल आ जाएगा। इट वॉज आ वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म, मैंने कहा था कोई भी नाउन डेफिनेट तब होता है जब उसके बारे में कोई क्लॉज फ्रेज आप लिखते हो या पहले से कोई इन्फो देते हो। इफ द इकोनॉमी फेल्स, यदि इकोनॉमी फेल हो जाती है दिस ईयर, इट रिफ्लेक्ट बैडली ऑन द गवर्नमेंट, इसका रिएक्शन दिखेगा गवर्नमेंट पर। अब इकोनॉमी सिंगुलर है तो फेल्स लगाया आपने, यहाँ पर अगला वाला स्टेटमेंट लिख रहा हो इट से, इट के बाद यहाँ रिफ्लेक्ट्स आ जाएगा, इट सिंगुलर है तो देन हम रिफ्लेक्ट के साथ जाएंगे। एवरी क्यूरियस चाइल्ड वांट टू रिप ओपन अ टॉय, हर एक जो क्यूरियस बच्चा होता है वो टॉय को ओपन करना चाहता है। एक दो को मैं बड़ी प्यारी सी बात बताता हूँ, होता क्या है कि बच्चा कुछ भी कर रहा होता है ना, तो हम उसको डांट देते हैं, वो कहीं पर कुछ ऐसे चला रहा है ना, कुछ भी लिख रहा है तो हम उसको डांटते हैं। या मान लो उसको कोई खिलौना दे दो आप, तो क्या करेगा, वो तुरंत तोड़ करके देखना चाहता है इसके अंदर है क्या, ही इज वेरी क्यूरियस। वो तरह तरह के क्वेश्चन पुटअप करेगा आपसे, अपने पेरेंट्स से, बट धीरे धीरे पेरेंट्स उसका लॉजिकल जवाब देते नहीं, लोग उसका लॉजिकल जवाब देते नहीं, उसकी क्यूरियोसिटी खत्म होती जाती है। इसलिए कहते हैं ना बचपन से हर बच्चा आइंस्टीन होता है, बचपन से हर बच्चा बाय बर्थ हर बच्चा आइंस्टीन होता है, लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी को मार दिया जाता है, जिसकी वजह से देखो अब एवरी क्यूरियस चाइल्ड यहाँ तक तो सही है। अब मैंने कहा था ईच एवरी सिंगुलर होता है, तो एवरी के साथ आपने ये लिखा हुआ है चाइल्ड, सही है, क्यूरियस चाइल्ड, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वांट की जगह क्या आ जाएगा, वांट्स अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है देन हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज करते हैं। नेक्स्ट, डिड यू हैड द चॉकलेट केक योरसेल्फ दिस टाइम। अब ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, डिड से स्टार्ट कर रहा है। डिड कब लगाते हो, जब पास्ट इंडेफिनिट आप लिख रहे हो तो उसका निगेटिव या इंट्रोगेटिव, या इंट्रोगेटिव लिखा हुआ है। अब सिंपली बात समझो, डू डज डिड के साथ हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अब मैं कुछ स्टेटमेंट दे रहा हूँ आपको बताना है इनमें से कितने करेक्ट हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। मैंने क्या लिखा है, डू हैव, मैंने कहा डिड हैड, यहाँ पर है डज हैज, नेक्स्ट है आपका डिड हैव, है ना। अब जरा चेक करो आप कितने इनमें से कितने करेक्ट लग रहे हैं आपको, कितने ऐसे एक्सप्रेशन हैं जो टोटली करेक्ट हैं और कितने ऐसे एक्सप्रेशन हैं जो टोटली करेक्ट नहीं है, ये आपको फाइंड आउट करना है ना। तब इसको फाइंड आउट करते हैं मेरे भाई। अब डू डज डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म चाहिए, वो भी ध्यान रखना विदाउट एस या ईएस, बिना एस या ईएस लगाए। डू प्लूरल है प्लूरल है, आपको पता है कि दोनों का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, है ना, दोनों का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए है, और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन आपको बनाना है। तो डू प्लूरल है प्लूरल है, तो ये करेक्ट हो गया। डिड तो किसी के साथ आ जाएगा, और यहाँ पर हैड जो है ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ये सेकंड। देखो आप हैव की फॉर्म कैसे लिखते हो, हैव, हैड और हैड। हैव फर्स्ट फॉर्म होती है, हैड सेकंड फॉर्म और हैड थर्ड फॉर्म। हैज केवल सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए होता है। यहाँ पर डू हैव करेक्ट हो गया, डिड हैड गलत हो गया, डज
डच के साथ हैज नहीं आएगा, ये सिंगुलर और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए है, लेकिन मेन वर्ब के रूप में ऐसे यूज नहीं कर पाओगे। यहाँ पर आना चाहिए था हैव, इस वजह से इनकरेक्ट हो गया। डिड हैव ये करेक्ट हो गया। होप सो पॉइंट क्लियर हो गया। यहाँ पर क्या आएगा, डिड यू हैव आना चाहिए था। दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। अच्छा, इसी में वो वाले टर्म भी बनते हैं, मैं यहीं पर करा देता हूँ। देखो यहाँ पर जैसे मान लो मैंने लिखा हैड हैव, नेक्स्ट है आपका हैड हैड, हैज हैड, हैज हैड, हैव हैव एंड हैज हैव। अब आप चेक करो जरा, अगेन आपके पास कुछ स्ट्रक्चर है। अब हैज हैव और हैड के साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। जैसे पिछले वाले पे आप इसको अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है ना। वैसे इसमें देखो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। अब आप क्या करोगे सर, समझना इसको। मैंने कहा हैड के साथ थर्ड फॉर्म ये है नहीं तो गलत हो गया। हैड के साथ थर्ड फॉर्म ये थर्ड फॉर्म है, सही हो गया। हैज के साथ थर्ड फॉर्म ये थर्ड फॉर्म है, सही हो गया। हैव के साथ थर्ड फॉर्म ये थर्ड फॉर्म नहीं है, और हैज के साथ थर्ड फॉर्म ये थर्ड फॉर्म है नहीं, क्योंकि हैज हैव और हैड के साथ आपको थर्ड फॉर्म चाहिए और वो थर्ड फॉर्म हैड ही होगी। अब मैं आपको शॉर्ट करके बता रहा हूँ, अगर समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो ये वाली बात समझना। हैज हैव एंड हैड, और इनके बाद अगर आपको वर्ब की फॉर्म चाहिए तो केवल और केवल हैड आएगी, ना तो हैज आएगा ना हैव आएगा। ये वाला पहला स्ट्रक्चर बन गया। दूसरा, डू डज डिड के बाद अगर हैव की फॉर्म चाहिए तो केवल और केवल हैव आएगा, ना वो हैज आएगा ना ही हैड आएगा। तो ये 2 पॉइंट आप शॉर्ट में मेमोराइज कर सकते हो। डू यू रिकॉल टू मीट हर एट द पार्टी लास्ट नाइट। अब आपको टाइम वाला कीवर्ड मिल गया, कहाँ पर मिला, लास्ट नाइट। लास्ट नाइट किसका कीवर्ड है, पास्ट का कीवर्ड है और पास्ट इंडेफिनिट का। तो डू की जगह आप डिड कर लीजिए, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मांगेगी व्हेन है, तो डिड यू रिकॉल टू मीट हर एट द पार्टी लास्ट नाइट, क्या तुमने उसे रिकॉल किया पार्टी में मिलने के लिए लास्ट नाइट। दिस इज योर करेक्ट क्वेश्चन। चलिए 150 तक पहुंच चुके हैं हम लोग। द टीम वन वेरी इजिली एट द रिसेंट स्पोर्ट्स इवेंट। देखो अब इसको डिफाइन करते हैं। द टीम सब्जेक्ट हो गया, वॉन सेकंड फॉर्म, विन की सेकंड फॉर्म है। कैसे जीती, इजिली, कितने इजिली, वेरी इजिली। ये एडवर्ब और ये दूसरा एडवर्ब, एक एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए दूसरा एडवर्ब है। एट द रिसेंट स्पोर्ट इवेंट, रिसेंट स्पोर्ट्स इवेंट में टीम बड़े आसानी से जीती, ये कहना चाह रहा है। सर सारी बातें सही है, सेंटेंस नो एरर होगा। माई गाइड वॉज ब्लाइंड बट ही ब्रिंग मी होम सेफली। मेरा जो गाइड था वो कैसा था, ब्लाइंड था। बट ही ब्रिंग मी होम सेफली, लेकिन वो मुझे सेफली घर पे लेके आया। अब आप देखो बट के पहले आप देखो वॉज लगा है, वॉज का मतलब पास्ट हो गया, तो बाद में ही पास्ट होगा, तो ब्रिंग की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, ब्रॉट हो जाएगी। एक और बात यहाँ पर याद रखना, देखो बाई की फॉर्म आप ऐसे लिखते हो, बाई बॉट एंड बॉट, बाई बॉट एंड बॉट, जबकि ब्रिंग की जो फॉर्म लिखते हो आप सेकंड और थर्ड फॉर्म, दैट विल बी ब्रॉट। तो इनको यूज करते समय आपको ध्यान रखना है। कई बार तो ऐसे ही प्रॉब्लम दे देता है, जहाँ पर ब्रॉट लगना है वहाँ बॉट लगा देगा, या जहाँ बॉट लगना है वहाँ ब्रॉट लगा देगा। और वर्ब से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपका बनता है, वो भी देख लीजिए यहाँ पर। कुछ वर्ब जिनकी तीनों फॉर्म सेम होती हैं, जैसे कॉस्ट है, जैसे कॉस्ट है, COST, CST, जैसे इसी से टेलीकास्ट बन जाता है, टेलीकास्ट। ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट है ना, फॉरकास्ट, और कट, सट, पुट, स्प्लिट, स्प्लिट, लेट, लेट, ये ऐसी वर्ब हैं जिनके तीनों फॉर्म कैसी होती है, सेम होती हैं। जैसे एक एग्जांपल भी करा देता हूं मैं, दिस पेन कॉस्टेड मी, दिस पेन कॉस्टेड मी RS50, ये मुझे पेन 50 रुपए का पड़ा है। अब कॉस्ट के तीनों फॉर्म क्या होंगी मेरे भाई, सेम। यहाँ पर कॉस्टेड नहीं होगा, यहाँ पर कॉस्ट आएगा। दिस न्यूज, द न्यूज वॉज ब्रॉडकास्टेड लास्ट नाइट, द न्यूज वॉज ब्रॉडकास्ट लास्ट नाइट। आप ऐसे यूज कर पाओगे। तो होप सो पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, ही कंसीडर्ड अ वेरी क्रुशियल पॉइंट एट हिज ओपोनेंट, है ना। अब चेक करिए, ही सब्जेक्ट हो गया, ही आपका सब्जेक्ट है। कंसीडर्ड, कंसीड करने का मतलब मानना, है ना। ही कंसीडर्ड सेकंड फॉर्म है, बस इतना याद रखो, सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट है। अ वेरी क्रुशियल पॉइंट, है ना,
अब यहाँ पर देखोगे तो पॉइंट के साथ टू का यूज करते हैं, पॉइंट टू हिज अपोनेंट, तो पॉइंट के साथ जो प्रपोजिशन आप यूज करोगे दैट विल बी टू, नॉट एट। यहाँ पर प्रपोजिशन से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, टू का यूज करोगे। आई फाइंड दैट आई गेट माई सेल्फ टायर्ड वेरी इजिली दीज डेज। मैंने पाया कि इस समय मैं बहुत ही इजिली टायर्ड हो जाता हूँ, ये कहना चाह रहा है। आई फाइंड सही है सर, दैट आई गेट माई सेल्फ टायर्ड। अब देखो ये तो करेक्ट है, ये यहाँ से ये कंजक्शन है, तो इसके पहले वाला करेक्ट हो गया, बाद वाला चेक करो। आई गेट माई सेल्फ की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई देखो एक बात समझना, रिफ्लेक्सिव आप तब लगाते हो जब किसी के डूअर और रिसीवर सेम हो जाते हैं, उसी केस में आप रिफ्लेक्सिव लगाते हो, है ना। और कुछ वर्ड तो बिल्कुल भी रिफ्लेक्सिव नहीं लेती हैं, जैसे आपने कहा क्वालिफाई, मूव, टर्न, हाइड, बॉथ, रेस्ट, इनलिस्ट, ये ऐसी वर्ब है जो अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेती है। स्टॉप छूट गया, स्टॉप है ना, स्टॉप। देखो आप इसको लर्न भी कर सकते हो, इनके साथ नो रिफ्लेक्सिव, बस इतना याद रखना है, आपको रिफ्लेक्सिव का यूज नहीं करना है इनके साथ। अब इसको कैसे समझोगे, देखो मैंने कहा क्वालिफाई होने के लिए आपको जीवन में स्टॉप नहीं होना। अब इनको लर्न भी करा दे रहा हूँ, ये वर्ब ध्यान सुनना। क्वालिफाई होने के लिए आपको जीवन में क्या नहीं करना है, रुकना नहीं है, स्टॉप नहीं होना, मूव नहीं होना अपने लक्ष्य से, टर्न नहीं होना अपने लक्ष्य से, हाइड नहीं, छिपना नहीं है। बहुत ज़्यादा थक जाओ तो नहा लो, रेस्ट कर लो और परमार एसएससी में बिना डाउट के इनरोल करो, है ना। अब इसका मतलब है सिंपली, और ध्यान से समझना, इनके साथ नो रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव तब लगता है जब किसी भी एक्शन के डूअर और रिसीवर सेम हो जाएं, वही एक्शन को परफॉर्म करने वाला है, वही रिसीव करने वाला है, तभी हम रिफ्लेक्सिव लगाते हैं। जैसे एक एग्जांपल, मैंने कहा आई चेंज्ड माई, है ना, मुसीबत, आई चेंज्ड माई मुसीबत। और दूसरा मैंने कहा आई चेंज्ड माई सेल्फ, दो स्टेटमेंट है। पहला क्या कह रहा है कि मैंने अपनी मुसीबत को बदल दिया, है ना, मैंने अपनी मुसीबत को बदल दिया। या मुसीबत का मतलब मुसीबत नहीं है, बता दूं जो बहुत इनोसेंट टाइप के लोग हैं, है ना, मुसीबत का मतलब यहाँ पर वाइफ से, मैंने अपनी वाइफ को बदल दिया। तो ये डूअर हो गया और ये रिसीवर हो गया, चेंज करने का इफेक्ट वाइफ पर आ रहा है। आपने कहा आई चेंज माई सेल्फ, मैंने अपने आप को बदला, बदलने वाला और बदलने वाला, जो बदल रहा है और जो बदल रहा है ना, दोनों सेम ही हैं, इसलिए आपने माई सेल्फ लगाया। यहाँ पर माई सेल्फ की नीड नहीं है। शैल वी गो फॉर वॉकिंग इन द पार्क। हो सकता है पहली नज़र में आपको ये सेंटेंस बिल्कुल सही लगे, एक और ऑप्शन बढ़ा लेना नो एरर का, हर एक में नो एरर का ऑप्शन है। शैल वी गो, वी के साथ शैल, इंट्रोगेटिव है तो पहले आएगा, गो शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सही है। अब ये वाला जो पोर्शन है ना, ये इनकरेक्ट है, देखने में भले सही लग रहा हो आपको, यहाँ पर लिखना चाहिए फॉर अ वॉक, या फिर आप डायरेक्ट लिखो गो वॉकिंग, तो भी करेक्ट हो जाएगा। गो के बाद डायरेक्ट आप लिख सकते हो वॉकिंग, तो शैल वी गो वॉकिंग इन द पार्क, या फिर शैल वी गो फॉर अ वॉक। अब वॉक को मैंने यहाँ पर क्या बना लिया, नाउन बना लिया है ना, यहाँ पर वॉक को मैंने नाउन बना लिया, इसलिए इसके पहले आर्टिकल भी आ गया है, तो होप सो समझ में आ गया होगा। तो ये बनेगा शैल वी गो फॉर अ वॉक इन द पार्क, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। विवेक शुड बी एक्साइटेड ऑन द प्रमोशन ही इज गॉट, है ना। आपने कहा विवेक शुड बी एक्साइटेड, विवेक को एक्साइटेड होना चाहिए, है ना, विवेक को एक्साइटेड होना चाहिए। ऑन द प्रमोशन, एक्साइटेड ऑन नहीं होगा, एक्साइटेड अबाउट द प्रमोशन, एक्साइटेड फॉर द प्रमोशन, किस चीज को लेकर के एक्साइटेड है, विवेक किस चीज को लेकर के एक्साइटेड है। तो विवेक शुड बी एक्साइटेड अबाउट द प्रमोशन ही हैज गॉट, जो उसने प्रमोशन पाया उस चीज को लेकर के वो एक्साइटेड है। नेक्स्ट, अमंग यू एंड मी शी इज क्वाइट रूड टू द बॉय। आप जानते हो अमंग के साथ एंड का यूज नहीं करते, बेटवीन के साथ एंड का यूज करते हैं, और यहाँ पर आ जाएगा बेटवीन यू एंड मी। वैसे भी दो लोगों के लिए, देखो
बेडवीन के बारे में आप जानते हो, बेडवीन का यूज करते हैं दो के लिए, बेडवीन के साथ यूज करते हैं एंड का, बेडवीन के साथ ईच और एवरी का यूज नहीं करते, एक पॉइंट ये भी याद रखना है ना। बेडवीन के बाद जो प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। अमंग के बारे में आप जानते हो, अमंग का यूज करते हैं सर मोर देन टू के केस में। एक और वर्ड आता है अमंगस्ट, अमंगस्ट इसका यूज भी करते हैं मोर देन टू के केस में। अगर वॉवेल साउंड होता है, वॉवेल होते हैं तो अमंगस्ट, और कंसोनेंट होते हैं तो अमंग, अमंग देम आएगा, अमंगस्ट अस आ जाएगा। बेडवीन का यूज भी हम मोर देन टू के लिए करते हैं। बेडवीन कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर मोर देन टू। जैसे आप क्या कहते हो कि कोई मैच है, कोई बायलैटरल सीरीज है, कोई ट्रीटी है, इन केसेस में अगर दो से ज़्यादा कंट्री हैं, नेशन हैं, तो हम बेडवीन का यूज कर लेते हैं। देयर इज अ मैच, देयर इज अ मैच, ये लिखा है देयर इज अ मैच, देयर इज अ मैच, और आपने आगे लिखा कि बेसिकली तीन अलग अलग आपने कंट्री के नेम ले लिए। मैंने कहा बेडवीन इंडिया, बेडवीन इंडिया, इंडिया श्रीलंका, श्रीलंका एंड ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, है ना, लिया है ना ये। अब यहाँ पर जो अगर आप देखोगे तो ये जो बेडवीन है ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट है ना। बात समझ में आ गई मेरे भाई। तो इस केस में हम बेडवीन का यूज मोर देन टू के केस में कर सकते हैं। मैच, बायलैटरल सीरीज, ट्रीटी, इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट कोई एक्सरसाइज है दो कंट्रीज के बीच में, तब भी आप कर पाओगे, है ना। नेक्स्ट चलते हैं अगले। आई डू नॉट लाइक टू रीड दीज काइंड ऑफ नॉवेल्स। अब इसको समझते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। आप जानते हो ये वर्ड होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव, कौन कौन से, दिस दैट, ये दोनों सिंगुलर होते हैं। फिर आप आते हो कि दीज एंड दोज, दीज एंड दोज, ये दोनों प्लूरल होते हैं, है ना। फिर आप आते हो कि दिस और दीज, ये नियर को बताते हैं, नियर को बताते हैं। फिर आप आते हो दैट और दोज, ये फॉर को बताते हैं, दूर को। सर सारी बातें क्लियर हो गई। अब आपने यहाँ पर दीज लिखा है, देखो दीज, तो दीज के साथ काइंड नहीं आएगा, काइंड्स आ जाएगा। या तो दिस होता तो दिस काइंड आ जाता तो करेक्ट हो जाता, बट दीज लिख रहे हो तो काइंड्स आएगा, है। ये क्वेश्चन बहुत बनता है। जैसे मान लो मैं ऐसे लिखूं दैट टाइप्स, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। या इस बात को समझ ही लो आप कि मैंने कहा मान लो आप ऐसे करो दिस दैट, इनके साथ काइंड आएगा, टाइप आएगा, पार्ट आएगा, सॉर्ट आएगा, है ना। दिस दैट के साथ ये सिंगुलर रहेंगे। लेकिन अगर आप दीज और दोज लिख रहे हो, दीज एंड दोज, यहाँ पर क्या आएंगे, ये प्लूरल आएंगे। जैसे मैंने कहा काइंड्स आएगा, टाइप्स आएगा, पार्ट्स आएगा एंड सॉर्ट्स आएगा, ये प्लूरल होंगे, ये सभी प्लूरल होंगे। गॉट इट, समझ आ गई बात, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन, मेरा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। एक काम करता हूँ, मैं स्लाइड एड करके आपको बताता हूँ। देखो मैंने कहा एक क्वेश्चन ये है, आप समझना, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करना खुद से। मैंने कहा आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी दोज डेज, आई एम वेरी हैप्पी दोज डेज, ये स्टेटमेंट है। आई एम वेरी हैप्पी दोज डेज। दूसरा, आई कैन स्पीक, आई कैन स्पीक हिंदी, हिंदी, एज वेल एज, एज वेल एज इंग्लिश, इंग्लिश। दैट हैज 26 लेटर्स, लेटर्स एंड दिस हैज 52 लेटर्स, 52 लेटर्स। अब समझना, पहले वाले में क्या कह रहा है, आई एम वेरी हैप्पी दोज डे। अच्छा, दोज डेज का मतलब पास्ट हो गया, दोज डेज का मतलब क्या हो गया, पास्ट हो गया।
पास्ट हो गया तो यहाँ पर एम नहीं आएगा, आर आएगा, क्योंकि दो जो आता है फॉर को बताता है। जैसे इस बात को ऐसे समझो, ये क्या है, यहाँ पर प्रेजेंट है, प्रेजेंट से बैकवर्ड गए, प्रेजेंट नियर हो गया, बैकवर्ड गए तब भी फॉर है, फॉरवर्ड गए तब भी फॉर है ना। तो आप ये पास्ट की बात कर रहे हो, पास्ट मतलब फॉर, दूर की बात कर रहे हो। आर यहाँ पर आ जाएगा, आर नहीं सॉरी वर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा वर, या फिर दीज कर लो, दीज डेज, तब भी करेक्ट हो जाएगा, एम करेक्ट हो जाएगा। पहले क्लियर, सेकंड वाले पे आओ। आई कैन स्पीक हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, मैं हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी बोल सकता हूँ। इसमें 26 लेटर्स हैं, इसमें 26 लेटर्स हैं इंग्लिश में, इंग्लिश पास में लिखा है, पास में लिखा है तो यहाँ पर दिस आएगा, है ना। हिंदी दूर लिखा है तो हिंदी के अकॉर्डिंग दैट आएगा, है ना। अब ये पास और दूर ना समझ में आ रहा हो तो स्केल रख करके बढ़िया नाप लेना, किसकी डिस्टेंस कम है किसकी डिस्टेंस ज़्यादा है पता चल जाएगा, है ना। जैसे एक व्यक्ति से पूछा गया कि बताओ तुम इंग्लिश जानते हो, तो सर बिल्कुल बहुत अच्छे से इंग्लिश जानता हूँ, मैं बहुत अच्छे से इंग्लिश जानता हूँ, आप बताएं क्या पूछना चाह रहे हैं, है ना। उसने भाई इंग्लिश में 2-4 क्वेश्चन पूछे, उसने कहा भाई सिंपल सी बात है, मैं इंग्लिश सुनना जानता हूँ, बोलना नहीं जानता, है ना। सुन बहुत अच्छे से लेते हैं, इंग्लिश सुन बहुत अच्छे से लेते हैं, बोलने की बात मत करना, बोलने की बात ही नहीं हुई। आपने कहा इंग्लिश जानते हो, मैंने कहा इंग्लिश जानता हूँ, लेकिन यहाँ सुनने की बात हुई है, बोलने की नहीं। दे ऑर्डर्ड द होल एरिया, दे ऑर्डर्ड द होल एरिया टू बी डिसइंफेक्टेड ऑन द अर्लीस्ट, दे सब्जेक्ट हो गया, ऑर्डर्ड वर्ब हो गई, द होल एरिया पूरे के पूरे एरिया, है ना, टू बी डिसइंफेक्टेड, टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो इन्फिनिटिव आप जानते हो 2 + V1 होता है, इसका पैसिव लिखोगे तो 2 + B + वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, ये तो क्लियर हो गया। फिर ऑन द अर्लीस्ट ये गलत हो जाएगा, ऑन द अर्लीस्ट की जगह करेक्ट फ्रेज होगा एट द अर्लीस्ट, एट द अर्लीस्ट, है ना, ये वाला फ्रेज बनेगा। ऑन द अर्लीस्ट की प्लेस पर हम क्या यूज करेंगे, एट द अर्लीस्ट, दिस विल बी योर करेक्ट फ्रेज। सर बात समझ में आ गई, पॉइंट समझ में आ गया। तो कुछ फ्रेजेस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वरना ये क्वेश्चन तो फिर आने सरा, फिर तो आप अगर नो एरर का ऑप्शन है तो आप फिर वही लगा करके आगे बढ़ोगे, है ना। तो दे ऑर्डर द होल एरिया टू बी डिसइंफेक्टेड एट द अर्ली, जितना जल्दी जल्दी हो सके तो पूरे एरिया को डिसइंफेक्टेड करना है, ऐसा उन्होंने ऑर्डर दिया, ये कहना चाह रहे। पाउल वॉज बाइटेड बाय अ डॉग व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड, तो पाउल को एक डॉग के द्वारा काटा गया जब वो क्या था, एक बच्चा था। अच्छा ये क्वेश्चन बहुत बनता है, वर्ब से लेकर के देखो 2-3 क्वेश्चन बताता हूँ। एक तो बाइट की फॉर्म आपसे पूछी जा रही है, एक फ्लाई की फॉर्म पूछी जाती है, एक फ्लो की फॉर्म पूछी जाती है, इसी से ओवरफ्लो बन जाता है, ये वाली फॉर्म आपको याद रखनी है। जैसे बाइट, बाइट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, बिट। होल्ड वाला मैंने बता ही दिया शायद, होल्ड, इसकी इससे भी क्वेश्चन बना लेते हैं। बिगिन वाला ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पीछे, है ना। बाई और ब्रॉड वो आपने पढ़ लिया। बाइट, बिट और बिटन, ये बनेगा बाइट, बिट एंड बिटन। फ्लाई, फ्ल्यू एंड फ्लोन, फ्लाई मतलब उड़ना, है ना। फ्लो, ये बनेगा फ्लोड एंड फ्लोट, FLOWED। वो सेम वाइस वर्सा ओवरफ्लो का हो जाएगा, ओवरफ्लोड एंड ओवरफ्लोड, ओवरफ्लोड एंड ओवरफ्लोड। होल्ड से हेड एंड हेड, ये आपको याद रखने हैं। जैसे बाइट की थर्ड फॉर्म, अब वैसे बाई या डॉग पैसिव बना रहा है तो थर्ड फॉर्म चाहिए, बाइटेड नहीं होगा, यहाँ पर होगा बिटन, यहाँ पर होगा बिटन। तो पाउल वॉज बिटन बाय अ डॉग, पाउल वॉज बिटन बाय अ डॉग, पाउल को काटा गया एक कुत्ते के द्वारा, तो बाइट की थर्ड फॉर्म चाहिए यहाँ पर। बाय अ डॉग से क्लियर हो रहा है कि पैसिव ही बनाना है। यू एंड आई हैव सबमिटेड योर वर्क ऑन टाइम, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस पे हम डिस्कस करते हैं। देखो अब इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। सर समझना, मैंने कहा पहले स्ट्रक्चर समझना प्रोनाउन का, ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउन।
आप ये कहते हो, एक तो फॉर्मूला ये लगाते हो 2 3 1, फिर आप लगाते हो 1 2 3। अच्छा, ये तब लगाते हो जब आपको कोई जर्नल बात बतानी है या पॉजिटिव बात बतानी है। जब आपको कोई निगेटिव बात बतानी है तो 1 2 3। ये सभी को पता है कि सेकंड पर्सन पहले आएगा, थर्ड पर्सन उसके बाद, फिर फर्स्ट पर्सन। कोई गिल्टी है, क्राइम है, अपराध है, कुछ भी है, निगेटिव है तो 1 2 3। एक और याद रखना 1 2 3 ये तब यूज करना जब तीनों प्रोनाउन प्लूरल हो। तीनों प्रोनाउन प्लूरल तब होंगे जब आप वी लिखोगे, फर्स्ट वाले में बी, सेकंड वाले में यू, थर्ड वाले में दे, तभी तीनों प्रोनाउन प्लूरल होंगे। तो इतनी बात क्लियर हो गई। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन हो गया। एक दो क्वेश्चन इस पे मैं कराता हूँ, फिर हम चलते हैं पॉजेसिव की तरफ, है ना। एक सेकंड रुकना, मैं इस पे 2 3 क्वेश्चन करा देता हूँ, सो दैट अगर इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो आप हैंडल कर पाओ। देखो, मैंने कहा इन क्वेश्चंस के बारे में आप बताइएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, यू, ही एंड आई हैज हैव कमिटेड दिस क्राइम। तीनों ने मिलकर के कोई क्राइम किया है। मैंने कहा यू, ही एंड आई हैज ऑब्लिक हैव डिपोजिटेड द फी। ये दोनों क्वेश्चन है। देखो चेक करते हैं। मैंने कहा यहाँ पर कमिट किया है क्राइम, तो इसका मतलब निगेटिव वाले में 1 2 3, तो आई, यू एंड ही। पर्सन कितने हो गए? 3, आई, यू एंड ही। तो यहाँ पर हैव आ जाएगा। कह रहा है तीनों ने अपनी फीस जमा कर दी है। ये पॉजिटिव बात होगी, पॉजिटिव बात है तो यहाँ पर ये 2 3 1 ये करेक्ट हो गया। अब आता है कई बार इनमें ऑर्डर तो सही देता है, बट आपको एक चीज़ और एड ऑन कर देता है कि आपको इनका करेक्ट पॉजेसिव फिल करना है या पॉजेसिव करेक्ट करना है ना। तो जैसे मैं पॉजेसिव वाला भी लिखाता हूँ यहाँ पर। जैसे मैंने कहा अगर 1 2 3 है, अगर 1 2 है, अगर 1 3 है, अगर 2 3 है या 3 3 है, बस इतने से ही सीख जाओगे सारी बात। मैंने कहा 1 2 3 है तो आर आएगा, 1 2 है तब भी आर आएगा, 1 3 है तो आर आएगा, 2 3 है तो योर आएगा, एंड 3 3 है तो देयर आएगा। या तो इसको याद कर लो। और इसमें भी आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, आपको इसको भी रटना नहीं है, समझना है। देखो जहाँ जहाँ पर 1 आया है, जहाँ जहाँ पर 1 आया वहाँ पर आर लगाए, जहाँ पर 1 नहीं आया, 2 आया तो योर लगाए, और 1 2 दोनों नहीं आए तब देयर के साथ जाओगे। सर सारी बात समझ में आ गई होगी, है ना। अब मान लो मैं शॉर्ट में क्वेश्चन लिख रहा हूँ, अब बताना। मैंने कहा यू एंड आई, और पॉजेसिव आपको फिल करना है। इसके लिए मैंने कहा राहुल एंड राधिका, इसके लिए पॉजेसिव फिल करना है। मैंने कहा एक और ले लिया, यू, ही एंड आई, एक और ले लिया, यू एंड ही। अब आपको बाकी स्टेटमेंट दिया है, केवल मैं पॉजेसिव की बात कर रहा हूँ। अब आप देखो पॉजेसिव कौन सा फिल करोगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। मैंने कहा यहाँ पर क्या आएगा? आर आएगा। मान लो सब में हैव पेड लिखा है, लो मैं पूरे लिख देता हूँ। हैव पेड फी, हैव पेड फी, पेड फी आपको बीच में फिल करना है। हैव पेड फी, हैव पेड फी, पेड फी, ठीक है। अब आपको चेक करना है। देखो फर्स्ट वाले में क्या होगा सर? यू एंड आई, आर आ जाएगा। राहुल एंड राधिका, थर्ड देयर आ जाएगा। यहाँ पर यू ही एंड आई, यू ही एंड आई है तो आर आ जाएगा। यू एंड ही, यहाँ पर योर आ जाएगा। अब तो कर लोगे आप आसानी से। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। यू एंड आई दिया है, इसके अकॉर्डिंग योर नहीं आएगा, यहाँ पर आर आएगा। ठीक है सर, अब समझ में आ गया होगा। आई डिड नॉट बाई नाइदर ऑफ द 2 ड्रेसेस, मैं इन दोनों ड्रेसेस में से एक भी नहीं खरीदूं, नहीं, मैंने इन दोनों ड्रेसेस में से एक भी ड्रेस नहीं खरीदी, ये कहना चाह रहा है। डिड नॉट निगेटिव वर्ड है, नाइदर निगेटिव वर्ड है, और आप जानते हो एक साथ डबल निगेटिव वर्ड का यूज हम नहीं करते।
एक साथ डबल नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं करते। अब डिड नॉट लगा है तो फिर नाइदर लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप आइदर लगा सकते हो। तो आई डिड नॉट बाय आइदर ऑफ द टू ड्रेसेस, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। माई फ्रेंड हुज लेग वॉज फ्रैक्चर्ड हैज रिकवर्ड, मेरा मित्र जिसकी टांग जो थी वो फ्रैक्चर हो गई थी, हैज रिकवर्ड, अब वो उसने रिकवर कर लिया है। अब ये देखो जरा एक चीज समझना, ये तीनों हु, हुम एंड हुज तीनों ऐसे प्रोनाउन है जो किसके लिए यूज किए जाते हैं, किसी ह्यूमन बीइंग के लिए। हु सब्जेक्ट का प्रोनाउन होता है, हुम ऑब्जेक्ट का प्रोनाउन होता है, हुज पजेसिव प्रोनाउन होता है, पजेसिव। और इसको सॉल्व करना बेहद ईजी है कि आप क्या करो, ही, हिम और हिज रख करके देखो। अगर हिज लग जाए, क्योंकि हिज पजेसिव है, अगर हिज लग जाए तो समझ जाना हो जाएगा। और हिज के बाद क्या आता है, नाउन आता है, नाउन आता है तो हुज के बाद भी नाउन आएगा, बस सिंपल सा पॉइंट है। जैसे लेग वर्ड नाउन है तो यहाँ पर क्या आएगा, अब ऐसे नहीं लिखोगे ही लेग या हिम लेग, यहाँ पर लिखोगे हिज लेग, हिज लेग मतलब क्या आएगा, हुज लेग, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। माई फ्रेंड हुज लेग वॉज फ्रैक्चर्ड हैज रिकवर्ड, दे हैड हार्डली कंप्लीटेड हाफ ऑफ द वर्क देन द बॉस कॉल्ड देम, तो लगभग आधा काम उन्होंने खत्म कर लिया था। देन द बॉस कॉल्ड देम, बॉस ने उन्हें बुलाया। अब देखो स्टार्टिंग में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही, दे सही है, हैड सही है, हार्डली कंप्लीटेड, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी सही है, हाफ ऑफ द वर्क ये भी सही है, देन गलत है, देन की जगह पर व्हेन आना चाहिए। टाइम की बात बता रहा है, कंपैरिजन नहीं कर रहा है, देन कंपैरिजन के लिए यूज करते हो, THAN जो है वो कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर टाइम की बात करो, और टाइम के लिए हम क्या करते हैं, व्हेन का यूज करते हैं। दे हैड हार्डली कंप्लीटेड हाफ ऑफ द वर्क व्हेन द बॉस कॉल्ड देम, जब बॉस ने उन्हें बुलाया। विल यू केयर फॉर अ कप ऑफ हॉट कॉफी, विल ना यूज करके आप वुड यूज करो। जब भी आप ऑफर की बात करते हो और सब्जेक्ट यू यूज करते हो और सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है, वहां पर ऑफर होता है, और उस केस में हम वुड का यूज करते हैं, मॉडल वर्ब वुड का यूज करते हैं। वुड यू लाइक सम कॉफी, जैसे ये स्टेटमेंट है देखो, वुड यू लाइक सम कॉफी, ये क्वेश्चन ऐसे ही बना सकते हो, सम ऑब्लिक एनी कॉफी, है ना, वुड यू लाइक सम ऑब्लिक एनी कॉफी। एक सिंपल सी बात समझना, देखो इस सेंटेंस में वैसे तो इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में एनी आता है, बट यहाँ पर सम आएगा। तो ऑफर वाले केस में अगर सेंटेंस वुड से स्टार्ट होता है, सब्जेक्ट यू होता है, तो वहां पर ऑफर होता है, सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है, उस केस में हम सम का यूज करते हैं। यहाँ पर वुड आएगा। वी बॉट 2 डजन्स मैंगोज फ्रॉम द मार्केट, ये तो इजी हो गया क्वेश्चन आपके लिए। देखो डजन, 2 दर्जन आप लिखोगे ना, मैंने कहा था हिंदी मीनिंग निकाल लेना तो आपको वहां से सहूलियत मिलेगी। 2 दर्जन, 2 दर्जन, तो यहाँ पर 2 है, 2 के साथ डजन्स नहीं आएगा, डजन आएगा, ये वाली बात। अगर दर्जनों लिख रहे होते तो फिर डजन्स के साथ जाते। और वैसे समझो इसके पहले नंबर गिवन है, जब इन वर्ड्स के पहले 100, 1000, डजन, मिलियन, बिलियन के पहले नंबर होता है तो फिर सिंगुलर ही लिखते हैं, तो 2 डजन बनेगा, ना कि डजन्स बनेगा। हॉलीडे होमवर्क आर एसेंशियल टू कीपिंग स्टूडेंट्स बिजी ड्यूरिंग द वेकेशन, जो हॉलीडे होमवर्क है वो जरूरी है ना, स्टूडेंट्स को बिजी रखने के लिए, वेकेशन के दौरान, छुट्टियों के दौरान स्टूडेंट को बिजी रखने के लिए हॉलीडे होमवर्क बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपने कहा हॉलीडे होमवर्क, सही है, यहाँ पर आर नहीं आएगा, एज आएगा, एज एसेंशियल, एसेंशियल के साथ 2 लगाते हैं, ये वाला पॉइंट भी ध्यान रखना है। हॉलीडे होमवर्क इज एसेंशियल टू कीपिंग स्टूडेंट्स बिजी ड्यूरिंग द वेकेशन। मिसेज वीना रिफ्यूज द सेकंड हेल्पिंग ऑफ आइस क्रीम, चेक करिएगा 167 में हम लोग आ चुके हैं। मिसेज मीना ने रिफ्यूज कर दिया सेकंड हेल्पिंग ऑफ आइस क्रीम। अब इसको आपको डिफाइन करना है। मिसेज वर्मा लिखा है, मिसेज वर्मा सब्जेक्ट हो गया, रिफ्यूज्ड वर्ब हो गई, द सेकंड है ना ऑब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग सहायता करने से ऑफ आइसक्रीम, सही है, नो एरर, बाकी कहीं कोई प्रॉब्लम है नहीं। हैंडीक्राफ्ट्स आर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू सेवरल यूरोपियन कंट्रीज। अब आपको देख करके लग रहा होगा बिल्कुल सेंटेंस एरर फ्री है, बट मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे सखा, मेरे साथी, मेरे नीले पीले हरे गुलाबी
इसमें प्रॉब्लम है, क्या है देखो जरा। आपने कहा हैंडी, आप इसका पोस्टमार्टम करो। हैंडीक्राफ्ट सब्जेक्ट हो गया, आर क्या हो गई, ये आपकी वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, और इसके साथ एक्सपोर्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। एक्सपोर्ट जो है यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब आप जानते हो बी फॉर्म के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं करते, या तो बी फॉर्म के बाद आईएनजी फॉर्म आएगी या फिर थर्ड फॉर्म आएगी। थर्ड फॉर्म तो पैसिव, आईएनजी फॉर्म तो एक्टिव। अब डिपेंड करता है डूअर पहले या रिसीवर पहले, इस बात पर डिपेंड करेगा। हैंडीक्राफ्ट आर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, हैंडीक्राफ्ट इंडिया से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। ये तो रिसीवर हो गया, है ना। फ्रॉम इंडिया टू सेवरल यूरोपियन कंट्रीज, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं वो इंडिया से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इट मीन्स ये सेंटेंस पैसिव में ज़्यादा इफेक्टिव होगा। यहाँ पर बनेगा एक्सपोर्टेड, हैंडीक्राफ्ट्स आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू सेवरल यूरोपियन कंट्रीज। दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। गेट अप फ्रॉम योर प्लेस स्लो एंड टर्न अराउंड, अपने स्थान से धीरे से उठो एंड टर्न अराउंड, पीछे घूमो, ये कहना चाह रहा है। चेक करते हैं सर इसके बारे में। अब देखो पॉइंट बिल्कुल सिंपल सा है ना। पॉइंट क्या है, बिल्कुल सिंपल सा है, समझना। गेट अप सही है, फ्रॉम योर प्लेस, और कैसे उठना है, कह रहा स्लो नहीं, स्लोली। गेट अप फ्रॉम योर प्लेस स्लोली एंड टर्न अराउंड, और पीछे की तरफ घूमो, ठीक है। दिस हॉल इज बैडली इन नीड ऑफ रिपेयर, इस हॉल को जरूरत है रिपेयर की, इस हॉल को रिपेयर की जरूरत है, मरम्मत की जरूरत है, ये कहना चाह रहा है। तो दिस हॉल तो सही हो गया। इज बैडली, टू नीड नहीं होगा, आप ऐसे लिख सकते हो दिस हॉल इज नीडेड, ऐसे भी लिख सकते हो आप, दिस हॉल इज नीडेड, या वो उससे भी ज़्यादा इफेक्टिव होगा, दिस हॉल नीड्स ऑफ रिपेयरिंग, ऐसे करो। या फिर और अच्छा है, देखो ऐसे करो, दिस हॉल इज बैडली इन नीड ऑफ रिपेयरिंग। अब चूंकि आगे पीछे दोनों उसने दे रखे हैं तो यहीं पर आपको करना है, तो फिर ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा। बैडली इन रिपेयरिंग, सॉरी बैडली इन नीड ऑफ रिपेयर, बैडली इन नीड ऑफ रिपेयर, दिस विल बी मोर एक्यूरेट, ये ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है। सुनील रिफ्यूज टू अटेंड द मीटिंग ऑफ एसोसिएशन ऑन सैटरडे। एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, देखो डे और डेट के साथ आप क्या करते हो, ऑन का यूज करते हो, ये वाली बात आप जानते हो, डे और डेट के साथ ऑन का यूज करते हैं। अब मान लो कहीं पर सैटरडे लिखा है, सैटरडे लिखा है, और कहीं पर सैटरडेज लिखा है, सैटरडे लिखा है या सैटरडेज लिखा है, सर दोनों के साथ ऑन आएगा, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, तो ऑन सैटरडेज बोथ आर करेक्ट। सुनील रिफ्यूज टू अटेंड द मीटिंग, सुनील ने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया मीटिंग अटेंड करने के लिए, किसकी, कह रहा ऑफ द एसोसिएशन, एसोसिएशन के पहले द आएगा, ऑफ द एसोसिएशन ऑन सैटरडे। एलेक्स पिक्ड अप द बॉक्सेस क्वाइट इजीली इवन दे वर हैवी। अब चेक करना एक एक पार्ट। एलेक्स ने पिक किया, पिकअप किया, पिकअप करने का मतलब उठाना, द बॉक्सेस, बॉक्सेस को, ये आपकी वर्ब हो गई, पिक्ड अप मतलब उठाना, वो भी सही है। एलेक्स सब्जेक्ट हो गया, टेंस पास्ट हो गया, द बॉक्सेस ऑब्जेक्ट हो गया, क्वाइट इजली, और कैसे पिक किया, इजली, और कितना इजली, क्वाइट इजली, पूरी तरीके से, आसान तरीके से। एक एडवर्ब को दूसरा एडवर्ब मॉडिफाई करता है, सर सही है। अरे दे वर हैवी, दे वर हैवी। अब देखो ये कंट्राडिक्टरी बात है कि एलेक्स ने बॉक्सेस को बड़े आसानी से उठाया जबकि ये बहुत भारी थे, यद्यपि ये बहुत भारी थे, तो यहाँ पर इवन ना लगा करके हम इवन दो लगाए, ये इवन जो है वो इनकरेक्ट है, यहाँ पर इवन दो आना चाहिए। देखो जैसे आप दो यूज करते हो, ऐसे आप आल दो यूज करते हो, और ऐसे आप इवन दो यूज करते हो, तीनों का मतलब होता है यद्यपि। तीनों ऐसे कंजक्शन है जो कंट्राडिक्शन शो करते हैं, तीनों ऐसे कंजक्शन है जो कि कंट्राडिक्शन शो करते हैं। तो एलेक्स ने पिकअप किया बॉक्सेस को बहुत आसानी से, यद्यपि ये बहुत भारी थे, ये वाली बात। एक चीज़ और आपने पीछे मैंने आपको ब्रीफ की थी कि इनके साथ हम एट का यूज करते हैं, इनके साथ हम कॉमा का यूज करते हैं, इनके साथ हम बट का यूज नहीं करते हैं, लेकिन जब ये बीच में आ जाते हैं यहाँ पर, तो स्टार्टिंग में ना तो कॉमा लगेगा ना एट लगेगा, ये वाली बात भी आपको याद रखनी है यहाँ से।
होप सो समझ में आ गया होगा आपको, है ना। तो सर क्लियर हो गया 72। नेक्स्ट चलते हैं 173। माई फ्रेंड्स आर गॉन ऑन अ ट्रिप टू गोवा टूडे। अब इसको डिफाइन करते हैं सर। देखो डिफाइन करना बहुत इजी है। मैंने कहा माई फ्रेंड्स जो है सब्जेक्ट हो गया, आर के बाद थर्ड फॉर्म लगा रहा है तो पैसिव होगा। अब जबकि कह रहा है ये फ्रेंड्स जो है ये डूअर हैं, ये जा रहे हैं, एक्टिव वॉइस में बनना चाहिए, तो यहाँ पर गोइंग आना चाहिए। तो माई फ्रेंड्स आर गोइंग ऑन अ ट्रिप टू गोवा। माई फ्रेंड्स आर गोइंग ऑन अ ट्रिप टू गोवा टूडे। आज गोवा जा रहे हैं। आर टीम हैव वन द मैच, आर टीम हैज वन द मैच। सिंगुलर है तो हैज आएगा, सिंपल सा है। स्मिता लिव्ड इन दिस हाउस सिंस ही वॉज 5 years ओल्ड। ये क्वेश्चन बेटर है और इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। देखो अगर सिंस ना लगा होता, वेन लगा होता है, तो फिर ये सेंटेंस करेक्ट हो जाता। बट जब आप सिंस प्लस टाइम मेंशन करते हो तो हम जो टेंस यूज करते हैं दैट विल बी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस केस में हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाते हैं। अगर ना लग पाए तो फिर परफेक्ट लगा सकते हैं, है ना। तो दो टेंसेस के साथ जाए। सिंस सी वॉज 5 years ओल्ड, जब वो 5 साल की थी उस समय इस घर में रहा करती थी। तो यहाँ पर आ जाएगा स्मिता हैज बीन लिविंग, हैज बीन लिविंग। आप हैड भी लगा सकते हो, है ना, या फिर हैज लिव्ड या हैड लिव्ड भी लग सकते हो। मतलब मेनली प्रॉब्लम यहाँ पर है स्मिता के बाद लिव्ड नहीं आएगा, या तो हैज बीन लिविंग या फिर हैज लिव्ड, वो आपका करेक्ट होगा, है ना। होप सो क्लियर होगी बात। नेक्स्ट, ही वॉज फॉर्मली अ डॉक्टर ऑफ द कॉर्पोरेट हॉस्पिटल। वो एक डॉक्टर है। कहाँ पर डॉक्टर है? कह रहा है कॉर्पोरेट हॉस्पिटल पर। अब देख करके पढ़ करके आपको लग रहा होगा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ये सब्जेक्ट हो गया, वॉज फॉर्मली अ डॉक्टर, सही है। यहाँ पर एट द कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, एट लगा सकते हो या इन लगा सकते हो, है ना। बट ऑफ जो है वो आपका एप्रोप्रिएट मीनिंग नहीं करने करेगा। या तो आप ऑफ लगा लो, वो सॉरी, या तो आप एट लगा लो या तो आप इन लगा लो, तो दोनों सिनेरियो में करेक्ट हो जाएगा। सर क्लियर होगी बात। नेक्स्ट, अ शॉप नियर बाय सेल ऑल गुड्स ऑफ डेली यूज। देखो नियर का जो एडजेक्टिव होता है, ये क्वेश्चन कई बार बनता है। नियर का एडजेक्टिव जो होता है वो होता है नियर बाय। ये जैसे इस पर बेस्ड भी पीवाईक्यूज में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नियरिंग शॉप, ही वेंट टू नियरिंग शॉप। अब ये इनकरेक्ट है, आप लिखोगे नियर बाय शॉप, पास की शॉप में गया। अब यहाँ क्या कह रहा है? आ शॉप नियर बाय सेल, शॉप जो कि नजदीक में है, कह रहा सेल। अब आ शॉप के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेल्स आना चाहिए, क्यों? क्योंकि सिंगुलर है, सिंस आ शॉप जो है वो सिंगुलर है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप एस या ईएस को एड ऑन करेंगे अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट डेफिनेट टेंस। तो आ शॉप नियर बाय सेल्स ऑल द गुड्स ऑफ डेली यूज। तामिम हैव नॉट अटेंडेड स्कूल फॉर 4 days नाउ। नेक्स्ट में आ जाइएगा। अब क्वेश्चन तो बहुत आसान है, अगर आप ज़्यादा सोचोगे। देखो एक चीज़ और है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस में अक्सर बच्चे गलतियां कर लेते हैं क्योंकि उनका फोकस यहाँ चला गया तुरंत। फॉर 4 days, इसका मतलब ड्यूरेशन है। यहाँ पर हैज़ नॉट अटेंडेड सही है, यहाँ पर हैव नॉट अटेंडेड सही है, बट उन्होंने ये नहीं चेक किया ये सिंगुलर है और सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आना चाहिए? हैज आना चाहिए, है ना। इसलिए एक एक पार्ट को ब्रेक किया करो, जब भी प्रॉब्लम ना मिले आप एक एक पार्ट को ब्रेक करते हुए चलो, तो इजी हो जाएगा आपके लिए। आई वॉज एंग्री ऑन माई सेल्फ, बहुत ज़्यादा गुस्से में था, मैं अपने आप से बहुत ज़्यादा गुस्से में था। फॉर मेकिंग सच अ सिल्ली मिस्टेक, इस तरीके की सिल्ली मिस्टेक करने के लिए। तो आई वॉज एंग्री। अच्छा एंग्री के साथ आप क्या करते हो? एंग्री के साथ या तो विथ लगाते हो या तो टू लगाते हो। एंग्री विथ, एंग्री सॉरी एट आता है, विथ समबडी के केस में आता है, एट समथिंग के केस में आता है। कह रहा मैं अपने आप से नाराज था, यहाँ पर विथ आ जाएगा।
आई वॉज एंग्री विथ माई सेल्फ, आई वॉज एंग्री विथ माई सेल्फ फॉर मेकिंग सच अ सिली मिस्टेक। यहां पर आएगा आई वॉज एंग्री विथ माई सेल्फ। होप सो क्लियर है। नेक्स्ट, आई आस्क्ड माई फ्रेंड वेयर हैड ही लर्न टू डांस सो वेल। मैंने अपने मित्र से पूछा भाई तुमने इतना अच्छा डांस कहाँ से सीखा हुआ है। अब एक बात समझो, यहाँ पर आपने आई सब्जेक्ट, आस्क्ड वर्ब है, माई फ्रेंड इसका ऑब्जेक्ट है, वेयर कंजक्शन है। जब ये कंजक्शन है तो आप क्या करोगे आगे, इसके बाद आप नरेशन में वैसे ही पढ़ते हो कि कोई भी स्टेटमेंट दिया गया हो और उसका जब आप इनडायरेक्ट बनाते हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय सेंटेंस को असर्टिव फॉर्म में आप लिखते हो। असर्टिव मीन्स पहले सब्जेक्ट देन वर्ब आती है, पहले आप सब्जेक्ट यूज करते हो देन आप वर्ब का यूज करते हो, है ना। यहाँ पर बेसिकली क्या है, वेयर हैड ही लर्न नहीं होगा, वेयर ही हैड लर्न, है ना। तो यहाँ पर क्या करोगे, लर्न की थर्ड फॉर्म आप यूज करोगे। वेयर ये ऐसे बनेगा, वेयर ही हैड। अब जैसे ये है, मैंने कहा राहुल, राहुल आस्क्ड द स्ट्रेंजर, द स्ट्रेंजर वेयर was the marriage hall, the marriage hall, where was the marriage hall। मान लो ये लिखा है, राहुल asked the stranger where was the marriage hall। अब एक चीज समझो, राहुल सब्जेक्ट हो गया, आस्क्ड वर्ब हो गई, स्ट्रेंजर इसका ऑब्जेक्ट हो गया, वेयर कंजक्शन हो गया। कंजक्शन है तो ये वाज में जाएगा, सब्जेक्ट पहले आएगा, ये बनेगा राहुल आस्क्ड द स्ट्रेंजर वेयर द मैरिज हॉल वाज। दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। होप सो क्लियर है। ताजमहल इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन नहीं होगा, क्रिएशंस होगा, यहाँ पर ऐसा आ जाएगा क्रिएशंस। ताजमहल इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशंस, है ना। क्लियर है मेरे भाई। चलो तो वन ऑफ के बाद देखो, अब इसको ब्रेक भी कर सकते हो। वन ऑफ है, द आर्टिकल है, मोस्ट एडवर्ब, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, नाउन कौन सा मिला, क्रिएशन मिला, क्रिएशन की जगह क्रिएशंस आ जाएगा। सेवरल मिनट्स पास्ड बिफोर शी रिटर्न कैरी मिल्क फॉर द डॉग। आ जाओ ब्रेक करते हैं। अब पहली बार में प्रॉब्लम मिल गई तो ठीक है, आप क्या करते हो, आप एक ही बार सेंटेंस पढ़ते हो, और अगर आपको प्रॉब्लम मिल गई तो ठीक है, नहीं तो फिर आप एक एक पार्ट को ब्रेक नहीं करते हो। और यहां पर यही सबसे बड़ी गलती होती है आपसे। सेवरल मिनट पास्ट, सही है, पास्ट में से बिफोर सी रिटर्न, बिफोर सी रिटर्न कैरी मिल्क। अब ये इनकरेक्ट पार्ट है। रिटर्न के बाद कैरी, कैरी भी वर्ब है ना, है ना। तो आप ऐसे नहीं लिख पाओगे बिफोर सी रिटर्न कैरी मिल्क, यहां पर होना चाहिए था रिटर्न विथ कैरिंग मिल्क, ऐसे लिख सकते हो आप, वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो सकता है ना। या फिर आप रिटर्न के बाद डायरेक्ट आप ऐसे लिख लो कैरिंग मिल्क, ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो बोथ आर करेक्ट है, दोनों में किसी तरीके से बना लो। वैसे इस सेंटेंस में और अच्छा होता अगर यहाँ पर हैड का यूज करते तो, क्योंकि बिफोर के साथ पास्ट इंडेफिनिट, यहाँ पास पास्ट परफेक्ट बनना चाहिए था। शी परफॉर्म द टास्क एट द बेस्ट ऑफ हर एबिलिटी, उसने टास्क परफॉर्म किया अपनी एबिलिटी के अनुसार, जितना अच्छा वो कर सकता था उतना अच्छा उसने परफॉर्म किया। ठीक है, हो गया, सब्जेक्ट हो गया, परफॉर्म क्या हो गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, द टास्क इसका ऑब्जेक्ट हो गया, टू द बेस्ट, परफॉर्म टू द बेस्ट ऑफ हर एबिलिटी, अपनी एबिलिटी के अनुसार जितना बेहतर से बेहतर कर सकता था उसने टास्क को परफॉर्म किया, है ना। 183 व्हाट वुड हैपन इफ ह्यूमन बींग्स वर गवर्न बाय रोबोट्स। क्या होगा अगर ह्यूमन बींग्स को रोबोट के द्वारा गवर्न किया जाए, है ना, तो क्या देखने को मिलेगा। अब देखो सर चेक करते हैं, व्हाट वुड हैपन, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, मॉडल वर्ब के साथ यूजुअली फर्स्ट फॉर्म आती है। इफ ह्यूमन बीइंग्स सब्जेक्ट हो गया, वर के बाद फर्स्ट फॉर्म आप वैसे भी नहीं, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं
बी फॉर्म के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देता है, जो कि इनकरेक्ट होता है। तो आप क्या करोगे, सिंपली एक काम करोगे, यहाँ पर वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। वर्ब के साथ क्या आना चाहिए, थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, है ना। यहाँ पर गवर्न नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, है ना। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप ऐसे बनाओगे, व्हाट वुड हैपन इफ ह्यूमन बीइंग्स वर गवर्नड बाय रोबोट्स। क्या होगा अगर ह्यूमन बीइंग्स को रोबोट्स के द्वारा गवर्न किया जाए तो क्या होगा, ये जानना चाह रहा है, ठीक है। आई हैड ऑल द कंफर्ट्स टू लाइफ इन माई चाइल्डहुड। कह रहा बचपन में मेरे जीवन के लिए सारे के सारे कंफर्ट्स थे, जितने कंफर्ट्स होने चाहिए थे वो सभी कंफर्ट्स थे, है ना। लाइफ के सभी का, अब देखो आई सही है, हैड सही है, ऑल सही है, ऑल के बाद आर्टिकल द लगाते हो, ये वाला पॉइंट भी मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर देखो, एक टर्म ऑल है, एक टर्म बोथ है, एक टर्म होल है, तो इनसे कितने क्वेश्चन बनते हैं, देखना समझना। ऑल, बोथ और होल। ऑल के बाद में आर्टिकल द आता है, बोथ के बाद में आर्टिकल द आता है, होल से पहले आर्टिकल द आता है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरे पॉइंट में आओ, ऑल का यूज हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ करते हैं। बोथ का यूज केवल काउंटेबल नाउन के साथ और होल का यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ। ऑल के साथ यूज होने वाला काउंटेबल नाउन प्लूरल, अनकाउंटेबल तो हमेशा सिंगुलर होते हैं। बोथ के साथ काउंटेबल नाउन प्लूरल, अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर। अगला पॉइंट क्लियर। ऑल का यूज करते हैं मोर देन 2 के लिए, बोथ का यूज करते हैं केवल 2 के लिए, होल में तो नंबर की बात ही नहीं करते, ठीक है। अब स्ट्रक्चर देख लो, ऑल द के बाद काउंटेबल नाउन, कैसा होगा ये काउंटेबल नाउन, ये प्लूरल होगा, और वर्ब कैसी होगी, प्लूरल होगी। ऑल के बाद द प्लस अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर, वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर, है ना, ये वाली बात। बोथ के बाद आर्टिकल द, काउंटेबल नाउन प्लूरल, और वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल, है ना। चलो एक दो क्वेश्चन में बनाता हूं यहाँ पर, आप बताना। मान लो एक क्वेश्चन ये है, सपोज दैट, अब ये वाले तो क्वेश्चन बना लोगे, मैं कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लिख रहा हूँ। मैंने कहा ये लिखा हुआ है, माई ऑल टीचर्स आर वेरी लेबोरियस, माई ऑल टीचर्स आर वेरी लेबोरियस, ये स्टेटमेंट है, और मैंने कहा इसको रेक्टिफाई करो, इसको बनाओ, मेरे जितने टीचर्स हैं सभी के सभी बहुत लेबोरियस हैं। अब आप क्या करोगे, माई ऑल, देखो ऑल के साथ चाहे आर्टिकल द लगाना हो या दूसरा कोई डिटर्मिनर लगाना हो, वो हमेशा ऑल के बाद में ही आएगा, ऑल से पहले नहीं आएगा, ये वाली बात याद रखनी है। यहाँ पर क्या बनेगा, ये बनेगा ऑल माई टीचर्स, बाकी क्वेश्चन आप बना लोगे, पॉइंट मैंने बता दिए। आई हैड ऑल द कंफर्ट, ये द बाद में आए, जैसे ये मान लो मैं ऐसे लिखूं, दीज ऑल क्वेश्चंस, ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, ये बनेगा ऑल दीज क्वेश्चंस। तो कह रहा है आई हैड ऑल द कंफर्ट्स ऑफ लाइफ, यहाँ टू लाइफ नहीं होगा, ऑफ लाइफ, जीवन के सभी सुख, इनडायरेक्टली आप ये कहना चाह रहे हो। द इंक्रीज इन irrigated areas has resulted on achieving record food grain production। पर एक एक चेक करना, देखो द सब्जेक्ट हो गया, द इंक्रीज सब्जेक्ट बन गया, इन इरिगेशन एरियाज, इरिगेटेड एरियाज, ये बन गया पीओ, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, सही है। हैज के साथ थर्ड फॉर्म सही है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। रिजल्ट के साथ इन आता है, ऑन नहीं आता, रिजल्ट इन अचीविंग, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। तो रिजल्टेड इन अचीविंग विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट कह रहा आरव मदर स्पीक 4 लैंग्वेजेज फ्लुएंटली, ये सब्जेक्ट हो गया, स्पीक वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और कैसे, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। सर बिल्कुल सही है, सेंटेंस कैसा है मेरे भाई, नो एरर है, इसमें तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेक केयर फॉर कीप योर वैल्यूएबल सेफली, जो भी वैल्यूएबल्स हैं, पहली बात तो ये नाउन के रूप में जब यूज करते हो तो वैल्यूएबल्स ही लिखा जाता है, वैल्यूएबल नहीं, है ना। जैसे एसेट्स लिखते हो आप, ये प्लूरल नाउन है, ये प्लूरल नाउन है, ऐसे वैल्यूएबल्स लिखते हो आप, है ना। जैसे रिचेज का मतलब अगर संपत्ति है तो ये फिर करेक्ट होता है। जैसे ये फ्रेज कई बार आपसे पूछा जाता है, रिचेज हैव विंग्स,
रिचेज हैव विंग्स, और ये बिल्कुल सही है। वैसे यूजुअली रिचेज लिखते नहीं हो, अगर रिच का प्लूरल बना करके लिख रहे हो तो वो इनकरेक्ट माना जाता है, बट यहाँ पर ये करेक्ट है, रिचेज हैव विंग्स, संपत्ति के पर होते हैं। तो ध्यान रखना, रिचेज का मतलब अगर एसेट से है तो फिर वो करेक्ट है, नहीं अदरवाइज रिचेज इनकरेक्ट माना जाएगा। टेक केयर ऑफ आएगा, और टेक केयर ऑफ, ऑफ लगा, ऑफ के बाद अगर वर्ब रखोगे तो फिर आईएनजी फॉर्म में आएगी, कीपिंग। टेक केयर ऑफ कीपिंग योर वैल्यूएबल सेफली। और कैसे रखना है, कह रहा सेफली रखना है, एडवर्ब है, वो करेक्ट है, बाकी स्टेटमेंट क्लियर हो गया। देयर हैव बीन 3 ब्रेक्स इन आवर सोसाइटी दिस मंथ। अब सेंटेंस पढ़ करके आपको बिल्कुल ऐसी फील आएगी कि सेंटेंस जो है टोटली करेक्ट है, बट फिर भी इस सेंटेंस में प्रॉब्लम है मेरे भाई, और वो आपको डायग्नोस करना है कि प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम ये है, देखो देयर हैव बीन 3, अच्छा 3 है तो हैव बीन ही आएगा, प्लूरल ही आएगा, देयर एक अकॉर्डिंग वर्ब का यूज नहीं करते, तो ये तो सही हो गया। ब्रेक्स इन नहीं होगा, यहाँ पर आएगा ब्रेक इन्स। ये इसका प्लूरल जब बनाओगे तो ब्रेक इन्स बनेगा, जैसे पासर बाय लिखते हो। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए याद रखना, जैसे पासर बाय लिखते हो तो ये बनता है पासर्स बाय, जैसे लुकर ऑन लिखते हो ये बनता है लुकर्स ऑन, कंपाउंड नाउन है बेसिकली ये, तो कंपाउंड नाउन में इस तरीके से आप यूज करते हो। जैसे एक और टर्म इसमें बनता है, ये वाला आपने पढ़ा होगा, प्रपोजिशन, नाउन और दोनों सेम है। जैसे आपने कहा पेजेज आफ्टर पेजेज, पेजेज आफ्टर पेजेज, ये इनकरेक्ट होता है, ये इनकरेक्ट फ्रेज है, आप ऐसे लिखोगे पेज आफ्टर पेज, पेज आफ्टर पेज, है ना, ये वाली बात। सिटीज आफ्टर सिटीज नहीं, सिटी आफ्टर सिटी, ठीक है। तो होप सो क्लियर हो गया। Nowadays, common people take interest in the manner in which they were governed. आजकल common people take interest in the manner in which they were governed. अब दो चीजें समझना, nowadays किसके साथ यूज करते हो, प्रेजेंट के साथ। nowadays आप यूज करते हो प्रेजेंट के साथ, यहाँ पर टेक क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया, ये तो सही हो गया। इन द मैनर, ये भी सही है, दे वर गवर्न नहीं, दे आर गवर्न, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। होप सो पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। द कंट्रास्ट बिटवीन ब्रिटेन एंड अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप आर स्ट्राइकिंग। अब आपने इसको ब्रेक किया, अब इसका जब पोस्टमार्टम करोगे तो बिटवीन प्रपोजिशन है, ये देखिए प्रपोजिशन है, ब्रिटेन एंड अदर कंट्रीज, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट बना द कंट्रास्ट, है ना, और फिर से ये प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट है, आप यूरोप, इसका मतलब है, अब देखो सब्जेक्ट के बाद चाहे एक पीओ देखने को मिले या दो, मतलब प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट हो सकता है मल्टीपल हो, लेकिन बस आपको याद रखना है सब्जेक्ट जो है वो वर्ब के अकॉर्डिंग आए, वो वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। कंट्रास्ट जो है ये सिंगुलर है, दैट इज वाई यहाँ पर हम लगाएंगे इज, है ना। नेक्स्ट, वी थॉट देयर वॉज अ गुड आइडिया टू वियर स्नो बूट्स बिफोर वी स्टेप्ड आउट। वी थॉट बिल्कुल करेक्ट लिखा है, और कई बार मैंने ये वाली बात बताई थी कि थिंक है, बिलीव है, कंसीडर है, इनके बाद यूजुअली कई बार कंजक्शन स्किप कर देते हैं, होप है ना, तो उससे प्रॉब्लम नहीं मिलेगी आपको। यहाँ पर सिंपली आपको क्या ध्यान देना है, वी थॉट, ये तो सही है, देयर वॉज अ गुड आइडिया। अब ये वाला सेंटेंस इनअप्रोप्रिएट लग रहा है, क्या आप कह रहे हो, वी थॉट हमने सोचा कि ये एक अच्छा आइडिया है कि हम क्या करें, स्नो बूट्स को पहने, बिफोर वी स्टेप्ड आउट, है ना। यहाँ पर होना चाहिए था देयर नहीं, यहाँ पर होना चाहिए था इट वॉज अ गुड आइडिया, इट वॉज अ गुड आइडिया। यहाँ पर करेक्ट आंसर ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, देयर के बजाय आप इट लगाएं। वी थॉट इट वॉज अ गुड आइडिया, हमने सोचा ये एक बढ़िया आइडिया है कि हम स्नो बूट्स को पहने, ये कहना चाह रहा था। इट वॉज अ गुड आइडिया, ये परफेक्ट एग्जाम्पल होगा। एथेंस वॉज अ मोस्ट लुमिनस ऑफ ऑल सिटी स्टेट्स ऑफ एंशिएंट ग्रीस। एथेंस जो था वो सबसे ज़्यादा लुमिनस, सबसे ज़्यादा चमकदार सिटी स्टेट्स था, इसमें ग्रीस में। अब देखो एक बात समझना, मोस्ट को आप दो तरीके से यूज करते हो, मोस्ट के साथ मोस्ट को आप पॉजिटिव डिग्री के तरीके यूज करते हो एंड सुपरलेटिव डिग्री की तरह भी यूज करते हो।
जब पॉजिटिव डिग्री होगा तो इसके पहले आर्टिकल आएगा, सुपरलेटिव डिग्री होगा तो इसके पहले आर्टिकल द आएगा। मैंने कहा ये स्टेटमेंट है, देखिएगा। रोहित शर्मा इज अ मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर, बस इतना स्टेटमेंट है। अब मैंने कहा यहाँ पर आपको फिल करना है। दूसरा स्टेटमेंट है, रोहित शर्मा इज अ मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर ऑफ इंडियन टीम, है ना, ये वाली बात। रोहित शर्मा जो है वो सबसे ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर है इंडियन टीम। अब एक बात और समझना, आपने ये वाली बात पढ़ी थी कि वन वर्सेस अ ग्रुप, वन वर्सेस ऑल, अगर ऐसा मिलेगा तभी एसडी होगी, तभी सुपरलेटिव डिग्री होगी। तो जब एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना आप सभी से कर रहे होते हो तो वहां पर सुपरलेटिव डिग्री बन रही होती है ना। जैसे इन दोनों स्टेटमेंट में अगर मैं कंपेयर करूं, रोहित शर्मा, अब पहले वाले में कह रहे हो रोहित शर्मा बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर है, यहाँ पर आर्टिकल आएगा, पॉजिटिव डिग्री के तरीके यूज कर रहे हो मोस्ट। अब आपने कहा रोहित शर्मा जो है वो मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर है इंडियन टीम में, अब यहाँ वन वर्सेस ऑल हो गया, वन वर्सेस ऑल, तो एक व्यक्ति या वस्तु की कंपैरिजन सभी से कर रहे हो। यहाँ ऐसा नहीं है इसलिए आया, यहाँ ऐसा है इसलिए द आया। अब ये क्या कह रहा है, एथेंस वाज मोस्ट लुमिनस ऑफ ऑल सिटी स्टेट में सबसे ज्यादा लुमिनस है कौन, एथेंस। वन वर्सेस ऑल का कॉन्सेप्ट बन रहा है ना, तो दैट इज वाई आ नहीं लगेगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आएगा, द। तो सो आर करेक्ट स्टेटमेंट विल बी एथेंस वाज द मोस्ट लुमिनस ऑफ ऑल सिटी स्टेट्स ऑफ एंशिएंट ग्रीस, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर है सर। नेक्स्ट, द मैनेजर सेड कुड यू प्लीज कंफर्म मी whether you have received all the items that you had ordered, the manager said, ये तो सही हो गया। अब एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, could you please, अजय यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, could you please यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म, ये भी सही है। और प्रॉब्लम इसके बाद स्टार्ट होती है, could you please confirm to me, या तो ये लिखो या तो मी को ड्रॉप करके डायरेक्ट लिख सकते हो, confirm whether यू हैव रिसीव्ड ऑल द आइटम्स दैट यू हैड ऑर्डर, क्या तुमने पूरे आइटम रिसीव कर लिए जो भी ऑर्डर किए थे, ये कहना चाह रहा है। तो या तो टू लगा लेना या तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो, वैसे तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट ऐसे बनेगा कि मी को भी ड्रॉप कर लो, डायरेक्ट लिखो द मैनेजर सेड कुड यू प्लीज कंफर्म वेदर यू हैव रिसीव्ड ऑल द आइटम्स दैट यू हैड ऑर्डर्ड, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट बनेगा। यू शुड हैव रिस्पॉन्डेड टू माई क्वेरी शूड, अब आपने ये पढ़ा था, मॉडल के साथ क्या करते हो, मॉडल के साथ बेस फॉर्म लगाते हो आप। अगर बी दिया गया है देन थर्ड फॉर्म, ये कौन सा पैसिव का स्ट्रक्चर, ये कौन सा एक्टिव का स्ट्रक्चर। आपने कहा हैव दिया है देन तब भी थर्ड फॉर्म आएगी, ये परफेक्ट का स्ट्रक्चर हो गया। एंड हैव बीन और हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हो गया परफेक्ट प्लस पैसिव। अब आपने कहा यू शुड के बाद हैव आ गया, यहाँ पर रिस्पॉन्ड नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा रिस्पॉन्डेड। यू शुड हैव रिस्पॉन्डेड टू माई क्वेरी सूनर, तुम्हें जल्द ही मेरी क्वेरी को रिस्पॉन्ड करना चाहिए था पर आपने नहीं किया। जब शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज करते हो, देखो अगर आप शुड हैव प्लस V3 यूज करते हो तो इसका मीनिंग ये आता है कि पास्ट एक्शन बट डिडंट, पास्ट एक्शन जो होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं, वो मीनिंग देगा शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। माय नेबर्स ग्रैंडसन इज ओनली 5 मंथ ओल्ड, माय नेबर्स ग्रैंडसन, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, इज ओनली केवल है कितने, 5 मंथ ओल्ड नहीं होगा, यहाँ पर होगा 5 मंथ्स ओल्ड, 5 मंथ्स ओल्ड, केवल 5 महीने की है ना, एक करेक्ट एक्सप्रेशन होगा। 5 वैसे भी मोर देन 1 की बात करते हो तो नाउन प्लूरल हो जाता है, तो 5 मंथ्स ओल्ड। अब इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाया, ध्यान देना, जो आप सोचो, और बाद में नाउन भी नहीं लगाए जो उसको आप मॉडिफायर मान लो, है ना, वो एक अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है। नेक्स्ट, द क्रू ऑफ द सेलर्स
वर नॉट परटर्ब्ड बाय द स्ट्रॉन्ग गैल, गैल का मतलब तूफान होता है। क्रू ऑफ सेलर्स, ये बन गया प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट है, ये बन गया सब्जेक्ट। क्रू कैसा है, सिंगुलर, यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉज नॉट परटर्ब्ड। तो क्रू के अकॉर्डिंग आप जो वर्ब यूज करोगे दैट विल बी सिंगुलर, यहाँ पर बनेगा क्रू ऑफ सेलर्स वॉज नॉट, आगे स्टेटमेंट करोगे। योर एल्डर सिस्टर लिव्ड इन अ बिग सिटी, डज सी। अब ये क्वेश्चन टैग है, क्वेश्चन टैग में आप जानते हो सेंटेंस अगर अफर्मेटिव होता है तो टैग नेगेटिव बनता है, सेंटेंस नेगेटिव होता है तो टैग अफर्मेटिव बनता है। जैसे यहाँ पर सेंटेंस नेगेटिव नहीं है तो आपको नेगेटिव बनाना पड़ेगा, नेगेटिव बनाओगे तो यहाँ पर बनेगा डजंट सी, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। योर एल्डेस्ट सिस्टर लिव्स इन अ बिग सिटी डजंट सी, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर, है ना। जैसे ये देखो एक दो स्टेटमेंट मैं देता हूँ, मैंने कहा आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, आपको इसका बनाना है। मैंने कहा एक और स्टेटमेंट ले लिया, मैंने कहा आई एम नॉट टीचिंग यू, आई एम नॉट टीचिंग यू, आई एम नॉट टीचिंग यू। मैंने कहा दोनों स्टेटमेंट को आप चेंज करिए, बनाइए। आपने क्या कहा, एम है, यहाँ पर एमेंट आना चाहिए, जबकि एमेंट ना करके हम यूज करेंगे आरंट, आरंट आई, आरंट आई, आई एम नॉट टीचिंग यू, ये बन जाएगा एम आई। आप जानते हो एम नॉट का कंट्रैक्ट फॉर्म जो होता है वैसा तो एमेंट होता है, बट एमेंट वर्ड ऑब्सोलीट हो गया है, अब उसकी जगह पर हमें क्या यूज करना है, आरंट यूज करना है। और यहाँ पर एम लोगे, नॉट हटा दोगे तो एम आई बनेगा, है ना। नेक्स्ट, देयर इज अ वेरी फ्यू लिटिल टाइम फॉर देम टू प्रिपेयर फॉर द शो, बहुत ही कम समय था, ना के बराबर समय था प्रिपेयर होने के लिए, शो के लिए, है ना। अब इसको कैसे डिफाइन करोगे सर, बिल्कुल सिंपल सा है, देखो समझो। मैंने कहा देयर, अच्छा वेरी के साथ आप या तो आप लिटिल लगाओ या तो आप फ्यू लगाओ, तो वेरी फ्यू करेक्ट होता है एंड वेरी लिटिल करेक्ट होता है, ना के बराबर बहुत ही कम। आप इसको ऐसे नहीं लिखोगे वेरी या लिटिल, या फिर आप ऐसे नहीं लिखोगे वेरी अ फ्यू, है ना, ये दोनों एक्सप्रेशन रॉन्ग होते हैं। तो आपको वेरी फ्यू या वेरी लिटिल यूज करना है। तो जैसे यहाँ पर क्या यूज कर रहा है, आ वेरी लिटिल, ये आ को हटाना पड़ेगा, आप डायरेक्ट लिखोगे देयर इज वेरी लिटिल टाइम फॉर देम टू प्रिपेयर फॉर द शो। दिस क्वेश्चन इज क्वाइट टू सिंपल फॉर मी टू आंसर, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है आंसर करने के लिए, है ना, मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल है आंसर करने के लिए। आपने क्या, दिस क्वेश्चन सब्जेक्ट हो गया, इज क्वाइट टू। अब देखो एक चीज़ समझना, क्वाइट टू दोनों एक साथ नहीं आ सकते। क्वाइट के साथ अगर टू लगा रहे हो, जैसे क्वाइट के साथ आपने एनफ पढ़ा था, क्वाइट के साथ आपने ऑल पढ़ा था, ऑल है, होल है, परफेक्ट है, एनफ है, ये वाले वर्ड नहीं यूज कर पाते हो। क्वाइट टू रॉन्ग है, क्वाइट एनफ रॉन्ग है। यहाँ पर ऐसे बनाओगे, द क्वेश्चन इज टू सिंपल फॉर मी टू आंसर, या ऐसे भी लिख सकते हो, दिस क्वेश्चन इज क्वाइट सिंपल फॉर मी टू आंसर, है ना। तो इट मीन्स ये दोनों नहीं आएंगे, तो आप एक को ड्रॉप कर लो, जिसको भी आप ड्रॉप करना चाहो। होप सो क्लियर होगी बात, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है मेरे लिए आंसर करने के लिए, है ना, और टू से बेटर है कि आप क्वाइट के साथ जाओ, ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। नेक्स्ट, हाउ मैनी एग्स आर पुट इनटू द बास्केट। देखो आप जानते हो मैनी किसके लिए आता है, मैनी कम्स विथ काउंटेबल नाउन, मच कम्स विथ अनकाउंटेबल नाउन, है ना, ये वाली बात। और पता है इन्हीं को डिफाइन करने के लिए अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ का यूज करते हो, दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये अमेरिकन इंग्लिश, ये ब्रिटिश इंग्लिश का है, ये अमेरिकन इंग्लिश का है। अच्छा इसको मिलाकर के अगर ये ऐसे लिख दे अ लॉट्स ऑफ, तो ये इनकरेक्ट हो जाता है, ये भी ध्यान रखना है। दूसरा ये है कि ये काउंटेबल या अनकाउंटेबल, जबकि ये दोनों के साथ आता है, अनकाउंटेबल एंड काउंटेबल दोनों के साथ आ सकते हैं। काउंटेबल होगा तो प्लूरल होगा, अनकाउंटेबल होगा तो सिंगुलर होगा। एक और बात, ये जो अ लॉट ऑफ है या फिर लॉट्स ऑफ है, यूजुअली इनको हम अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। ये जो मैनी और मच है यूजुअली इनको हम इंट्रोगेटिव और निगेटिव के साथ यूज करते हैं, है ना। तो ये वाले पॉइंट याद रखना। जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, मैंने कहा वी हैव बॉट मैनी बुक्स एंड मिल्क फ्रॉम द मार्केट, ये स्टेटमेंट है।
और मैंने कहा क्या करना है, आपको इसको रेक्टिफाई करना है। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको रेक्टिफाई करिए। वी हैव बॉट मैनी बुक्स एंड मिल्क फ्रॉम द मार्केट, ये कहना चाह रहा है। अब इसको कैसे डिफाइन करोगे सर, बिल्कुल सिंपल है, देखो समझना। मैंने कहा यहाँ पर लिख रहा हूँ मैनी बुक्स है, तो मैनी के साथ काउंटेबल नाउन सही है, लेकिन एंड मिल्क, तो अगर इसके साथ डिटर्मिनेंट नहीं लगा रहा तो मैनी ही माना जाएगा, है ना। तो बट इसके साथ हमें क्या चाहिए, मच, तो आपको मच मेंशन करना पड़ेगा। वी हैव बॉट मैनी बुक्स एंड मच मिल्क फ्रॉम द मार्केट। वैसे इंट्रोगेटिव में लिखते तो और बेटर होता है ना, क्योंकि मैनी और मच जो है वो ज़्यादातर हम इंट्रोगेटिव और निगेटिव के साथ यूज करते हैं, ज़्यादा अप्रोप्रिएट माना जाता है। बट एनीवे फिलहाल अगर इस तरीके क्वेश्चन है तो आप रेक्टिफाई कर पाओगे। यहाँ पर आ गया हाउ मैनी एक्स वर पुट, एक्स काउंटेबल है तो हाउ मैनी लगा है। इनटू द बास्केट, ये भी सही है। सेंटेंस कैसा है मेरे भाई, नो एरर है। एज इट हैज बीन रेनिंग हैवली फॉर 2 hours सो द चिल्ड्रन आर एट होम। कह रहे क्योंकि बारिश हो रही है पिछले 2 घंटे से, इसलिए बच्चे घर पर बने हुए हैं, घर पर रुके हुए हैं। अब समझना ये वाला जो कॉन्सेप्ट है सिंपल सा है कि आप क्या करते हो, एज, सिंस और बिकॉज, ये 3 कंजक्शन है, और ये 3 ऐसे कंजक्शन है जो रीजन बताते हैं। इनके साथ अननेसेसरली कंजक्शन नहीं लगाने, जैसे सो दे देगा, देयरफॉर दे देगा, बिकॉज दे देगा, तो इन कंजक्शंस का यूज आपको नहीं करना है। वैसे भी 2 स्टेटमेंट को कनेक्ट करने के लिए एक ही कंजक्शन चाहिए, चाहे आप यहाँ लिख लो और चाहे आप स्टार्टिंग में लिख लो। जैसे ये देखो जरा, एज इट हैज बीन रेनिंग हैवली फॉर 2 hours, क्योंकि पिछले 2 घंटे से बहुत ही तेज मूसलाधार बारिश हो रही है, तो का यूज नहीं करोगे आप कॉमा लगा लो। तो इनके साथ सिंस एज बिकॉज के साथ हम यूजुअली कॉमा का यूज कर लेते हैं। द एज इट हैज बीन रेनिंग हैवली फॉर 2 hours कॉमा द चिल्ड्रन आर एट होम, इसलिए सो जो है वो इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा। क्लियर हुई बात। और यहां से एक फ्रेज और याद रखना, ये वाला फ्रेज आपसे पूछा जाता है, एज यू सो तो शैल यू रीप, तो शैल यू रीप, जैसा आप बोगे वैसा आप काटोगे। ये स्टेटमेंट बहुत पूछा जाता है, याद रखना, जैसा आप बोगे वैसा आप काटोगे। बात बाकी ये तीनों आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। एक और बनता है द रीजन वाई, ये ध्यान दीजिएगा, द रीजन वाई, या फिर द रीजन केवल दे देगा, द रीजन। इनके साथ भी आप रीजन बताने वाले वर्ड नहीं लगा पाते हो, जैसे प्रॉब्लम ये ड्यू टू दे देता है, ओइंग टू दे देता है, देयरफॉर दे देता है, सो दे देता है, हेंस दे देता है, इनको यूज नहीं करना है ना। तो सो पॉइंट क्लियर हो गया, 202 क्लियर हो गया। नेक्स्ट, द पुलिसमैन आस्क्ड मैनी पीपल बट नो वन वाज नोइंग हाउ द इंसिडेंट हैपेंड। पुलिसमैन ने पूछा, मैनी पीपल, बहुत सारे लोगों से पूछा, बट नो वन वाज नोइंग, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि एक्सीडेंट कैसे हुआ। नो एक स्टैटिक वर्ब है, ये वाली बात आप जानते हो। नो क्या है, स्टैटिक वर्ब है, और स्टैटिक वर्ब का कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता। और जब कॉन्टिन्यूअस नहीं बनेगा तो आप किसमें लिखोगे, इंडेफिनेट में लिखोगे। इंडेफिनेट में लिखोगे तो वाज नोइंग नहीं आएगा, यहाँ पर न्यू आएगा। नो वन न्यू हाउ द एक्सीडेंट हैपेंड, किस तरीके से एक्सीडेंट हुआ किसी को नहीं पता था। दिस इज टू ग्रेव सिन टू बी पार्डन, ये इतना ज्यादा गंभीर आरोप है कि माफ नहीं किया जा सकता। अब आप कहोगे सेंटेंस तो बिल्कुल सही लग रहा है, देखो दिस इज करेक्ट है, टू ग्रेव सिन करेक्ट है, टू बी पार्डन्ड, टू के साथ बी के साथ थर्ड फॉर्म, बिल्कुल आपको करेक्ट लग रहा है, वो फील देगा बिल्कुल करेक्ट वाली, है ना। बट सेंटेंस में प्रॉब्लम है, देखो दिस इज करेक्ट हो गया, टू एडवर्ब हो गया, निगेटिव एडवर्ब है, टू के साथ टू लगाते हो वो भी सही है, टू के साथ ग्रेव आ गया ये भी करेक्ट है, सिन वर्ड नाउन आ गया, बट ये काउंटेबल नाउन है। यहां पर आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखोगे, ग्रेव आ सिन, ग्रेव आ सिन, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। ये बनेगा दिस इज टू ग्रेव आ सिन। अब आपको सिंपल सी बात मैंने बताई, और इस पॉइंट पर बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चन बनते हैं कि आपको क्या याद रखना है कि कभी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन विदाउट आर्टिकल के यूज नहीं होना चाहिए, बस इतनी सी बात याद रखनी है। कभी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन विदाउट आर्टिकल यूज नहीं किया जाना चाहिए, इतना सा पॉइंट आपको याद रखना है ना। क्लियर। नेक्स्ट, शी परसिस्टेड टू डूइंग व्हाट शी वांटेड डिस्पाइट अपोजिशन। देखो 2 बातें, एक वर्ड आता है इंसिस्ट,
एक वर्ड आता है परसिस्ट, और इंसिस्ट के साथ प्रपोजिशन हम ऑन का यूज करते हैं, परसिस्ट के साथ प्रपोजिशन इन का यूज करते हैं। दोनों के बाद अगर वर्ब आएगी तो जीरंड फॉर्म में आएगी, और जरूरी नहीं हर बार वर्ब आए, ये वाली बात भी याद रखनी है कि आप सोचो कि हर बार वर्ब आएगी और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, ऐसा नहीं है ना। जैसे मैंने कहा सी सब्जेक्ट हो गया, परसिस्टेड वर्ब हो गई, और परसिस्टेड के बाद इन लगना चाहिए, इन, और आगे वर्ब है तो डूइंग लिखा हुआ है। तो परसिस्ट, इंसिस्ट ऑन, परसिस्ट इन का मतलब जारी रखना, इंसिस्ट ऑन मतलब आग्रह करना होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीटेड है। तो इंसिस्ट ऑन एंड परसिस्ट के साथ इन, इंसिस्ट के साथ ऑन, परसिस्ट के साथ इन, और अगर इनके बाद वर्ब विजिबल है तो वो वर्ब हमारी आईएनजी फॉर्म में होनी चाहिए, सिंपल सी बात है, वो वर्ब हमारी आईएनजी फॉर्म में होनी चाहिए। नेक्स्ट, एंटिक डायमंड नेकलेस वॉज स्टोलन फ्रॉम द म्यूजियम। अब आपको सेंटेंस पढ़ करके बिल्कुल सही वाली फीलिंग आ रही होगी, ये जो सेंटेंस है बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट लग रहा है। देखो, नेकलेस नाउन हो गया, डायमंड एडजेक्टिव हो गया, एंटिक एडजेक्टिव हो गया, सही है। एक नाउन को लिए दो दो एडजेक्टिव आप यूज कर सकते हो। वॉज स्टोलन पैसिव हो गया, चोरी कर लिया गया, कहाँ से करा, फ्रॉम द म्यूजियम, म्यूजियम से चोरी कर लिया गया। बट एक बात बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ और इससे मल्टीपल क्वेश्चन बनते हैं, ये बार बार बता रहा हूँ मैं, कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन विदाउट आर्टिकल यूज नहीं किए जाने चाहिए, है ना। जैसे यहाँ पर नेकलेस सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, अब यहाँ पर आर्टिकल लगाओगे, आर्टिकल बीच में तो इंसर्ट करोगे नहीं, तो यहाँ पर आएगा एन एंटिक डायमंड नेकलेस वॉज स्टोलन फ्रॉम द म्यूजियम, या द एंटिक डायमंड नेकलेस वॉज स्टोलन फ्रॉम द म्यूजियम, वैसे एन ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। तो यहाँ पर एन एंटिक डायमंड नेकलेस वॉज स्टोलन फ्रॉम द म्यूजियम। द अनसीजनल रेन caused a lot of damage to the crops। अच्छा, द अनसीजनल रैन, रैन वर्ड नाउन है, रैन कैसी, अनसीजनल, एडजेक्टिव द आर्टिकल, सही है यहाँ तक। कॉज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, अ लॉट ऑफ डैमेज, डैमेज अनकाउंटेबल नाउन है, अ लॉट ऑफ लगा, ये भी बिल्कुल सही है। टू द क्रॉप्स, किसको, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट क्रॉप्स को, है ना। सेंटेंस कैसा है मेरे भाई, नो एरर है ना, तो इसको रेक्टिफाई करिएगा। आगे चलते हैं। माई ओल्डर ब्रदर विच यू विल मीट लेटर इज अ डेंटिस्ट, कह रहा मेरा बड़ा भाई जिससे आप मिलोगे वो एक डेंटिस्ट है। देखो, अब ओल्ड की आप डिग्री बनाते हो, ओल्ड से बनता है, एक तो बनता है आपका ओल्डर और ओल्डेस्ट, ओल्डर और ओल्डेस्ट, लेकिन सेकंड बनता है आपका एल्डर एंड एल्डेस्ट, एल्डर एंड एल्डेस्ट। ये दोनों बताते हैं फैमिली मेंबर, ब्लड रिलेशन को बताते हैं, और ये दोनों बताते हैं कंपैरिजन को। ये दोनों तब यूज किया करो जब आप कंपेयर कर रहे हो, ये दोनों तब यूज किया करो जब आप फैमिली मेंबर की बात बता रहे हो। मेरा बड़ा भाई, मेरी बड़ी बहन, है ना, तो आप क्या यूज करोगे, एल्डर या एल्डेस्ट। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन से मैं तीनों पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ। देखो, मैंने कहा योर फिल इन द ब्लैंक सिस्टर, अब आपको यहाँ फिल करना है, एल्डर या ओल्डर में, एल्डर या ओल्डर। योर एल्डर ओल्डर सिस्टर इज एल्डर ओल्डर देन योर, यहाँ पर योर है तो यहाँ पर माई कर लो, माई एल्डर ओल्डर ब्रदर, एल्डर ओल्डर ब्रदर। अब इस सेंटेंस को तीन जगह से ब्रेक कर सकते हो आप। ये तीन जगह कहाँ से ब्रेक कर सकते हो जरा समझना। पहला आप यहाँ से ब्रेक कर लोगे, दूसरा आप यहाँ से ब्रेक कर लोगे, तीसरा आप यहाँ से ब्रेक कर लोगे। अब पहले और लास्ट में ये फैमिली मेंबर के बारे में बता रहा है, योर एल्डर ओल्डर सिस्टर, यहाँ पर आएगा योर एल्डर सिस्टर, यहाँ पर आएगा माई एल्डर ब्रदर, और बीच वाले में कंपैरिजन है। कहाँ से पता चल रहा है, देन से पता चल रहा है, देन जो है यहाँ से पता चल रहा है कंपैरिजन है, तो यहाँ पर ओल्डर आएगा, एल्डर नहीं आएगा। तो सर सारी बात क्लियर हो गई। अब ये कह रहा है माई ओल्डर ब्रदर नहीं होगा, माई एल्डर ब्रदर होगा, माई एल्डर ब्रदर विच यू विल मीट लेटर इज अ डेंटिस्ट, जिससे आप बाद में मिलोगे वो एक डेंटिस्ट है। बाकी ये देखो लेटर टाइम बताता है, ये वाली बात डिस्कस कर चुके हैं। द फिशरीज सेक्टर हैव ग्रोन सिग्निफिकेंटली इन द लास्ट 1 ईयर। कह रहा द फिशरीज सेक्टर, सही है, सब्जेक्ट हो गया। कैसा सेक्टर है तो सिंगुलर है, तो यहाँ पर हैज आना चाहिए, हैव नहीं, हैज ग्रोन कैसे ग्रोन किया है, कह रहा सिग्निफिकेंटली एडवर्ब होना चाहिए, सही है। इन द लास्ट 1 ईयर, सही है, यहाँ पर सेंटेंस होगा हैज ग्रोन,
हैव ग्रोन के प्लेस पर हैज ग्रोन। इट वॉज अ सरप्राइजिंग टू रिसीव द गिफ्ट फ्रॉम माई एल्डर ब्रदर। अरे ये सरप्राइज की बात है मेरे बड़े भाई से गिफ्ट का रिसीव करना। तो इट वॉज ये तो सही हो गया। आ सरप्राइजिंग, सरप्राइजिंग तो एडजेक्टिव हो गया, और एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल नहीं लगाते हो आप, नाउन होना चाहिए था ना। देखो एक्चुअली एक सिंपल सी बात समझो कि जो आर्टिकल आते हैं वो बेसिकली किसके लिए आते हैं, नाउन के लिए आते हैं। जैसे देखो मैंने अगर केवल इंटेलिजेंट लिखा और इसके साथ मैंने एन लगा दिया तो ये इनकरेक्ट है, एन इंटेलिजेंट। मैंने कहा इंटेलिजेंट बॉय, इंटेलिजेंट बॉय, अब ये करेक्ट है, एन इंटेलिजेंट बॉय। मैंने कहा वेरी इंटेलिजेंट बॉय, वेरी इंटेलिजेंट बॉय, है ना, यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ से जो बात आपको समझ आ रही वो ये कि आर्टिकल का यूज एडजेक्टिव के लिए नहीं करते, हाँ नाउन के लिए करते हैं। नाउन अगर लगा है तो आर्टिकल आ जाएगा, एडजेक्टिव लगा है तो आर्टिकल पहले आ जाएगा, एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों लगे हैं तो एडवर्ब के पहले आर्टिकल आ जाएगा। तो ये सही, ये सही, ये इनकरेक्ट हो गया। वैसे जो सरप्राइजिंग है, इट वाज सरप्राइजिंग, ये सरप्राइजिंग था, है ना। एडजेक्टिव एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल का यूज नहीं करता। और सरप्राइजिंग फैक्ट लिखा होता है, कोई नाउन एड होता तो फिर आप आर्टिकल कंसीडर करते, बट ऐसा है नहीं, तो फिर यहाँ आर्टिकल कंसीडर करने की हमें जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, माई हाउस इज मोर स्पेशियस देन माई सिस्टर। मेरा जो घर है वो ज़्यादा स्पेशियस है, किससे, मेरी सिस्टर से। अब ये तो गलत हो गया। देखो एक चीज़ पहले समझना, लिविंग कैन बी कंपेयर्ड विथ लिविंग, नॉन लिविंग कैन बी कंपेयर्ड विथ नॉन लिविंग, लिविंग की तुलना लिविंग से, नॉन लिविंग की नॉन लिविंग से। कंपैरिजन करते समय हमेशा टर्म बैलेंस होने चाहिए। दूसरा पॉइंट ये आया, देखो अब मैं समझाता हूँ एक्चुअली है क्या कि माई हाउस इज मोर स्पेशियस देन माई सिस्टर। मेरा जो घर है, देखो यहां से लेकर यहां तक कंपैरिजन करो, हेल्पिंग वर्ब के साथ उसको अलग कर लो। किसकी कंपेयर हो रही, मेरे घर की। किससे हो रही, मेरे सिस्टर से। ये नॉन लिविंग, ये लिविंग, गलत हो गया, तो कंपैरिजन गलत, सेंटेंस गलत है। अब इसको सही करना है। सही करने के दो तरीके हैं कि माई सिस्टर, माई हाउस इज मोर स्पेशियस देन माई सिस्टर्स, ऐसे लिख लो। नाउन नहीं लिखना है, क्योंकि नाउन ऑलरेडी रिपीट यहाँ पर मेंशन कर चुके हो, तो वो नाउन बाद में मेंशन नहीं करना है। तो माई हाउस इज मोर स्पेशियस देन माई सिस्टर्स, ये बन गया। या फिर इसी सेंटेंस को आप ऐसे लिख सकते हो, माई हाउस इज मोर स्पेशियस देन आप ऐसे भी लिख सकते हो, दैट ऑफ माई सिस्टर्स, दैट ऑफ माई सिस्टर, दैट ऑफ माई सिस्टर। अब इसी सेंटेंस को अगर आपने ऐसे लिखा, देखो ये तीसरा मैं डिफाइन करूं, माई हाउस इज मोर स्पेशियस देन दैट ऑफ माई सिस्टर्स, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर डबल डबल दैट ऑफ भी लगा रहे हो और एपोस्ट्रोफ एस भी लगा रहे हो, दोनों में से एक ही लगाओगे, क्योंकि यहाँ पर नाउन अल्टीमेटली एक ही है। अब एक काम करता हूँ, इस पैटर्न पर मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो देखो सुनना मेरी बात ध्यान से। मैंने कहा ये कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, पहले मैं क्वेश्चन पेन डाउन कर दे रहा हूँ, फिर आंसर डिस्कस करेंगे। मैंने कहा द फिल्म सिटी ऑफ मुंबई इज बेटर देन गोवा, पहला क्वेश्चन है। मैंने कहा दूसरा है द रोड्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन कानपुर, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। मैंने कहा योर कैब इज कॉस्टलियर देन मी, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। फर्स्ट है, सेकंड है एंड थर्ड है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, और ये सबसे इस लेवल का हाईएस्ट क्वेश्चन है। मैंने कहा द क्वालिटी ऑफ
द क्वालिटी ऑफ माई बैग इज बेटर देन दैट ऑफ क्वालिटी ऑफ माई बैग इज बेटर देन दैट ऑफ यू। अब ये चारों क्वेश्चन हमें रेक्टिफाई करने हैं और ये कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर हो जाएगा। देखो, जब भी टर्म बैलेंस ना हो, कंपैरिजन करते समय जब भी टर्म बैलेंस ना मिले, आपको ना लगे, तो आप क्या करोगे, दैट या दोज का यूज करते हो। ये वाली बात आप पढ़ते हो कि कंपैरिजन के जब टर्म बैलेंस ना हो तो या तो हम दैट लगाते हैं या फिर हम दोज लगाते हैं। अगर सिंगुलर लगाना है तो दैट आएगा, प्लूरल लगाना है तो आपको दोज का यूज करना है। सिंगुलर में दैट, प्लूरल में दोज, ये वाली बात याद रखनी है यहाँ से। अब मैंने कहा ये पहले वाले क्वेश्चन से आ जाओ। द फिल्म सिटी आप मुंबई। अब एक काम और कर सकते हो कि आप सिंपली नाउन काउंट कर लिया करो, पहले कितने नाउन है बाद में कितने नाउन है, उनको बैलेंस कर लिया करो। अगर बैलेंस है तो ठीक है, नाउन प्रोनाउन बैलेंस है तो सेंटेंस सही है, नहीं बैलेंस है तो फिर आपको टर्म बैलेंस करने हैं। जैसे देखो, फिल्म सिटी N1, मुंबई N2 हो गया। देखो, फिल्म सिटी N1, मुंबई N2 हो गया, गोवा N3 हो गया। कंपेयर, यहाँ से यहाँ तक कंपैरिजन है। कंपैरिजन के पहले दो नाउन है, यहाँ पर एक ही नाउन है, इसका मतलब बैलेंस नहीं है। तो आपको बैलेंस करना है, या तो दैट लगाओगे या तो दोज लगाओगे। अब किसके लिए, देखो मुंबई और गोवा तो ठीक है, आप कंपेयर कर पा रहे हो। फिल्म सिटी के लिए यहाँ पर नहीं है। फिल्म सिटी कैसा है, सिंगुलर है, इससे पता चल रहा है। तो इसके लिए क्या आ गया, दैट आ गया। ऑफ है तो ऑफ लगा लो, तो दैट ऑफ गोवा ये बन गया। आप चाहते तो इसका ऐसे ही बना सकते थे, फिल्म सिटी ऑफ मुंबई इज बेटर देन गोवा में अपस्ट्रॉफ एस लगा लेते तो भी बन जाता, दैट ऑफ लगाने की फिर नीड नहीं पड़ती। रोड्स, द रोड्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन कानपुर। अब आपने कहा यहाँ से यहाँ तक कंपैरिजन है, ठीक है। इसके पहले रोड्स N1, दिल्ली N2, कानपुर N3। यहाँ दो नाउन है, यहाँ सिंगल नाउन है, तो बैलेंस नहीं हो रहा है। बैलेंस करोगे तो फिर आपको रोड्स के लिए क्या लगाना पड़ेगा, दोज, और ऑफ है तो ऑफ लगा लो, तो दोज ऑफ कानपुर बन जाएगा। आप चाहो तो दूसरा आपके पास तरीका एक और है कि आप कानपुर में अपस्ट्रॉफ एस लगा सकते हो, है ना। कानपुर में अपस्ट्रॉफ एस लगा सकते हो। योर कैप इज कॉस्टलियर देन मी। अब देखो यहाँ पर योर कैप है, तुम्हारी जो कैप है वो ज़्यादा कॉस्टली किससे, मुझसे नहीं, यहाँ पर हो जाएगा माइन। माइन का मतलब माई कैप। या फिर आप ऐसे लिख सकते थे, दैट ऑफ मी। अगर मी लिखनी है तो फिर दैट ऑफ लगा लो, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। अब एक और लास्ट क्वेश्चन है इस वाले टाइप का, आखिरी क्वेश्चन है। द क्वालिटी ऑफ माई बैग, मेरे जो बैग की क्वालिटी है वो ज़्यादा बेटर है किससे, तुमसे। तुमसे नहीं, तुम्हारे बैग से। अब देखो यहाँ पर कितने नाउन, पहले तो यहाँ से यहाँ तक आपने कंपेयर किया, ये N1 हो गया, ये N2 हो गया, तो एक नाउन, दो नाउन मिल रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी दो नाउन या दो प्रोनाउन मिलने चाहिए। तो यहाँ पर दैट ऑफ तो लग गया आपने, और माई बैग के लिए यहाँ पर योर नहीं, योर से लिखना चाहिए आपको, YOURS। अब ये प्रोनाउन और यहाँ पर दो नाउन, तो यहाँ दो नाउन है, यहाँ दो प्रोनाउन है, ये करेक्ट हो गया। होप सो पॉइंट समझ में आ गया होगा और ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, ही वॉज लेट फॉर स्कूल एंड पनिश्ड। वह स्कूल के लिए लेट था और उसको पनिश किया गया। अब पता है ऐसे वाले क्वेश्चन में वो बाय स्किप कर देता है, क्योंकि बाय से गस कर लोगे कि पैसिव है। तो ही वॉज लेट सही है फॉर स्कूल एंड वॉज पनिश्ड। यहाँ पर ही डूअर नहीं है, ध्यान दो, ये रिसीवर है। लेट कौन था, ही। पनिश किसे किया गया। अब देखो एंड के बाद कई बार होता है क्या, देखो एंड के बाद आपने यहाँ ही लिखा है, यहाँ पर भी ही आना चाहिए, बट वो ही को कॉमन कर लेता है, उसने एक ही बार लिख दिया है। ये जो पनिश्ड है किसके लिए आ रहा है, ही के लिए आ रहा है। उसको पनिश किया गया, किसके द्वारा किया गया, वो पर्सन कोई और रहा होगा। इसको पैसिव में लिखोगे तो वॉज पनिश्ड आएगा। तो ही वॉज लेट फॉर स्कूल एंड वॉज पनिश्ड, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, योर नेम proceeds बिफोर माइन इन द एडमिशन लिस्ट। तो तुम्हारा जो नाम है वो पहले है मेरे नाम से इन द एडमिशन लिस्ट में। अब प्रोसीड जो होता है इसका मतलब पहले होना, और बिफोर मतलब पहले, तो ये तो सुपरफ्लुअस बन गया। देखो सिंपल सी बात, अगर कुछ ना समझ में आए तो आप याद रखो, प्रोसीड के साथ हम बिफोर का यूज
नहीं कर पाते, इट मेक्स सुपरफ्लुअस एरर। जैसे वो रिटर्न बैक वाला तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, और रिटर्न के साथ बैक का यूज नहीं करते, प्लीज या काइंडली के साथ रिक्वेस्टेड का यूज नहीं करते, फॉरबिडन के साथ डू नॉट का यूज नहीं करते, है ना। ये वाले सुपरफ्लुअस आपको पता ही होंगे, आई होप सो। ये तो मतलब बेसिक वाले हैं, ये तो मतलब आपको पता ही होने चाहिए। जैसे एक्सीड के साथ मोर देन नहीं लगाते, एक्सीड एक्सीड मोर देन, दोनों का मीनिंग सेम ही है ना। इस तरीके के टर्म आपको ध्यान रखने हैं। जैसे ये कई बार आप यूज कर लेते हो, थ्रू आउट ड्यूरिंग द ईयर, या तो थ्रू आउट द ईयर लिखो या ड्यूरिंग द ईयर लिखो। तो यहाँ पर बिफोर को हटा दो। अब ऐसा नहीं कर पाओगे कि आप बिफोर को होल्ड करो और प्रोसीड्स को हटा दो, वो इनकरेक्ट हो जाएगा। द रिसेंटली हाइक इन द प्राइस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स विल हिट हाउस होल्ड बजट सीवियरली। अब चेक करो जरा, एक एक स्टेप को चेक करो। आपने कैसे चेक किया? देखो, द रिसेंटली हाइक, हाइक वर्ड नाउन है, नाउन को डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होगा? रिसेंट। रिसेंटली क्या होगा? एडवर्ब, है ना। तो यहाँ पर हाइक वर्ड नाउन है, नाउन को डिफाइन करोगे तो यहाँ पर रिसेंट आना चाहिए, रिसेंट हाइक। नाउन को डिफाइन करने के लिए हमें एक एडजेक्टिव की नीड होती है, ना कि एडवर्ब की, है ना। नेक्स्ट चलते हैं। इट इज नॉट वर्थ हैविंग द ट्रबल टू राइट टू हिम एज ही नेवर रिप्लाइज। अब इसको सिंपली आप कैसे चेक करोगे? देखो, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, मे बी आप ना बना पाओ, लेकिन आप पार्ट तक हो सकता है पहुंच जाओ कि मेरी जो पार्ट है वो कौन सा है। ये तो बिल्कुल सही लिखा है और आपको यहीं पर डाउट लग रहा होगा, बाकी तो आपको सही लग रहा होगा। रिमेनिंग जो पार्ट है वो आपको करेक्ट लग रहा होगा। इट इज नॉट वर्थ, इट इज नॉट वर्थ, और यहां पर बनेगा वर्थ द ट्रबल। आप डायरेक्ट, ये जो बेसिकली ईडियम बनता है वो आपका बनता है वर्थ द ट्रबल, हैविंग का यूज नहीं करो, वर्थ द ट्रबल, है ना। ये बेसिकली ये आपका एडमेटिक फ्रेज बनता है, वर्थ द ट्रबल। वो जो हैविंग बीच में लगा है वो अननेसेसरली लगा है, तो ये वाला पार्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। नो सूनर, अब देखो पूरा, वैसे तो ये रेयरली होता है कि नो सूनर और हार्डली स्कार्सली से क्वेश्चन ना बने, बट रिसेंट ये जो मैंने 5 ईयर के क्वेश्चन करा रहा हूँ और एक सिंगल क्वेश्चन अब मिला है आप जा करके आपको नो सूनर का, मतलब ये उन चीज़ों से बाहर आ चुका है, ये वाली बात समझना। नो सूनर के साथ क्या करते हो आप? देन का यूज करते हो, THAN। और नो सूनर अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में मिलेगा तो हम क्या लगाएंगे? इन्वर्जन लगाएंगे। इन्वर्जन का मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में। यहाँ नो सूनर है, यहाँ पर देन आएगा, THAN आएगा, देन, है ना। डिड द चाइल्ड स्टार्ट क्राइंग देन द मदर हग्ड हिम, तो ये है। और दूसरा एक और पॉइंट ध्यान देना, हार्डली स्कार्सली, इसके साथ आप क्या लगाते हो? व्हेन का यूज करते हो, और ये कई बार हार्डली स्कार्सली के साथ देन लगा देता है और नो सूनर के साथ व्हेन लगा देता है, तो ये भी याद रखना। और अगर ये भी स्टार्टिंग में होंगे, सेंटेंस के स्टार्टिंग में होंगे, तो इन्वर्जन लगाओगे, मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में। जैसे नो सूनर यहाँ स्टार्टिंग में था तो डिड पहले आया, चाइल्ड बाद में आया। ही अलाउड हिज सन टू ड्राइव, उसने अपने सन को अलाउ किया ड्राइव करने के लिए, बट ही वार्न हिम ऑफ द डेंजर, लेकिन उसको वार्न भी किया। एक और चीज यहाँ पर समझ सकते हो, वो ये है कि वार्न के साथ जो प्रपोजिशन लगता है दैट विल बी ऑफ, वार्न ऑफ। तो ही अलाउड हिज सन, उसने अपने सन को अलाउड किया ड्राइव करने के लिए, बट अब यहां पर देखोगे तो पास्ट है, और यहां पर देखोगे तो ये आपका भी पास्ट होना चाहिए, वार्न सेकेंड फॉर्म आनी चाहिए, तो ये करेक्ट आंसर होगा। दिस विल बी योर लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन। वी स्टेड इन जिम्स फ्लैट, हम जिम के फ्लैट पर रुके। ड्यूरिंग ही वॉज ऑन हॉलीडे, जिस समय वो हॉलीडे पर था। ड्यूरिंग का मतलब के दौरान होता है, जैसे आप कहते हो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, ड्यूरिंग स्टडी टाइम, ड्यूरिंग लेक्चर्स, ड्यूरिंग मानसून, है ना। इस तरीके के आप स्टेटमेंट बनाते हो। तो बट यहाँ पर ड्यूरिंग जो है वो गलत है, यहाँ पर आना चाहिए व्हेन।
कह रहा है वी स्टेड इन जिम्स फ्लैट व्हेन ही वाज ऑन हॉलीडे, जिस समय वो छुट्टी में था। और ड्यूरिंग के बाद डायरेक्ट नाउन प्रोनाउन यूज करते हो आप, है ना, ये वाली बात भी समझना। तो वैसे भी समझ सकते हो, यहाँ पर आपको एक कंजक्शन की जरूरत है, क्योंकि एक आपका स्टेटमेंट ये है, एक आपका स्टेटमेंट ये है, दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमें एक कंजक्शन की रिक्वायरमेंट है ना। और वो कंजक्शन आपने व्हेन लगाओगे। देखो ड्यूरिंग क्या है, प्रपोजिशन है, और इसके बाद आप क्या करोगे, नाउन या प्रोनाउन का यूज करोगे। जैसे आप ड्यूरिंग से कई सारे एग्जाम्पल कर सकते हो। ड्यूरिंग एग्जाम, है ना, ड्यूरिंग एग्जाम, ड्यूरिंग हॉलीडेज, ड्यूरिंग लेक्चर, ड्यूरिंग मॉनसून, है ना। तो ये आपका था कंप्लीट सेगमेंट पूरा ग्रामर का। होप शो आप एक बार बताइएगा कैसा लगा आपको सेगमेंट, है ना। मैंने अपनी तरफ से सभी एफर्ट्स लगाए हैं, और नियर अबाउट ये 4 to 5 ईयर्स के पूरे कंप्लीट क्वेश्चन थे ग्रामर के, जो बहुत इजी क्वेश्चन थे, स्किप किए थे, बाकी ऑलमोस्ट सभी कराए। नेक्स्ट जो सेगमेंट है, अगर आप डिमांड करोगे तो आरसी पर हम लोग कंडक्ट करने वाले हैं, है ना। बाकी अपनी प्रिपरेशन को ज़बरदस्त तरीके से साइन करते चलिए, क्योंकि डेज आपके पास बहुत ही कम है ना। चलिए, तो यू कैन लाइक दिस सेशन इफ़ यू लाइक दिस सेशन, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस वैल्यूएबल सेशन। थैंक यू, जय हिंद। और एक और सेगमेंट कि आपको अगर लगता है कि कोई सेगमेंट जिसकी आपको रिक्वायर है, आप कमेंट सेक्शन पर ड्रॉप कर सकते हो, उसके रिगार्डिंग भी हम सेगमेंट कंडक्ट कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।